मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री जगेश्वर राम भगत का दिनांक 5 अप्रैल 2026 को तथा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई का 8 मार्च 2026 को निधन हो गया है। श्री जगेश्वर राम भगत का जन्म 2 अगस्त 1949 को ग्राम कोड़मो जिला जसपुर में हुआ। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि रहा। वे प्रारंभिक जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2008 में जसपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, पटल में रखे गए पत्रों का परीक्षण संबंधी समिति तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के संबंधित समिति के सदस्य रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनेता और समाज सेवी खो दिया है। श्रीमती मोहसिना किदवई जन्म 1 जनवरी 1932 को जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे प्रारंभ से ही सामाजिक क्षेत्र कार्यों में सक्रिय रही। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 1977, 80 और 84 में लगातार 3 बार लोकसभा में सदस्य निर्वाचित हुई। उन्होंने केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय के मंत्री पद का दायित्व को संभाला। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक देश का दौरा किया। छत्तीसगढ़ से 2004 से 2016 तक 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रही। वे महिलाओं और बच्चों के उत्थान और समाज के पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। उनके सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रही। उनके निधन से देश तथा प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनेत्री और समाज सेविका खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी अत्यंत दुख एवं शोक के साथ जसपुर अंचल के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे मेरे गृह जिला जसपुर के ग्राम कोंगड़ू के निवासी थे। उनके साथ मेरा निकट का संबंध था। अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। वे विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी आदिवासी समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित एवं कर्मठ नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज के उत्थान, जन कल्याण एवं समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सदैव जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सतत प्रयास किया। अपनी सादगी, सरलता और सहज व्यक्तित्व के कारण वे जसपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय थे। वर्ष 2008 में वे छत्तीसगढ़ की तृतीय विधानसभा के लिए जसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, विशेषकर सड़कों, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए सदन में प्रभावी रूप से अपनी बात रखी। विभिन्न विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी सदैव जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वरिष्ठ, सरल और समर्पित जन नेता का निधन न केवल जसपुर अंचल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती मोहसिना किदवई का सार्वजनिक जीवन
प्रेरणादायी और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ से भी उनका निकट का संबंध रहा। वे वर्ष 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2010 से 2016 तक रहा। स्वर्गीय श्रीमती किदवई उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। सहज सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने अपने कार्यों और अनुभव के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बार लगभग पहला दिन सत्र का हम लोगों के लिए एक दुखद घड़ी आती है जब हम लोग अपने साथियों के पूर्व साथियों के बिछड़ने की चर्चा करते हैं। जगेश्वर राम जी जसपुर ज़िले के, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का ज़िला है, वहीं के रहने वाले थे और 2008 में यहाँ आए थे। एक सीधे साधे सरल इंसान जो कम से कम आदिवासी समाज की पूरी पहचान लेकर यहाँ उन्होंने जनता की सेवा को ही अपना समय दिया। यहाँ आते भी रहे तो पूरा अपनी धार्मिक, अपनी आदिवासी संस्कृति के साथ बैठते थे और पूरी तरीके से आदिवासियों को ही बात, उनके उत्थान की बात और उनकी उन्नति की बात करते थे और बहुत जल्दी चले गए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जो काम किया और अखिल भारतीय वनवासी परिषद के नाम से जो ज़मीन में जंगल में घुसकर काम करते थे, वो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए। और खुशी की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने 50.18% के साथ अपना चुनाव जीता था। ऐसे दुर्लभ क्षेत्र में, खैर दुर्लभ तो अब नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ के अब निवासी हैं तो बाद में ठीक हो जाएगा, मगर एक ऐसे क्षेत्र से आए जो काफ़ी कुछ काम करने की जहाँ ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन कर चिर शांति प्रदान करें। मोहसिना जी किदवई हमारे लिए तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, सांसद के रूप में काम किया और विशेष करके हमारे महामंत्री प्रभारी छत्तीसगढ़ के रूप में काम किया और उनका 3 बार लोकसभा में आना, वो भी मेरठ जैसे कठिन क्षेत्र से, लगता है कि निश्चित रूप से वो ज़मीनी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वो हमारे यहाँ से राज्यसभा भी सदस्य रहीं और हम लोग उनको बहुत स्नेह से देखते थे और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक मातृभाव था। वो इंदिरा जी के नज़दीक थी, वो राजीव जी के नज़दीक थी। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। उनके जाने से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा दुख हुआ, मेरठ के लोगों को हुआ होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ होगा, मगर छत्तीसगढ़ के लोग भी काफ़ी दुखी रहे क्योंकि उनका जो मातृत्व भाव है वो बार बार देखने को नहीं मिलता। आज हम सब लोग उनके जाने से दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को और उनके स्वजन, उनके चाहने वाले लोगों को ऐसा संबल प्रदान करें कि इस दुख को सह सकें और भविष्य में इसी तरह की महिलाएं हमारे बीच आती रहें जो समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और हम सब लोगों को एक सीख दे के जाएँ। आज मैं इनके
निधन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने शरण में उनको स्थान दें और पुनः उन जैसे महान व्यक्तित्व के आगमन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। सर, मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई कुछ देर सदन मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई 5 मिनट तक के लिए स्थगित। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन माननीयों की जिनके कारनामे सुनकर कानून भी अपना सर पकड़ ले। कहीं मुक्का चल रहा है तो कहीं गाली गलौज, तो कहीं साहब का गबन का खेल, तो कहीं कहीं भाई साहब का शोषण। जनता सोच रही है कि ये नेताजी लोग उनकी सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ तो नेताजी सेवा लेने में लगे हुए हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सेवा या फिर गुंडागर्दी का बोलबाला। तो सबसे पहले चलिए सरगुजा के दरिमा ले चलते हैं, जहां साउथ इंडियन फिल्म का एक्शन सीन देखने को मिला। सरगुजा में तो असली सिंघम वाला ड्रामा हो गया। बस फर्क इतना था कि यहाँ विलेन ने नहीं बल्कि एक नेताजी ने पटवारी को फ्लाइंग किक दे दी। मिलिए भाजपा एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुजूर जी से। इन्होंने पटवारी साहब को पेन की जगह पंच मार दिया। वीडियो वायरल हुआ तो अब हवालात की हवा खा रहे हैं। नेताजी यानी जितेंद्र कुजूर बड़े टसन में पटवारी साहब के दफ्तर में एंट्री मारते हैं। उन्हें चाहिए था आरआई मैडम का मोबाइल नंबर। पटवारी साहब ने बस बड़ी शराफत से दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि साहब, नंबर तो दीवार पर लिखा है, आप खुद ही मिला लीजिए। बस इतनी सी बात और नेताजी का ईगो हो गया हर्ट। उन्हें लगा, अरे मैं इतना बड़ा आदमी और खुद नंबर डायल करूं, मेरी उंगलियों में दर्द नहीं हो जाएगा। फिर क्या था, नेताजी बन गए खली। उन्होंने पटवारी को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बीच में जब ऑपरेटर भाई साहब सुलह कराने आए तो नेताजी ने उन्हें भी प्रसाद दे दिया। पटवारी साहब अपनी जान बचाकर भागे तो पीछे पीछे नेताजी डंडा लेकर पहुंच गए। जब इसका वीडियो वायरल हुआ और बात सरगुजा कलेक्टर तक पहुंची तो मामला बेहद गर्म आ गया। कलेक्टर साहब ने सीधे आदेश दिए कि अंदर करो इसे, और फिर देर रात पुलिस पहुंची और नेताजी को उठाकर ले गई और सलाखों के पीछे डाल दिया। अभी इसकी चर्चा थमी ही नहीं थी कि सुकमा के कुंटा से भाजपा के नेताजी पवन कुमार सिद्धू का भी ऑडियो वीडियो धमाका मचाने लगा। तहसील ऑफिस में महिला कर्मचारी से ऐसी बदतमीजी की कि सुनने वाले के कान भी लाल हो जाए। क्या यही युवा जोश दिखाने का तरीका है?
अब बात जरा विपक्ष की भी कर लें, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये तो बैंड बाजा और हवालात वाली बात हो गई। यहाँ एक नेताजी अपनी शादी के तैयारियों में इतने मशगूल थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सेहरा सजने से पहले उनके हाथों में हथकड़ियां सजने वाली है। कांग्रेस नेता और किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी इन दिनों बेहद खुश थे कि घर में शहनाइयां बजने वाली है। 7 मई को बारात निकलने वाली थी और नेताजी खुद अपने करीबियों को शादी के कार्ड बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही वे रायपुर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे दिया और सीधे थाना ले आई। कवर्धा में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। रायपुर से गिरफ्तारी हुई है। किसानों की समस्या सुलझाने वाले अब खुद पुलिस के सवालों के जाल में उलझे हुए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक्शन लिया। जिस पर नेताजी को 7 मई को घोड़ी चढ़ना था, उन्हें अब कोर्ट और जेल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दोस्ती और वफादारी महंगी पड़ गई रायपुर के बिरगांव में। जी हाँ, बिरगांव में एक ऐसा पार्षद जी ने अपने दोस्त ड्राइवर की मदद की कि सीधे वह मदद उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दी। दरअसल कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल को, जब एक कंपनी का ड्राइवर कृष्णा साहू अपने साथी के साथ 50 लाख रुपए लेकर जा रहा था। रास्ते में ड्राइवर को अचानक गुटखा खाने की तलब जगी। जैसे ही उसका साथी दुकान पर उतरा, कृष्णा गाड़ी और नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला किसी थ्रिलर फिल्म जैसा निकला। गबन के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए गजब का जुगाड़ आजमाया गया। किसी ने पैसे नाली में गाड़ दिए। माननीय सदस्यगणों के लिए नेता प्रतिपक्ष के सीट में आने इंतजार करेंगे। इंतजार कर रहा हूं मैं। माननीय सभी सदस्यगणों को सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज विधानसभा के दर्शक दीर्घा में छत्तीसगढ़ का महिला नेतृत्व वर्ग पूरा का पूरा मौजूद है। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, मेयर, जनपद के अध्यक्ष, विधानसभा की ओर से, आप सब की ओर से मैं उन सब का स्वागत करता हूं जो यहाँ उपस्थित हैं और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। विधानसभा देख के जा रहे हैं जी। एक पूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं दीर्घा में, तो पुरुष हैं। अध्यक्ष जी, हम तो इनके लिए 35% दिल्ली में तैयारी में थे। आप लोगों की कृपा से सब गड़बड़ हो गया। माननीय यहाँ महिला विधेयक में चर्चा करने बैठे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा, ये ऐसे घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं जो महिलाओं के साथ बहुत समय है। आप अपनी महिला का आरक्षण कौन खाए सब जाना थे। अरे यादव जी, आरक्षण में चर्चा, अध्यक्ष जी, आज दिन भर का समय है। अध्यक्ष जी, जितना बोलना है सब आएगा। एक और सूचना दे रहा हूं, बस उसके बाद कार्रवाई शुरू करूंगा। आज के दिन भर का कार्यक्रम जो आप बोलेंगे पूरा छत्तीसगढ़ देखा, लाइव है ये पूरा कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम से। तो इसलिए जो भी बोले अच्छा बोले। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। 3 करोड़ जनता की निगाहें आज छत्तीसगढ़ के दूरदर्शन पे रहेगा। तो आप सबको मैं जानकारी के तौर पे दे रहा हूं कि बोले तो अच्छा बोलें और लोगों को लगे तो आज की कार्रवाई प्रारंभ करने के साथ साथ सभा तालिका की घोषणा करना चाहूँगा। विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं। श्री धर्मलाल कौशिक, श्री विक्रम उसेंडी जी, श्री धर्मजीत सिंह, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू जी, श्री प्रमोद मिन जी। नारी शक्ति के सम्मान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके विषय 1 मिनट आ जाए उसका, तो आप तो दिन भर हैं, मैं भी हूं मैं तो और मुख्यमंत्री भी हैं। पूरी चर्चा में आप हिस्सा लेंगे। 2 मिनट विषय रख दूं।
नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण हेतु देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करने के तत्काल प्रभाव से लागू करने संबंधी संकल्प माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण हेतु संकल्प पेश करें। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, संकल्प हो जाए। मैंने भी दिया है एक संकल्प। उसके बाद ले लेंगे आपको, उसके बाद मेरा भी संकल्प है, आपको ही लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प पर चर्चा हेतु 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रस्ताव के संबंध में कुछ संक्षिप्त बोलें, फिर नेताजी बोलेंगे। नहीं बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं तो संकल्प के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप बोलिए। मैंने भी संकल्प प्रस्तुत किया है जी, उसके बारे में आपने कोई जिक्र चलिए नहीं आप बोलिए जी। आप बोलिए ना। मैंने भी लगभग इसी संदर्भ में अपना संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी है। मेरा संकल्प था कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिला वर्ग को 33% आरक्षण विद्यमान क्षेत्र पर ही शीघ्र प्रदान किया जाए। इस पर आपने कोई जिक्र नहीं किया। आपके द्वारा जो अशासकीय संकल्प दिया गया है उसके संबंध में मेरी व्यवस्था है, जब समानता विशेष सत्र होता है और आज का सत्र विशेष सत्र है तो उसका विषय पहले से निश्चित होता है। किस विषय पे ये सत्र आहूत की गई है उसके लिए विषय पहले से निश्चित रहता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शासकीय संकल्प की सूचना दी गई। परंपरा अनुसार सामान्य तौर पर कोई दूसरा अशासकीय संकल्प नहीं आ सकता। चूँकि यह सत्र शासकीय कार्य के संपादन के लिए ही आहूत किया गया है एवं शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है, अतः नियम 332 के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प को मैंने आग्रह कर दिया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलिए। मैं नियम प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी के स्थायी आदेश के 118 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संकल्प में तो अब आपकी व्यवस्था आ गई, तो व्यवस्था आने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी किस विषय में और इसको बोल रहे हैं? व्यवस्था नहीं आई होती तो बात कर रहा था तो आप कह रहे थे तो व्यवस्था तो आ चुकी है आपकी। अध्यक्ष महोदय ने कहा पहले संकल्प हो जाने दीजिए, नहीं फिर आपकी बात सुनूंगा। आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं लिया था, अभी आपने सुनिए तो मेरी बात सुन लीजिए। आपने जानकारी चाहिए तो जानकारी में असंधि के द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई और आपका व्यवस्था आ गई आपकी जानकारी के माध्यम से कि उसको अस्वीकृत कर दिया गया। तो अस्वीकृत होने की व्यवस्था आने के बाद आपके व्यवस्था का प्रश्न उसी विषय में। तो ये कह रहा हूँ आज दिन भर बैठेंगे, बोला है अध्यक्ष जी ने, तो दिन भर जो करना है कहते रहिए, मुझे भी तो 2 लाइन कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा है जो, वो संकल्प की श्रेणी में आता ही नहीं। आपने संकल्प का जो रूप दिया है, संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि शासन के किसी भी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन व्यक्त किया जाए या
कोई संदेश दिया जाए या किसी कार्रवाई के लिए स्थगन अनुरोध प्रार्थना की जाए या किसी विषय अथवा स्थिति पर शासन पुनर्विचार के लिए ध्यान आकर्षित किया जाए, वह किसी ऐसे रूप में हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ये किसी ऐसे रूप में नहीं आया, तो इसको आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? मैं आपको प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मगर मुख्यमंत्री जी तो निंदा प्रस्ताव लाने वाले थे, निंदा करने वाले थे, और ये जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जल्दबाजी में, वो तो विषय से हटकर है। तो इसको आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? कैसे संकल्प के रूप में मानेंगे और कैसे हम लोग मानेंगे कि संकल्प है? तो मन करता आने मुख्यमंत्री जी गोठियारी से आने और करत आने हैं, सब देखा थे मोर दीदी मान। अध्यक्ष महोदय, बोरा मंत्री ये सब समझदार है ना, कद ठग दीदी मन तुमन। अध्यक्ष महोदय, किसी भी लेजिस्लेटिव हाउस में या किसी भी जगह में संकल्प किस विषय में आएगा या नहीं आएगा ये कहीं परिभाषित नहीं है। कोई भी हमको निर्देशित नहीं कर सकता, विधानसभा को या किसी लेजिस्लेटिव हाउस को, कि हम किस विषय पर बहस करें या न करें। नेता प्रतिपक्ष जी, विषय हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम कौन से विषय में बहस कर सकते हैं, और जो राज्य की अनुसूची के विषय नहीं है या कंकरेंट सूची के भी विषय नहीं है, उस विषयों पर भी हमने संकल्प पारित किया है जो संघ सूची के विषय हैं, उसमें भी इस विधानसभा। बात तो ये बता दूं, इसलिए विषय की कोई बाध्यता कहीं पर नहीं है। इसमें मैं निर्देशित नहीं कर रहा हूं, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से अध्यक्ष जी से आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ही बोला मैं उस बात को कि ये विषय जो आपने संकल्प के विषय में बोला, उसमें कहा कि जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में बात कहने की कोशिश की कि हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो किस विषय पर चर्चा हो रही है ये पूछना चाहता हूँ। हाउस के बाहर किसने क्या कहा वो विषय यहाँ उल्लेख हो नहीं सकता। निंदा प्रस्ताव के बारे में कहा गया किसमें, हाउस में जिस भाषा में आया हो उस पर हाउस चर्चा करेगी। वो भाषा मुख्यमंत्री की प्रस्तुति के साथ क्लियर हो गया। अजय जी, आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और ये प्रक्रिया और परंपरा है कि हाउस के बाहर बोले गए विषय को लेकर कोई संकल्प की चर्चा शुरुआत नहीं की जा सकती। ये प्रावधान के तहत भी नहीं है और परंपरा के तहत भी नहीं। आपने ठीक उठाया सर, हाउस के बाहर इनके एक नेता ने कौन क्या बोल रहा है हाउस के बाहर, वो सारे विषय में कभी चर्चा नहीं होती। आप हाउस के बाहर माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हाउस के बाहर ये गुमराह कर रहे हैं और हाउस के अंदर कोई और बात प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये सारी बहनें प्रदेश भर से आई हुई सारी बहनें इस बात को आपके चीजों को देख रही है भाई साहब, इनका राजनीति देख रही है और इनको ये समझ में नहीं कि देख रही है और नहीं करती, और ये बहनें आपको माफ नहीं करेंगी क्योंकि आप दोहरा चरित्र दिखाई दूंगा। आप लोग हमेशा विरोधी बने। मैं सबको समय दूंगा, आज पर्याप्त समय है, विषय एक ही प्रस्ताव है, जितना जिसको बोलना है, किसी को मैं टोकूंगा नहीं। ये आज को बता रहा हूं, मैं अब पूरे बैठूंगा, बहुत दिन बाद आया हूं, मैं आराम से बैठ रहा हूं, और संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए गंभीरता से इस विषय को आगे बढ़ाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विषय रखा और उस विषय के ऊपर में व्यवस्था आ गई है, तो मैं सोचता हूं कि जो संकल्प सभा के प्रस्तुत किया जाता है वह सदन की राय सिफारिश के रूप में ही प्रस्तुत होता है। नियम 118 की पूर्ति होती है। लता उसेंडी से मैं आग्रह करूंगा अपना भाषण प्रारंभ करें। लता जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, लता जी अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह करता हूं, बहानेबाजी करके भागना मत आप लोग। मुझको सूचना मिली है आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम लोग कोई नहीं भागने वाले। चरणदास जी आपको रणछोड़ दास जी ये लोग बनवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, बिल्कुल नहीं भागेंगे, लेकिन अब षड्यंत्र अभी नहीं होगा।
आपसे आग्रह है कि आप अपने लोगों को बोलने के लिए रोकेंगे, बिल्कुल, और इस चर्चा में भाग जरूर लेंगे। आपने जिस रणछोड़ नेताजी आज जो है ना, आप स्वतंत्र है, आपके पड़ोस में कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल फ्री हूं मैं, और आपको बता देना चाहता हूं, जो धर्मजीत भाई ने कहा है रणछोड़ दास मत बनिए, तो रणछोड़ दास तो हमारे भगवान कृष्ण का ही नाम है एक, इसलिए आप चिंता मत करिए। मैं यहाँ दर्शन चलेगा, मैं डटा हूँ, डटा रहूँगा। और दीदी के बोलने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय आपने कहा है कि गैलरियों में इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और हम उनको तो यहाँ बैठाने की बात कर रहे हैं। बैठा दीजिए आज लाके, आप आज ही बैठा दीजिए यहाँ लाके, कौन रोक रहा है आपको? इसलिए आप ही तो 34, 35 और 47 तक जा रहे हैं। इसलिए आज शुभ बोलिए। शुभ बोला सर, सबके लिए अच्छा बोलिए, और छत्तीसगढ़ और देश के लोग देख रहे हैं, इसलिए आपसे तो पूरा हमको भरोसा है कि आज अपनी बात तर्क के साथ, मजबूती के साथ रखेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। ये जवाब सवाल का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की महतारी के सम्मान का विषय है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की इतनी बड़ी व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। लता जी आप शुरू करिए। हम इसी बात पे चर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय कि आप इनको 34 तक ले जाना चाहते हैं, हम इसको 29 को लाना चाहते हैं, बस इतना सा अंतर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठ, अरे अभी नहीं, अभी भाषण शुरू हो रहा है। 1 मिनट बस। लोकसभा में चेहरा उजागर हो गया, अच्छा वातावरण है, फिर हमको यहाँ लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पहले आए, धर्म जी ये नहीं चाहते इस प्रस्ताव में नहीं। लता जी बोलिए, सीधा शुरू करिए, कोई किसी को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबको अवसर देंगे, जो बोलेगा सुनेंगे और रिकॉर्ड में लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम संकल्प प्रस्ताव लाया गया है, और आपने विशेष सत्र बुला के इसको पारित करने के लिए और इस पे चर्चा करने के लिए हम सब लोगों को एक अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से ये सफ़र चल रहा है, और माननीय अध्यक्ष महोदय हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोकसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया तो देश की आधी आबादी, देश के वो मानस जो महिलाओं के अधिकार के लिए, संतुलन के लिए, समानता के लिए, इस देश के संतुलन और समानता के लिए पक्षधर रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ये आप लोगों की चाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सब इंतजार करते रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, और 16 तारीख से जब चर्चा शुरू हुई और 17 तारीख को जब ये बिल गिरा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र की जीत हो गई। वो आधी आबादी के सपने चकनाचूर हो गए माननीय सभापति महोदय, ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिखा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सालों का सफर पे रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया माननीय अध्यक्ष महोदय। इसे यहाँ पे इस सदन में उपस्थित सारे हमारी महिला बहनें प्रत्यक्ष रूप से टीवी में देख कर आई हैं, और उसी उत्साह के साथ यहाँ पे विराजित भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने लगातार महिला आरक्षण की बात आई तो सिर्फ ढकोसला किया। लगातार हम सब ने देखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव, यानी देश में आधी आबादी को उनका अधिकार देना, उनके अभिमान की रक्षा करना, उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाना, इन भावनाओं के साथ अगर ये सोचते माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, तो शायद आज हम इसको दूसरे स्वरूप में यहाँ पे चर्चा करते।
छत्तीसगढ़ माननीय अध्यक्ष महोदय माँ बमलेश्वरी की भूमि, माँ महामाया की भूमि, माँ दंतेश्वरी की भूमि, माता कौशल्या की भूमि, जिसमें लगातार मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे पूरे देश की बात करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय कई बार आता रहा, कई बार चर्चाएं होती रही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। संविधान सभा में भी इस बात की चर्चा हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि महिलाओं को के आरक्षण के विषय में, लेकिन हमारे संविधान सभा की सदस्य जो रही माननीय सभापति महोदय सदस्य, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें आरक्षण नहीं, हमें समानता का अधिकार चाहिए। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की सदस्य दास्यानी वेलुधुन और अन्य हमारी जो सदस्य थी, उन्होंने कहा इस बात को, लेकिन पिछले कई दशकों से, पिछले 6 दशकों से समानता की बात तो दूर है माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार करने का ढोंग रचते रहे, और जब आरक्षण की बात सदन में चर्चाएं होती रही तो हमेशा इनका मुखौटा को खुलकर सामने आया। इन्होंने कभी दिल से इसका समर्थन नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 में पारित हो चुका है सभापति अध्यक्ष महोदय जी, तो फिर ये किसकी बात करें? हमने कभी विरोध किया ही नहीं है। हमने, हमारी सरकार जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने ही पारित किया है, तो फिर किस लिए देरी कर रहे हैं आप? और ये सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस की सरकार पारित करने को तैयार है। ठीक है, सुन लिए ना अब। अरे कांग्रेस की सरकार कहाँ पारित किया? मोदी जी की सरकार 2023, लेकिन और कांग्रेस ने विरोध किया था। में गलत बोल रहे हैं, सर्वसम्मति से माननीय अध्यक्ष सदन माननीय सभापति, किंतु परंतु। अरे भाई, सब बातें अभी बोल लोगे तो आपको जब बोलने का समय आएगा तो क्या बोलेंगे? विषय को बचा के रखिए, विषय को बचा के रखिए। आप अपना अवसर मिलेगा सिन्हा जी तो पूरा बोलिएगा, पूरा समय देंगे। चलिए लता जी, आप कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं सृष्टि में देवी का आविर्भाव भी यहाँ के संतुलन को बहाल करने और बुराई के अंत करने के लिए देवताओं के सामूहिक शक्ति से हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दशकों की अगर हम बात करें तो आज वो समय आ गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां महिलाओं ने पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र को भी तोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी फील्ड की बात करें, हम किसी भी एरिया की बात करें, आर्मी की भी बात करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आज कॉन्फिडेंस के साथ ड्यूटी करती हुई हमारी महिला बहनें दिखाई पड़ती है माननीय अध्यक्ष महोदय। और आज के आंकड़े अगर हम कहें तो देश में, विश्व में पायलटों की संख्या सबसे कहीं ज़्यादा है तो भारत देश में है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये परिस्थितियां लगातार आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर भारतीय संस्कृति की बात हम करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वैदिक काल से गार्गी, मैथिली आदि अनेक वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी रही, जिन्होंने दार्शनिक ज्ञान, वेदों की रचना और आध्यात्मिक चर्चाओं का महान योगदान दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति हमारी चली आ रही है उसके प्रेरणादायी ये व्यक्तित्व रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्तमान युग की बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, गायत्री परिवार में आचार्य श्री ने महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार दिया। साथ में हम देखेंगे उन्हें यज्ञ कराने का अधिकार दिया, उन्हें उपनयन संस्कार कराने का अधिकार दिया। ये बीच के कालखंड में इनसे महिलाओं को दूर करने का कार्य जो क्या अभी वर्तमान विपक्ष के लोग भी वो कार्य कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति को, सत्संग और मन को निर्मल बनाने का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करती हमारी मातृशक्ति को माना गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्होंने सिद्ध भी किया कि महिलाओं का अधिकार समान था और माता भगवती देवी जी ने
महिलाओं को वैदिक ज्ञान दिलवाने में श्री राम आचार्य जी का भरपूर साथ दिया, जिसके कारण से आज हजारों महिला बहनें आज उस योगदान के बदौलत पूरे विश्व में एक अपना अलग अमिट छाप छोड़ रही। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ हमारे आध्यात्मिक संस्थाओं का जिक्र जरूर करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रह्म कुमारी दादी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनकी प्रेरणा से आज हजारों बहनें शांति के मार्ग में के प्रशस्त करने के लिए पूरे विश्व में काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विहंगम योग संस्थान की भी बात करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माता मुक्ति देवी ने अपने पुत्र सदाफल देव जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे उन्होंने कहा, जब तक तुम 1 लाख जीवों को मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंचाओगे तब तक तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दक्षिण की बात करते हैं, आज अम्मा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो ऊर्जा के साथ वापस आकर अपने कार्यों में लग जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्तित्व की धरती पे हम सब जन्म लिए हैं और हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कृत रचना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामचरितमानस में स्त्री नेतृत्व की महिमा को एक चौपाई में बड़े सारगर्भित और प्रभावी ढंग से व्याख्या किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाली वध से यह प्रसंग है। किष्किंधा के राजा बाली का अपराध गिनाते हुए श्री राम यह भी कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। अर्थात हे मूर्ख, तुमने इतने घमंडी हो कि स्त्री की सीख पर तुमने कभी कान नहीं दिए, यानी उसे कभी भी नहीं सुना। प्रसंग आप सभी को पता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब सुग्रीव ने अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब बाली की पत्नी तारा ने उसे बाहर निकलने से मना किया था, फिर भी वह युद्ध में गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर विपक्ष की भूमिका की हम बात करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मानस के इस प्रसंग से आप अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के हालिया व्यवहार से मापेंगे तो पाएंगे इसी तरह स्त्री नेतृत्व को उपेक्षित करने का कार्य विपक्ष कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी सलाह को कम आंकने का काम विपक्ष ने करते हुए अपना स्त्रीत्व देशी चेहरे को भी उजागर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों के बदौलत महिलाओं की आमद होने लगी। सरकार महिलाओं के सम्मान, उत्थान, अभिमान, स्वाभिमान और उदयमान होने की बात करते हुए महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाती है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। विरोध करने के तरीके भी समय समय पे अलग अलग रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, किसने रोका, किसने रास्ता दिया, किसने इस पे साधक बना और किसने इस पे बाधक बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के मित्र आज महिला न्याय की दुहाई दे रहे हैं, पर इतिहास पूछता है 1996 से 2014 तक बिल कहाँ था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं झांसी नहीं दूंगी, पर 1998 में इसी सदन में विपक्ष के एक सांसद ने महिला आरक्षण को लोकसभा के पटल पर लोकसभा पे सांसद ने महिला आरक्षण बिल छीनकर फाड़ दिया। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिल से लड़ाई किया और बिल फाड़ के हमारी बहनों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सावित्रीबाई फुले ने बेटियों के लिए स्कूल खोला। 2010 में राज्यसभा से बिल पास होने के बाद 4 साल तक आपने उसे लोकसभा में लाने की हिम्मत नहीं की। शिक्षा का दरवाजा सावित्रीबाई ने खोला, संसद का दरवाजा आपने बंद किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये लगातार चल रहा है। 1952 से लेकर आज तक की हम बात को करें, मैं आगे आके थोड़ी इन बिंदुओं पे और जाऊंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में जाऊंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 70 साल तक ना आरक्षण दिया, ना बराबरी दिया। 1951 में 5 महिला सांसद थी, 2014 तक 5% थी, आप सिर्फ 11% तक हम पहुंच पाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा ने जो कहा है वो हमेशा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदन किया है, स्थगन नहीं किया है। हमने हमेशा महिलाओं के हित की बात की, महिलाओं के पक्ष में बात किया
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 33% आरक्षण देने का काम भी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस कानून को माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ किंतु परंतु यहाँ वहाँ करके लटकाने भटकाने का काम इतने वर्षों से किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्पना चावला ने कहा था रास्ता आसमान में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद भवन का पहला बिल महिलाओं के नाम किया, आप कहते हैं चुनावी स्टंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं, अगर महिला सम्मान स्टंट है तो 2010 में आपने स्टंट क्यों नहीं किया? आपको तो लंबे समय तक 6 दशक तक कार्य करने का मौका मिला। आप भी इसको स्टंट बनाते, आप भी देश में स्टंट करते, हम भी देखते, सो लोग भी देखते और ये बहनें भी देखती माननीय अध्यक्ष महोदय, और पूरा देश देखता। लेकिन सिर्फ बहानेबाजी के अलावा आपने कुछ नहीं किया। सरोजनी नायडू जी 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी, गर्व की बात है, पर 2023 में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बिल पर वोट देने से मजबूर हुआ, क्योंकि देश बदल चुका है और बदलने वाले नाम नरेंद्र मोदी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो आज महिलाएं हमारे माताएं पंचायती राज में ये कांग्रेस का दिन है, जो आरक्षण में हमारे माताएं बहनें इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित भी हैं, जो अध्यक्ष पद में है सभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कहा जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मत बोलो लहरिया जी। महंत जी अगले बार वहां से महिला कोई टिकट दे देंगे, रिजर्वेशन हो या मत हो, मजदूरी से। हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद में भी लता दीदी बैठ जाएं। हाँ, मुख्यमंत्री भी अल्टरनेट होना चाहिए। लगभग 2.5 साल हो रहा है, तो 2.5 साल वाला खेल नहीं चलता। ऊपर में किसको चाहते हो, भाई को कि बहन को? यहाँ तो ठीक है, लता जी का नाम ले दीजिए, ऊपर में भाई की बहन। आदरणीय अध्यक्ष वाले बहन चलेगा, भाई साथ हो, बहन के साथ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, लता दीदी आप इतना बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने आपके साथ न्याय किया क्या? किए होते तो लता दीदी वहां पे बैठी रहती, इवेंट में बैठी रहती। लता दीदी यहाँ नहीं बैठे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तकलीफ इससे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समझते सबसे बड़े राजनीतिक दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे ज्यादा महिला धोखा देने वाला जी। संगीता जी भूल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। न्याय हुआ कि नहीं हुआ, आप तो ये बताओ, ब्रदर गुट में हो कि सिस्टर गुट में हो? एक ही चीज बता दीजिए, आपकी पार्टी ब्रदर गुट में हो कि सिस्टर गुट में? पार्टी ने महिलाओं के साथ न्याय किया ही नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री रेणुका दीदी भी हमारे इस साइड बैठी है। जितनी महिलाओं का उल्लेख किए, हमें दर्द होता है अध्यक्ष महोदय जी, हम महिलाएं हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, के लिए बात कर रहे हैं। जितनी महिलाओं का लता जी ने उल्लेख किया, जितनी महिलाओं का लता जी ने उल्लेख किया, वो सब देसी महिलाएं हैं। रेणुका दीदी सब देसी महिलाएं हैं, कोई भी देसी महिला को उल्लेख नहीं किया। हमारी सरकार में सबको अवसर दिया जाता है, भाजपा सरकार में सबको अवसर दिया जाता है। एक ही चीज बता दीजिए, जिस दिन ये बिल गिरा, मुख्यमंत्री आप लोग में परिवारवाद चलता है। संगीता दीदी, आप नहीं चाहते क्या महिला हमारे और बहनें यहाँ आए? चाहते हैं महिला आज लागू हो, लेकिन जब एक महिला बोल रही है, प्रथम वक्ता के रूप में बोल रही है, तो उसका विरोध सिर्फ महिलाएं क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आपको खुश होना चाहिए कि ओपनर यानी मुख्यमंत्री जी ने लता जी को इतना बड़ा सम्मान दिया सदन ने कि पहली वक्ता के रूप में बोल रही हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। तो स्वागत करिए और आप लोग भी शुरुआत करिए अच्छे से। बैठिए, आप वहाँ बीच में पड़ गए महिला, आप बैठिए ना। ये भी तुम सही बोल रहे हो। नहीं, शुरुआत उस साइड से हुई थी ना। तुम्हारे बात से सहमत हुए। चलिए लता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में आरक्षण की बात कहते हैं, उतना ही दिया
जहां पे उनको खतरा महसूस नहीं हो रहा था। अब अध्यक्ष प्रतिशत भी बता दो दीदी, कितना दिया पंचायत में, कितना दिया बता दीजिए। क्या करूं? 33 कुछ भी कैसे सुन लूं? 33। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। आपके जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने छत्तीसगढ़ में 50% पंचायतों में आरक्षण दिया, और आज प्रदेश में माननीय अध्यक्ष महोदय 55% पंचायत मंत्री, मैं माननीय पंचायत मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अजय चंद्राकर जी को, अजय चंद्राकर जी की बात कर रही हैं आप, और ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। मैं तो कह रही हूँ उतना ही दिया। 2008 में लागू हुआ है 50%। हमारे अध्यक्ष जी ने कीजिए, पहले आप धन्यवाद मैं आगे और बता रही हूँ कि राजीव गांधी जी ने हम लोग के लिए क्या क्या किया है। आप पहले धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं आगे बोल रही हूँ ना, राजीव गांधी सुनने की हिम्मत तो रखिए थोड़ी सी। मैं अजय चंद्राकर जी और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देती हूँ। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमारी बहनें इसलिए दुखी है कि कांग्रेस में संविदा चलती है। अभी तक जितनी भी बहनें आई वो संविदा में ही आई है, उन्होंने कभी आरक्षण का उपयोग नहीं किया। परिवारवाद चला, संविदा में चला, संविदा में संविदा में कांग्रेस की पूरी नेता लगाई है, लेके नीचे तक, महिला विधायक की संविदा ऊपर से लेकर नीचे तक फांसी हुई है। नेताजी आप बोले, वो कौन सा महिला है, ये कौन सा महिला है भाई? अब उसके नेतृत्व, महिलाओं के नेतृत्व को भी ये संविदा के आधार पर मान रही है, तो ये क्या महिलाओं के संबंध में न्याय की बात करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने कैसे कह दिया नारियों के ताकत नहीं है आपको। देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज की बैठक को पूरी गंभीरता से लें। पूरा प्रदेश देख रहा है क्या हम विधानसभा में कैसी बातचीत और कैसी चर्चा करते हैं। इसीलिए तो संगीता जी बार-बार खड़े हो रही, प्रदेश देख रहा है, इसलिए इसका बेहतर प्रभाव पड़े आपके क्षेत्र के लोग भी, मगर बार बार खड़े होने से बहुत ज़्यादा कोई तारीफ नहीं होती। तर्क के साथ अपनी बात रखिए, जब अवसर आएगा पूरा बोलिए। चलिए लता जी, आप कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा उतना ही दिया जितने से खतरा नहीं था। अब इसके आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, 33% आरक्षण की बात आई, राजीव गांधी ने ये दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भूला नहीं साहबानो केस को, उस पे भी संगीता जी आगे थोड़ा प्रकाश डालेंगी जब उनका समय आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, साहबानों का वो प्रसिद्ध मामला मुस्लिम पत्नियों से संबंधित है, और 3 फरवरी 1991 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके विरोध में लोकसभा में प्रस्ताव लाके नया कानून बनाया गया, और उनको भरण पोषण से वंचित रखने का कार्य किसने किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद राजीव गांधी जी को जाना पड़ा वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी को ये कदम उठाना पड़ा कि उनके सहयोगी दल मदद नहीं, मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलेगा। एक बहन को अगर कटघरे में खड़ा करना है, उसके अस्तित्व को खत्म करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे वोट बने रहना चाहिए, मेरे पार्टी के लिए वोट बने रहना चाहिए। उस साहबानों बहन का जो मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी हमारे कांग्रेस के पक्ष के जितने भी सदस्य इस चर्चा पे भाग लेने वाले सारे इस बिंदु पे एक लाइन का प्रकाश डालेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। जहां पे भी जनता के हित की बात आई, महिला बहनों के हित की बात आई, उन्होंने सारे लाभ को परे रख के निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं 3 तलाक
के विरोध में जब कानून लाने की बात लोकसभा में उठाई गई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया, तो इसका विरोध किन किन लोगों ने किया, इसके विरोध में किन किन लोगों ने बात किया माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं इस पे भी माननीय विपक्ष से चाहूंगी कि प्रकाश डालिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके दबाव में साहबानों जी को जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि मुझे भरण पोषण नहीं चाहिए। ये कांग्रेस का चरित्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्पष्ट देश देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है और हमारी आधी आबादी देख रही है। सिर्फ बात करने से नहीं होता माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, होनहार युवा नेता सब मानते थे, बहुत सारे फैसले उन्होंने देश के लिए अच्छा किया है, हम सब कहते भी थे माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन इस केस के बाद शायद हमारी आधी आबादी उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई माननीय अध्यक्ष महोदय, और उनके साथ जो सहयोगी है उन्हें भी कभी कोई माफ नहीं कर पाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, एक समुदाय की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संपूर्ण महिला समाज की बात है, देश की आधी आबादी की बात है और देश के समानता और संतुलन की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी समानता और संतुलन के लिए हमेशा लगा रहेगा, हमेशा प्रयासरत रहेगा और हमेशा दिलाने का काम करेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरुणा आसापल्ली 1942 में जिन्होंने झंडा फहराया, आपने 70 साल में कितनी अरुणा को टिकट दिया माननीय अध्यक्ष महोदय? 2019 में भाजपा 19 में आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन पे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को भी मैं याद करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने विदेश मंत्री बनकर दुनिया का मन जीता, जो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री रही भारतीय जनता पार्टी में। और मुझे लगता है कि किसी भी दल की अगर हम बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली प्रवक्ता अगर कोई रही है तो सुषमा स्वराज जी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहली प्रवक्ता के रूप में देश में पत्रकारों के समक्ष चर्चा करने का अवसर दिया माननीय लता दीदी। सुषमा स्वराज जी प्रवक्ता बनी, इस बात का आप उल्लेख कर रही हैं। देश के अंदर 18 राज्यों में आपके सरकार है और उसमें से एक भी मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़कर आप बता दीजिए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री को महिला नहीं मानते क्या? एक ही मुख्यमंत्री है। हाँ, क्यों? आपके कहने से आपके सरकार में पहली बार एक ही जने बनी है। आपसे पूछ के बनाएंगे क्या? जो हमको ठीक लग रहा है बन रहा है। बनना कितना, ये इसकी बात आ रही है ना। आज तक यही तो मानसिकता है ना, 20% भी पूछने की जरूरत नहीं है। केवल महिला की बात करेंगे, परिणाम में आप लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। 18 में 1 और हमारा देखो आप लोग, चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री लागू कर दीजिए। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का था, महिला थी, ये होता है सम्मान। आप लोग बना के देखिए प्रधानमंत्री, अगर महिला की हित बना के देखिए रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से ही इन 18 राज्यों में कितने प्रतिपक्ष के नेता महिला हैं कांग्रेस के? जरा बता दीजिए विपक्ष डालिएगा। आप लोग का मेन पक्ष के नेता कितने हैं महिलाएं? जरा देख लीजिए। आप लोग पक्षधर आप बता रहे हैं तो आप शुरुआत हो ना, क्या बात करते हैं आप लोग? का दिखावा अलग है, करते कुछ और है। दीदी पहले छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता का भी जिक्र कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता का जिक्र महिला को नहीं लिया गया। आप बोलिए, आप लोग को ले प्रतिपक्ष में कितनी 13 में एक मंत्री, 13 में एक मंत्री छत्तीसगढ़ में। अब एक महिला बोल रही है, एक बार बढ़िया से सुनना चाहिए, एक बार सुन करके अपना अपना बारी आए तो बोलना चाहिए। दीदी हम तोरे चंगल, एक बार इत्मीनान से सुनने का क्षमता तो रखिए आप लोग। 11 आप बन के 8 बातें सही भी होनी चाहिए। कर लो, कांग्रेस के विधायक सदन में 11 और भारतीय जनता पार्टी के 8, यहीं पर तुलना कर लो कितने सम्मान करते हो। बैठिए आप कितना समय लेंगी लता जी? आप जितना आपने कहा जितना लेना हो ले लीजिए। चलिए, हमारे भी उतना ही समय लेंगे सर, इस बात का आपसे निवेदन है।
पहली वक्ता है। हाँ, चलिए समाप्त जल्दी खत्म कर। ठीक है, ठीक। आपको पूरा समय रहता ही है साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1971 में के बाद आपातकाल के समय माननीय अध्यक्ष महोदय परिसीमन में सत्ता की सेटिंग हमारे लोग लगातार करते हैं, लेकिन 1971 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। और आप सोचे 71 से लेकर अब तक जो है लोकसभा के में परिसीमन नहीं हुआ, सीटों की बढ़ोतरी नहीं हुई, और जो असमानता आज देश में देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दिक्कतें सबके समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय हम सबके समक्ष आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार सबको रोकने का प्रयास, रोकने का काम विपक्ष ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून ही नहीं, ये हमको बढ़ने के लिए, महिलाओं को समान अधिकार के लिए लगातार देश के आज़ादी के बाद से अब तक के अगर हम विधानसभा लोकसभा के आंकड़े देखते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन आंकड़ों में जो जिस तरीके से वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि ना होना कहीं ना कहीं गलत नीतियों का परिणाम रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में भारत की आवाज बनी। आज भारत में महिलाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने 27 साल बिल को भटकाया, हमने 9 साल में बनाकर दिखाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फाइलों में वंदन किया, हमने संविधान में वंदन किया। आपके लिए नारी शक्ति नारेबाजी थी, हमारे लिए नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनी माता जी जो हमारे इस प्रदेश की प्रथम महिला सांसद रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके बहुत सारे अनुकरणीय कार्य यहाँ पे हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदर टेरेसा जी ने कहा था कल के लिए आज काम करो, भाजपा ने आज काम कर दिया है। विपक्ष अभी भी कल कल की बात करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1952 में महिला सांसदों में जो प्रतिनिधि के आंकड़े बताना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, 1952 में महिला सांसद 22 थी और 1952 में साक्षरता का दर 18% था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहने सहने धीरे धीरे ये बढ़ता गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और 2024 में माननीय अध्यक्ष महोदय ये 81% हो गया। लेकिन हमारे सांसदों की संख्या 22 से मात्र 74 संख्या तक ही आंकड़ा बढ़ा। इसको रोकने का काम किसने किया? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दुर्भाग्यजनक बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से कांग्रेस को 5 दशक में महिला आरक्षण की सुध नहीं आई। जब महिला आरक्षण की बात कहते हैं तो पंचायतों की बात करते हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा को भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में पहली बार HD देवेगौड़ा की सरकार ने 1996 में महिला आरक्षण बिल लाया। महिला आरक्षण का विचार पहली बार 1990 के दशक में परवान चढ़ा था। तब से लेकर आज तक 7 प्रमुख मौके पर इसे सदन में पेश किया गया। लेकिन आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा बार पेश करने का अगर करने के विषय में आंकड़ा आता है तो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 सितंबर 1996 को 81वीं संविधान संशोधन लाया गया, नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बीच इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया, जो लोकसभा भंग हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार में दूसरी बार कोशिश हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल कानून मंत्री
सदन में इस बात को लेकर आए थे। विपक्षी दलों का, खासकर राजद और सपा ने कोटा के भीतर और अन्य बातों कहकर विपक्ष ने क्यों साथ नहीं दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पे भी प्रकाश डालेंगे हमारे विपक्ष के लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999 में वाजपेयी जी ने दोबारा इसका प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनडीए सरकार ने एक बार फिर से पेश किया माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें भी धक्का मुक्की कर बिल की प्रतियां फाड़ने का शर्मनाक घटनाएं सदन में देखने को मिला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटनाएं किसने किया और किसको इस बिल की चिंता है? किसको अपने अधिकार के हनन होने की चिंता हो रही है? किसको अपने अधिकार को किसी और को देने की चिंता हो रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात हम सबके लिए सोचनी है। 5वीं कोशिश मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान हुई। 2010 में ऐतिहासिक मोड़ आया। 9 मार्च 2010 के दिन बिल राज्यसभा में पहली बार पारित हुआ। मार्शल बुलाने की नौबत आ गई माननीय अध्यक्ष महोदय। हालांकि इस बिल में लोकसभा में पेश करने की हिम्मत सरकार जुटा सकी, लेकिन सहयोगी दलों के ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी और आप धमकी से डरकर इस बिल को वापस ले लिए माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें भी जरूर प्रकाश डालिएगा। विपक्ष के सहयोगियों से मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में नरेंद्र मोदी जी 20 सितंबर 2023 को नए सदन भवन में पहले सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसे पेश किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि महिलाओं के हितों की रक्षा, महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे देश में बने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी साधुवाद दूंगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते से ही देश के हमारे लोगों से आह्वान किया माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो एक रिपोर्ट आई अध्यक्ष महोदय, जिसमें ये लिखा गया रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 50% कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो विकास दर 1.5% बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं ने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं एक भिक्षुक बनकर आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। बेटियों को अपने परिवार का गर्व माने, राष्ट्र का सम्मान माने। आप देखिए, इस संतुलन से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख हैं जिसके बिना जीवन की ऊंचाइयों को पाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ऊंची उड़ान भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपना पूरे होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शौचालय की बात आप इशारा कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा आंकड़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को रखती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शौचालय की बात आई माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्षों से हमारी महिला बहनों को खुले में शौच में जाने में जो शर्म से, भय से मुक्ति किसी ने दिलाई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। 2014 के बाद कम से 11 करोड़ से अधिक शौचालय हमारे यहाँ देश में बना माननीय अध्यक्ष महोदय। नल जल योजना, हालांकि नल जल योजना के बारे में बात करती हूँ तो मुझे भी कहने में थोड़ा संकोच होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये किसका भ्रष्टाचार का भेंट क्यों चढ़ा? क्यों इसमें दिक्कतें आ रही हैं? क्यों नल जल योजना हर घर तक नहीं पहुंच पाया? ये इस बात पे भी प्रकाश डालेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। जब बात आती है तो कहते हैं कि 2 साल आपके हो गए, 2 साल हमारे हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने में भी समय लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी एक कार्यक्रम में मैं दिल्ली गई थी, वहां पे मुझे एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कई राज्य ऐसे हैं जहां पे राज्य है माननीय बेहतर जल जीवन मिशन का काम हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहां के एक प्रतिनिधि आंकड़ा गिना रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक महिला को हम उसके घर में नल पहुंचाए हैं, उस महिला का प्रतिदिन का 2 घंटा और उसके परिवार का कम से कम जो बेटा है, बेटी है, पति है, या जो भी सास है, ससुर है, या जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं जो उस महिला को पानी लाने में मदद करते हैं किलोमीटर तक जाने में, उस परिवार का सिर्फ पानी के कारण
कारण से प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटा बचत हो रहा है और उनके घरों का विकास हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनधन बीमा माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों आपने राज किया, 6 दशक तक आप राज करते रहे। महिलाएं बैंक की तरफ रुख नहीं कर पाती थी माननीय अध्यक्ष महोदय। जब बैंक की सीढ़ियों पे चढ़ा जाता था तो पहले कहा जाता था कि कैश लेकर आओ, खाता खोलना है। आज आपको भी मैं साधुवाद दूंगी और नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद दूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने 0 बैलेंस पे जनधन बीमा का खाता खुलवाया। 30 करोड़ से अधिक जनधन बीमा महिलाओं के खातों, महिलाओं के नाम से देश में चल रहा है। माननीय सभापति, मैं आपको भी साधुवाद दूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। जब आप मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाकर महिलाओं को घर की मुखिया का दर्जा आपने दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, जिन्होंने 1000 रुपए महतारी वंदन योजना देकर, जैसे ही सरकार बना वो देकर उन महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। आज कई गांव में खुद महिलाएं चंदा इकट्ठा कर मंदिर का निर्माण कर रही हैं, तो इसका देन भी किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको ये ताकत दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला योजना, वर्षों से हमारी बहनें धुएं में रहकर खाना भोजन बनाती थी माननीय अध्यक्ष महोदय, और बीमारियों से पीड़ित होती थी। आज 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना का लाभ हमारी बहनों को मिल रहा है। लखपति दीदी बनाने की बात किसने की माननीय अध्यक्ष महोदय? आज छत्तीसगढ़ में 9 लाख। आपने उज्ज्वला योजना का बात किया, लेकिन आज हर घर में चूल्हा जल रहा है अध्यक्ष महोदय जी, हर घर में चूल्हा जल रहा है, और आपने 500 रुपए में भी सिलेंडर देने की बात की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके समय 500 रुपए में सिलेंडर 1 लाख उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था। अरे ईरान में युद्ध चल रहा है ना, वो ईरान की युद्ध है, उसमें आप चूल्हा जलाने पे मजबूर। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला माननीय अध्यक्ष महोदय। आप लोगों ने तो 500 रुपया महीना देने के गारंटी दिए थे। सिलेंडर के का हो, 500 रुपए में सिलेंडर, चुनाव खत्म, सिलेंडर आपके सिलेंडर की बात हो रही तो सिलेंडर के ऊपर बात बोले होते रहे। अच्छा, आप ईमानदारी, युद्ध की बात हो रही तो युद्ध की स्थिति को भी तो समझिए। आप ईमानदारी से बताओ, पूरा प्रदेश सुन रहा है, आपके घर में चूल्हा जल रहा है कि गैस चल रहा है? जी अध्यक्ष महोदय जी, बताओ जल्दी बताओ जी, वो भी नौबत आ चुका है। आज शादी तो हम अभी बालोद जाएंगे, अभी चूल्हा में रिसेप्शन दे रहे हैं, चूल्हा में जला के। अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने विश्व वैश्विक युद्ध संकट से गुजर रहा है और गैस कोई भारत का उत्पादन नहीं है। इस बात को कांग्रेस के साथी समझ करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। सिन्हा जी का बदनामी तो मत करो, घर में चूल्हा केवाईसी के माध्यम से माताओं को परेशान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। केवाईसी के माध्यम से माताएं बहनें परेशान हैं आज पूरा प्रदेश में। गैस की किल्लत किसको हो गई है माननीय अध्यक्ष महोदय? देश में गैस की किल्लत किसके घर में हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय? देश में ये जरा इसके आंकड़े बताएं। आज गैस की किल्लत कैसे, गैस की लंबी लाइन लगवाए हो, खुद ही लोग जाके खड़े थे माननीय अध्यक्ष महोदय वातावरण बनाने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ही खड़े थे माननीय अध्यक्ष महोदय वातावरण बनाने के लिए। बड़ी झेलना पड़ रहा है। आप लोग नहीं चाहते कि बिल पे चर्चा हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार खड़े हो रहे हैं आप लोग। तो दुभाषिए दोनों तरफ की बातें मत करें। वैश्विक संकट की एक तरफ आप बात करते हैं, उस तरफ बोल रहे हैं आपके देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं बात को, आपने सुना नहीं बात को। संकट पर है, भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए गैस की कीमत को बढ़ने नहीं दिया है। ये मैंने कहा है आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करता है आपको। इतने बड़े वैश्विक बोल रहे हो, बड़ी बातें करते हैं, लोगों को देना चाहिए था। पे झांकिए, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? मनमोहन सिंह के दौर में याद कीजिए। आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है बताइए? परेशानी है कि आप लोग जो हस्तक्षेप करते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आता, इसलिए उसको कोई नहीं देख रहा है, इसलिए वो मत बोलिए। ऐसा लगता है आप लोगों को पूरा प्रदेश देख रहा है तो खड़े रहेंगे।
तो जो ज्यादा बोलता है उसको बाद में बंद कर देते हैं, इसलिए लता जी आप समाप्त करिए, समाप्त करिए लता जी। आप 45 मिनट हो गए, 2 मिनट 45 मिनट हो गए आपके। 2 मिनट में खत्म करें माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बिल गिरा, नहीं बटन कोई बंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में बिल गिरा, लोगों ने मेजें थपथपाई, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकला गया, उत्सव मनाया गया, और जो चेहरे में चमक था माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रियंका जी का, वो चेहरे में चमक तो हमने कभी पहले नहीं देखा था माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से सदन में के बाहर के व्यक्ति का नाम लेना उचित लगा। 2023 में भी 2023 में लोकसभा में जब बिल पास हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे में जो चमक दिखी थी वो अब नहीं दिख रही माननीय अध्यक्ष महोदय। 2023 में जब लोकसभा में सदन में बिल पास हुआ, प्रधानमंत्री जी का जगह जगह स्वागत हुआ, वो चमक आज क्यों नहीं दिख रही? बंगाल के बाद फिर से होगा, बंगाल में खत्म, फिर से होगा स्वागत, बंगाल में खत्म। 2034 की बात क्यों अभी क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चाहते ही हैं कि देश में असंतुलन बना रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संतुलन की तरफ पैर बढ़ाना ही, कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अच्छा लग रहा है कि अगर यहाँ पे सीटें बढ़ती तो आज मुझे क्या लगता है हम 18 के बजाय 30 लोग यहाँ बैठते। इस बात को भी बताइए, लागू करवा दीजिए, हम 30 लोग अध्यक्ष महोदय, हम लोग 35 में 11 हैं और 54 में 8। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम लोग अध्यक्ष महोदय 35 में 11 और 54 में 8 तो तुरंत यहाँ से पलायन कर जाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। इनके महिला बिल का यहीं पर देख लीजिए, महिला बिल का यहीं पर देख लीजिए, 54 में 8 और 35 में 11, 33% हम लोग। अरे साहब, क्यों जिताया नहीं जिताया तो जनता तय करती है। आप सदन में ये बताइए कि 2010 में जब आपने ये लाया था आरक्षण, तो उसके बाद क्या सत्ता दल के जो अपने लोगों के चर्चा बंद कर दिया, क्या लागू क्यों नहीं किया आपने? 2023 में जब सर्वसम्मति से क्यों नहीं बताते? क्यों लागू नहीं हुआ? अरे तो लागू क्यों नहीं किया? 2023 लागू क्यों नहीं किया लोकसभा में? लोकसभा राज्यसभा में बिल लोकसभा पेश नहीं किया आपने। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने लोकसभा पेश नहीं किया, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2023 की दलाली में बच गए थे। बैठिए, लता जी हो गया आपका? जी बस 1 मिनट सर, मैं चलिए समाप्त करिए। माननीय 45 मिनट हो गए अध्यक्ष महोदय, ये इंडी गठबंधन का चेहरा यहाँ पे खुल के दिख रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये चाहते ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष, अभी ऊपर से इंडी वाले बिंदी का सम्मान करना नहीं जानते। चाहते हैं तो थोड़ा शांत ऊपर से फोन आ जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कितने साल और आगे बढ़ाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? और कितने साल बढ़ाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका स्वीकार कर रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कीचड़ में एक रथ फंस गया था और रथ को बाहुबली लोग मिलकर खींच रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय। एक बुजुर्ग महिला ने जब ये देखा कि सारे बाहुबली मिलकर रथ खींच रहे हैं तो उन्होंने जाकर इस बात को उनको समझाया कि सिर्फ
शरीर के ताकत से नहीं, बुद्धि का भी उपयोग कीजिए, संतुलन बनाइए। अगर आप संतुलन बनाएंगे तो ये कीचड़ में धंसा हुआ चक्का जो है तुरंत निकल जाएगा। तो संतुलन के बगैर समाज की प्रगति का बात, राष्ट्र के निर्माण का बात, 2047 के सपनों को साकार करने की बात पूरी नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद साधुवाद देती हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय दीर्घा में राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। श्रीमती अनिला भेड़िया जी अपना वक्तव्य देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा पैंट आप निश्चित अध्यक्ष महोदय, अच्छी करेंगे। एक मिनट दीदी। अध्यक्ष महोदय, ये संकल्प माननीय श्री विष्णुदाय साय जी मुख्यमंत्री द्वारा लाए जाने के संबंध में है। ये 106 वहाँ अधिनियम 2023 लागू करने के संकल्प है या 2026 के संकल्प लागू करने। अगर 2023 को अगर हम लोग पारित करते हैं तो सर्वसम्मति से हम लोग कहें, अगर लागू होती है तो 2023 का लागू होती है तो सर्वसम्मति सहमत है, हम लोग बोलने की जरूरत भी नहीं। लेकिन 23 है कि स्पष्ट भी होना चाहिए ना, 23 का संकल्प पारित करना है या 2026 का संकल्प पारित। अभी आपको बोलने का अवसर मिलेगा उस विषय में। नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ना। 2023 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 2026 के लिए। 2010 में लोकसभा हम क्यों प्रस्तुत नहीं, पारित तो 2023 में हुआ है सर। राज्यसभा 2023 का लागू हुआ है तो 33% लागू होना चाहिए। अगर 2026 में लिए तो उसमें बात होना, दोनों चीज स्पष्ट होना चाहिए। जनता को गुमराह ना किया जाए। आप लोग 34 में पास करेंगे तो अभी 29 में पास होना चाहिए ना, पारित होना चाहिए ना, अभी तत्काल प्रभाव में लाया जाए। संकल्प के मेरिट पे चर्चा होना नहीं है, अब तो संकल्प पे चर्चा प्रारंभ हो गया। इस पर आज जब अवसर आएगा उस 2023 का पारित करना है, 2024 का पारित करने के पहले रखते हमारा पत्ता कट गया। भाभी जी को मिलेगी वहां जी, बोले दीजिए मस्तूरी से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज हमारे आपका हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय राम कुमार का बंडल देख लिए थे। माननीय अजय चंद्राकर जी के यहाँ का बंडल अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपने लोगों को तो बोलने दो भैया, मैं चाह रहा हूँ अपने लोगों को तो बोलने दो। नारी शक्ति सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की सांसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण बिल विपक्ष के द्वारा नहीं लाया गया है, विरोध किया। तो इसलिए आप लोग पहले बाहर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही और यहाँ पे और कुछ दूसरी बात करके शासकीय संकल्प लाएं और इसमें परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ये शासकीय संकल्प लाए हैं हम लोग। 2023 के बिल अभी पास कीजिए तो उनका जरूर समर्थन करेंगे, परंतु जो आप लोगों ने आरक्षण और ये परिसीमन बीच में लाके बात रखें उनका हम लोग विरोध करते हैं। नारी शक्ति का आरक्षण 33% का हमेशा से कांग्रेस पार्टी समर्थन में रही है और आगे भी रहेगी, परंतु जो बीच में 2 अड़ंगे आप लोगों ने लगाए हैं उनका आप लोग विरोध करते हैं। अभी 2027 में जनगणना आपकी चल रही है तो उनके आधार पर आप लागू कीजिए और तत्काल लागू कीजिए। हमारे सभी साथी आपके साथ हैं। माननीय हमारे लता दीदी जी आज बोल रही थी कि नारियों का सम्मान हमारे आदिकाल से अनंत काल की बहुत रामचरितमानस की भी बात किए, बहुत सी चीज़ों की बात किए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रामचरितमानस में जहाँ पे हमारी सीता माता की अपमान हुआ है और वो काल वहाँ उनकी विनाश बनी है, तो आज आप लोग नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं और नारी के आड़ में, महिलाओं के आड़ में उनके कंधों में बंदूक रखकर जो चलाने की कोशिश आपके प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो हमारे नारियों का अपमान है, हमारे महिलाओं की अपमान है। तो हर जगह आप बीजेपी, हमारे प्रधानमंत्री जी नारियों को कमज़ोर क्यों समझते हैं?
नारियों को मजबूर क्यों समझते हैं कि नारी, आप देखिए अभी चुनाव चल रहा था राज्यों में और बीच में आपको ये सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको नारी वो मतदान संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप 2023 को लागू कर देते ना, 543 सीट में ही आप लागू कर देते, क्यों नहीं किए? उस समय आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? और आप महिलाओं की आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। कौन सी महिला आज इस देश में सुरक्षित है, ये आपके प्रधानमंत्री जी बताएं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार देश की करोड़ों बहनों माताओं के साथ जो कपटपूर्ण राजनीति की है, महिला आरक्षण बिल 2023 लागू करके उनका अपमान किए हैं, वह अपमान माता बहनें कभी नहीं सहेंगी, कभी नहीं भूलेंगी, उनका बदला जरूर लेंगी। हमारे देश में संस्कृति तो हमेशा नारी सम्मान की बात करती है। हमारा भारत देश जहां नारी सम्मान की अपनी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है, यह वह देश है जहां नारी को शक्ति स्वरूपा मानते हैं। यह देश अर्धनारीश्वरों की संज्ञा देते हैं, शक्ति का स्रोत माना जाता है, लेकिन सिर्फ माँ, बहन और बेटियों के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय, नेतृत्व और परिवर्तन की धुरी के रूप में भी, जिसे अपने देश की सर्वोच्च सदन महिला आरक्षण बिल 2023 में परिसीमन के नाम से संशोधन लाकर महिलाओं के सशक्तिकरण की उम्मीद को खत्म करने की कोशिश किए हैं। परिसीमन विधेयक अभी कोई रूपरेखा भी तय नहीं हुआ है। जो विधेयक भविष्य में गर्द में जा रहा है, उसका अनुसरण कर हमारी महिला बिल 2023 लागू करने की वकालत करने प्रदेश की महिला आपको कभी माफ नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम हमारी बहनें करेगी। आज इतनी सारी बहनाएं प्रदेश की यहाँ पे प्रदेश नहीं, पूरा देश। सभापति महोदय, हमारी आंटी 5 साल मंत्री रही, 5 साल, अरे हमारी चाची है भाई, हमारी चाची है, हम कैसे करेंगे? 5 साल तक सरकार में मंत्री रही, 500 रुपए की घोषणा की, वो तो दे नहीं पाई 5 साल तक। आज सरकार उखाड़ने की बात हो रही है। अरे आज तो जो साड़ी दे रहे हो उसका क्या स्थिति है? अभी की साड़ी की साड़ी की स्थिति आप लोगों के सरकार में भी 500 का गैस देने की बात कही, तभी तक नहीं हुआ है। वो भी हमारे वो पहली वक्ता हैं सुशांत जी, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। हमारे देश के इतिहास में हमारे देश की इतिहास गवाह है कि महिला हमेशा समाज और परिवार। माननीय सभापति जी बहुत सीनियर है, मंत्री रही है, बहनों के हित में आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं पूरे प्रदेश की जनता को पता लग जाए, इतना वो भी बता देना। इतना बता देना। 21 साल को 18 साल में पूछने का राजेश भैया, अब पंचायतों में तहसील किसने लाया? पंचायतों में नजर निजामों किसने लाया? पंचायतों में किसने लाया? 18 साल बैठिए तो देखिए आप लोगों के कारण ना तो उनका भाषण ठीक से हो पा रहे हैं, ना लोग समझ पा रहे हैं। उनको बोलने दीजिए ना, आपको जब मौका मिलेगा आप बोल लेना। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 50% किया। माननीय सभापति, अरे दीदी आप सीनियर, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप बहुत सीनियर लीडर है, बहुत अच्छी है, मंत्री रही है, लेकिन भाइयों को तकलीफ क्यों होती है बार बार? जब बहन लोग बोलती यही तो खा रहे हैं, आप खड़े हो, यही तो खा रहे हैं आरक्षण असली, आप खड़े हो रहे इसलिए हम खड़े हो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, आप खड़े हो रहे हैं, तकलीफ है। पार्टी संविधान में चल रही है, आपको है, पूरी खड़े हो रहे हैं, हमारी संविधान में चल रही है, हम खड़े हो रहे हैं, वो सब है। जो प्रश्न पूछे हैं कि क्या किया है, ये तो बताइए। आप सब बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, पहली वक्ता उसको बोलने अरे आप बैठिए, तो मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। और मूलत जी की आप इतने सीनियर हैं, आप बार बार मत खड़े होइए,
महिलाओं की बौद्धिक क्षमता, महिलाओं का बौद्धिक स्तर पुरुषों से कम नहीं है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। अरे चलिए ये बताइए कि आप बाबा के साथ हैं, सुशांत जी भैया है जो तथाकथित भैया हैं या दीदी के साथ हैं? सुशांत जी ऐसा सभापति महोदय, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हर बात में एक एक लकीर में अगर आप खड़े होंगे वो भाषण नहीं दे पाएंगी। वो पहली वक्ता है, आप कृपा करके टोका टाकी मत करिए और आप लोग भी पीछे से मत खड़े हुए, उनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सीनियर है। हमारे कांग्रेस के साथी हमेशा महिलाओं को समान अधिकार देने के प्रयास किया है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारियों के उत्थान की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय, आपने जो उनको स्मरण कराना चाहूँगी कि इस देश की सती प्रथा का अंत उसने किया और समाज को एक नई दिशा देने की काम किया। उसी तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के संघर्ष में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति पर रखकर उन्हें आगे खड़े करके यह संदेश देने की कोशिश किया है कि राष्ट्र में महिलाओं के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। हमको संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलने से उन्होंने जो संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देकर इस देश की सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने की कोशिश किए हैं, काम किए हैं, वो इसका अनुसरण हमें करना चाहिए। इस देश में समय समय पर जो समाज सुधारकों के द्वारा जो काम किया गया है उन्हें हमें अनुसरण करना चाहिए। मुख्य धारा से हमारे देश के नारियों को मुख्य धारा में जोड़ना और नारियों को न्याय दिलाने का लगातार हमारे सामाजिक सुधारकों के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, उनका कुंठाघात का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वास्तव में सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने की अगर नियत होती तो सीधे और निष्पक्षता के साथ परिसीमन या जनगणना को सामने रखकर माताओं और बहनों को पीछे करने की काम करना नहीं करना चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं, जो पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वो काम को बंद करके सीधा 2023 में जो सर्वसम्मति से लागू किया है, पारित किया है, जो संशोधन नियम बिल, उसे पास करना चाहिए। हमारे देश की महिलाएं इतनी समझ तो रखती हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो नहीं पढ़ी हो, फिर भी वो समझती हैं। भाजपा सरकार उनके साथ किस प्रकार से छल कर रही है, ये बिल्कुल महिलाओं के साथ न्याय नहीं है। आप लोगों ने क्या किया, बार बार 70 साल की बातें करते हैं। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, पर क्या किया? आप लोग कौन सी स्कूल से पढ़ के आए हो, कौन सी अस्पताल में पैदा हुए हैं, कौन सी आज वो डैम और बड़े बड़े बांध को बनाए हो, ये तो एक बता दो आप लोग, उसके बाद आगे बात करना। अनिला दीदी, मैं चौथी तक स्कूल ही नहीं गई। मैं जिस गांव में रहती थी वहाँ स्कूल ही नहीं था, मुझे सीधे चौथी क्लास में एडमिशन कराया। उसके बाद तो बनाया ना, उसके बाद सीधे चौथी क्लास में एडमिशन कराया गया। बस्तर में जितने स्कूल बने वो किसने बनाया? आप लोग तो खाली बंद करने का काम कर रहे हो। 10,000 स्कूल बंद, इतिहास के काला अक्षर में लिखा है, जही 10,000 स्कूल बंद करे, 10,000 स्कूल। कुमार जी, आप दुनिया खोले काम करती हूँ, बंद करे। 1989 में अगर रेडी टू ईट अगर किसी ने बंद किया है तो आपकी सरकार, अरे भैया स्कूल भेजने से कोई दाम छीना है तो आपकी सरकार ने क्या दिया जरा ये बता दो। आदरणीय सभापति महोदय जी, महिलाओं को गरम भोजन बंद करने का काम आपने किया है। माननीय हमारे राजेश भैया, मैं बोली, आप आसंदी की तरफ देख के बोलिए, तो आप उधर देखती हैं वो लोग उठ जाते हैं। अच्छा, आप इधर देखिए। वर्ष 1989 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने
पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण किया, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण का काम और उन्हें राजनीति क्षेत्र में लाकर एक अच्छा सम्मान देने की कोशिश की है। और आप बोल रहे हो कि हम लोग 50, बिल्कुल 33% जब लाए तभी तो आपने 50% किया। और बिल्कुल पंचायती राज में हमारी महिला बहनें बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और आप लोग कह रहे हैं विधानसभा में आरक्षण, हम लोग तो चाह रहे हैं वही बहनें कल के दिन में हमारे 2028 में यहाँ विधानसभा में पहुँचेंगे, अगर आप लोग 2023 का लागू करेंगे तो। हम लोग भी पंचायतों से ही चुन के यहाँ पे आए हैं, डायरेक्ट कोई नहीं आए। बहुत से यहाँ हमारे सदस्य बने होंगे, वो लोग सभी ऐसी चुन के आए हैं। तो हमारी जितने बहनें बैठे हैं, आप 33% आरक्षण कर दो तो जरूर ये कल आपको अगले सत्र में इस मंच में 33% हमारी महिलाएं दिखेंगी, हमारी बहनें दिखेंगी। और आपने बिल्कुल नहीं, सभी पार्टियों में है क्या? हमारी पार्टी का आपके पार्टी में नहीं है क्या संविदा? आपके यहाँ भी है। सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्य को बोलने का मन नहीं है, लेकिन एलओपी के दबाव में बोल रही हैं, उनके व्यवहार से समझ में आ रहा है। लेकिन बार बार हम राजेश मूणत जी पूछे कि क्या किया महिलाओं यूपीए की सरकार में, महिलाओं के लिए क्या हुआ है, 5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में महिलाओं के लिए क्या किया है, इसका उल्लेख होना चाहिए, इसका उल्लेख होना चाहिए। बोलिए तो सही, क्या किया है? महीना में खो जाते बिजली बिल बढ़ा दे। अच्छा ये बता दीजिए कि कुछ किया हो ना किया हो, यादव जी के लिए क्या किया है ये बता। सबसे ज्यादा बिजली बिल बढ़ा दे, महीना में खो जाते बोला। तब उन लोगों ने आज रोजगार से जुड़े। मैडम माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के माननीय सभापति महोदय, अभी हमारी 3 बहनें एक साथ खड़ी होकर बोल रही थी, अनिला जी, संगीता जी और सावित्री जी। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में हर महीना 500 रुपए देंगे ये वादा किया था। एक दिन भी आवाज उठाया हो इन्होंने? आज किस मुंह से महिला अधिकार और महिलाओं के हक की बात कर रही हैं? आप कहाँ गए थे? सभापति महोदय, आपके प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? मणिपुर चल रही थी, हमारी महिलाएं उन्नाव की महिलाएं सड़क पे घूम रही थी, तो आपके प्रधानमंत्री मुंह में टेप लगा लिए थे क्या? हमारे यहाँ पे 3 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ था, आपके मुख्यमंत्री टेप लगा लिए थे क्या? 75 साल की औरत के ऊपर बलात्कार हुआ, मुख्यमंत्री टेप लगा लिए थे क्या? कहाँ गए थे उस समय? ये सब मंत्रियों के मुंह में टेप लगा था। उनको बोलने दीजिए। महिलाओं की बात करते हो आप लोग? जब अत्याचार अन्याय हो रहा था तो सब आप मंत्रियों के मुंह में टेप लगा था क्या? बात करते हो महिलाओं को आरक्षण देने की। और जिस समय महिलाएं अपना बाल मुंडवा रही थी, उस समय किसके मुंह पे टेप लगा था वो भी बताइए, कस करें हमारी बहनें। तब आप चुप क्यों थे? आप क्यों चुप थे? ये भी बताइए, आप क्यों चुप थे? बताइए सामूहिक उन्नयन पर ये बताइए। अरे सभापति महोदय को जवाब देना होगा, इन्होंने क्या किया है? कहाँ गई थी? भावना जी बैठिए। सीनियर दीदी बोल रही हैं, माननीय सदस्य, हमारी माननीय दीदी बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए। आप लोग बार बार खड़े हो जाती हैं। हम तो चाहते हैं बोलने दीजिए उनको, वरिष्ठ हैं। ये लोग अपने दीदी वरिष्ठ का कदर नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते। एक मिनट, मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय में चर्चा हो रही है। एक दूसरे को टोका टाकी करने से उनकी बात पूरी नहीं आएगी, कोई बात समझ भी नहीं पाएंगे। आप सबको अभी अवसर आने वाला है, इसके बाद भावना जी आपका ही अवसर आने वाला है, आप उसमें बोल लीजिएगा। फिर इधर आपका संगीता जी आएगा, आप बोल लीजिएगा। पर वो पहली वक्ता हैं और उनको अपने पक्ष को रखने का पूरा अधिकार है, उनको बोलने दीजिए। और बीच में आप कृपा करके पीछे वाले लोगों से विशेष प्रार्थना है कि उनको बहुत सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, वो बहुत वरिष्ठ हैं, आप सबसे वरिष्ठ हैं वो, इसलिए उनको मदद करिए। सभापति महोदय, सहयोग करिए। नारी बंधन अधिनियम के नाम से यहाँ पर चर्चा हो रही है।
तो आज तो सिर्फ टोकने का अधिकार नारियों को है। हाँ, नहीं तो इधर से पुरुष वर्ग ज्यादा मैं रोक रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सबको रोक रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना को भी चाहता। रोक रहा हूँ, सुशांत जी को भी रोक रहा हूँ। जिसको डिस्टर्ब करना है नारी लोग करें, नहीं पर बीच पुरुष में डिस्टर्ब ना इन्हीं को सदियों उनके से कारण डिस्टर्ब डिस्टर्ब करते हो आ रहा रहे है हैं। सर, सदियों और से। इधर से मैं मना किया हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेताजी के पीछे में ही जो बैठे हैं वो उनके नियंत्रण में है क्या? नहीं, अब वो आ गए हैं, सब नियंत्रण में हैं। आप बोलिए। इसमें वास्तविकता यह है कि महिलाओं के बढ़िया बोल रही प्रति, हैं, आप इधर देख के बोलिए। माननीय सभापति महोदय, अब ये राजेश मोड़त भैया ना, आप आज ना बिल्कुल नहीं तो कल खाना नहीं मिलेगा, महिलाओं के बारे में नहीं सुनोगे तो ये सोच लो। एक तो गैस के भाव को बढ़ा दिए हो, हैं? उसके बाद भी आप तो माननीय सभापति महोदय, इसमें वास्तविकता यह है कि महिलाओं के प्रति आपकी मंशा सही नहीं है। हर निर्णय आप लोग राजनीति लाभ के लिए समय देखते हैं। हालांकि यह विषय मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री जी का, आपके अध्यक्ष का आदेश था, तो मजबूरी से यहाँ आपको ये करना पड़ा है। उन्हें माननीय अमित शाह के चिट्ठी के माध्यम से ये कार्यक्रम और ये निंदा प्रस्ताव रखे गए हैं। मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभापति महोदय, मुझे इसमें आपत्ति, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि देश के यशस्वी गृह मंत्री ने कौन सा ऐसा पत्र लिखा, सार्वजनिक कर दें। नहीं, ये गलत परंपरा सदन में ना चालू की जाए कि किसी भी नेता के विरुद्ध कुछ भी बोल दिया जाएगा और सुन लिया जाएगा। अच्छा, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नहीं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी का दबाव नहीं है। ये सदन एक मत वर्ष से इस प्रस्ताव को लाया है और ये हम इसमें सहमत हैं। ये गलत बात, ये गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है। अब ये बताइए कि युवराज के साथ है कि युवरानी के साथ है? तो 50% आरक्षण चाहते हैं माननीय सभापति महोदय। इनके नेता कह सकते हैं कोई हमारे पत्रवादी बात ममता होगी तो उसको बनर्जी जी विलोपित कर के देंगे, विरोध बस खत्म में, करिए। हमारे सोनिया गांधी बोलिए जी ना। के विरोध में, तब तो इनके नेता राजनीति नहीं करते और हम कह रहे हैं तब इसमें इनको जलन हो रही है, चिढ़ आ रही है, मिर्ची लग रही है। नहीं, कोई चिढ़ नहीं, आप बोलिए। अरे बैठो ना भाई। आज जब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, दीदी हमारे ममता बनर्जी कैसे बोल रही हैं? आज हमने पहले आपके भाषण दीदी, आप हमारे ममता बनर्जी कैसे वो बोल रही हैं? महिला है, महिला है इसलिए, महिला है इसलिए किया जा रहा है सम्मान। कोई ऐसा पत्र नहीं है माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिसके बारे में माननीय सदस्य उल्लेख कर रही हैं। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए दीदी, बात सुनिए, महिला है इसलिए बोल रही है। कोई ऐसा पत्र नहीं है जिसके संदर्भ में आपने उल्लेख किया, और आज कोई निंदा प्रस्ताव भी नहीं है जिसके बारे में दीदी कह रही। आदरणीय अध्यक्ष सभापति ममता जी के बात हमारी कर दीदी हैं, है, वो हमारी महिला का महिला सम्मान है। कर रहे हैं, हम सब इसलिए महिला का महिलाओं सम्मान कर का, रहे हैं। चाहे वो आपके महिला भी हो, आपके पार्टी के या किसी भी पार्टी के महिला हो, तो हम हर महिला का सम्मान जैसी महिला हो। शाहबानो महिला नहीं थी माननीय सभापति महोदय, शाहबानो महिला नहीं थी। आदरणीय सभापति महोदय बोलने जी, दीजिए हम ना। सभी महिला का सम्मान करते हैं। आदरणीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज का भी सम्मान करते हैं। बात को आप अपने भाषण में बोल दीजिएगा ना। महोदय जी, अभी तो आप ही को बोलना है ना, बोल लीजिएगा ना, आप उनको बोलने आप दीजिए। लोग 2010 की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थे, तो राज्यसभा में इसने पारित करा दिया, पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये आप लोगों ने रुकावट किए हैं। रुकावट किसने किया? भाजपा ने तब इसका विरोध किया था और इसके लटकाने की मुख्य भूमिका आपकी, सुनिए भाजपा की, मैडम, और इसकी श्रेय भाभी जी, पूरी प्रोसीडिंग आदरणीय सभापति महोदय, विधायक जी हैं, विधायक जी आप सम्मान करना पहले सीखिए, उसके बाद संकल्प लाइए। हो गया ना यार। सम्मान भाभी जी, अगर महिला बोल रही है तो महिला टोके तो समझ में आता है। भाभी जी, यही से पता चलता है कि आपका सम्मान क्या कर रहे हो। भाभी जी, बैठिए बैठिए आप। पूरी प्रोसीडिंग ऑनलाइन है। बैठिए जी, बैठो आप। पूरी प्रोसीडिंग लोकसभा की ऑनलाइन है। एक भी कागज दिखा दो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में विरोध किया था, एक भी कागज। ऑनलाइन है पूरी प्रोसीडिंग। इसलिए आप तीसरी बार निर्वाचित हैं
आप गलत बयानबाजी मत कीजिए, सही तथ्यों में रखिए। बढ़िया कहाँ से नोट बना के लाई हैं आप, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन गलत सलत जानकारी नहीं आनी चाहिए। तो अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, विपक्ष के साथियों को, भाई आप लोग भी अपना बैनर पोस्टर में फोटो दे दीजिए और इसका श्रेय आप लोग ले लीजिए। ये कहाँ की बात है? क्यों श्रेय लेने बोल रहे हैं? उस समय 23 वाला क्यों लागू नहीं कर रहे थे भाई? अभी क्यों श्रेय लेने के लिए विपक्ष के साथियों को बोल रहे थे? तो ये आपके प्रधानमंत्री जी की बयान है, आप भाषण में सब में सुन लीजिए, पर इसमें भी मत बोलिए कि प्रधानमंत्री सबके हैं दीदी, आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तो आपके प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? सबके प्रधानमंत्री, पूरे भारतवर्ष के, पूरे देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं की बात कर रही हूँ कि आप सभापति जी, पूरा मंत्रिमंडल पूरा उठ रहा है, पूरा सत्तारूढ़ पार्टी के एक महिला के ऊपर लोग कैसे चढ़ रहे हैं? क्यों चढ़ रहे भाई? अब पूरा सुनो, महिला सम्मान कैसा होता है? सभापति महोदय, कम से कम महिला बोल रही हैं, तो महिला टोका टाकी करे तो समझ में आए। पुरुष अगर टोका टाकी करे तो इसका ध्येय पता चलता है। सभापति हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है सभापति महोदय जी की कृपा करके जो हमारे भाई लोग विरोध कर रहे हैं, तो कृपा करके हमारी महिलाएं अगर विरोध करेगी तो हमको खुशी होगी। भाई लोग माननीय सदस्य आपके पार्टी सदस्यों को भी बता दीजिए, आवश्यकता नहीं है आदरणीय संगीता जी, ये बाजू वाले सदस्यों को भी बता दीजिए, क्योंकि वहां से होगा तो यहाँ से भी टोका टाकी दोनों तरफ से होगी। आप लोग टोक टाकी ना करें, हम लोग भी बंद कर देंगे। माननीय आपके पीछे वालों को समझाइए, जो आपके पीछे सदस्य बैठे हैं, जरा पीछे पलट के देख लीजिए। विधायक जी बैठो ना, बात उधर से हो, आप लोग क्या हो गया? ले रहे हैं माननीय सभापति महोदय, हम लोग को बोलना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आप लोग समय ले रहे हैं मेरा, आधा घंटा बढ़ाइए। मैं पूरा समय दे रहा हूँ, आप बोलिए ना। माननीय सभापति महोदय, आज जो ओबीसी और एसटी बहनों का कहाँ है हक? हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज की रीढ़ है, वहाँ आप कैसे भूल गए हैं? आप कहीं पर भी, अभी भी आप जो जनगणना हो रही है उसमें भी ओबीसी का कॉलम कहीं नहीं है। तो हमारी ओबीसी की महिलाएं इतनी बैठी है, वो कहाँ जाएगी? उनको कब आरक्षण दोगे आप? इसलिए हमारी इसमें भी जनगणना, जाति जनगणना की बात हुई है, तो इसमें भी हमारी ओबीसी, एससी, एसटी, इन महिलाओं की भी आरक्षण होनी चाहिए। आज विपक्ष का कहना है, हमारे साथी लोग जो विरोध किए हैं लोकसभा में आपके, कि ये चुनावी झुंझुना है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये आरक्षण लाने की कोशिश किए हैं आप लोग। और यदि सरकार की नीयत साफ होती तो 2024 के चुनाव में ही इसको लागू कर दिया गया होता। जनगणना और परिसीमन के नाम में आप लोग इसे 2029 या उसके बाद टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये महिलाओं के साथ धोखा है। आज हमारी वही जो इवेंट मैनेजमेंट की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष के सांसदों से ये आपके और जो आज सरकार है उन सरकार के साथियों का कहना है कि आप अपना फोटो दे देते तो इनका श्रेय आप लोग ले लेते, पर इनकी सोच थी, हमारे प्रधानमंत्री जी की या बीजेपी सरकार की सोच थी कि हम ये मुद्दा लाएंगे, जीतेंगे तो हम अच्छा, और अगर विपक्ष इसमें ये मुद्दा नहीं आएगा तो भी अच्छा, कि देश देखेगी अगर हम ये आरक्षण पास हो जाएगा उसमें भी हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे, और ये आरक्षण बिल पास नहीं होगा तो भी हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे। महिलाओं के पास जाके हम विपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि विपक्ष ने इसमें रोड़ा अटकाया है और जिससे महिलाओं का आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। पर हमारी देश की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जानती हैं 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था, तो उसको लागू क्यों नहीं किया? उसको लागू करना चाहिए था। और 2024 में हमारी विधानसभा की जो चुनाव हुई थी, 23 में 24 में हमारे लोकसभा चुनाव, उसमें आप लोगों को आरक्षण देना था। तो आज सदन में हमारी लोकसभा में हमारी महिला बहनें पुरजोर अच्छे संख्या में वहां पहुंचते और अपनी महिलाओं की बात अपने प्रमुखता से रखते। तो सभापति जी, मैं टोक नहीं रहा हूँ, बार बार ये तो क्या कर रहे हो? टोक नहीं रहे तो
बैठो ना नहीं नहीं, बार बार इस बात को आरोप। राम कुमार बैठ, ठीक है ना, बैठ जाओ। राम टोकरे नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, ये पहले बता दो आप। ये बार बार इस बात को कह रही है। बोलने दीजिए ना। अभी आपने स्वीकार किया कि महिलाएं बड़ी संख्या में आ जाए। मोदी जी यही चाह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेगी, SC ST आरक्षण जो दिया गया है उनकी संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। दिक्कत क्या है इसके अंदर? आप 50 लागू करो, लागू करो, अब आप लोगों के भाषण को सब समझ गए। महिला आगे बढ़ाना चाह रहे, सब जा रहे हैं। संगीता जी बैठिए, आप लोग बोलिए। माननीय सभापति महोदय, बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठ जाइए। पूरा देश चाह रही है कि 2023 में जो बिल पास हुआ है उसे लागू करो। पूरे देश चाह रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग नहीं चाह रहे हो कि इसको लागू करे करके। हम लोग तो चाह रहे हैं, तो करो ना, आज ही कर दो, आज ही करो। सोनी जी बैठे बैठे कमेंट मत करिए ना, आप लोग बैठिए, उनको बोलने दीजिए। आप विशेष छात्र लाने की ये राजनीति चाल थी, आपकी नियत, आपकी नीति ये दर्शाती है कि ये राजनीति में आप कैसे सफल हो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि उनकी जो है स्थिति आज कमजोर है। अगर मैं परिसीमन और ये को ला दूं या आरक्षण 2029 में लाऊंगा, 29 के बाद तो बिल्कुल कि मेरा 400 पार हो जाएगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच होगी। इसलिए ये राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इसने ये बिल को लाने की कोशिश किया। पूरा देश चाह रहा है कि 2023 जो सर्वसम्मति से पास हुआ है उसे लागू किया जाए। क्यों इन मुद्दों पे विशेष सत्र बुलाना पड़ा? अब इन मुद्दों पे जो देश में हो रही है, देखिए मोदी गारंटी का जो भाजपा ने 1 लाख युवाओं 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उसमें भी आप विशेष सत्र बुला लीजिए, उसमें भी बढ़िया चर्चा कर लेंगे। हम आप लोग नियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, मितानिन को, आंगनबाड़ियों को, सभी को 100 दिन में नियमित करने का जो वादा किया था उसके लिए भी सत्र बुला लीजिए, बहुत बढ़िया, हम लोग उसमें भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन 2.5 साल में किसी भी वर्ग या किसी भी कर्मचारियों को आप लोगों ने नियमित नहीं किया। मोदी गारंटी का हर विवाहित महिला को 1000 महीना जो महतारी वंदन दे के आपने अपनी पीठ थपथपा रही है। 1.25 करोड़ विवाहित महिलाएं हैं, पर आप लोगों ने कितने लोगों को, आधे ही लोग को आपने महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। हसदेव को लेकर तमनार जंगल काट रहा था, उसे भी एक, अभी बहुत से जंगल कट रहे हैं, उसे भी उसमें भी आप एक सत्र बुला लेते, उसमें भी हमारे साथी बहुत अच्छा चर्चा करते। पूरी देश और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य देखती कि किस चर्चा पे जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उन पे बढ़िया एक दिन का हमारे मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। राज्य में अवैध शराब बिक्री हो रही है, इतने शराब दुकान खुल रहे हैं, इतने हमारे माननीय सभापति महोदय, बहनें आप माननीय सभापति महोदय लगा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, ये संकल्प महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2029 से आरक्षण देना चाहती 33%। ये कहां कहां जा रहे हैं, इनकी नीयत क्या है, ये स्पष्ट हो रहा है। किस किस बातों में जा रही है? महिलाओं के बारे में बात करें, उनके आरक्षण के बारे में बोले, विषय पर बोले, वो हमारे कहां जा रही है, क्या क्या बोल रही है। जीवन मिशन में आपके बारे में कोरोना के समय में आप लोग घर घर शराब पहुंचवाते थे। शराब दुकान से हमारी महिलाएं आप बोल लीजिएगा। 1 मिनट, आप लोग एकदम खड़े हो रही है ना, थोड़ा जरूरत से ज्यादा। अरे उनको वो पूछ के खड़े हो रहे हैं, पर आप तो हर थोड़ी देर में खड़े हो रही है ना। अभी उनको बोलने तो दीजिए, मैं तो अवसर दे रहा हूँ उनको बोलने का। सभापति महोदय, डीएड बीएड के हमारे बच्चियां, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, पानी में डूब के अपनी मांग। तो ये महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का अधिकार की बात नहीं है माननीय मंत्री जी, ये महिलाओं की बात नहीं है। आप कौन सी महिलाओं की बात करते हैं? समाप्त करिए ना। बिल्कुल, आधा घंटा 3 लोग ले लिए माननीय सभापति महोदय, बहुत टाइम हो गया। तो आपने महिलाओं की बात करते हैं,
तो आज हमारी छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी महिलाएं कानून व्यवस्था से परेशान हैं। आज कई महिलाएं हमारे यहाँ पे अनाचार अत्याचार, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। और आप लोग बोलते हैं कांग्रेस ने महिलाओं को क्या दिया। महिला को पहली राष्ट्रपति बनाए, हमारे महिला पहले प्रधानमंत्री बनाए, हमारी महिला पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने, कांग्रेस की पार्टी की देन है। और आप लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया है। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के पक्षधर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और आज जो आप लोगों ने वो शाहबानू के ऊपर भी तो कुछ बोल दो। किसका? वो शाहबानू के ऊपर भी लता जी कुछ बोली थी, उस पर भी तो कुछ बोल दो। जयाबेन के बारे में बोलो ना। हाँ बोलो ना, जयाबेन के बारे में। जयाबेन तो छत्तीसगढ़ की रही है। प्रधानमंत्री अपने धर्म पत्नी की सुरक्षा, ये सब बात विलोपित कर दीजिए। किस महिला की बात करते हो आप लोग? आप बैठिए। प्रधानमंत्री अपने पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अब किस महिला की बात? छोड़ दिया इसको विषय बिल्कुल सर्वत्र गलत है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पे इस तरह से बोलना गलत है। प्रधानमंत्री के विषय में आपसे खबर है, शब्द को किया जाता है। विलोपित किया जाए। सभापति महोदय, ये सब विलोपित होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी आपत्ति करती हूँ कि इस तरह आपको बोलना नहीं चाहिए। सभापति महोदय क्यों विलोपित करेंगे? गलत आरोप है ये। सत्य है, विलोपित नहीं हो सकता। इसको सभापति जी डिलीट करवाइए। भेड़िया दीदी बोली हो सकता है, डिलीट करवाइए। उसको आपको देता हूँ। देखिए विलोपित नहीं हो सकता क्योंकि वो सत्य है। बहन जी गलत है। सत्य है के बारे में आप गलत भी समझ पा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो है पति के नाम से एक बार शाहबानों में भी बोल दीजिए। आप इतिहास एक महिला ऐसी बात बताइए। आपसे बोल रहा हूँ, बैठिए। तो आप बहन का भी सुन लीजिए सुनील भाई। इसमें आप बहस कराओ। आप तीनों सभापति महोदय बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। हाँ, अब आप बताइए क्या कहना है। महिला अस्मिता की रक्षा करने का ढोंग करने वाले बीजेपी सरकार प्रदेश की बालिका छात्रावास, वैसे मैं ये बता दूं कि जो भी टिप्पणियां हुई हैं सबको विलोपित कर दिया गया। यौन शोषण अपराध पर नियंत्रण करने की पूरी तरह विफल रही है। उन लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं। आप हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपकी सरकार से, आपके देश में सरकार चला रही है उनसे कि 2023 में जो लागू किए हैं सर्वसम्मति से, उसको तत्काल लागू किया जाए और हमारी महिला सदन में यहाँ बैठे। इन्हीं भावना के साथ आप जो गलत नीति से यहाँ लाए हैं उसका विरोध करते हुए मैं बात को समाप्त करती हूँ। सामान्यतः किसी संकल्प पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों को अधिकतम 10 से 15 मिनट तक के भाषण करने की अनुमति या परंपरा है। चूँकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को यहाँ अनुमति दे करके पूरे दिन भर के लिए चर्चा निर्धारित की है, परंतु वक्ताओं की सूची बहुत बड़ी है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप भाषण में अब प्रथम वक्ताओं के बोलने के बाद अपने समय का ख्याल रखेंगे और सहयोग करेंगे। आज भोजन अवकाश नहीं होगा, मैं समझता हूँ सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें। श्रीमती भावना वोरा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, आज जिस विशेष विषय पे हम सब यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत अभिनंदन करूंगी और साथ में हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करूंगी कि इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझते हुए छत्तीसगढ़ की इस पावन विधानसभा में, इस परिसर में
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो संकल्प पारित करने के लिए हम सबको यहाँ पे आज एक आने का अवसर दिया, और महिला होने के नाते विशेष तौर पे मैं सभी बहनों के तरफ से भी अभिनंदन करूंगी कि हमें अपनी बात रखने का यहाँ पे जो अवसर आज आप सब ने दिया है, वो भी बिना किसी समय की पाबंदी के, तो उसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। महोदय जी, जब आज विषय पे इस पे चर्चा होती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो एक और हम सब का हृदय कहीं ना कहीं गर्व से भर जाता है, लेकिन जब दूसरे ही क्षण 17 अप्रैल का वो समय याद आता है जब विपक्षियों ने एकजुट होकर के इस बिल के गिरने पर मेज थपथपाई थी, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पीड़ा से भी भर जाता है। महोदय जी, गर्व इसलिए होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संसदीय इतिहास में नारी शक्ति को सर्वोच्च अधिकार दिलाने का जो अदम्य साहस लोकसभा में किया है, हर चाहे वो महिला राजनीति से जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी हो, हर किसी की नज़र उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर थी, लोकसभा के सदन पर थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने एक साथ एक विपक्ष के रूप में अभेद्य और षड्यंत्रकारी दीवार बन करके जो इस बिल के विपक्ष में जो खड़े हुए हैं देश की महिलाओं ने, उसे भी देखा है। आप बहुत असत्य बोल रही हैं। आप सत्य बोल लीजिएगा, जब आपके बोलने की बारी है आप सत्य बोल लीजिएगा। आपको सत्य बोलने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, हमारी बात होगी, आप लोग नहीं टोकेंगे। आपको सुन तो लीजिए, आप सुन दिए तो कम से कम आपको टोकी मत करिए, हमारा भी रखना चाहिए। सुनिए, आप बार बार खड़े होकर टोकना टोकी करना शुरू कर देते हैं। सभापति महोदय जी, विशेष सत्र जो है ना, सत्य बोलने के लिए विशेष सत्र लाया गया है। अभी बैठिए, आप भी बैठिए। ये ऐसे में कैसे भाषण होगा किसी का? कोई भी सदस्य अभी 2 मिनट बोले नहीं हुआ, आप 6 लोग खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई कोई तरीके से बात होती है ना। सभापति महोदय, नहीं, हर बात में नहीं बोलेंगे ना, हर सदस्य के बारे में हर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो भाषण नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, वो तो आप तो सीनियर है ना, वो तो पहली बार की विधायक हैं, कितना बोलना शुरू कर रही है, तो उनको थोड़ा सहयोग करिए ना। आप बैठिए, बोलिए भावना। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है, या लोकसभा में जिस विषय पे 17 अप्रैल को 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर जो चर्चा हुई थी, महोदय जी, सिर्फ एक विधेयक नहीं था, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि न जाने कितनी सदियों से लंबित महिलाओं की एक पीड़ा, उनकी अनवरत जो यात्रा थी, जिसे लगातार जो दशकों तक के जो सत्ता में रहे, जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर जो छला गया है, कहीं ना कहीं उसके विषय पे कानून बनने की बात थी। महोदय जी, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वात्र त्राफला क्रिया। हम सब जानते हैं, शुरू से हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन शायद जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, शास्त्रों से कहीं वो इस बात से समाहित नहीं करती, इसलिए लगातार जो मैंने दूसरा लाइन बोला उस पर लगातार वो काम करते हैं, क्योंकि जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, वह राष्ट्र निर्माण से लेकर के सभी जो योजनाएं हैं सरकार की हो, चाहे कोई भी योजनाएं हो, वो हमेशा निष्फल रहती हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर वैदिक काल की बात करें तो हमने लगातार ये चीज़ देखा है कि वैदिक काल में भी महिलाओं को उच्च स्थान शुरू से दिया गया है। आज न जाने कितने ऐसे उदाहरण, गार्गी का उदाहरण ले ले, लोपामुद्रा का उदाहरण ले ले, अपाला का, घोषा का, मैत्री जैसी अनेक विदुषियाँ जो सिर्फ गृहिणी न होकर के वेदों की ऋचाओं में जिन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं, ऐसे कितने राजाओं की सभा में, आदरणीय जनक की सभा में भी ऐसे महर्षि ज्ञानवल्लभ से प्रकांड विद्वानों के साथ दार्शनिक शास्त्रों में जो भाग लेती थी वो महिलाएं थी। राष्ट्र की नीति निर्माण से लेकर के धर्म और ज्ञान में जो सीधा अपना प्रभाव डालती थी। ऐसे कई सारे हमने बौद्धिक और सामाजिक इतिहास जब हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण प्राचीन काल के, वैदिक काल में हम सबको दिखाई देते हैं। महोदय जी, मध्य और आधुनिक काल की अगर इतिहास पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम याद करते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती को, जब हम याद करते हैं अहिल्याबाई होलकर को, जब हम याद करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जब हम याद करते हैं किंतूर की रानी चिन्नम्मा को, जब हम याद करते हैं जीजाबाई को, जो सिर्फ राजनीतिक साहस नहीं, जो सिर्फ सैन्य का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि सुशासन और न्याय के कदम में साहस का एक बड़ा परिचय थी, जो आज भी हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। महोदय जी, हम छत्तीसगढ़ महतारी की सब बेटियां हैं, चाहे पक्ष में बैठी हो, विपक्ष में यहाँ बैठी हो, सदन में, लेकिन सब छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी के इतिहास पे अगर हम जाएंगे तो बहुत गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ महतारी का रहा है, जहाँ पे कण कण में यहाँ की महिलाओं का शौर्य हम सबको देखने को मिला है।
आदरणीय सभापति महोदय जी, यहाँ बिलासाबाई केवटिन जो अपने अदम्य साहस और तलवार के दम पर समाज की रक्षा जिन्होंने किया, हमारे बिलासपुर शहर का नाम उनके नाम से आबाद हुआ है। महोदय जी, आज जब हम सरगुजा की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे विधायक साथी यहाँ सरगुजा से बैठे हुए हैं जो महिलाएं हैं, जब सरगुजा की बात करें तो राजमोहनी देवी जी जिन्होंने बापू के आदर्शों पर चल करके एक बड़ा समाज सुधार का बड़ा आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया। आज हम बात करते हैं डॉक्टर राधाबाई का संघर्ष जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज हम याद करते हैं पहली महिला सांसद आदरणीय मेरी माता का, जिन्हें हम श्रद्धा से याद करते हैं, जिन्होंने एक कानून अस्पृश्यता निवारण कानून पारित करके महिलाओं की महती भूमिका न सिर्फ सदन में बल्कि समाज में भी बनाई है। आदरणीय सभापति महोदय जी, आपातकाल के महिला सांसद बनी थी, पहली सांसद। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल कोई दो राय। एग्जैक्टली जहां महिला के संविधान की उनके ताकत की बात आती, वहाँ बीजेपी कांग्रेस या कोई तीसरी बात हम नहीं करें। मैंने इसलिए भी जिक्र किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। कांग्रेस ने बनाया है, ऐसा बोलिए ना, कांग्रेस ने महत्व दिया, ये भी बोलिए ना। कांग्रेस ने सम्मान किया, ये भी उल्लेख करना चाहिए ना आपको। लेकिन जो आंकड़े में वृद्धि नहीं, बहुत आश्चर्य है। बिना राजनीति के चश्मे के भाषण दीजिए, जवाब मत दीजिए। बिना राजनीतिक चश्मे के शायद कांग्रेस या इंडी गठबंधन कभी किसी चीजों को देख ही नहीं पाई। इसकी गवाही है 17 अप्रैल का वो दिन, उस पे विषय पे भी आगे आएंगे, चिंता मत कीजिए। मिनी माता सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हर छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए गर्व की बात है। मैंने इसलिए कहा कि वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी जिन्होंने मान बढ़ाया छत्तीसगढ़ का। हम आदरणीय रजनीताई को कैसे भूल सकते, रजनीताई उपासने को, जिनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जो पहली विधायक बनकर के जिन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को गर्व से जिन्होंने भरा है। आदरणीय सभापति महोदय जी ने कितनी सारी ऐसी नेत्रियां जो हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, लगातार पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक के, नगरीय निकाय से लेकर के लगातार संसद तक के, आज भी छत्तीसगढ़ का नाम अनेक हमने मंच पे बुलंद करे, जिन्होंने उनके हमारे महोदय जी एक बात की चर्चा मैं जरूर करूंगी। आज ऐसी एक हमारे बीच में हमारे सदस्य हैं जो यहाँ पे, बल्कि 2 सदस्य जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी, आदरणीय गोमती साह जी, आदरणीय रेणुका सिंह जी। 2023 में जब इस विषय पे चर्चा हुई थी, महिलाओं के आरक्षण के विषय में, ये सदस्य वहाँ उपस्थित थी। जब इनसे बात होती तो ये बताती हैं कि जिस समय ये विषय सदन में आया, हमारा सीना गर्व से फूल गया था कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाही हम बने थे। लेकिन महोदय जी, वहीं अगर हम 17 अप्रैल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, महिला सांसदों को बहुत दुख हुआ होगा इस बात का कि ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह नहीं बन पाए हैं। महोदय जी, इतिहास में हम जब जाएं तो लगातार हम देखेंगे जिस तरीके से, चाहे मुगलों के आक्रमण की बात करें, चाहे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की बात करें, न सिर्फ महिलाओं का शारीरिक बल्कि मानसिक शोषण लगातार हुआ है। बल्कि नेतृत्व करने की बात है तो उनका नेतृत्व को हमेशा खंडित किया गया। एक उम्मीद थी महोदय जी, जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पुरुषों से कंधा मिला करके आंदोलन में भाग लिया। लगातार पुरुषों के साथ अनेक आंदोलनों के बाद जेल भी उनको ठूसा गया। लेकिन जब आज़ादी का सवेरा हुआ महोदय जी, कहीं ना कहीं उन पर यह विश्वास था कि अब भारत का नया संविधान बनेगा और संविधान बनने के बाद में उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। संविधान तो बना महोदय जी, लेकिन जहाँ तक ये अधिकार की बात है, सिर्फ 15 सीटों तक के 299 सदस्यों में महिलाओं को सिर्फ 15 सीटों में सिमट करके रहना पड़ा था। ये उस समय आज़ादी के बाद की जो सत्ता जिनकी थी, ये उनकी कथनी और करनी थी उस समय, जो लगातार ये बात करते कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महोदय जी, अब आज़ादी के दशकों से लेकर के लगभग हम 60 से 70 साल की बात करें, एक ही परिवार का राज रहा है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जिससे पूरा देश का बच्चा वाकिफ़ है वो कौन सा परिवार रहा है। और आज भी हो सकता है इसी परिवार की कहीं सत्ता या उनका जो विशेष अधिकार है उस परिवार की महिलाओं का कहीं वो ना छीन जाए, इसलिए शायद इसका विरोध करके हमारे विपक्ष अपनी वाही लूट रहे हैं। महोदय जी, वास्तविकता है कि देश की नारी जो खेतों में पसीना बहाती है, जो जंगलों में महुआ बीनती है, जो खादानों में काम करती है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, जैसे अनेक वनांचल क्षेत्रों में जो लगातार संघर्ष कर रही हैं और जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का जब विषय आया, जब मुख्य धारा में लाने का उनको विषय आया, तो कहीं ना कहीं जब संसद में सर्वोच्च पद पर बिठाने की जब बात आई तो लगातार फिर से चाहे कांग्रेस हो चाहे इनके जो गठबंधन हो, इन्होंने महिलाओं के हक को छीनने का काम किया है। महोदय जी, 1992 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ,
तब पंचायतों और नगरीय निकाय में, मुझे पता है कि इसके बाद फिर से मेरी बहनें खड़े होने वाले, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि राजीव गांधी जी ने उसकी शुरुआत की, आप बधाई के पात्र है उसके लिए। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं महोदय जी, उस समय वर्तमान में हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उस समय मुख्यमंत्री की जो भूमिका में थे, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना जहां पे 50% का आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया गया। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य बना है महोदय जी, इसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करूंगी। विशेष रूप से हमें कुछ विषय पे चर्चा हो रही थी, उसकी जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी महोदय जी। लेकिन जब हम 2014 की हम बात करते हैं, एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत जहाँ से हुई, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना नेतृत्व दिया, उस समय विमेन वेलफेयर की बात ना करके विमेन लेड डेवलपमेंट का सफ़र जो शुरू है महोदय जी 2014 से जिसकी शुरुआत हुई है, लगातार अनेक उदाहरण, मुझसे पहले भी आदरणीय लता उसेंडी जी ने अपने वक्तव्य में जिसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी कुछ विषयों को ज़रूर मैं दोहराना चाहूँगी, क्योंकि जो आरक्षण का विषय है महोदय जी, ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की एक दिन की सोच नहीं है। लगातार 2014 की हम शुरुआत की बात करें, चाहे शौचालय योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, मातृत्व वंदन योजना की बात करें, जिसमें 18,000 करोड़ से अधिक राशि जिसका वितरण किया गया, महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड की बात करें, 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों को संगठित करने की जी हम बात करें, लगभग 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाता, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की हम बात करें, अनेक सारे विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर जो 33% के आरक्षण की हम बात करते हैं, नींव का पत्थर वो साबित होता जो शायद विपक्ष को स्वीकार नहीं था। अनेक ऐसी हमारी आज बहनें, हमारी जो मुस्लिम बहनें, लगातार अभी शाहबानो केस की चर्चा हो रही थी, मुझे तो ये लग रहा था कि हमारी बहनों को जो विपक्ष में है, शाहबानो केस किसी को पता है, याद है भी कि नहीं है महोदय जी। लगातार जब 3 तलाक का विषय है, जो अमानवीय कुरूप प्रथा जो लगातार हमारी बहनों को झेलना पड़ता था, जब उसके लिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, तो उसको बदलने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए संसद में इसे कानून बनाकर पलटा दिया गया। वहाँ भी इसे बिल बना करके 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज महिलाएं महोदय जी सब घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, एक सेना की कमान संभाल रही हैं, चंद्रयान में शिव शक्ति का की पॉइंट बन करके वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रही हैं। चाहे बहुत सारे विषय, महिला उदाहरण के मैं आपको बता सकती हूँ, जो लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से महिलाओं में सशक्तिकरण की जो बात आई है महोदय जी, वर्तमान में लोकसभा अगर 2024 की हम तस्वीरें देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि भाजपा ने, अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे उसकी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग 8 हैं, हम लोग 11 हैं, नंबर हो सकता है वोट में कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ महिलाएं जीते कुछ ना जीते, विषय उसका नहीं है। लेकिन विषय ये है कि जब लोकसभा की बात है, 69 महिलाओं को लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसमें से 31 महिलाएं जीत करके आज भी लोकसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेकिन महोदय जी, इस बात से दुख भी होता है कि सिर्फ 14% का हिस्सा आज महिलाओं को लोकसभा में मिला है, और अगर 14% से 33% तक अगर किसी की इच्छा शक्ति से, किसी के साथ और सहयोग से अगर हमारे मोदी जी लाना चाह रहे हैं तो आपत्ति किसे है? इसका तो पूरा समर्थन करना चाहिए। कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ भाजपा की महिलाएं आएंगी, कांग्रेस की महिलाएं नहीं आएंगी। 33% का आरक्षण तो हर उस महिला के लिए जो राजनीति में अपना भविष्य देखती है, जो देश के लिए अपनी सेवा देना चाहती है। महोदय जी, लगातार 1996 से लंबे 33% आरक्षण दशकों तक आखिरकार धरातल पर जब साकार होता नहीं दिखा, वो भी कारण ये था कि सिर्फ इंडी गठबंधन जो महिलाओं को उस मंच तक के पहुंचने ही नहीं देना चाहता था। महोदय जी, लगातार ये विषय पहली बार नहीं है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, बहुत सारे विषय अभी जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने जो यह पाप किया है, जो 33% आरक्षण का सहयोग नहीं किया है, विपक्ष ने यह पाप कोई पहली बार नहीं किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1996 में, 1998 में और 2010 में, अभी हमारी आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि आपके 2010 में विपक्ष में कौन थे? सुनिए, हमारे बताइए, आप विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि हम उसका विरोध करते हैं। उसको 2010 में जब ये पास हुआ तो लागू क्यों नहीं किया गया? गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? अरे भाई 2010 में विपक्ष ने एक भी कोई आपत्ति नहीं है। झूठ बोल रहे हो, कम से कम
आरोप लगा रहे थे मोदी जी पर। इसको सुनिए आप लोग, सुनने की मत रखिए, सुनने की मत रखिए आप लोग। आप लोग की बारी आएगी तो आप लोग बोलिएगा, सुनिए। आप दोनों को बैठिए, आप लोग प्रयास करिए। रोकने का काम नहीं किया आप लोगों ने, इसे लागू ना कर। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ, ये तो आपको बताना होगा सभापति महोदय कि उस समय सरकार गठबंधन धर्म के दबाव में नहीं कर पाया। होने के बाद आप लोग पास सभापति महोदय बताना होगा। 2010 की राजनीति कर रहे हैं तो गठबंधन के दबाव में क्या लागू नहीं किया, बता दें। आप एक मिनट, अब बैठिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? अकल तरह माननीय भावना जी, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ। नहीं, मेरी भावना से नहीं, मेरे विषयों से सहमत हुई। भावनाओं से सहमत होगी कुछ नहीं। भावना जी, पर आप लोग भावनाओं से सहमत होते तो आरक्षण पास हो चुका रहता अभी तक। भावना जी, भावनाओं से सहमत रहते आरक्षण पास हो चुका रहता। तर्कों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, भावनाओं पे बात मत कीजिए। भावनाओं रहेगी तो आरक्षण की भावना बोरा जी, बात में ही सहमत है। 2034 क्यों? आप सबके बोलने के बाद भावना जी, सभापति महोदय, भावना जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप उधर देख रही हैं, माननीय आप कृपा करके इधर देखिए ना, और 2 मिनट के लिए रुकिए। सभापति महोदय, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यही बात है कि मेरे टोकरी में 543 आम थे। सभापति जी, सभापति महोदय, ये 70 विपक्ष वाले भावना की भावना ही नहीं समझ रहे हैं। 1 मिनट आप सुन लीजिए, थोड़ा रुकिए। माननीय सभापति महोदय, ये ऐसी बात है कि मेरे टोकरी में 543 आम हैं, उसमें से मैं 33% महिलाओं को देना चाहता हूं, पर मैं तब दूंगा जब वो 850 हो जाएंगे। ये कौन सा न्याय है भाई? 543 में आप 33% दीजिए ना, आपने अपनी बात कह दी। क्यों देना अब आप भावना जी अपना भाषण दीजिए। सबको एक संग मत बोलिए ना, एक आध कोई बोले तो मैं मौका दूं। 5 लोग बोलेंगे तो क्या मैं समझूंगा, क्या वो समझेंगी, और क्या रिकॉर्ड होगा? आदरणीय सभापति महोदय जी, मैंने बात की 1996 की, मैंने बात की 1998 की, मैंने बात की 2010 की, 2010 की। मैंने तीनों साल हैं मैंने उसकी बात की। लेकिन ज़रा ये बता दें, विपक्ष इसके पहले भी लगातार, आदरणीय हमारी अनिले बढ़िया दीदी जी हैं बोल रही थी कि आप लोगों ने विरोध किया। आदरणीय सदस्य ने भी उस बात को बोला कि कहाँ उल्लेख है, आप सदन की कार्यवाही निकाल लीजिए। कहाँ 2010 के रिकॉर्ड में ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया? रिकॉर्ड निकलवा करके अब दिखा दीजिए। अभी भी हम बोल रहे हैं, उनकी बात को मैं रिपीट करती हूँ, आप रिकॉर्ड निकलवा करके दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब आरक्षण का विरोध किया। नहीं तो आप लोग 2023 वाला का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, तो क्यों लागू नहीं किए आप लोग? उस पे भी मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिसमें माननीय सभापति महोदय, किसी की चर्चा के लिए तो माननीय सभापति महोदय, 23 वाला पूरा रिकॉर्ड 2023 का तो लागू है भाई। क्या क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, लागू नहीं किए बोलते हैं, 2023 का तो लागू है, उसमें क्या इशू है? 23 का लागू हो चुका है ऑलरेडी। ये है जमीन में लाना चाह रहे हैं, डिलिमिटेशन के साथ लागू किया जाए, ये मसला। आपको यही नहीं मालूम है कि हमारे महिला लोग प्रतिनिधि छोड़ करके आए और सदन में बात करें, इसलिए इस विधेयक को जो है संशोधन माननीय सभापति महोदय, जल्दी से जल्दी 2023 पारित है, लागू है, आप इतना नहीं मालूम है अगर आपको, तो फिर क्या बात होगी आज? दूसरा विषय यह है, मंत्री जी, डिलिमिटेशन के साथ अभी 29 से लागू करना है, यह विषय लेकर के सदन में आया गया। मंत्री जी, 1 मिनट, महिला, अरे भाई हर बात। माननीय सभापति महोदय जी, 19 सितंबर 2023 को जब पहली बार महिला बिल आरक्षण इंट्रोड्यूस हुआ, 20 तारीख को इस पर बहस हुई और 20 तारीख को ये बिल पारित हुआ, 21 तारीख को राज्यसभा में पारित हुआ और फिर 29 तारीख को 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी का उस पर साइन हुआ। जब वोटिंग के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर सदन को बता रहे थे, देशवासियों को बता रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर पहले परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही आरक्षण होगा। तो ये बात कांग्रेस के बहनों के द्वारा बार बार आती है कि 2023 में जो जब ये कानून बना उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, हम 4 विधायक उस समय के गवाह है, मैं गोमती साय जी, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी और सुनील सोनी जी, हम 4 लोगों ने वोटिंग भी किया है और हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो देश में पहली बार, देश के उस सदन में पहली बार महिला आरक्षण बिल
चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदनों में पारित हुआ, कानून बनकर तैयार है। और अभी जो 16, 17, 18 ये 3 दिवस में जो बिल लाया गया, इसमें विपक्ष के लोगों ने उस बिल को गिराया है। इस पर अभी चर्चा चालू है। इसलिए पहली बात वो विधायक आपको मैं मौका देता हूँ, आप बोल लीजिए। उन्हें बोलने का सभापति महोदय जी, मेरे समय में कटौती न की जाए। हाँ आप बोलिए, एक रुको ना। आदरणीय सभापति जी, बार बार ये बात आ रही है कि परिसीमन का बात कहा गया था, आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा ये बात आई थी, ये बात सत्य है। लेकिन परिसीमन कब होता है? तत्कालिक स्थितियों के अनुसार होता है। आज 2026 के अनुसार आप परिसीमन होते, ना कि 2011 के अनुसार, जिसके लिए हमारे कांग्रेस के दल जनगणना 2011 में स्थितियों के अनुसार करेंगे। जनगणना 2011 में हुई थी। जो बोल रही है मैं उनकी बात की बात रुकिए तो परिसीमन की बात है, उसमें विपक्ष ने कभी उनको सुन तो लीजिए, कृपा करके सुनिए। तो आपका नाम है, इन सारी बातों को आप अपने भाषा में बोल लीजिए। महोदय जी, नाम नहीं है, बोल लीजिए। सभापति महोदय जी खुद कानून का ज्ञाता है। देश संविधान से चलता है और देश संविधान के अनुसार चलेगा, किसी एक व्यक्ति के कहने पे नहीं चलेगा। और वो संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का जो बिल अभी लाया था, ये संविधान से देश चलेगा, न कि किसी व्यक्ति के कहने पे चलेगा। आप हर्षिता जी बैठिए, आपका अभी नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, आप बोल लीजिए। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, वो संविधान इतना छोटा सा नहीं है। लाल वाला जो है ना, ऐसे छोटा वाला संविधान नहीं है। संविधान पूरे संविधान से चलता है देश भाई। ठीक है, तो हमारा कूलर पढ़े हैं। अरे आप बार बार मैंने इसलिए आपसे अनुरोध किया था कि मुझे आप आधा मिनट ही बोलने का समय दे दें, क्योंकि बार बार माननीय सदस्यों द्वारा ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। मैं ये रिकॉर्ड आपको करेक्ट कर देता हूँ। महिला आरक्षण, जैसे आपके मंत्री जी ने कहा, उसको ध्यान से सुन लीजिए। 2023 का महिला आरक्षण सर्वसहमति से पास हुआ है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिरा है वो डिलिमिटेशन पे गिरा है, और महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। आदरणीय, इसलिए मैंने कहा हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सदन में जो हुआ है, माननीय सभापति महोदय, 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उस बिल के आधार पर यह संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि 33% आरक्षण 2029 से मिलने लगे, इसलिए वो संशोधन आया था। इसलिए संशोधन आया था, जिसका यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसलिए लाया गया क्योंकि उसके पहले आपने जो लाया था उसको बदलना चाहते थे। क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, इसका जवाब दीजिए अगर आप इस बात का जवाब दें। आप बैठिए, उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं मौका दे दूंगा बोलना होगा तो। मान लीजिए आपको भी जोश आता है, आपको भी जोश आता है क्या? अब इतना गलत बोलेंगे आदरणीय तो जोश तो आएगा ही। माननीय सभापति महोदय, जो प्रावधान थे, प्रावधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप, वो 33% आरक्षण 2023 के विधेयक के आधार पर, संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, अभी जो सेंसस हो रहा है उसके बाद लागू होता, क्योंकि जनगणना की कार्यवाही अभी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी 2029 से ही ये 33% आरक्षण देना चाह रहे हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। महिला की शक्ति का ये विरोध करने वालों को अंदाज नहीं है। आज यहाँ खड़े होकर ये विरोध कर रहे हैं। ये महिलाएं देख रही है कि उनके महिलाएं वहाँ पर आप लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद सफाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, आप लोग चाह नहीं रहे कि लागू हो। आप लोग लागू होने देना नहीं चाह रहे। लोग यही चाहते हैं कि परिवारवाद आ गया है, लोग नहीं चाहते महिला आ गया है। महिला आ गया है, लोग चाहते ही नहीं है। आप लोग भी बैठिए। परिवार में एक ही महिला है। सभापति महोदय, हम लोग चाहते हैं जरूर। आप लोग, माननीय सभापति महोदय, ये जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर 70 साल 75 साल ये देश में इनकी राजनीति चली है।
पर ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जो आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार से काम कर रही है। महिलाओं के एहसास नहीं है। आंखों में धूल झोंकने वाला भारत है। बैठिए भाई। सर, डॉक्टर साहब, ये जनसभा नहीं है। भावना जी थोड़ा रुकिए। ये जनसभा नहीं है, सदन है। तो मैं कह रहा हूँ ये जनसभा नहीं है जी। कहीं सरेआम भाषण नहीं हो रहा है। तो उसी भाषा में लोग बात करें जो हमारे विरोधी सदस्य हैं, विपक्ष के हैं या सत्ता दल के हैं। सभी से आग्रह कर रहा हूँ, आप ऐसा भाषण दे रहे हैं जैसे जनसभा में खड़े। अपनी बात को, भाषण को दीजिए और जो भी वक्ता है आसंदी की तरफ देख के दीजिए। आप लोग डायरेक्ट एक दूसरे को रिप्लाई करने लगते हैं तो वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है। और आपको जो भी बोलना है, सबका नाम है, लगभग जो प्रमुख लोग हैं आप लोग सबका नाम है, और जिनका नाम है वही लोग सबसे ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। तो कृपया करके आसंदी को सहयोग करिए। और भावना जी, अब आप अपना भाषण दीजिए और कोशिश करिए कि समाप्त करें। जी धन्यवाद सभापति महोदय जी। बोलिए, आप बोलिए। लगभग 15 मिनट आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आप बोलिए। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, लगातार इस विषय पे सिर्फ सदन में नहीं, सदन के बाहर भी काम चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और अभी काफ़ी सारे सदस्यों ने विषय पे बातें भी रखी हैं। लगातार एक बात जो आ रही थी महोदय जी कि 543 वर्तमान में जो सीटें हैं, इसी पे आरक्षण क्यों नहीं किया गया। महोदय जी, बहुत स्पष्ट है कि जब 33% आरक्षण को बिना जनगणना और बिना विधिवत परिसीमन के लागू करना असंवैधानिक और अव्यवहारिक कदम है, इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी जनगणना हो पाए। लगातार बात ये आ रही थी कि जनगणना में ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है। तो महोदय जी, अभी तो सिर्फ घरों की गिनती हो रही है, घरों का तो कोई जाति नहीं होता ना। पहले घरों की गिनती होगी, उसके बाद कौन सी जात का है, किसको वो करता है, उसके बाद वो सेकंड चरण में आएगा। पहले चरण में ही घर से तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई तुम किस जात के हो, घर पहले तुम बता दो, दरवाजे खिड़की जो लगे हुए हैं। महोदय जी, इसके अलावा जो विषय आता है कि 543 सीटों पर ही क्यों नहीं होता। आज दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य किया है, कहीं ना कहीं अगर आज ये लागू होता है 543 सीटों पे, तो उन राज्यों को भी बहुत बड़ा एक नुकसान बिल्कुल हो सकता है महोदय जी। और इस विषय पे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी दिखेगा, बोलिएगा आप लोग, चिंता नहीं है। अध्यक्ष जी भी अब तो आ चुके हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं सामने, आप सब अभिनंदन है आपका। उसके अलावा महोदय जी, लगातार जिस तरीके से जब 17 अप्रैल का वो समय, जो पूरी देश की महिलाओं का, बच्चियों का जब टीवी पे नज़र थी, जो राजनीति में अपना भविष्य और सेवा करने के लिए जो आगे आना चाहती थी, जिस तरीके से बिल गिरने के बाद में आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी और उनकी कुछ सदस्य फिर से इनको आपत्ति होगी, जिस तरीके से लगातार मेज थपथपा रहे थे महोदय जी, हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं में जो आक्रोश था, वो आने वाले समय में जब वो थोड़े बहुत कहीं बच भी गए हैं, तो आने वाले समय में महिलाओं का जो प्रकोप है वो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी आप सब कृपया करके तैयार रहें। जहां तक संशोधन की बात आ रही है विधेयक में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात लोकसभा के उस सदन में कही थी कि मैं देश का गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को देश के गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या बात की जा सकती। लगातार आपके माध्यम से बात है कि आपके प्रधानमंत्री, मैं फिर बोलना चाहूँगी, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नहीं होते, वो पूरे देश के हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की आम जनता के भी प्रधानमंत्री, जो लगातार उनके हितों की रक्षा भी कर रहे हैं। महोदय जी, बहुत स्पष्टता के साथ हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से ये बात कही गई कि आप 1 घंटे का समय दीजिए, जिन विषयों पे आपको आपत्ति है उन विषयों पे आपको पूरी पेपर के साथ, पूरे संविधान पे चर्चा होने के साथ सारे विषयों को क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि विषय क्लियर किए जाएंगे, वहाँ जो सबसे विरोध कर रहे थे विशेष करके केसी वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी, जैसे ही पता चला सदन से भाग निकले। तो अगर बातों को एक तरफा सुन करके कहने बस से नहीं होता है, दोनों तरफ की बातें, विशेष तौर पर अगर संविधान के तहत कोई बात हुई तो सुनने के लिए उसे हिम्मत भी रखनी होती, जो कि शायद कांग्रेस में या उनके सहयोगी दलों में नहीं है। महोदय जी, मुझे कभी कभी हमें यह भी एहसास होता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के महिलाओं में जो उत्साह था, राजनीतिक महिलाओं में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान महिलाएं हैं उनको ये डर सताने लगा कि भाई कहीं एक मजदूर की बेटी, कहीं एक किसान की बेटी
अगर हमारे संसद में सीट में बगल में आके बैठ गई है तो हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं वो खराब ना हो जाए। हो सकता है कि बहुत बड़ा विरोध का कारण ये भी रहा हो, क्योंकि एसी में बैठ करके बात करना महोदय जी बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ में गरीब घर की महिलाओं को बिठा करके लेकर के आना, मुझे लगता है शायद अभी तक की किसी पार्टी को ये चीज़ें हजम नहीं होती हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें महोदय जी, आज भी रवांडा जैसे देश जो 60% से अधिक, स्वीडन और नॉर्वे जैसे 40 से 45%, फिनलैंड में 45% आज भी महिला सांसद हैं। प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्हें हमसे ज़्यादा मिला है। 185 देशों में अगर वैश्विक सूची आप देखें तो आज भी हमारा भारत 140वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के महिला प्रतिनिधित्व करने से भी पीछे है। महोदय जी, लगातार अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें 2014 से अभी तक लगातार नारियों के उत्थान में, महिला सशक्तिकरण में सिर्फ भाषण नहीं दिए गए बल्कि ऐसे बहुत सारे कानून बना करके महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया है। चाहे हम ऐसे विषय जो कभी ये सोचते थे कि शायद हमारे देखते में, हमारी पीढ़ी में कभी हल नहीं हो पाएगा, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे रामलला के भव्य मंदिर की बात करें, और तो छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में अगर बस्तर के घने जंगल से नक्सलवाद आज अंतिम सांसें भी उसकी थम चुकी है, उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज छत्तीसगढ़ से भी जो नक्सलवाद है पूरी तरीके से वो समाप्त हो चुका है। महोदय जी, लगातार विपक्ष ने खुद आने वाले समय में 2029 के चुनाव में, मुझे लगता है अगर ज़रूर इसी ये बोलेंगे ये संसदीय भाषा नहीं है, ये हो सकता है बोले खुद ही इन्होंने अपनी कब्र खोदी 2029 के चुनाव में, क्योंकि हर महिला जिसका राजनीति में आने की इच्छा थी, मैं फिर कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं उन महिलाओं को इस परिसर के अंदर आने से अगर किसी ने रोका है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इनकी इंडी गठबंधन है। महोदय जी, लगातार कभी अलग बहाने से, कभी इसी अलग बहाने से यहाँ बहुत सारे विषयों की चर्चा हमारे विपक्षी साथियों ने की। हमारी बहुत ही सम्मानित सदस्य आदरणीय लता उसेंडी जी जब इन विषयों पे अपनी बात रख रही थी, मुझे बड़ा देख करके हम सब महिलाओं को बड़ा दुख हुआ। हम ये सोच रहे थे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शायद तय सब यही दिमाग में करके आए थे कि आज कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। आज हम महिलाएं जो जीत करके यहाँ पे आई हैं, जो महिलाएं आज हमें टीवी पर या सामने बैठ कर जो देख रही, कहीं ना कहीं आज पक्ष विपक्ष न बन करके इन महिलाओं की आवाज़ इस सदन में आज लाएंगे। बहुत दुख होता है महोदय जी, जब पहली हमारी सदस्या उठी, एक बार अगर उठने पे तर्क वितर्क अपनी जगह, एक बार उठने पे अगर उनके मेज थपथपा देते तो शायद हमें भी लगता कि हाँ भले यहाँ पर वैचारिक मतभेद है लेकिन मन भेद हमारे बीच नहीं है, जो कि संभव नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से ही आवाज आई कि हम संविदा से आए हुए हैं, जबकि जनता ने हमें भी चुन के यहीं भेजा है। देखिए, आपके जो हमारे भाई साथी हैं सदस्य, उन्होंने भी बहुत आरोप प्रत्यारोप किए, वो बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे सदन की कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, उसमें दुख उस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे जो सदस्य उठी थी, आप लोगों ने ये बात कहा कि भाई आपको यहाँ होना चाहिए था, आपको वहाँ होना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी, महिलाओं के लिए संवेदनशीलता क्या सिर्फ महिलाओं के अंदर होती है क्या? आज हमारे भाई वो जो पुरुष साथी सदन में बैठे हैं, क्या उनमें महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता नहीं हो सकती? क्या पुरुष है तो क्या उनके अंदर करुणा नहीं हो सकती? आप उसका जीवंत उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूँ, चाहे आज मैं 1000 रुपये महतारी वंदन योजना की बात करूँ, पुरुष होने के बाद भी, पुरुष मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं के अधिकार को आज लगातार 2.5 साल सरकार बनोगे, कोई ऐसा महीना नहीं था जो हमारी बहनों को 1000 रुपया नहीं मिला। ये उनकी संवेदनशीलता है, जो एक पुरुष प्रधान समाज में होकर भी महिलाओं की भागीदारी समाज में जो रहनी चाहिए उसको वो समझते हैं। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत, हमारी सभी बहनों के साइड से, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साइड से बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतनी करुणा, इतनी संवेदनशीलता उन्होंने महिलाओं को लेकर के दिखाई। आदरणीय महोदय जी, मैं बस कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें खत्म करूंगी, जो कि आक्रोश सभी महिलाओं में बहुत है और ये सिर्फ इस सदन के अंदर नहीं बल्कि आम चर्चा का भी विषय है। पंच से लेकर के, जनपद से लेकर के, जिला से लेकर के आम जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पे विधानसभा के इस पवित्र सदन में, लोकसभा के इस पवित्र सदन में हमें भी पैर रखने का मौका मिलेगा, हम भी अपनी क्षेत्र की आवाज़ बन पाएंगे। लेकिन फिर से मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन, उनके माध्यम से उनकी आवाज़ को, उनके कदमों को इस विधानसभा तक पहुंचने के लिए रोका गया है। बस मैं यही कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें समाप्त करूंगी। महोदय जी, मैं नारी हूँ, संसद के लोगों, मेरा शोभ पुराना है, मेरी पीड़ा को भारत भूमि ने देखा और जाना पहचाना है। मैं वर्षों जंजीरों में जकड़ी जैसे कोई पाषाण हुई, आक्रांताओं की बर्बरता से क्षण क्षण लहू लुहान हुई। मैं व्रती हूँ, मैं सती हूँ, मेरी अस्मिता को क्षति हुई। मैंने भी अपना रक्त दिया जब राष्ट्र को गति मिली। स्वाधीन हुई भारत भूमि पर मुझे दहलीजों पर रोका है, यह नारी के अधिकारों पर फिर उस संविधान से धोखा है।
दशकों संसद की सीढ़ी से वापस हमको लौटाया क्यों? कल मिलेगा अधिकार तुम्हें, यह कर हमें भरमाया क्यों? आरक्षण मुमकिन है अभी, फिल कर पर टाला क्यों? जब कांटा निकालना संभव था तो जख्म पाला बिठाया क्यों? सुन लो विपक्ष के हमारे साथियों, जो छल कपट आप लाए हो, जिस मातृशक्ति को छला है आपने, उसी से आज फिर ठकराए हो। ना द्रौपदी बनकर कृष्ण की राह तकूंगी, अब ना मैं मौन रहूंगी, दुर्गा बनकर हुंकारूंगी, चंडी बनकर दोहूंगी। देख रही भारत की नारी, देख रहा सारा संसार, संघर्ष करेंगे अभी हम, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज महिलाओं की गरिमा, सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए एक शासकीय संकल्प लाया गया है, जिस हेतु एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। चूँकि आज की संपूर्ण कार्यवाही महिलाओं के सम्मान को समर्पित है, इसलिए केवल आज के लिए मैं नियम 9(1) को शिथिल करते हुए सुश्री लता उसेंडी एवं श्रीमती अनिला भेड़िया को सभापति तालिका में नाम निर्देशित करता हूं। इससे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए, मैं समझता हूं सदन इससे सहमत होगा। श्रीमती संगीता सिन्हा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस सदन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सभापति अध्यक्ष महोदय जी, कि आज सभी महिलाओं को आपने बोलने का मौका दिया, और अभी लता दीदी को बहुत बहुत बधाई, सभी सभापति हमारी महिलाओं को। आदरणीय अनिला जी भी सभापति तालिका, उनको अनिला दीदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन का जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लाया है, इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, हमने मना कब किया? मतलब मोदी जी, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी जी इतने दानी इंसान हैं, दानी हैं, कि जब देश की आधी जनसंख्या महिला है तो 33% क्यों 50% दे दे? आप सहमत नहीं है? बस आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 33% के लिए अरे लेकिन दीदी, ऊपर वाले को समझाओ ना, जो विरोध करके गए 50 की मांग कर लेते वहाँ भैया, 50 की मांग कर लेते ना, मत कहो नहीं थे। मैं तो आपके साथ हूँ पूरा 100%, बस संविदा का विरोधी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, दोनों तरफ से मैं सब तरह पर संविदा का विरोधी। जिसकी काबिलियत है वो हाउस में आना चाहिए, संविदा पे नहीं आना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब हमारे देश में सभी राज्यों में चुनाव चल रहा था, सभी राज्य में चुनाव की प्रक्रिया जारी थी, और अचानक से मोदी जी के दिमाग में क्या आया क्या नहीं हमको नहीं पता। अध्यक्ष महोदय जी अचानक से घोषणा करते हैं कि 33% आरक्षण लाया जाएगा, और इसके लिए लागू करने के लिए तुरंत सांसद बुलाया गया, लोकसभा राज्यसभा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उनके बिल में था जो महिला आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारत के संसदीय इतिहास में सभा अध्यक्ष महोदय जी 19 सितंबर 2023 को संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पहला था 3 चीज लाए, जिसमें संविधान विधेयक 2026 जो महिला आरक्षण पे था अध्यक्ष महोदय जी, दूसरा था परिसीमन विधेयक 2026, और तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन अधिनियम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब सब चीज हो चुका था कि 2029 में लागू होगा, फिर क्यों अचानक से अभी अचानक से बुला के बोलने की लागू किया जाए? हमें कोई परेशानी नहीं अध्यक्ष महोदय जी। हमारे जितने भी नेता थे कांग्रेस के, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने क्लियर कहा और स्पष्ट था कि 2023 में जब हो चुका है पारित, तो आप लागू तुरंत कीजिए। और मैं सभी महिलाओं को, हमारी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ, और मुझे गर्व हो रहा है हम महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं,
आज हमारे स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री की देन कि पंचायती राज में हमारी महिलाएं 50% हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमने विरोध कब किया? हमने तो विरोध किया ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये विरोध नहीं किया अध्यक्ष महोदय जी कि आपको महिलाओं को 33% लागू नहीं करें। हमारा बस ये कहना अध्यक्ष महोदय जी, जिस परिस्थिति में आपने एक विधेयक की बात की है उसमें लाइए। आपने तो उसके आड़ में ही अपना काम निकालना शुरू कर दिया। परिसीमन ला दिए अध्यक्ष महोदय जी। परिसीमन वो भी बोलते हैं कि 2011 की जनगणना। क्यों? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अब जनगणना शुरुआत हो चुका है। कुछ महीने कुछ साल रुक जाते और आपका जनगणना हो जाता, उसके बाद आप जारी कर लेते अध्यक्ष महोदय जी। क्यों आपने तुरंत अचानक से ये सब इमरजेंसी लागू किया? अध्यक्ष महोदय जी, कहीं ना कहीं मोदी जी का इसमें चाल है। उनको पता है, चुनाव चल रहा है, पूरे राज्य में चुनाव चल रहा है और महिलाएं उनके टारगेट में हैं। वो सोचती है महिलाओं को हम किसी तरह बहला फुसला के हम वोट ले लेंगे। आपका गलत मंशा है ये। मोदी जी, महिलाएं सशक्त हैं, महिलाएं समझदार हैं। आप ऐसे बहकाने का प्रयास ना कीजिए। आप सबसे पहले जनगणना करवाइए। जनगणना बहुत आवश्यक है अध्यक्ष महोदय जी। 2011 की जनगणना को ला रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी कहाँ जाएंगे? ओबीसी का तो कॉलम नहीं है। आप बोलते हैं कि जब जनगणना 2011 का चलेगा। क्यों? क्या सक्षम नहीं है मोदी जी? क्या सक्षम नहीं है जनगणना करवाने के लिए? जनगणना होने के बाद अध्यक्ष महोदय जी लागू कीजिए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जी, इस जो 33% आरक्षण का सामने रख के वो परिसीमन को पास करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था। संगीता, ये उनको चुनाव हारने का डर था, शासन सत्ता फिसलने का डर था। अध्यक्ष महोदय जी बोल रही, एक मिनट, इतना ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीता जी, एक संशोधन आपकी पार्टी भी ला सकती थी कि जनगणना के बाद में आरक्षण लागू किया जाए। क्या तकलीफ थी? हाउस में किसने मना किया? ये काहे नहीं? वही बोल रहे हैं। अगर आप उस समय हाउस के अंदर संशोधन दे देते और बोलते कि 2029 के बाद में जनगणना के बाद में इसको लागू किया जाए, हम पारित करते। उस समय आप तो पलायन करके चले गए, चर्चा में भाग नहीं लिया। जब आप चर्चा में भाग नहीं लिया, जब चर्चा में भाग नहीं लिया, कुछ नहीं किया और आज सब कुछ चल रही है। क्या मतलब है ये बातों का? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कल संसद लगना है। आउटसोर्सिंग में बात कर रहे हैं, संविदा की ओर बात कर रहे हैं आप। जब सब तैयारी हो चुका है आपका, आप तो ये चाहते थे चुनाव में कैसे लाभ मैं जो बोल रहा हूँ उतना बोल दो ना आप। आपस में बात ना करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दे के बात करिए। आप आपस में इस प्रकार बात करना उचित नहीं है। चलिए, आप कंटिन्यू करिए। अध्यक्ष महोदय जी, जनगणना होगा तो एसटी, एससी सब कॉलम क्लियर होगा। ओबीसी को भी उनका अधिकार मिलेगा। जिनकी जितनी हिस्सा उतनी भागीदारी उनको मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, ये उनका अधिकार है। ओबीसी कहाँ जाएंगे? ओबीसी अभी 27% के लिए इतने दिनों तक लड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मोदी जी क्यों नहीं सुनते इस बात को कि जनगणना बहुत आवश्यक है? परिसीमन के लिए अगर जनगणना नहीं होगा तो परिसीमन कहाँ से होगा? आपको पता है, आप जितने हिंदी भाषी देश है उसमें राज्य है, उनको आप अपने पक्ष में रखना चाह रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ है, इस टाइप के जो राज्य को आप टारगेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मोदी जी अगर चाहें तो तुरंत के तुरंत तत्काल जारी कर दे, और मैं तो बोलती हूँ आज ही जारी कर दे। ये इतिहास बन जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 543 सीट है उस पे क्यों नहीं देना चाहती 33% आरक्षण? क्यों मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब 850 सीट होगा उसके बाद मैं 33% दूंगा? क्यों अध्यक्ष महोदय जी? क्या आप पुरुषों का सीट को महिलाओं को नहीं देना चाहते? आपको पता है कि अगर आप 543 सीट में 33% महिलाओं को देते हैं तो आपके जो खास लोगों हैं उनका टिकट कट जाएगा। ये सच्चाई है अध्यक्ष महोदय जी, और यही कारण है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि 850 सीट पहले करेंगे, उसके बाद 33% आरक्षण देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महिलाओं के साथ इतना अपमानजनक बात मत करिए। मोदी जी, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए आप आगे बढ़िए, क्यों पीछे हो रहे हैं?
मोदी जी को मैं अभी भी निवेदन करती हूँ, जिस तरह के अचानक बोलेंगे तो आपातकालीन ही बोल सकते हैं उसको, बुलाए हैं वैसे ही अभी बुलाइए और 543 सीट में 33% आरक्षण दीजिए हम महिलाओं को। तैयार है ना? और मैं भी चाहती हूँ हमारे भाई लोग जितने बैठे हुए हैं वो सभी इसमें सहर्ष स्वीकार कीजिए और आज के आज यहाँ लागू करवाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बड़ी बातें कर रहे थे। अभी लता दीदी भी अपनी बात बोली, अभी बहुत सारी हमारी दीदी लोग, भावना दीदी भी बात की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आरक्षण 33% की बात कर रहे हैं, 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी ने 50% आरक्षण हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को और हमारी नगर पालिका के क्षेत्र की महिलाओं को दिया। संगीता जी, कब किए 50% आरक्षण पंचायत में? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको जानकारी होना चाहिए, आप हमारी बहन है, हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है कि हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं को सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे 50%, संगीता जी, मैं बताना चाहूंगी, 50% आरक्षण हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय दिए हैं 2008 में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 33% पहले अटके हुए थे। जो देश की पहली राष्ट्रपति है वो हमारे कांग्रेस पार्टी की है। ताली बजाइए आप, आपको खुश होना चाहिए कि हमारे पार्टी से है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पहली प्रधानमंत्री है वो हमारे पार्टी से है, पहली मुख्यमंत्री है वो हमारे पार्टी से हुई है, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला न्यायाधीश हमारी पार्टी से है। आपको इस चीज में न्यायाधीश भी, जब देश ही कांग्रेस युक्त था तो इन्हीं के रहे थे, अब कांग्रेस मुक्त है तो व्यवहारिक व्यवस्था बदल गई है। आप भी महिला को सामने कीजिए ना, आप क्यों पीछे कर देते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी कहां से आई है? वंचित समाज से आकर देश की यशस्वी राष्ट्रपति बनी, किस विचारधारा से? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पहली महिला को अधिकार देने की बात कर रही हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर महोदय आग्रह है कि इनको उपनेता, कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया जाए। नेताजी आपसे आग्रह है, आज 33% आरक्षण आप अपने यहाँ लोगों को उपनेता कांग्रेस दल का कोई बहन को बना दो, करो आज घोषणा। आज मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 33% आरक्षण होना चाहिए। आप महिला मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने तो भेदभाव किया है। एक महिला दीदी को आप लोग मुख्यमंत्री बना दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो 35 में 11, उधर 54 में 8 है, 33% किधर वो देख लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमको तो दर्द होता है, बहुत दुख होता है, हम दीदियों के साथ हैं। हमारी दीदी रेणुका दीदी बैठी है, उनके साथ अन्याय हुआ है, हम महिलाएं हम लड़ेंगे उनके लिए। हमारी लता दीदी के साथ अन्याय हुआ है, हम उनके लिए लड़ेंगे, हम आपके साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहन से कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी परवाह न करें, देश की आधी आबादी की परवाह करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये आज का पेपर है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये आज का पेपर है। जब भी मैं पेपर उठाती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, इसमें आज का पेपर आप सब देखे भी होंगे, शादी समारोह से लौट रही 2 छात्राओं का अपहरण कर गैंगरेप और FIR दर्ज में देरी। शर्म आना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय जी, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये तो आज का पेपर बता रही हूँ, रोज के पेपर में फ्रंट पेज में आप देखिए, कहीं से एक बच्ची लापता है, कहीं एक बेटी का रेप हुआ है, कोई ट्यूशन जा रही है, आप भिलाई का देख लीजिए, ट्यूशन जा रही थी अध्यक्ष महोदय जी, उस बच्ची के साथ शोषण होता है। मेरे यहाँ बालोद विधानसभा में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। अध्यक्ष महोदय जी, खुलेआम रायपुर सदर बस स्टैंड में 75 साल की महिला, बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं अगर इसमें बोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें। अध्यक्ष महोदय जी, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आप महिला को सुरक्षित करने का काम कीजिए। क्यों 33% की बात कर रहे हैं और क्यों महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं? आज बच्चियां अकेले नहीं जा सकती है। अगर बच्चियां पढ़ने गई है अध्यक्ष महोदय जी, जब स्कूल जाती है, स्कूल से वापसी में उसको डर लगता है, माता बहन पिताजी को।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 9 कन्या के लिए खाना खाने निकलती एक बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और अभी वर्तमान में दुर्ग में बोरे में भर के बांध के रख दिया गया था। कहाँ है सरकार यहाँ पे? क्यों संज्ञान में नहीं लेती है? क्यों बड़ी बड़ी बात करती है और इस क्षेत्र में क्यों ध्यान नहीं देती कि कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां, कितनी बच्चे असुरक्षित हैं? कहाँ गया सरकार? आरक्षण की बात तो दूर, आप पहले बच्चियों को सुरक्षित तो कीजिए। यहाँ पे सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, आज बच्चियों को छोड़ के आई है घर में, लेकिन चिंतित होगी वो घर में पहुंच पाएगी कि नहीं। आज शादी में जाना भी उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्य शाहबानो प्रकरण पर भी कुछ बोल दें, ध्यान दृष्टांत प्रस्तुत कर दें तो अच्छा इतनी है। महत्वपूर्ण गोधरा कांड में भी चर्चा होगी, में मत ले जाइए। गोधरा कांड में भी चर्चा होगी, महत्वपूर्ण है। गोधरा कांड में आप नहीं चाहते क्या छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित रहें? अध्यक्ष महोदय जी, दीदी, महाभारत, महाराज जी सुन लो, महाभारत की युद्ध होइस, जब दुर्योधन महिला के अपमान नहीं कर तब महाभारत नहीं होतीस। रामायण सीता माता के अपमान नहीं होतीस, रावण हर के लेखतीस नहीं, ता लंका के दहन नहीं होतीस। अब सुन लो, तुम महिला का अपमान करे हो, अब तुम उनके दहन होने वाला है भारतीय जनता और पार्टी। शादी नहीं होना वास्तविक नारी बंधन है, मालूम तो तुमन के अभी क्या होने वाला ये तो ठीक कर है, एक तो शादी करके नहीं निभा सकते, भारतीय जनता पार्टी के चीरहरण होने वाला है। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, पहले बच्चियों को सुरक्षित करके तो बताए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर छत्तीसगढ़ में 3 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हमारी जो महिलाएं, इसमें मेरा क्वेश्चन भी लगा था अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूं। हमारी बच्चियां गायब होती है, उसको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, कोई सीरियस नहीं लेता, बस बोलते हैं हो गया, FIR दर्ज हो गया, पड़ा है 3 महीने से 4 महीने से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2023 में 31 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ में जो बच्चियां लापता है अध्यक्ष महोदय जी, 36,662। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शासकीय संकल्प महिलाओं के आरक्षण को लेकर है कि परिसीमन से पूर्व करके आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। संगीता सिन्हा जी जिस तरह से बातें उठा रही है वो स्पष्ट करता है कि महिला आरक्षण का ये विरोध कर रही है और अनेक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं। 2023 में जो विधेयक पारित हुआ, आज प्रावधान के अनुरूप उसके लागू करेंगे, 2035 से लागू हो पाएगा। यदि 2011 के जनगणना पर हो रहा है, 2029 से लागू हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। 2023 में ये विरोध नहीं कर पाए देश की जनता के डर के कारण, वरना 40 साल तक, 4 दशक तक महिलाओं के आरक्षण का ये विरोध करते रहे हैं। आज इधर उधर की बातें करके महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है, संगीता सिन्हा जी जैसी वरिष्ठ सदस्य महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में बोलने के बजाय इधर उधर की बातें कर रही है। आरक्षण के जो विधेयक है, जो हमारा प्रस्ताव है, जो संकल्प है, उस संकल्प पर बात करें, इधर उधर की बात करने के लिए बहुत समय मिलेगा आपको। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल वर्तमान परिस्थिति में महिला आरक्षण के लिए तैयार हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी 2034 की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे नेता, हमारा दल इस बात से सहमत है। आप बेगर परिसीमन के लागू कर दीजिए ना वर्तमान परिस्थिति में। माननीय सभापति महोदय, 2034 क्यों ले जाना चाह रहे हैं? किस तरह की बात करते हैं? 2034 क्यों ले जाना चाह रहे हैं? 453 के बजाय 850 सदस्य हो जाएं, महिला पुरुष दोनों की संख्या बढ़ जाए, क्यों नहीं चाह रहे हैं? उसमें भी इनकी आपत्ति है, क्यों नहीं चाह रहे हैं? उसमें भी इनको तकलीफ है। वास्तविकता हैं? ये है कि ये महिला विरोधी है, महिलाओं को आरक्षण देने से रोकने का ये घृणित काम कर रहा है। अंदर लागू कीजिए परिसीमन के बाद क्यों? माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी, आप 2023 में लोकसभा में पास हुआ था, उसको क्यों नहीं कर रहा है? और 2011 में जनगणना कांग्रेस पार्टी ने किया है,
हर 10 साल में जनगणना करना है। अभी 26 तक कौन रुका, क्यों नहीं कर रही सरकार? 22 तक जनगणना होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ये बता। चलिए संगीता जी था। माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय लखमा जी, इसका जवाब माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में दिया है कि जनगणना में विलंब क्यों हुआ। और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम सबको मालूम है कि 2021-22 में कोविड की महामारी थी। फिर महामारी जाने के बाद अनेक दलों ने जाति जनगणना की बात की और जाति जनगणना रोकने का काम किसने किया था अध्यक्ष महोदय? और वो जाति जनगणना की योजना रचना बनाने के कारण आज जनगणना प्रारंभ हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी कभी नियत नहीं थी महिलाओं को आरक्षण मिले। जब 2029 से 850 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और इन्होंने विरोध किया, तो इनकी नियत में नहीं है, ये देना नहीं चाहते हैं। दाएं बाएं की बात करके इन्हें महिलाओं के अधिकार को वंचित करने का काम करना है। बैठिए। क्यों नहीं क्या है भाई? 16 साल हो रहा है, समाप्त करिए संगीता जी। 12 साल हो गए। संगीता जी समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय जी, उप मुख्यमंत्री जी का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको किसी का नहीं जवाब देना है, आपको विषय में केंद्रित करके बात करना है। इधर उधर लोगों के जवाब आप क्यों देंगे? किसी का भी जवाब नहीं देना है, आपको जो संकल्प है उस पर बोलना है, बाकी विषय जो आएगा उसको देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो अभी बात आया सदन में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम कभी विरोध नहीं किए। हमने महिला आरक्षण का आज तक विरोध किया ही नहीं। जब 2023 में कानून लागू हो चुका है, मतलब कानून हो चुका है और पारित हो चुका है, तो परेशानी क्यों? आप आज जारी कर दीजिए ना। हम सभी कांग्रेस पार्टी लोगों का कहना है कि आज के आज जारी कीजिए, परिसीमन आप बाद में कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही तो है, जब 2023 में पारित हो गया, अब उसे हम 2029 में लागू करना चाहते हैं, फिर इन्होंने संसद में विरोध क्यों किया? जवाब तो इनको देना है कि इन्होंने विरोध क्यों किया। जब 2023 में समर्थन किया, 2026 में विरोध क्यों कर रही है? प्रश्न तो यही है। दिक्कत है भाई, जातिगत जनगणना की बात आ रही। माननीय अध्यक्ष, कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं, उस कालम में ST SC कोई कालम नहीं है, महिला आरक्षण अन्य बस लिख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून बन चुका है, महिला आरक्षण आप एक बिल में राष्ट्रपति दस्तखत कर लिए, प्रधानमंत्री कर लिए, सब संसद कर लिए, और कितने बार कराओगे? हो गया, लागू करो उसको। आप परिसीमन का शामिल करके महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये परिसीमन और से महिला किसको भय आरक्षण है? के आड़ पर आप देखिए, परिसीमन से किसको भय हो रहा है? सभी भारतीय जनता पार्टी भय दीदी, सभी वक्ता से भारतीय जनता पार्टी को मेरा नहीं हो रहा है, आग्रह इसलिए परिसीमन चाह रही है, आप लोगों को हो रहा है। लता जी, संकल्प पर भाषण देने के लिए अधिकतम समय 15 मिनट रहता है और पहले 2 वक्ता को मैंने पूरा समय दिया, मगर उसके बाद अधिकांश सदस्य जो आज बैठे हैं सबको बोलना है, तो कृपा करके समय की मर्यादा का ध्यान रखें और जो वक्ता भी बोलेंगे 10 मिनट बोलें और 10 मिनट में अपनी बात को सारगर्भित रख दें। बहुत सारे विषय आ गए और बाकी विषय को नेता प्रतिपक्ष जी और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। हम सबको 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करना है और आप समाप्त करिए। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारा जो उद्देश्य है, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम महिलाएं बहुत मजबूत हैं और जब हमारे ऊपर विपत्ति आता है तो हम दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम सक्षम हैं अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप दीजिए, हम सब तैयार, सर्वसम्मति से। यहाँ भी हम कह रहे हैं कि आज के आज जारी लागू किया जाए 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, लगातार आरक्षण की बातें करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो बिल आया है वो 33% आरक्षण को सामने रख के
वो परिसीमन पास करवाना चाहते थे अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि मोदी जी को डर था कि अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, और वो इसीलिए तुरंत के तुरंत 850 सीट में 33% लागू करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आज भी मैं निवेदन कर रही हूँ मोदी जी, आप 543 सीट में 33% आरक्षण हम महिलाओं को दे दीजिए। ये हमारी अधिकार की बात है। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम भी चाहते हैं कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं वो इस सदन में बैठे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस समय के कमी के कारण अध्यक्ष महोदय जी इसमें बात को, लेकिन आज हमारी महिलाएं जिस तरीके से सुरक्षित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसके लिए भी अगर इसी तरह से सुरक्षा के लिए अगले सत्र में बहुत विषय आएंगे। इसमें अगर एक दिन इसी बढ़ा के कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा अध्यक्ष महोदय जी, वो देश के हमारे राज्य के सुरक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं, महतारी वंदन योजना आप लोग लाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1.3 करोड़ की जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन दिए, उसके बाद 70 लाख महिलाओं में भी केवाईसी ये सब करके 68,000 महिलाओं को ही मिल रहा है अध्यक्ष महोदय जी महतारी। 68,000 नहीं, 68 लाख, सॉरी। तो अध्यक्ष महोदय जी, आपने जब घोषणा पत्र लाया उसमें कहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, अब पिछली बार इनकी सरकार थी, संगीता जी विधायक थी, सदस्य थी विधानसभा की, इनकी पार्टी के जन घोषणा पत्र में था कि 500 रुपया प्रति महिलाओं को सम्मान निधि देंगे। एक महिला को दिया इन्होंने, एक महिला को, और तब अपनी पार्टी के बीच, सरकार के बीच कभी आवाज उठाया महिलाओं के हित में कि उन महिलाओं से हम वादा करके वोट लिए हैं, और किस मुंह से बात कर रही है? हम महतारी वंदन देने का वादा किया था, दे रहे हैं, और हर महीना दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जन घोषणा की बात करते हैं, आप लोगों ने भी तो महिलाओं को 500 सिलेंडर में देंगे करके उल्टा सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए, तो महिला कहाँ जाएंगे? अब आप लोग क्यों नहीं दे रहे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कैसे तय होते हैं, कहां से तय होते हैं, कहां से आता है? मतलब इतनी बड़ी सदस्य है, वहीं से लोगों में भ्रम तो पैदा करने में लोगों के बीच भ्रम महतारी वंदन नहीं दिया जा रहा है, सभी माताओं को मिलना चाहिए, आधे 50% को दिया जा रहा है महतारी वंदन। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। आपने किया, भारत में नहीं पड़ रहा है। इसको प्रश्नकाल ना बनाए, प्रश्न किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, ये प्रश्नकाल नहीं है। विशेष सत्र इतना कीमती समय लेके बुलाया है, तो कम से कम जिस विषय को लेकर संकल्प है उसकी भावना को जिंदा तो रखें। लाइन ऑर्डर पे बाकी व्यवस्था में बोलने के लिए पूरा समय पड़ा है, जीवन पड़ा है। आज ये अवसर सबको जीवन में इतना महत्वपूर्ण, संसदीय जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है कि आज आप एक बड़े संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तक केंद्रित रहें, और आपने 20 मिनट बोल लिया, मेरे ख्याल से समाप्त करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मुद्दे पे आ रही हूँ, आरक्षण पे ही। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अध्यक्ष महोदय जी 1,20,00,000 महिलाएं हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो SIR हुआ अध्यक्ष महोदय जी, अभी कुछ दिन पहले SIR हुआ, उसमें बहुत से नाम काटे गए अध्यक्ष महोदय जी। हम जो सही सलामत वोट दे रहे थे उनका भी वोट नाम को काट दिया है अध्यक्ष महोदय जी, और जो 19,30,000 महिलाओं का नाम कटा है अध्यक्ष महोदय जी इस SIR में। ये बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय जी, SIR में महिलाओं का नाम कटना, और वो भी छोटी मोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, 19,30,000 की आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय जी। अगर इन महिलाओं का नाम कट गया तो ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगी? आप 33% आरक्षण देंगे, लेकिन इसमें जो 19,30,000 तो वंचित रह गई। जनसंख्या ही कम हो कर रहे हो अध्यक्ष महोदय जी, आप 33% आरक्षण दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप महिलाओं को धोखा दे के सत्ता हासिल करना चाहते हैं और किए हैं। आप महिलाओं को धोखा दिए हैं।
आप बड़ी बड़ी बात किए हैं, 70 लाख को देंगे। अध्यक्ष महोदय जी, अभी कितनी शादी हो रही है गांव में, अभी लगातार शादी हो रही है, उसके लिए क्यों व्यवस्था नहीं करते आप? पैसा की 1000 महतारी वंदन योजना की कीजिए, आप सशक्तिकरण की बात करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी आंगनबाड़ी महिलाएं मेरे पास आई थी अध्यक्ष महोदय जी, 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है। महिलाओं के सशक्तिकरण का बात हो रहा है प्रदेश में। 5 आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी के व्यवस्था देने के बावजूद कि ये संकल्प पर बोले, बाकी विषयों पर बोलने के लिए पूरा समय है, पूरा जीवन है, लेकिन आसंदी की भी बात नहीं मानना, मतलब महोदय जी, मैं आसंदी माननीय मंत्री जी, जब आरक्षण का कोई विषय ही नहीं बचा, अध्यक्ष जी, महिलाओं की बात हो रही है। एक बात बताइए, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही हूँ, क्या 5 मीटर साड़ी से महिला सुरक्षित रहेगी क्या? बताओ दीदी, और सुन लो, ये देख लो संख्या मन ये कच्चा जी हवा दीजिए, क्या 5 महिला के सम्मान पर कच्चे जी बैठे रहेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपके बात संज्ञान में लाना चाहता हूं, आसंदी की व्यवस्था के बावजूद आसंदी का कहना नहीं मानना, ये तो बहुत उचित नहीं है। माननीय आरक्षण सुरक्षित रहे ना आदरणीय, जो साड़ी बंटन हो रहा है उसमें सुरक्षित रखिए ना। आप 33% आरक्षण हम लागू करवा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान तो करिए पहले, फिर क्या बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे क्या हम? चलिए, क्या बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे क्या? 5 मीटर कपड़ा पहनाना शर्म आना चाहिए सरकार को। अब बाकी विषय बहुत हो गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं इस बिल को अध्यक्ष महोदय जी निवेदन करती हूँ, सभी महिलाओं की तरफ से निवेदन करती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सर्वसम्मति से आज लागू कर दिया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं जोरदार ताली के साथ स्वागत भी करें। हम आपका बहुत स्वागत करेंगे अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। लोकसभा विराम देती हूँ। आप लोग का सहयोग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीता जी की बात से तो लग रहा है इस संकल्प का उन्होंने समर्थन किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक निवेदन था अध्यक्ष महोदय जी, महिला अस्तित्व का सवाल है, महिलाओं का सम्मान का सवाल है अध्यक्ष महोदय जी, पूरी महिलाओं को ही बोलने दिया जाए अध्यक्ष महोदय। निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी कि हम सभी महिलाओं को बोलने दिया जाए। सबको अवसर है, बोलिए आप चिंता न करें। पीछे से जो आप भाई लोग जानते हैं मैं वैसे भी आगे पीछे बात नहीं करता हूँ। जो भाई लोग टोका टाकी करे तो उनको भी समझाइएगा कि महिलाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, न करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में लाए गए इस शासकीय संकल्प के मैं समर्थन में अपनी बात रखूंगा, और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश की मान्यता है, विविधता है, और जिसकी आधारशिला और समानता, सबके साथ और न्याय एवं सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि हमारे इस देश की आधी आबादी हमारी बहनों की है, हमारी मातृशक्तियों की है, और इस दृष्टि से विगत 16, 17, 18 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण विधेयक, जो कि बहुत ही आवश्यक था, उसको सदन में प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत इधर उधर की बात न करते हुए भी जब आया वो, और उस पर सबकी आम सहमति बनकर हमारी बहनों के हित को देखकर, ध्यान में देकर, उसका सबका समर्थन उसमें प्राप्त होता, वो पास हो जाता। परंतु दुर्भाग्य है कि लोकसभा, राज्यसभा में हमारे विपक्ष के, चाहे वो गठबंधन हो कांग्रेस का, कांग्रेस के पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य उसमें गठबंधन में मिले जितने भी दल हैं, उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। और बहुत सारी बातें मैं भी सुन रहा था आदरणीय सभापति जी, इसके बाद जो जश्न मना सदन के बाहर
वो किस बात का द्योतक है, किस बात की खुशी कि हमने इस बिल को पास नहीं होने दिया। मैं बहुत सुनते रहता हूं, मैं हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, विपक्ष के हमारे वरिष्ठ नेताओं को बोलता हूं, दीदी ने भी 11 बार बोला बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी बात, लेकिन मैं ये सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, तख्ती कहां से आ गया था पहले से? मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मैंने तो अध्यक्ष जी का अभी धन्यवाद ज्ञापित करना है कि आपका आज के ये सदन की कार्रवाई, जो विशेष सत्र आपने बुलाया, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। साधारण सी बात है, जो विषय है विषय पर बात करें, लेकिन ये अवसर है कि पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को देख रहा है। एक तरीके से विपक्ष की बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रहा है और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि कहीं ना कहीं मन में अभी भी विरोध के स्वर हैं। क्या दिक्कत है? अभी बात हो रही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कह सकता हूं मैं भी, महिलाओं की सुरक्षा पिछले 5 साल में हमने भी देखी है, आप ही के कोंडागांव जिले में देखी है, आप ही के विश्रामपुर में देखा है किस तरीके से एक नाबालिग को की हत्या करके, गैंग रेप करके उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। हमने आंदोलन किया, 21 दिन बाद उसके शव को बरामद करने का काम किया। उस समय बहुत सारी बातें हो सकती है। अब उसको इस सदन पर लाकर, अपने विषय पर रखकर हम जब बात करते हैं तो बात को तो डाइवर्ट करने का मामला प्रतीत होता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे अपनी बात रखता हूं। अगर हम देखें, हमारा देश पूरे विश्व में एक हमारा ही देश है जिसको मां का दर्जा प्राप्त हुआ है, भारत माता। कोई अन्य राष्ट्र को माता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। यहां मां का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान। और उस दृष्टि से, और हम जब इधर उधर की बात करते हैं तो हमको लगता है कि इस आज जो ये संकल्प लाया गया है उसको कहीं ना कहीं से कमजोर करने की हमारी भावना है। भारत माता की जय भी हम ही बोलते हैं, वंदे मातरम भी हम ही बोलते हैं। ऐसा क्यों है? और ये पहली बार नहीं है। इस पे मैं डिटेल में जाऊंगा तो इसकी पृष्ठभूमि जरूर आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। भारत की आजादी के समय से लेकर आज तक और बहुत ही कम हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व रहा है। 50% की बात हुई, 33% की बात हुई, धन्यवाद है। और आपने बताया कि आपके नेताजी ने इसको पूरे देश में लागू किया। छत्तीसगढ़ में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, और फिर 50% हमारे लोकसभा में, हमारे पंचायतों में और नगरीय निकाय में प्रतिनिधित्व है। आज हमारे शासकीय हमारे संस्थाओं में देख लें, हमारे प्राइवेट संस्थाओं में देख लें, हमारे कृषि के क्षेत्र में देख लें, व्यवसाय में देख लें, उद्योग में देख लें, खेल में देख लें, सांस्कृतिक गतिविधियों में देख लें, कहां हमारी बहनें पीछे हैं। यहां से लेकर जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक, और वहां पर हमारी बहन प्रतिनिधित्व कर रही है हमारे देश का। ऐसे समय में बहुत ज्यादा टाल मटोल करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक दल में, लेकिन अगर इस विधानसभा की बात कर ले यहीं पर बैठे बैठे, तो मेरे ख्याल से 18 या 19 हमारी बहनें हैं। क्या इनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पूरे देश के सभी हाउस में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में है महिलाओं का। हम बेहतर स्थिति में हैं। और आदरणीय सभापति महोदय जी, इसमें बस इतना सा बताना था और कुछ नहीं। बस आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने विषय थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं पूरे उस वर्षवार में रखना चाहता हूं कि हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में, हमारे संविधान सभा 1946 से 1950 जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 379 हुआ करती, और उसमें केवल 15 महिलाएं, 15 बहनें हमारी, 3.8%। पहली लोकसभा 1952 में हमारी 22 बहनें, कुल का प्रतिशत 4.5%, कुल का। हमारे दूसरी लोकसभा 1957, उसमें भी 22 बहनें, 4.4%। तीसरी लोकसभा 1962, 31 बहनें, 6.1%। चौथी लोकसभा 1967,
29 बहनें हमारी, 5.5%। इसी प्रकार 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 17वीं लोकसभा में हमारी 78 बहनें हैं, उसके पहले 16वीं 62, तो अभी भी कुल 14.4%। और देश की आबादी, आधी आबादी हमारी बहनों की है। जब 1952 की बात करते हैं, उस समय का विषय आ रहा था, कुछ मैं सुन रहा था, हमारे कुछ सम्मानीय सदस्य, वरिष्ठ हमारे सदस्य इस बात को कह रहे थे कि 543 का 543 कब से? 1952 से, 1972 से 543। आज हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, उसकी व्यवस्था, आबादी कितनी? 78 करोड़, और अभी कितनी? 140 करोड़ से ज्यादा, और उसमें हमारी बहनों का प्रतिशत आधी आबादी का। तो इस दृष्टि से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा। बहुत सारा विषय आता है, जब बड़ी बड़ी बातों का विषय आता है तो मैं एक निवेदन आपके माध्यम से आदरणीय सभापति जी कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय छत्तीसगढ़ सरकार में चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे उस समय माननीय, चाहे अभी माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, उस समय का मैं योजना, संक्षेप में सिर्फ योजनाओं का नाम बताऊंगा, किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की बेटियों के लिए योजनाओं का निर्माण किया, और उस योजनाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद हमारी लिंगानुपात के अनुपात में जो बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान, जिला महिला सशक्तिकरण, जिसको हब के नाम से जाना जाता है, महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं, समुचित कानूनी, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर संस्थाओं को उसको आगे लाने की दृष्टि से ये योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर, हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता की दृष्टि से, हमारे सरस्वती साइकिल योजना जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय स्टार्ट हुआ था, ताकि हमारे बस्तर, सरगुजा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी बेटियां, जो अभाव में जो परिवार है, उनके बच्चियों का 5, 10, 15 किलोमीटर प्राथमिक या हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने तक की सुविधा, मिडिल स्कूल तक में वो बच्चे जा नहीं सकते थे, तो उनकी चिंता की, स्कूलों की दूरी कम की और साइकिल की व्यवस्था प्रारंभ की। महिला हेल्पलाइन 181 आपातकालीन 24x7 घरेलू हिंसा के लिए जो हमारी बहनों को। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये तो पूरा योजना को गिनवा रहे हैं सभापति। नहीं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप योजना को मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ, आपने जो बताया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोगों ने किया क्या? आदरणीय अध्यक्ष आपकी सरकार ने किया क्या? मैं उस पर आ रहा हूँ, उसके बाद आपकी योजना की सरकार में। संगीता जी, आप योजना की बात कर रहे हैं ना, सरस्वती साइकिल योजना देने से क्या प्रभाव पड़ा है महिलाओं, बच्चियों के स्कूल में? ड्रॉप आउट रेट था ना आपके समय में 4 और 5, 1% और 0% में लेकर के आए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, इसलिए ये योजनाएं कारगर सिद्ध हुई है और योजनाओं का नाम लेना पड़ेगा। योजनाओं के नाम लेने से काहे घबरा रही हो? सभापति महोदय जी, माननीय भूपेश आपको घबराना नहीं चाहिए महिलाओं की योजनाओं के नाम। संगीता जी, संगीता जी, ये नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे वक्त आपने अपनी बात कह दिया है। समूह के जरिए हमने रोजगार दिया था सभापति महोदय। छीनने का काम ये तो पाप के भागी आपको हैं और सरकार आपकी गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी महिलाओं को रेडी टू ईट देने का काम किया और महिलाओं के से छीनने का काम आपने किया है, और आप खुद उस समय विधायक रही हैं, सत्ता पक्ष के विधायक रही हैं। ये इसीलिए यहाँ से वहां गई है, ये महिलाओं का श्राप लगा है आपको। माननीय विधायक जी। संगीता जी, आप अपनी उपलब्धि पर गर्व क्यों नहीं करते? आपके शासन में कितनी महिलाएं जेल गई बताइए? अरे आपके शासन में कितनी महिलाएं जेल गई? एक नारी सब पर भारी। कभी तो ऐसा बताना चाहिए, इतना सशक्तिकरण हुआ
कि प्रशासन में इतना हाथ बटाया, 32 लाख की बिल्डिंग में जाना शुरू कर दिया, कोई संकोच नहीं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया था, जबकि आपकी सरकार आते जेल जाना रोजगार देना है, आपने बंद करवा दिया। जेल जाना रोजगार देना है, रोजगार को बंद करवा दिया। अरे जेल जाना रोजगार देना है क्या? गौठान को ही बंद कर दिए, महिलाएं बेरोजगार हो गई। अध्यक्ष जेल जाना है रोजगार देना है क्या? देखिए, माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, बहुत सारे वक्ता अभी बाकी हैं और जो वक्ता बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बीच में ना टोके। माननीय किरण देव जी। आदरणीय सभापति जी, मैं सिर्फ ये कहने के लिए कि अब ये तो खुला मंच जैसा हो गया था, मतलब जितने भी पॉलिटिकल थ्रेड है, जितने भी पॉलिटिकल टॉक्स हैं, वो इस विषय से बाहर जाके जा रहे थे। मैं तो विषय पे हूं, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि नारी की सुरक्षा, बहनों की चिंता के लिए योजनाओं का निर्माण करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से हमारी, अब वो एक विषय आया महिला मैतारी वंदन का, मैतारी वंदन के विषय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सभी सदन के सभी सदस्यों से, हमारे विपक्ष के सदस्यों भी, जब किसी बहन को किसी सरकार के माध्यम से 1 रुपया नहीं मिलता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद हम बहनों के खाते में 1000 रुपए हर महीना डालेंगे, और अभी तक 72 लाख, अब 72 लाख से 69 लाख क्यों हो गया, 73 लाख क्यों हो गया? यह प्रारंभ तो हुआ, बहनों को 72 लाख बहनों को उनके खाते में 1000 रुपया जा तो रहा है बिना किसी नागा के। आदरणीय तो उस पर तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। संगीता जी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, बोलिए आप। भेदभाव हो रहा है महतारी वंदन में, महिलाओं को 500 रुपए काट, माननीय संगीता जी सुन रही हैं, 500 रुपए पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुन रही हैं, आप चिंता न करें। सभापति महोदय जी, अभी काटने का आप चिंता न करें। माननीय संगीता जी, बोलने दीजिए, आपकी बात पूरी हो चुकी है। आपने पूरी बात की, पालन योजना, नारी अदालत, ऐसे कई मैं योजनाओं का नाम बताऊंगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महतारी वंदन योजना, महिला जागृति शिविर योजना, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम, ये पूरे 4 पन्ने की योजना है। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं, हम बहनों की चिंता कर रहे हैं, आप भी चिंता कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई नहीं, लेकिन अगर आप इतना चिंता कर रहे हैं कि हम अभी पास कर देंगे, कर देना चाहिए। अभी जो 16, 17, 18 को भी विशेष सत्र रखा था, कर देना चाहिए था। फिर उसमें बहानेबाजी क्यों? और उसके बाद बाहर जाके केक काट के जश्न मनाना क्यों? क्या सिद्ध करता है जश्न मनाना? बड़ी बड़ी बात हम नहीं करते हैं, आप बता दीजिए। आजादी के बाद आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं संगीता जी, अरे आप बार बार इनके ऊपर क्यों आ रही है? छल कपट से लाया हुआ बिल, इसीलिए जश्न मनाया गया। छल कपट से लाया हुआ बिल था, इसलिए जश्न मनाया गया। आप लोग तो तख्ता तैयार करके रखे थे, आपको पता था बिल लागू आज कर दीजिए, आपने आज कर दीजिए, रखा था, आज कर दीजिए, तुरंत तख्ता कहा क्या? नहीं, आज कर दीजिए। आपस में एक दूसरे के उस पर, सभापति महोदय जी, तुरंत वहां से तख्ता कहाँ जाएगा? ये भी बता दीजिएगा। आदरणीय सभापति महोदय, हम जनता के साथ, महिलाओं के साथ, भावनाओं पे जाओ, मत जाओ। पंच पंचायत तक तो ठीक था, संसद पहुंच जाते तो कुछ परिवार खतरे में आ जाता। हो सकता है बोले यही ब्रेक लगा दो, उससे अच्छा वाला वही पहुंच गया था कि बनाने तुरंत बन थक रहे भैया। आप महिलाओं को धोखा देने का काम कर रही है, आप महिलाओं को बरगला रहे हैं, आप लोग महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। भारी आपको सहयोग कर, बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि आपस में ना वो एक दूसरे को टोका-टाकी करें। जल्दी मैं भी करूं जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करेंगे। अब 73वें और 74वें जो संविधान में जो संशोधन का उस माध्यम से आदरणीय सभापति जी और हमारी बहनों को उसका 33% हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय जो प्रशासन शासन में उनका जो मिला है, अब वो 50% यहाँ हुआ और उसका परिणाम भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। हमारे जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, हमारे सरपंच, पंच से लेकर नगर निगम, नगरीय पंचायत, नगर पालिका में जो 50% की उपस्थिति है, मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आज जब हम भी
पारिवारिक दृष्टि से भी देखें, सामाजिक दृष्टि से भी देखें, तो हमारे सभी प्रकार के कामों में महत्वपूर्ण रूप से अगर महत्वपूर्ण भूमिका और उनका योगदान रहता है तो हमारे परिवार में महिलाओं का रहता है, बहनों का रहता है, माताओं का रहता है। और आज जब यह विषय आया कि उनको उनका उचित स्थान, उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर कदम बढ़ाया है और 2029 में जब उनको उसका वो बनके तैयार हो जाएगा, लाभ मिलने लग जाएगा, तो मुझे लगता है सबको इसका समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, राजनीतिक दल हो, बिना किसी झोल झाल के, बिना किसी इधर उधर की बातें करके सीधे सीधे एक बात में करना चाहिए कि हम साथ में हैं, बहनों के हम अधिकार के लिए, हक के लिए आज आवश्यकता है हमारी बहनों का नीति निर्धारण में और नियम में, कानून में, हमारे सभी जगह, हमारे संविधान की व्यवस्था में उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायत में हो गया, नगर निकाय में हो गया, लोकसभा और विधानसभा में ये होना चाहिए। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, आप ही ने और हमने, हमारे भावना जी ने भी इस बात को कहा है। संगीता जी आप बोल चुकी हैं। ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, आप ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, आप आरक्षण के विरोधी हो गए। नहीं, आपका विषय जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जा रहा है। संगीता जी आज वो टीवी के माध्यम से पूरा वो लग रहा है, तो आप यहाँ पर डाइवर्ट मत करिए, विषय को डाइवर्ट मत कीजिए, विषय पर रहिए, चाहते हैं कि जो पे रहिए। मैंने आपको बता दिया, आपने जब बताया वो घटना के संबंध में, बेटियों के सुरक्षा के संबंध में अभी आपने बताया, तो मैं और भी बता सकता हूँ, और भी बता सकता हूं, मैं सारंगढ़ की घटना भी बता सकता हूं आपकी सरकार में, लेकिन मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन आदरणीय सभापति महोदय, बात लेट मी फिनिश। अब महिला आरक्षण की बात अभी से नहीं चल रही, भारत में लंबे समय से चल रही है आदरणीय सभापति जी, और आजादी के बाद आजादी दिलाने वाले खाली हम ही हैं, हमारी कारण आजादी मिली देश को, ये इसका नारा लगाने वाले 5 दशक तक इस देश में सत्ता में काबिज थे, 5 दशक तक सभी विधानसभाओं में देश में उनका राज था, एक छत्र राज, लगातार लोकसभा पंच से पार्लियामेंट तक। क्यों नहीं आया महिला आरक्षण उस समय? अब मैं आपको बताऊं, 1996 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, 1998, 1999, 2008 में इसे पुनः लाया गया, किंतु राजनीतिक सहमति, आपसी राजनीतिक असहमति के कारण यह पारित नहीं हो सका। गठबंधन की दलों ने और जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से इसको सदन में पारित नहीं होने दिया। अभी रिकॉर्ड की बात कर रहे थे आदरणीय धर्मजीत सिंह जी भी और हमारे वरिष्ठ धर्मलाल जी ने भी, 2010 का भावना जी ने भी, तो ये 2010 में राज्यसभा में हुआ पारित, राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में ये लंबित रहा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सॉरी, कौन इसके लिए जवाबदार है? 2010 में, तो अब 2023 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नारी वंदन अधिनियम को विशेष सत्र बुला के जब प्रस्तुत किया सदन में, मेरा ऐसा मानना है, पूरा देश इस बात को देख भी रहा है कि जब बोले हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो जितना आपको समझ में आया तो वैसे ही समझ में आया जैसे केसी वेणुगोपाल जब आप लोगों को कांग्रेस के बारे में बताते होंगे अंग्रेजी में, आप लोग कितना समझते होंगे वैसे ही समझ लो इसको। हमारी सभापति महोदय जी, वहाँ तो मूणत जी को ही समझ नहीं आ रहा था, वो ही खुद पूछ डाले, क्या बोले आप लोगों के लिए पूछ रहे थे, तो आपके लिए पूछ रहा हूँ। अरे दीदी कहाँ थे अभी तक आप? मानिए किरण जी। आदरणीय सभापति जी, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का 2026 में पारित नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसको हम इधर की उधर की बातों से हम इसको छुपा सकते हैं। जी आप बोल चुकी हैं और कई बार आप उठ चुकी हैं, ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं सभापति के निर्देश, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आ, मेरा रिकॉर्ड, मेरा ऑप्शन नहीं मानी संगीता जी, ये बार खड़े होकर ऑलरेडी पारित हो उसको टीम देखना है, आदरणीय सभापति रिकॉर्ड से थोड़ी मतलब है। जो 33% आरक्षण
2023 में पारित हो चुका है, फिर संगीता क्यों कह रहे जी, हैं कि पारित करना आप है इस करके? विषय को कई बार कह चुकी हैं, बाकी सदस्यों को बोलने दीजिए। आपकी तरफ से और भी सदस्य बाकी हैं अभी बोलने के लिए। अपना सेंटेंस नहीं, आपकी तरफ से बहुत सारे सदस्य इस विषय पे बोलने के लिए बाकी हैं। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो सभापति महोदय जी, अध्यक्ष जी, आधा समय आप इस वोट के समय को खराब मत करिए। सभापति जी, कि पारित हो चुका है। माननीय संगीता वो जी, चेयर को आप दिखवाइए, स्प्रिंग लगा हुआ है वहाँ पे, काटागड़ा है उसमें। नाराज है मेरे से आज सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति गलत महोदय, बात को अध्यक्ष जी। बर्दाश्त नहीं कर पाती, ओ, ऐसा अध्यक्ष है, जी। गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नहीं, अच्छा अध्यक्ष जी, देखिए आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। एक बार भी मैंने कुछ बोला, बताइए सभापति महोदय जी। गलत बात को यदि बर्दाश्त नहीं कर पाते लहरिया जी, कांग्रेस से इस्तीफा दो। समझ रहे हो? जल्दी खत्म करूंगा सभापति जी, मुझे अवसर प्रदान करें। 20 मिनट हो चुके हैं। नहीं तो 15 मिनट तो उधर चला गया, 5 ही मिनट में बोला। ये बोलना है उनका, ये तो विचार। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर था, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सदन में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बात को बोला कि आप इसको सहयोग करें, पास होने दें, तो जब ये विषय आता है कि अभी आप में से किसी ने बोला कि चुनावी वर्ष देख के किया गया, कब चुनाव नहीं होता इस देश में? बताइए कौन से वर्ष ऐसा है जहां चुनाव नहीं होता? अगले वर्ष क्या है? 2027 में 5 राज्यों का चुनाव है, फिर आपका चुनाव आ जाएगा। ऐसा करते करते हर वर्ष हमारे देश में, इसलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन का आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को रख रहे हैं, उसको आने नहीं देना, उसको भी विरोध करना। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए है कि आप ये बात ना बोल सके कि ये काम आप चुनाव को देख के कर रहे हैं। एक मिनट सर, हम चुनाव को देख के क्यों नहीं करेंगे? हम यहाँ सत्यनारायण का कथा गाने आए हैं क्या? चुनाव लड़ने के लिए हम भी आए हैं, आप भी आए हो, अपना अपना दांव आजमाएंगे। 4 तारीख को रिजल्ट में पता चलेगा कि कितना आप पानी में हो, हैं कितना महिला भक्त हो, कितना आपने क्रांतिकारी निर्णय लिया हो, सब पता चलेगा। सभापति महोदय, धर्मजीत भैया, और देवेंद्र यादव सहमत हैं तो अगले साल वो भी पता चलेगा। पहले कर लीजिए, जब भी कर लीजिए, अभी लागू कर दीजिए। महिला आरक्षण के विरोध में हम लोग लोकसभा में 543 को 800 से ज्यादा सीट हम लोग करना चाहते हैं। आपको क्या तकलीफ है? महिला आरक्षण अभी लागू करने में आपको क्या तकलीफ है? आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, नहीं आप जो बोल रहे हैं ना, पता लगेगा महिला आरक्षण अभी लागू करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आप सदस्यों से मेरा आग्रह है, आप कृपया बैठ जाइए, बाकी बहुत सारे सदस्यों को अभी बोलना है। आदरणीय सभापति जी, वरिष्ठ सदस्य द्वारकाधीश यादव जी बार बार बोल रहे हैं, संगीता जी भी बार बार बोल रही हैं 23 में पास हो गया है, हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं। ये वैसा ही बात तो सदन के रिकॉर्ड में है माननीय मंत्री जी। आप बैठिए ना, ये वैसा ही है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। कोई तकलीफ नहीं, आप महिला आरक्षण कल लागू कीजिए ना। मैं 2 बार महिला प्रत्याशी से लड़ चुका हूं, आपको बता रहा हूं। सभापति जी बार बार ये जो बात बोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। महिला आरक्षण पक्ष में, पर राज्यसभा विधानसभा में नहीं पास होने देंगे। ये ढोंग, आप सांसद हैं मंत्री जी, आप इधर बैठे हुए लोगों का ढोंग विधेयक छत्तीसगढ़ की 1.5 करोड़ बहनें देख रही हैं। आने वाले समय में सर्वसम्मति से गोल होने वाला है, ये तैयार कर लीजिए। मंत्री जी आप खत्म करो जल्दी, बोलते। आदरणीय सभापति जी, ये मैं इस पर आ रहा था कि ये अधिनियम किसी भी सूरत में एक बहुत ऐतिहासिक अवसर था, और मुझे नहीं लगता, मुझे मालूम नहीं कि इस ऐतिहासिक अवसर को और कांग्रेस और उसके घटक दलों ने अपने हाथ से जाने कैसे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा सदन में, हम सब ने देखा, पूरा देश देख रहा था कि इसको पास हो जाने दीजिए, बहनों को यह अधिकार मिल जाने दीजिए,
आप चाहेंगे तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, छपना, पेपर सब आपके नाम, लेकिन ये कर जाने दीजिए। इतना कहने के बाद, उसके बावजूद भी, और फिर वहां पे इसको ध्वस्त किए। यहां भी आदरणीय द्वारिका जी और अन्य सभी बोल रहे हैं कि हम इसके समर्थन में, तो इतना बहस की जरूरत ही नहीं है। अपना पक्ष रखें, इस विषय पर रखने के बाद सब सदन से सर्वसम्मति से पारित हो जाए। ये इस सदन के माध्यम से विशेष रूप से हमारे सहयोगी दल जो और कांग्रेस, एक ही प्रश्न है, एक ही लाइन का प्रश्न है। जब सभी चाह रहे हैं, जब आप भी चाह रहे हो, तो पहला बात तो ये है कि इतने दशकों तक, 5-6 दशकों तक जब आप जब सरकार में रहे, तो ये विषय पर क्यों अड़ंगा लगा। दूसरी बात, आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको संकल्प को सदन में पेश हुआ है, तो हम सबको सहमति देना चाहिए। फिर वो 2-3 साल 4 साल पुरानी बातें, वो यहाँ पे हुआ, वो महिला के साथ वो हुआ, क्योंकि उस पर तो फिर बातचीत आगे पीछे जाएगी। ये ठीक है कि टीवी में पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, अपने विषय आ जाना चाहिए। लेकिन इस पे एक लाइन है, जब पंचायत पे भरोसा है, जब पंचायत पे भरोसा है, तो विधानसभा और पार्लियामेंट पे क्यों नहीं, उस पर क्यों सहमति नहीं बनती। उस पे तो बनी ना सहमति। आपके नेताजी ने निर्णय लिया, उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हमारे छत्तीसगढ़ में लागू किया, 33 को 50 में लाया सभी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से इसमें तो मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारी मातृशक्तियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से भीड़ बढ़ाने का एक उपाय भर नहीं बनना चाहिए। ऐसा भी एक दिन आए कि वो भीड़ में रहने वाली हमारी बहन भी और इस छत्तीसगढ़ का विधानसभा का या लोकसभा का दिल्ली में और देश में नेतृत्व कर सके, यह इस भावना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बारंबार आग्रह किया उन्होंने, और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो संकल्प सदन में लाया है, मैं उसका समर्थन भी करता हूं। और आपके माध्यम से सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों से, सभी हमारे सदस्यों से मैं निवेदन भी करूंगा कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में हम सब मिलकर आहुति दें और इसको सर्वसम्मति से पास करें। इतना ही निवेदन आपसे मैं करते हुए, आपने जो इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय श्रीमती अंबिका मरकाम जी, मेरा आग्रह है आप सभी सदस्यों से 10-10 मिनट में अपना बात समाप्त करेंगे। बहुत सारे वक्ता अभी बोलने के लिए बाकी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय लता उसेंडी जी, अनिला भेड़िया को सभापति तालिका के लिए नाम दिए जाने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ। आज महिला आरक्षण बिल पर जो है महिलाओं का सम्मान हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, उसे आज तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करते हुए अपनी बात रखना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन का अर्थ है महिलाओं की शक्ति, उनके योगदान और उनके अधिकारों का सम्मान करना। हमारे समाज में नारी का स्थान माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजनीय है। केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। मैं महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व के संबंध में इस सदन में अपनी बात को रखना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से ही नारियों के उत्थान, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई कानूनी, सामाजिक, आर्थिक कदम उठाए गए। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भाग लेने, मतदान देने का अधिकार, पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।
कांग्रेस पार्टी ही देश की संवैधानिक पदों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है, जिसमें पहली मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का शासन संचालन किया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को आसीन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी, धोखाधड़ी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाता है। अंबिका जी, वर्ष 2014 एक मिनट, माननीय अंबिका जी, सभापति महोदय, प्रदेश की महिलाओं में कितने उत्पीड़न, महिला शोषण के काम, आप जो बोल रहे हैं ना संपत्ति में अधिकार देने की बात, जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जी 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर के आए और उस कोड बिल में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और बाकी चीजों को लेकर के आए थे। उसको एन केन प्रकारण रोकने का काम उस समय के तत्कालीन सरकार, अंतरिम सरकार थी, उनके द्वारा किया गया और इसी बात से दुखित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। दुरुस्त कर लें उसको आप। माननीय सभापति महोदय, देखिए उसके बाद जब लागू हुआ तब हुआ ये। माननीय सभापति महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको मैं सम्मान करता हूं। प्रश्नकाल की तरह वार्तालाप ना करें। आया तो द्वारिका जी, द्वारिका जी। माननीय सभापति महोदय, यदि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती है तो कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। ये माननीय हमारी सदस्य अभी सभापति तालिका में बैठी हैं, लता उसेंडी जी, उन्होंने भी यही बात कहा कि राजीव गांधी जी जो महिला 33% आरक्षण जो दिए हैं वो वोटों की राजनीति करने के लिए दिए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब करती है तो वो वोटों की राजनीति के लिए, और आप जो करते हैं वो वोटों की राजनीति नहीं है, आप जो है इस तरह की बात करते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, 2004 से 2018 तक भाजपा की सरकार में प्रदेश की महिलाएं कितने उत्पीड़न, महिला शोषण के काम हुए जो सिर्फ जांच की कार्यवाही तक सीमित रहे। महिलाओं के उत्पीड़न में किसी को भी भाजपा सरकार ने दंडित नहीं किया। झलियामारी कांड का कलंक भाजपा के माथे पर है। महिलाओं का गर्भाशय निकालकर बेचने का काम भाजपा ने किया। महिलाओं का आग फोड़वा कांड भाजपा के राज में हुआ। पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश की 30,000 से अधिक महिलाएं लापता है। यह हमारा राजनीतिक आरोप नहीं है, यह पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार है। यदि भाजपा सरकार इतनी महिला हितैषी बनती है तो लापता महिलाओं, बहनों, बेटियों को उनके परिजनों से मिलाने का काम क्यों नहीं करती? महिला हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं। माननीय सभापति महोदय, 2014 में बिलासपुर जिले में आयोजित नसबंदी कांड में भी डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही एवं समुचित उपचार के अभाव में 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे बोलिए दीदी, कार्यवाही नहीं हुई। आप अधिनियम पे बोलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे बोल रही आप अलग बोल रही हैं एकदम। उस पर भी आ ही रही हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अपना समर्थन दिया गया और उसे वर्ष 2023 में 543 संसद सदस्यों में से 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित कर उसे परिस्थिति लागू करने की सहमति दी गई। किंतु भाजपा सरकार द्वारा अपने राजनीतिक लाभ की पूर्ति हेतु उसे नवीन रूप में लागू करने के लिए हमेशा दबाव बनाया गया। इसी के फलस्वरूप 16 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार पर्दे के पीछे से 3 विधेयक पारित करवाना चाहती थी, जिसमें परिसीमन विधेयक, लोकसभा सीटों की वृद्धि का बिल, संसदीय क्षेत्रों की सीमा परिवर्तन के संबंध में बिल लाए गए थे, जिसे विपक्ष द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, ना कि महिला आरक्षण बिल का। किंतु केंद्र सरकार द्वारा जनता को, खासकर महिलाओं को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष लागू नहीं होने दे रहा है, जबकि सत्य यह है कि विधेयक 2023 में ही कानून के रूप में 106वें संविधान संशोधन के रूप में मूर्त रूप ले चुका है। भाजपा सरकार को ऐसी भ्रमित करने वाली एवं असत्य जानकारी देश की आधी आबादी को देने से परहेज करना चाहिए। सभापति महोदय, नारी शक्ति की बात करती है। प्रदेश में महिला अपराध, अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं की हत्या के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। बीते बजट सत्र में सरकार ने अपनी लिखित उत्तर में नए आंकड़े के अनुसार स्वीकार किया है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में औसतन हर 3 घंटे में एक महिला दुष्कर्म की घटना का अपराध दर्ज हो रहा है। महिला अपराधों के मामले में प्रदेश की राजधानी रायपुर में अति संवेदनशील एवं प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के साथ अत्याचार, बढ़ते अपराधों के लिए सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हर गली कूचे, पान ठेला, होटल, शराब की बिक्री खुलेआम की जा रही है। अब तो स्कूलों के पास भी शराब दुकान संचालित हो रहा है। शराब लगातार शिकायतों के बाद भी नियंत्रण हेतु सरकार कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। हम नारी शक्ति का वंदन कैसे करेंगे? कैसे हम महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे? भाजपा सरकार नारी वंदन की बात कर रही है। यह भारत देश की विशाल लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की हमेशा पक्षधर रही है, हमेशा रहेगी और नारी के सम्मान में सड़क से लेकर सदन तक हमेशा ईमानदारी से काम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम वह कर रहे हैं। हम माननीय सभापति महोदय, अभी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई माननीय सभापति महोदय। निश्चित है महिला आरक्षण जो है लागू करना चाहिए। 543 सीट पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपको अंबिका जी सीमन जल्दी समाप्त करेंगे। अभी तो बोलना चालू माननीय महोदय। अंबिका सदस्यों से मेरा आग्रह है, अब तक कुल सिर्फ 5 वक्ताओं द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया है, जिसमें लगभग 3 घंटे से अधिक समय रहा है। इतना बड़ा विधानसभा भवन बना है जी, इसका कैपेसिटी मालूम है? 200 लोग बैठ सकते हैं जी। और आप 90 का रट लगाए हो। 120 बनने दो ना, 120 विधायक आएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है 90 में कर दो, 320 हो जाए। केरल ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो इतना उसी के लिए तो सब प्रक्रिया माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, प्रक्रिया के तहत करें। ये लोगों को धोखे में रख के ना अभी तक जो है सिर्फ 5 वक्ता बोले हैं और बाकी पूरे वक्ताओं को बोलना बाकी है। 5 वक्ताओं ने 3 घंटे में, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको आप 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म करें। आज जो है ये आरक्षण बिल जो है लोकसभा में लाया गया और विधानसभा में आज जो है इसको चर्चा के लिए लाया गया, लेकिन माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में, नगरीय निकायों में क्यों निंदा प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ी? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यदि आप क्या डर चुके हैं कि आपकी कुर्सी खिसक रही है? क्या बात है कि आपको इसे निचले स्तर के सदन में भी आपको निंदा प्रस्ताव करने की जरूरत पड़ी, जब विधानसभा में आप ऑलरेडी विशेष सत्र बुला करके इस पे चर्चा करने के लिए आप कह रहे हैं और कहीं पर कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है। माननीय सभापति महोदय हमेशा पक्षधर रही है और पक्षधर में रहेगी और ये चाहती भी है, लेकिन गलत तरीके से करने के पक्षधर नहीं है। ये माननीय सभापति महोदय, ये इस बात को मैं कहना चाहती हूँ। आज आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने जो पंचायतों में जो अधिकार दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज महिलाएं पंचायतों में बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो राजीव गांधी ने जो लागू किया उसको जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन्होंने भी लागू किया, तो इसमें कहाँ पर विरोधाभास वाली बात है? कहीं पे कोई विरोधाभास बात नहीं है।
सभी लोग समर्थन चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं महिला आरक्षण हो, और हम सब भी यदि आप महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं देती तो 11 महिलाएं चुनकर नहीं आती। यहाँ पर 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी ने चुनकर दी है, और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर नहीं आई हैं। बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया गया था, कुछ कारणवश हार गई, लेकिन महिलाओं के हमेशा पक्षधर रही है और रहेगी। तो माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन जो बिल है उसका जो है हम लोग महिला बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जो परिसीमन और जो सीट की बढ़ोतरी करने का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनगणना है उसको जनगणना करने के बाद इसको लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसी बात को कहते हुए मैं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। माननीय श्रीमती गोमती साय जी, समय का ध्यान रखेंगे, बहुत सारे सदस्यों को अपना वक्तव्य रखना है। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और इस छत्तीसगढ़ की इतिहास के पन्नों में आज का दिन याद हमेशा किया जाएगा। और आज मेरे को बोलने का अवसर आप दिए हैं, उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज आपको भी सभा तालिका में और अनिला भेड़िया जी को भी सभा तालिका में बैठने का आपको अवसर दिए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मातृशक्ति, महिला शक्ति यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको समर्पित करके मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। नारी तब तक प्यारी लगे, नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे, खोले जुबा जब अपने हक में तेज धार वाली आरी लगे। सभापति महोदय जी, आज विषय महिला आरक्षण, इतिहास, वर्तमान, विपक्ष की विफलता। सभापति महोदय जी, आज इस सदन में चर्चा केवल एक विधेयक के पास या फेल होने पर नहीं है, यह चर्चा भारत की आधी आबादी का अधिकार का है। यह चर्चा सम्मान की है, यह चर्चा प्रतिनिधित्व की है, यह चर्चा कांग्रेस और उनके अलायंस के उन राजनीतिक पाखंड की जिसने दशकों तक महिलाओं का अधिकार को रोके रखा। माननीय सभापति महोदय, महिला आरक्षण कोई नया विषय नहीं है, यह मांग आज की नहीं है, यह संघर्ष 3 दशकों से भी ज्यादा पुराना है। बल्कि मैं तो कहूं कि भारत की नारी शक्ति का संघर्ष तो स्वतंत्रता आंदोलन से भी पुराना है। आजादी की लड़ाई से लेकर के संविधान सभा के निर्णयों तक भारत की महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में असीम योगदान दिया है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता याद आती है, सरोजिनी नायडू का नेतृत्व याद आता है, कस्तूरबा गांधी का त्याग याद आता है। हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश की धरती ने रानी दुर्गावती जैसे अदम्य शौर्य की प्रतिमा दी, लोक माता अहिल्या जैसी आदर्श सुशासन दी, और छत्तीसगढ़ की धरती ने मीनी माता जैसे जननायिका दी, जो केवल छत्तीसगढ़ की महिला सांसद नहीं थी बल्कि सामाजिक चेतना की पहली प्रखर आवाज भी थी। जिस महिलाओं ने देश की आजादी, सम्मान के उत्थान और सुशासन की नींव रखी, क्या उन्हें लोकतंत्र में वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? आज हमारे साथी ने जो वादा किए हैं उसके लिए हमारे प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल माफ नहीं करेगी। महोदय, मुझे दुख के साथ यह करना पड़ रहा है, जब जब महिलाओं को अधिकार देने की घड़ी आई, तब तब महिलाओं को अधिकार कांग्रेस और इनके अलायंस पार्टनरों ने शब्द तो दिए, पर निर्णायक भूमिका निभाने का साहस नहीं दिखाया। यही सच है और यही आज देश को जाननी चाहिए, और देश की महिलाएं इसको देख रही हैं और समय आने पर उसका जवाब भी देंगे।
आदरणीय सभापति महोदय जी, कुछ लोग आज भी दबी जुबान में पूछते हैं महिलाओं को राजनीति की आरक्षण की क्या आवश्यकता है, महिलाएं क्या करेंगी महिला राजनीति में जा करके। ये दबी जुबान में बोलते हैं, भले ही सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को टसन है कि महिलाएं आगे मत ही आए। वो लोग है ही। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जब जब महिलाएं हर क्षेत्र में देश की नेतृत्व कर सकती हैं तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व सीमित क्यों रहे। भारत की महिलाएं आज केवल घर नहीं संभाल रही है, वे देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, सेना, खेल और न्याय व्यवस्था हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आप जो बात बोल रही हैं बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन ये बात सदन में रख रही हैं, मैं उससे कहीं पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके दल में इस बात को बोलना चाहिए। आपके दल में ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आती हूँ। सर्वाधिक अन्याय अगर वो कहीं आगे भी हो रहा है तो आपके दल में हो रहा है। थोड़ा सुन लीजिए मेरा बात को, मैं आगे भी आती हूँ। इसका उदाहरण बता दीजिए, कहाँ हो रहा है? एक मिनट। अरे पूरे देश में अन्याय हो रहा है महिलाओं के संग, क्योंकि जब लोकसभा में एक भाषण है, मैं यहाँ बोलोगे तो ला के रिकॉर्ड रख दूंगा। एक बिहार में आपके दोस्त हैं नेता वहां के, जिनके संग अभी बिहार चुनाव लड़े थे, उनके बड़े नेता लोकसभा में बोले थे कि बाब्ड कट हेयर वाली महिलाएं आ जाएंगी, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये तो आपके विचार हैं, उन्हीं के संग अभी विरोध किए हो आप लोग। हम सर्वसम्मति में शामिल हुए हैं, ये भी सदन के रिकॉर्ड में है। लोकसभा में धर्मजीत भैया, आप लालू यादव जी ने विरोध किया था और यही बोला था, बोलोगे तो मैं यहाँ ला के रख दूंगा। 2023 में सर्वसम्मति में आए कि नहीं, हम समर्थन किए हैं कि नहीं? आपने बोला ना कि आपके दल में, तो बताइए ना उदाहरण कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? आपके दल में अन्याय का मतलब 18 राज्य में सरकार है, केवल एक मुख्यमंत्री महिला जानकारी के साथ, यही तो अन्याय है सदन में महोदय जी। और धीरे-धीरे अभी तक एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना। छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री में यादव जी, आपको बहुत चिंता है। 18 राज्य में आपकी सरकार है, एक ही मुख्यमंत्री है। आपके यहाँ कितने राज्य में है, कितने जगह मुख्यमंत्री बनाए हैं महिला को? हम तो देश के प्रधानमंत्री भी बनी हमारे पार्टी। अभी तो बताओ, कर्नाटक में आपका है मुख्यमंत्री महिला, देश के प्रधानमंत्री है। माननीय सदस्यों से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा महिला। अभी 18 लोगों को और बोलना है, जवाब दे रही। अगर आप इस तरह से आपस में एक दूसरे को टोकेंगे। आज बात कर रहे हैं, मतलब आपका महिला विधायक, मतलब सीएम कहाँ है और क्या है बोली रहे हैं, उसका जवाब हमारे पास है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने मकुल जवाब दिया है भाई देश को। आज देश की राष्ट्रपति माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इससे बड़ा पद और क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से अलायंस ने दिया है। एक आदिवासी बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान है। मैं और एक चीज बता दे रही हूं, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, जो भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रही है, देश की विदेश नीति में सुषमा स्वराज जी का योगदान आज भी याद किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला जैसे, टेसी थॉमस जैसे तक हमारी बेटियां ने अंतरिक्ष से लेकर के मिसाइल विमान तक भारत का गौरव बढ़ाया है। खेल जगत में पीवी सिंधु, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, इन बेटियों ने विश्व मंच पर तिरंगा ऊंचा किया है। सेना में महिलाएं फाइटर पायलट बनकर रही, सीमा की रक्षा कर रही हैं। कॉरपोरेट जगत में महिलाएं बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं। स्व सहायता समूह में करोड़ों महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर बनी हैं। जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में क्यों नहीं? जब महिलाएं अर्थव्यवस्था संभाल सकती हैं तो क्या वे नीति निर्माण नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको रोकने का काम किया है। जब महिलाएं सीमा की रक्षा कर सकती हैं तो क्या वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती हैं? महोदय, सवाल क्षमता की नहीं है, सवाल अवसर का है। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिनिधित्व की कमी है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 50% है। मैं हमारे हमारे माननीय अध्यक्ष जी
जिनके कार्यकाल में महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज्य में देने का काम किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं। लेकिन लंबे समय तक संसद में उनका प्रतिनिधित्व 15% के आसपास ही रहा है। आज के तारीख में केवल 15% महिलाओं का आरक्षण, मतलब महिला भाग लिए हैं। इसकी बड़ी आबादी और इतनी कम भागीदारी, क्या यह न्याय है? नहीं। माननीय अध्यक्ष, इसी असंतुलन को दूर करने के लिए महिला आरक्षण आवश्यक है। विराजमान होने के लिए माननीय सभापति महोदय, आज देश भर में 14 लाख से अधिक महिलाएं पंचायत स्तर पर नेतृत्व कर रही है। मैं हमारी पूर्व महिला बाल विकास मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभापति पद। बहुत बहुत बधाई आपको भी, की तरफ से भी आपको बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई। कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंच चुकी है और परिणाम क्या आया? जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर निर्णय अधिक संवेदनशील हुए, अधिक प्रभावी हुआ। आज महिला प्रतिनिधित्व करेंगे तो घर के रसोई तक का विषय सदन में आएगा, और जब रसोई का विषय आएगा तो पूरा रसोई के हिसाब से नीति निर्धारण बनेगा, और तभी होगा जब महिला प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आएंगे, तभी हो पाएगा। सभापति महोदय, महिला आरक्षण कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक सिद्ध प्रशासनिक मॉडल है। महिलाओं की भागीदारी से जब पंचायत सफल हो सकती है तो संसद क्यों नहीं हो सकती है? सभापति महोदय, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। मैं यहाँ इतिहास में जा रही हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने, संयुक्त मोर्चा सरकार ने जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया, तब उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में महिलाओं को, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण पूरा देश उम्मीद से देख रहा है, और पूरा देश की महिला टकटकी नजर निगाहें देख रहे हैं कि कब हम लोगों का अधिकार हम लोगों को मिलेगा। ये सब पूरा देश के महिलाएं देख रहे हैं, इस चीज को पूरा देश उम्मीद से देख रहा है। लेकिन क्या हुआ? हंगामा हुआ, विरोध हुआ, फिर ठंडा बस्ता में चल गया, और कांग्रेस की उनका अलायंस पार्टी स्वयं महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी बनती हैं। वह निर्णायक रूप से आगे नहीं आई। विधेयक संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया और वही लटका दिया गया। फिर लोकसभा भंग हो गई और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाला विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया। पहला अवसर व्यर्थ हो गया। मैं आप लोग बढ़िया से सुन लीजिएगा इस बात को। सभापति महोदय, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई। 1998 से लेकर के 2003 तक बार बार महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। भाजपा ने स्पष्ट कहा, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हर बार वही दृश्य, हंगामा, विरोध, फिर राजनीतिक खींचातानी। कांग्रेस ने भाषणों में समर्थन तो दिया, लेकिन महिलाओं के हक में निर्णायक लड़ाई कभी नहीं लड़ा। बोलो हाँ, करो हाँ, और यही राजनीतिक का भेंट चढ़ा दिया गया। माननीय सभापति महोदय, 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए सरकार के पास सत्ता भी थी, अवसर भी था, पूरा अधिकार भी था। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भाजपा पूरी मजबूती से महिला आरक्षण के पक्ष में थी, पर कांग्रेस और यूपीए वालों ने सिर्फ दिखावा किया। 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित भी हो गया। कांग्रेस और उनके साथी आज भी उनका श्रेय लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन असली सवाल है, आपने लोकसभा में विधेयक क्यों नहीं लाया, जबकि आपके पास पूरा बहुमत था, 3/3 बहुमत था। अगर आप लोग चाहते तो उस टाइम ला करके पास कर सकते थे और उसका श्रेय आपके झोली में जाता। क्यों नहीं बनाए कानून? क्यों अपने सहयोगियों के दबाव में आप लोग आ गए? सत्य है, कांग्रेस कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहती। राज्यसभा में पास कराकर लोकसभा में ठंडे बस्ते में डाल देना यह चूक नहीं थी। यह देश की आधी आबादी के साथ
राजनीतिक विश्वासघात था। यदि कांग्रेस गंभीर होती तो देश की महिलाओं को यह अधिकार 15 वर्ष पहले मिल चुका होता और पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस की झोली में जाता। आज जब विरोध का बात करते हैं, हर अच्छा चीज आता है मोदी जी लाने का प्रयास करते हैं। हमारे मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि उस सभा में हम लोगों को भी 4-4 विधायक आज हैं, कल मतलब हम लोग सांसद थे, तो उनके सदन में हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस विधेयक में हम लोगों का भी इतिहास में जब याद किया जाएगा कि कौन कौन 17वीं लोकसभा में कौन कौन सदस्य थे, तो हम लोग चारों का नाम भी उसमें अंकित होगा। साथियों, सभापति पर लगता है धारा 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक की ही तरह महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने का पुण्य कर्म भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में ही लिखा हुआ था। वर्ष 2023 में मोदी जी ने इतिहास रच दिया। नई सदन बनने के बाद अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नई सदन का उद्घाटन करने के पहला अगर कोई विधेयक लाया तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विधेयक पास किया गया है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय जी, ठीक है, पारित हो गया तो फिर लागू करने की देरी क्यों की है? आ रही हूँ। 2023 में क्यों लागू नहीं किए? आ रही हूँ। जो काम 27 वर्षों तक लटका रहा, मोदी सरकार ने उसे पूरा किया। यही अंतर है, कांग्रेस ने खोखला वादा किया और मोदी जी ने प्रभावी कानून दिया। सभापति महोदय जी, भाजपा ने 2023 में महिलाओं को प्रतीक्षा नहीं तो 2024 प्रतिनिधित्व दिया। लोकसभा में लड़ते हैं हम महिलाएं 33% आरक्षण। आ रही हूँ। टिकट ही काट दिए। सभापति महोदया जी, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब माताएं बहनें सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हो। इसी सोच के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना, पीएम आवास, मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक शक्ति देने का काम किया है। गोमती जी, कितना देर? 15 मिनट हो गया। हाँ, और 2-3 मिनट। उसके बाद 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है। लखपति दीदी अभियान केवल लाभार्थी नहीं, आर्थिक नेतृत्वकर्ता बना रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने भी प्रदेश में महतारी बंधन योजना और महतारी सदन जैसे योजना लागू कर प्रधानमंत्री जी के नारी शक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने का काम किया है। एक बात बोलना चाह रही हूँ, महतारी बंधन क्यों भेदभाव कर रहे हैं आप लोग? क्यों बाकी महिलाओं को नहीं दे रहे? 1,20,000 महिलाएं, 1,20,000 हमारे जो 500 रुपए देने का बाद हुआ था उसका कभी चर्चा हुआ नहीं जब आप सत्ता में थे। भेदभाव मत कीजिए, आप उनको दीजिए। आप लोग एक बार भी नहीं दिए हैं। 500 रुपए एक बार भी नहीं दिया। सरकार ने 500 रुपए देने का हम लोग तो सरकार लगातार दे रही है। आप लोग 500 एक बार भी नहीं दिए, किसी महिला को भी नहीं दिए आप लोगों ने। 300 पे मत बोलिए, एक बार भी नहीं दिया। झूठ बोले आप लोग। महतारी बंधन के विषय में बोलिए मत। सुन लीजिएगा साई जी, अब समाप्त कीजिए। बहुत सारे हमारे 2 मिनट और 2 मिनट। बिल्कुल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने के बाद अब सबसे बड़ी आवश्यकता है उसे शीघ्र क्रियान्वयन किया, परिसीमन हो और वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। देश की महिलाएं और प्रतीक्षा नहीं प्रतिनिधित्व चाहती है, लेकिन विपक्ष इस विषय पर भी स्पष्ट समर्थन देने के बजाय भ्रम, विरोध, अवरोध की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस ने केवल एक विधेयक को नहीं रोका, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को वर्षों तक टालने का काम किया है। दीदी, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपको जो बोल के लाया गया है, लेकिन ये सरकार नारियों का सम्मान नहीं करती है, इसलिए आपको यहाँ बिठा दिया। 2 मिनट मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बहुत लोग बोलने वाले हैं, इसलिए जल्दी समाप्त कीजिए। एक चीज और स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, कहे कि बीजेपी जो बोलती है वो करती है, उसका चरितार्थ हम लोग जसपुर के महिला दोनों हैं। मैं जसपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जसपुर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 प्रतिनिधित्व महिलाएं हम लोग कर रहे हैं। जसपुर जनार्दन की
जसपुर की जनता जनार्दन ने महिलाओं को 66% दोनों के साथ धोखा हो गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा है। इसके लिए मैं पार्टी की ओर से भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, हमारे जनजातीय क्षेत्र में तो महिलाओं का नेतृत्व बेहद न्यायसंगिक रहा है। हम खेतों में पुरुषों के बराबर पसीना बहाते हैं। हाट बाजार में सब्जी भाजी बेचने वाली महिलाएं दिखेंगी और खरीदने वाली भी महिलाएं दिखेंगी। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी हमेशा अग्रणी रहा है। मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा भी जनपद पंचायत से शुरू हुआ है, फिर जिला पंचायत से होते हुए देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, इसीलिए तो महिलाएं परिवार भी चला सकती हैं, व्यापार भी चला सकती हैं और सरकार भी चला सकती है। अरे एक मिनट, इसीलिए संविधान वाली नहीं है। अब सभापति महोदय जी, और खाली 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगी। कांग्रेस महिलाओं को मंच सम्मान देना तो देती है, लेकिन सत्ता की मेज पर स्थान नहीं देती। कांग्रेस और इनको अलायंस पार्टनर प्रतिनिधित्व से डरते हैं। वे चाहते हैं महिला वोट बैंकर बनी रहे, निर्णयकर्ता न बने, मंच के नीचे बैठकर ताली बजाएं, सत्ता की कुर्सी पर न बैठे। कांग्रेस के लिए महिलाएं केवल प्रतीक हैं, भाजपा के लिए महिलाएं शक्ति स्वरूपा है। अब समाप्त कीजिए गोमती साहब जी, केवल 2 मिनट और उसके बाद कंक्लूड। आपके माध्यम से मैं आपके इंडी गठबंधन वालों से पूछना चाहती हूँ, 1996 से लेकर के 2026 तक आखिर कब तक आप महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे? कब तक महिलाओं के वाजिब हक को राजनीति की बेदी पर चढ़ाने का काम करेंगे? कब तक समर्थन के मुखौटे तले विरोध का व्यवहार चलता रहेगा? ये जान लीजिए, महिला प्रतीक्षा नहीं करेगी। भारत बदल चुका है, राजनीति भी बदलेगी। अंत में मैं खाली 2 मिनट लूंगी। आज इस सदन के से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, महिला आरक्षण दया नहीं है, यह अधिकार है, यह उपहार नहीं है, यह संवैधानिक न्याय है। और मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूंगी, जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो राष्ट्र विकसित होता है। विकसित भारत का सपना नारी शक्ति के सम्मान के बिना पूरा नहीं हो सकता। जो इस विरोध करते हैं, वे केवल एक विधेयक का विरोध नहीं करते, वे भारत की आधी आबादी के अधिकार का विरोध करते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमने कभी विरोध नहीं किया। आज भर के लिए रोका जा सकता है, हम पर उन्हें हराया नहीं जा सकता। और अब भारत की लागू कीजिए सर्वसम्मति करेगी। और विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ, देश की महिलाएं देख रही है, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें देख रही हैं, और इतिहास भी इस बात का साक्षी बनेगा कि आपने नारी विरोधी रवैये के कारण सबसे पुरानी राजनीति पार्टी खुद इतिहास के गर्त में समा गई। मैं अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आज पूरा महिला शक्ति यहाँ बैठे हैं, मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। पंख नहीं है मेरे पास, पंख नहीं है मेरे पास, फिर भी पूरा आसमान नाप सकती हूँ। 4 दिन के राशन में 4 महीने भी निकाल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सरकार में ये दिन आ गए कि 4 दिन के राशन श्रीमती चातुरी नंद जी। माननीय सभापति महोदय और सदन के सम्माननीय सदस्यगण, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ये विशेष सत्र में खड़े हो यहाँ ऐसे मुद्दा के ऊपर में बात करे बार जौन सिर्फ कानून या राजनीति तक सीमित नहीं हवे। ये मुद्दा हवे देश और प्रदेश के आधा आबादी, हमर महिला मन के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के हक। आदरणीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ के माटी माँ नारी ला हमेशा देवी के रूप में पूजे गए हवे। हमर गांव माँ महतारी मन आज भी आप देखा था कि खेती संभाला थे, घर परिवार संभाला थे, समाज के आधार बना थे।
फिर जब बात आथे राजनीति में उमन के हक के अधिकार के, तो वही समय महिला मन ला बराबरी के मौका आज तक नहीं मिल पाए हवे। यही असमानता ला दूर करे बर महिला आरक्षण के बात उठीस, और मैं साफ कहना चाहता कि कांग्रेस पार्टी ले आज तक महिला आरक्षण के, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में खड़े रही से और हमेशा खड़े रही। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमार प्रियंका गांधी जी ये सदन में कहिन कि ये जो है महिला आरक्षण के विरोध नहीं कर रहे थे, महिला आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, वो केवल और केवल महिला आरक्षण बिल के साथ जो एमन हर परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश के जो कानून व्यवस्था में परिवर्तन करे के बिल एमन में पास करना चाहते, ओखरे विरोध रही से। ये महिला मन के विरोध नहीं करते, गलत ढंग से प्रचारित करे जाते कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है। महिला विरोधी कांग्रेस न पहले रही से और न अब हवे। मैं बताना चाहता कि कांग्रेस में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहीन, वो समय पंचायत स्तर पे और स्थानीय स्तर पे महिला मन ला 1/3 आरक्षण मिले। एकर पक्ष में 1989 में वे संविधान संशोधन बिल लाने रही से, लेकिन दुर्भाग्य ये रही से कि लोकसभा में तो पास होगी, लेकिन ये बिल हर राज्यसभा में पास नहीं हो पाई। लेकिन यही बिल ला सन 1993 में तात्कालिक जो हमार रहीन प्रधानमंत्री, तात्कालिक हमार जो प्रधानमंत्री रहीन है माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, वो ये बिल ला दोबारा लानीन और ये दोनों सदन में ये बिल पास होगी। महिला मन के संसद और राज्य में विधानसभा में 1/3 आरक्षण के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री रहीन है माननीय सभापति जी मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी संशोधन विधेयक लाए। माननीय सभापति जी, बहन जी, बार बार अभी इस पक्ष के लोग बोल रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया। सही बात हमारी चातुरी नंद बहन बोल रही है, महिलाओं के आरक्षण का काम नरसिम्हा राव जी ने किया। और नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने? कांग्रेस अपना मानती ही नहीं थी, उनके अंतिम संस्कार में जाने से लोगों को रोका, इतना अपमानित किया, तो अपना मानते नहीं थे। कांग्रेस ने नहीं दिया महिलाओं का आरक्षण। माननीय मनमोहन सिंह राव जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं थे, वो तो कांग्रेस के नहीं थे, प्रधानमंत्री बन गए, देश के ही थे, देश के थे, कांग्रेस पार्टी से थे। फिर अंतिम संस्कार में लोगों को जाने से रोका क्यों? रोका क्यों? अपना मानते तो जाने देते लोगों को। मुख्यमंत्री जी, मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ। वो प्रधानमंत्री, एक मिनट बहन जी, प्रधानमंत्री थे, रोका गया नहीं रोका गया? उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था हुसैन सागर हैदराबाद में, वो पूरी लाश भी नहीं जली थी और वहां से पुलिस प्रशासन हटा लिया गया था। रात को जाके फिर से दोबारा उनको जलाना पड़ा है, ये रिकॉर्डेड है, प्रूफ है। तो ये तो आप अपमान इस तरीके से करते हैं। स्वर्गवासी व्यक्ति का अंतिम संस्कार तो ठीक से करवाते, प्रधानमंत्री हैं तो सब जान रहे हैं। नहीं, उसमें एक और जोड़ लो, माननीय सदस्यगण बोलने दीजिए ना, आप लोगों को भी बोलना है। उप मुख्यमंत्री चंद्राकर जी, आपको भी बोलना है, बोलने डेड बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय भी ले जाने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी गई कि यहाँ श्रद्धांजलि नहीं होगी, आपको जहाँ करवाना है करवा लीजिए करके। चातुरीनंद जी, आप अपनी बात रखें। तात्कालिक जो प्रधानमंत्री रहीन माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लानी 9 मार्च 2010 के, और ये राज्यसभा में पारित घलो हुई। कांग्रेस सरकार हमेशा प्रयास करीस की महिला मल्ला स्थान मिले, महिला मल्ला आगे बढ़ाया जाए, और ओकरे नतीजा ये कि आज देश भर में पंचायत और नगर पालिका में 15 लाख से अधिक महिला बहनी मन निर्वाचित होकर के अपन जवाबदारी संभालत हैं। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के बात सिर्फ भाषण में नहीं कहे, वो जमीन में भी करके दिखाई। पंचायती राज में महिला मल्ला 33% से बढ़ा के 33% की मांग हमन रखे, वो बढ़ के 50% हुई। ये महिला बहनी मन पर वाकई तारीफे काबिल है। महिला बहनी मन के हक में ये जो फैसला हुई, ओकर मैं धन्यवाद देवत हूँ।
है शुरुआत तो हमार कांग्रेस पार्टी करीस ना 33% बढ़ावा हमार कांग्रेस पार्टी दिस, बाद में अपन बढ़ा के 50 करे है, ओकर पर मैं धन्यवाद देवत हूँ आप सब ला। लाखों महिला मन ला स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक ताकत देगी, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा में निरंतर काम करके महिला मन के स्थिति मजबूत करेगी, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही करेगी। संसद में महिला आरक्षण का काम छीन के बेरोजगार कर दिए थे चातुरी जी आपकी सरकार में पिछली बार। रेडी टू ईट का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाएं आदरणीय सदस्य जी, आप शायद भूल रही हैं। आज अभी आपकी सरकार में उसको दे सकते थे, आप तो दे नहीं दिए। केवल एक महिला समूह को काम दे देने से पूरा नहीं हो जाता, आप अपन कर्तव्य से भागा था, कई जिलों में देना शुरू कर दिया है दीदी। लगा था, ये बिल्कुल गलत है। पहले अपन में झांका तेकर बाद दूसरा ले बोलिया अबे बोला था। चातुरी जी जी, अभी मैंने हर्षिता जी की प्रशंसा की जी, तो प्रशंसा में वो संगीता सिन्हा बन गई तुरंत में। तो आप कहना क्या चाहता, महू संगीता सिन्हा बन गए हैं। संसद में महिला आरक्षण बिल लाए के पहले भी कांग्रेस सरकार करे रही से, देश के पहली जो पार्टी अध्यक्ष बनीस, देश में पहली बार अगर कोनो पार्टी के पार्टी अध्यक्ष बनीस तो वो हमार पार्टी के महिला रहीस। प्रधानमंत्री बनीस हमार पार्टी के महिला रहीस। देश में अगर कोनो महिला ला राष्ट्रपति बनाया गिस तो पहली राष्ट्रपति हमरे कांग्रेस पार्टी के महिला रहीस, पहली लोकसभा स्पीकर भी हमरे पार्टी के रहीस, पहली मुख्यमंत्री भी हमरे पार्टी के रहीस। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये केवल कागज में नहीं काम करे, ये जमीन स्तर में काम करके दिखाते, और यही उदाहरण आप सबके सामने पेश आवे। यानी कांग्रेस के सोच साफ है, महिला मल्ला कागज में नहीं, असल में जिंदगी में अधिकार मिलना चाहिए। अब मैं वर्तमान स्थिति के बात करता हूं। वर्तमान स्थिति की बात करता हूं। 16 अप्रैल 2026, 17 अप्रैल 16 से 18 अप्रैल के बीच में विधेयक में जो संसद में प्रस्तुत हुई, जो संसद में विधेयक प्रस्तुत हुई, 131वां संविधान संशोधन जो लाया गिस, वो असल में महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं रही। वो तो केवल महिला मन के कंधा में बंदूक तान के एक महिला आरक्षण मुखौटा बना के परिसीमन बिल लाया गया रही से, और परिसीमन बिल के साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश रही से वहां के कानून व्यवस्था ला परिवर्तित करे के ये बिल लाया गया रही से। अब आप बताओ, केवल महिला आरक्षण बिल रहतीस तका कांग्रेस पार्टी के हमन जतका छन मूर्खान जिन महिला मन के सम्मान नहीं करते, महिला मन का आरक्षण नहीं देते, लेकिन ये आरक्षण के साथ में ये दो चीज लाके आप मन साबित कर देवा कि आप महिला विरोधी है। ये केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित है। उत्तरी भारत में अगर आप सीट बढ़ा के आ था तो आपके बहुमत हो जाए। काबर की जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में अपन जनसंख्या ला कम कर डाले है, मतलब सीट मतलब कम मिली, तो सीधा सीधा लोकतंत्र के आप मन हत्या करना चाहता। और आपके जो कथनी है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो सीधा सीधा होती 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 पार्टी, मतलब सीधा सीधा केवल और केवल भाजपा के सरकार रतीस, और भाजपा जो है कोनो भी बिल ला पास करे पर कोनो दूसरा विपक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा ये बिल ला पास कर सकत रहो। एकरे सती ये चाल ला आप मन चला और महिला मल्ला मूर्ख बना था, महिला मल्ला भ्रम में डाला था कि आप मन महिला मल्ला अधिकार देवत। चातुरी जी ये महिला आरक्षण के विरोध करे हो ना, तो अब मान के चलो कोनो जगह गड्ढा, दिल्ली में शून्य, यहाँ शून्य, वहां शून्य, बचे खुचे जगह में भी ये माता बहनी मन शून्य करने वाला है, ये जान ले रहा हो। सब देखा थे मंत्री जी, सब देखा थे। ये शून्य माता बहनी भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला मतलब भ्रम में डाल के मतलब मूर्ख बनाए के कोशिश कर रहे थे। आपके लिए थोड़ा बता दूं, साउथ इंडिया के सीट में
आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अभी 543 के लोकसभा में 129 सीट है। 543 में 23.76% पूरे उसमें रेशियो आता है। जो प्रावधान अभी हुआ था, जो फेल किया आप लोग संशोधन विधेयक को, 50% बढ़ा करके उसकी सीटों को बढ़ाते तो 129 का 195 सीट होता और 23.87% उसका परसेंटेज बढ़ता। 543 का इसी रेशियो में 816 सीट का लोकसभा बनता। अब आपको 816 महिलाएं में से 200 से ज्यादा महिला लोग आए, ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। 1000 सीट वाला पार्लियामेंट बनाए, 200 सीट वाला विधानसभा बनाए, ये जिद क्यों करते हो कि बस ये 90 में रिजर्वेशन कर दो, 500 में कर दो। हमारे प्रधानमंत्री 816 लोगों को मौका देने के लिए उसमें से 200 से ज्यादा महिलाओं को, 300 महिलाओं को मौका मिलता। अब ये कहाँ बात करते हो आंध्र प्रदेश में सीट कम होगा। टोटल 5 प्रदेश में 129 सीट का 195 सीट हो रहा है ना। ये सर जरा बेकार भ्रम वाला भाषण मत दो। माननीय सभापति महोदय, सारे स्टेट में 50% बढ़ रहा था, तो ऐसा भ्रम क्यों फैला? भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है। जैसे कि भ्रम आपने फैलाया, साउथ इंडिया डिवाइड हो रहा है। मीडिया में कि 2024 से क्यों नहीं गृह मंत्री की दूसरी बात, जब लाना ही था तो जो अमेंडमेंट बिल है उसमें इस बात को उल्लेख करते कि भाई हम 50% देंगे करके, इसमें तो उल्लेख नहीं किए आप, खाली मौखिक बोल रहे हैं आप। मौखिक से नहीं चलेगा। जैसे आज मौखिक में बोले कि हम विरोध में बात करेंगे, पर आप क्या लाए यहाँ पे? संशोधन बिल के समर्थन में फिर यहाँ पे बात ला रहे हैं। लाते ना भाई, फिर उसका जवाब हम लोग देते। ऐसा नहीं है, कथनी करने में फर्क है महोदय। जी जी बोला तो बोले था, वो टाइम निकल जाएगी। अभी कौशिक जी आपको भी बोलना है। बजट में अभी 16 लोग बाकी हैं। बजट में कई चीज का प्रावधान नहीं रहता है, लेकिन जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो चीज बोलते हैं उसको ये माना जाता है कि वो बजट का अंग बन गया। जब वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम इसको 50% बढ़ाएंगे, मतलब वो वहां पर उस अधिनियम या उस संशोधन विधेयक का अंग वो बन गया। ये लिख के लाओ हर बात लिखा पढ़ी में नहीं होता। वाली बात नहीं है। अनुमति से जितने राजनीतिक दल के लोग थे, जितने लोकसभा के सदस्य थे, जितनी पार्टियां थी, सर्वदलीय बैठक होती, बैठक में बैठकर किस बात के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया जाता, परंतु खाली चुनाव था। जान रहे थे कि भाई 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके लाया गया। और उसके समर्थन में पुनः छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत के सभी राज्यों में, इवन नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में इस बात को ला रहे हैं। बैठिए, हर बात निर्णय जहाँ होना है वहाँ कराइए ना। पूछ के नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर जो बोला जाता है आप लोग का सबका तो हर चीज नहीं होता करके। और लोकसभा में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बयान महिला आरक्षण के विरोध में संशोधन विधेयक का अंग बन जाता है। माननीय सभापति महोदय, अरे रुके, और ये जो मन परिसीमन जो हो ही वो 2011 के जनगणना में हो। चतुरी जी, मैं व्यास जी के लिए बोल रहा था। आप बर नहीं बोला? व्यास जी भाई, आप करते इधर से बात तय हो गल है, ज्यादा इधर उधर मत तो आलोचना कर, जल्दी आओ। आप लोग इधर आने वाले हैं 2.5 साल बाद, उसकी तैयारी कीजिए। चातुरीनंद जी 15 मिनट हो गया, जल्दी समाप्त कीजिए। माननीय सभापति महोदय, 2011 के जनगणना के अनुसार से परिसीमन होही। काबर 2011 के जनगणना के अनुसार परिसीमन होही, एमा भी एक पेच आवे। अगर 2011 के जनगणना से मन परिसीमन करत है तो ST SC और OBC के महिला मन ला स्थान नहीं मिले, तेगरे सता ये मन हरे ढकोसला करत हवे। जब सितंबर 2023 में देश के संसद में सर्वदल के लगभग 454 सांसद मन के समर्थन ले महिला आरक्षण बिल पास हो गए। सभापति जी, राष्ट्रपति ये गलत बयानी न करे माननीय सदस्य कि 11 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, आरक्षण मिलेगा, तो SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा, उस वर्ग की महिलाओं को। इस तरह की गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने की कोशिश न करे माननीय सदस्य। गलत बयानबाजी माननीय सभापति महोदया,
गलत बयानबाजी नहीं है। अभी के आप मन पंचायत चुनाव में देखे हा का पिछड़ा वर्ग के महिला मन ला आरक्षण मिलिस नहीं मिलिस। तो 2011 के जनगणना से यदि हमन परिसीमन करत हैं तो ST SC के साथ साथ हमार पिछड़ा वर्ग के महिला बहनी मन ला कोनो आरक्षण नहीं मिल पाए। सभापति महोदया फिर गलत बयान कर रही है। पंचायत में नगरीय निकाय में OBC वर्ग को आरक्षण मिला है, दिया गया है। गलत बयान है। एक्चुअली में रायगढ़ जैसे नगर निगम में AC वर्ग का आरक्षण के तहत हमारा वहां महापौर बना है, तो ये नहीं है तो फिर क्या है? पार्लियामेंट और विधानसभा में अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति। आपके कह देने से और किसी को नहीं मिलेगा, उसी में से आपकी पार्टी देना चाहे तो दे दे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया है, वही आरक्षण उसमें विद्यमान रहेगा, उसी में सीट बढ़ेगी, उसी में 33% रिजर्वेशन भी मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की बात हुई है। अभी तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 52% है, 52% पिछड़ा वर्ग देना होगा। जेकर वोट लेके 22% आरक्षण OBC को देना होगा। नियम में नहीं है। पिछड़ा वर्ग 52%। माननीय सभापति महोदय, सभापति जी, माननीय सभापति जी, मालूम है यदि इस तरह की बात होगी, ये पिछड़ा वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग का सर्वाधिक किसी ने अन्याय और शोषण किया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। पिछड़ा वर्ग का भैया जब मिनिस्टर में दिखा थे माननीय महोदय जी कि कौन खाकर साथ में अत्याचार कर रहे थे, सब दिखा था। 1951 में 1971 में जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था, बताएं पहले। मंत्री जी, जाति जनगणना के विरोध कांग्रेस पार्टी ने कभी करे है? हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा से चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के आधार पर मन के कांग्रेस आरक्षण मिले। पिछड़ा वर्ग के लिए दिया था, उसको आप लोग रोक के रखे हैं। पूरा प्रदेश जाने इस बात को। पूरा देश सभापति महोदय, जब महिला आरक्षण बिल 2023 एक मिनट। सभापति महोदय, चातुरी नंद जी अभी नई नई विधायिका हैं और ये महान महान लोग चंद्राकर जी, धर्मजीत जी, मुणत जी, OP चौधरी जी, साहू जी, उनको नहीं बोलने देंगे तो कैसे? यही तो उनके भाषण की सफलता है नेताजी। उनके भाषण में इतने लोगों को आप खड़े करा बहुत दिए, मतलब बहुत अच्छा भाषण दे रही हैं आप। बोलिए। अच्छा बोलती है, छत्तीसगढ़ी में बोलती है, थोड़ा बोलने दीजिए। हमको तो उसके समर्थन में व्यास जी को जलेबी बनाना पड़ गया। अब वो सामने व्यास जी आ गए हैं ना, तो वार व्यास जी के ऊपर हो रहा है। चलिए माननीय सभापति महोदय जी, बोलने दो। जब सितंबर 2023 में ये महिला बिल आरक्षण पास हुई और ओकर बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के ओमे सिग्नेचर हुई, तो ओकर बाद वो कानून बन गई। तो ये कानून ला लागू करे में आपका देरी काबर हुई? जब ये पास हुई उस समय महिला मन बहुत अधिक खुश रही है। महिला मन ला लागिस कि अब उमन के अधिकार मिली। फिर मैं सरकार 2026 की जनगणना के आधार पर वो अधिनियम बना है, उसी को 2034 में रिजर्वेशन न लागू करके 29 में लागू हो, उसी लिए लाया गया। यह अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं। गलत फैक्ट न रखें, तथ्य गलत न रखें, तथ्य गलत न रखें, पूर्णतः गलत तथ्य रख रहे हैं। लागू क्यों नहीं किया गया बोल रहे हैं? 2026 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ये 2023 का एक्ट बोलता है, उसी को 2034 में आरक्षण न करके 2029 में लागू किया जाए, इसलिए नया संशोधन विधेयक लाया गया। अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ रोक के रखे थे, बताओ। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ रोके? आखिरी पशु जनगणना कब हुई? अच्छा, हिंदुस्तान में ये बताओ, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महाज्ञानी जी, आखिरी पशु गणना कब हुई हिंदुस्तान में? बताओ। तू खुद पिछड़ा वर्ग के, तू खुद रोके काम करे था। जहियादारी वोट मांगे वो पिछड़ा वर्ग कनी, यादव साहू तेली कुर्मी मन कनी। जल्दी समाप्त कीजिए जी। जब मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब ये 2023 में कानून बन चुके रही से, तो अधिसूचना जारी करे माँ
2.5 साल काबर लग गई। अगर नियत साफ रही तो आज तक काबर लागू नहीं हो सकी। ये देरी खुद बता दे थे कि केंद्र सरकार के नियत में खोट है। आज सरकार कही थे परिसीमन के बाद लागू हो ही। मैं पूछना चाहा था परिसीमन के आड़ काबर, अगर महिला मन ला आरक्षण देना है तो आज काबर नहीं देवा था। ये 543 सीट में काबर नहीं देवा था। ये तो ऐसा होगी कि ये सरकार जो है महिला मन ला आरक्षण देना नहीं चाहते, ये सीट बढ़ा के महिला मन ला आरक्षण देवो कहते। तो ये तो ऐसे बात होगी जैसे पैतृक संपत्ति में बेटी मन ला अधिकार नहीं देवन, फिर जमीन खरीदबो तेमे के बंटवारा देवो ऐसे करके। तो ये सरासर दूजा भाव महिला मन के साथ में करे जाते। सच्चाई ये है कि परिसीमन के नाम में सीट के गणित बदले जाते, सीट के गणित बदल के खेल खेले जाते, सत्ता के संतुलन अपन पक्ष में करे के कोशिश करे जात हवे। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ में धोखा है। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय जी, महिला आरक्षण के बाद तब तक अधूरा है जब तक ओमा ओबीसी, एसटी, एससी महिला मन के हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी। अगर परिसीमन पुरानी जनगणना के आधार में हो ही तब पिछड़ा वर्ग के महिला मन ला छूट नहीं मिल, महिला मन छूट जाही। हमार मांग साफ है, नवा जनगणना होए, सामाजिक न्याय के आधार में परिसीमन होए, तब जाके सच्चा महिला आरक्षण लागू हो सकी। अब मैं प्रदेश के हालात के बारे में कुछ कहना चाहता। आज हम आरक्षण के बात करत हन, फिर जमीन स्तर में महिला मन कतकी सुरक्षित हमें। दुर्ग में एक मासूम लड़का के साथ में रेप हो जाते, कांकेर में सामूहिक बलात्कार होते, उनमें भाजपा के नेता के नाम आते। ऐसा कतकी घटना है जैसे तमनार में घटना घटे रही से एक महिला पुलिसकर्मी जो ड्यूटी करे रही से। समाप्त करो। 2 मिनट मोला माननीय सभापति महोदय 2 मिनट मोला समय देवा। तमनार में ड्यूटी करे गए रही से पुलिस महिला कर्मचारी होकर कपड़ा फाड़ दिए जाते। माननीय सभापति महोदय जो सदस्य ने जो बोल रही है महिला टीआई महिला आरक्षण से हटके बोल रही है। महिला आरक्षण यही तो बोलिए ना, महिला आरक्षण आदरणीय सदस्य जी, महिला को आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो महिला आरक्षण किसको देंगे आप? आपकी सरकार को महिला आरक्षण बताइए मेरे को। महिला को सुरक्षा नहीं दे सक रहे हैं आप लोगों को। महिला टीआई को आप लोगों को पीट दिया जा रहा है। नहीं बोलना है, बोलेंगे लेकिन वो विषय पर बोले ना। महिला आरक्षण पर बोले ना, बुलाया जाता। चातुरीनंद जी समाप्त कीजिए, चलिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जिन सरकार महिला मन के सुरक्षा तक नहीं कर पाते वो आरक्षण के नाम में दिखावा काबर करे थे। महिला मन ला सिर्फ आरक्षण के वादा नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और समय और न्याय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के रुख एकदम साफ हवे। बिना देरी के महिला आरक्षण लागू करे जाए, परिसीमन के नाम पर राजनीति झन होवे, ओबीसी, एसटी, एससी के महिला मन के हक और अधिकारों मन ला मिले, महिला सुरक्षा पर कड़ा कानून बने और सख्त कार्रवाई होए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देश प्रदेश के महिला मन जाग चुके हमें। अब वो मन ला वादा नहीं, हक मांगता हूँ। अगर सरकार देरी कर ही, बहाना बना ही या परिसीमन के नाम में खेल खेल ही, तक कांग्रेस चुप नहीं बैठी। सड़क ले सदन तक के लड़ाई लड़ी, हर मंच में आवाज उठाई। काबर की महिला मन के अधिकार संग अब कोनो समझौता नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण के नहीं है, ये लड़ाई समानता, सम्मान और न्याय के हवे। और कांग्रेस हर कदम में महिला मन के साथ हमेशा खड़े रही से, और पहले भी रही से, अभी भी है और हमेशा रही। अंत में मैं अपन 2 लाइन से अपन बात ला खत्म करूं। खामोशियों में भी हमने तूफान पलते देखा है, खामोशियों में भी हमने तूफान पलते देखा है, हक की लड़ाई में जमीर बदलते देखा है। ये सियासत है जनाब, यहाँ वादे भी बिकते हैं। ये सियासत है जनाब, यहाँ वादे भी बिकते हैं। नारी के हक को हमने यूं ही टलते देखा है। बस अंत में यही कही है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल जो कानून बन चुके हैं ओला लागू करे के आप सबसे निवेदन करत हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, आप मोला बोले के मौका दो, तेकर पर मैं आप सबला कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अजय चंद्राकर जी।
जितने भी कथन आए हैं समर्थन या विरोध में, कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? तुम्हार दुख लगे क्यों जावा थे? बैठिए न साहब। पहले 1 नंबर में बोला तो 1 नंबर में आ गए। तोर सन तो मैं अलग से बात करूं, पशु जनगणना में ते कहा आदमी फेर में पड़े है। पशु मल्ला आरक्षण देना है। तूला बड़का गृह मंत्री भैंस वंशिक का रही, बकरी वंशिक का रही, गौ वंशिक का रही, एक बात भगवान मैं ये दिन देखे सभापति महोदय, यादव जी की शादी नहीं हुई, ये वास्तविक तौर पर नारी वंदन है। जो आज जीती भाभी वो झेलती कैसे इनको? नहीं, उस तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा हो रही। लगभग सभी बात फ्लोर में आ गई है, लेकिन लोगों ने अपने अपने पक्ष को अपने तरीके से रखने की कोशिश की। जो सही घटा है, जो चीज हुआ है, उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करें। किसकी गलती है उसको जनता तय करेगी जब चुनाव होगा। तो सबसे पहली बात, कांग्रेस ने महिला आरक्षण की बात कब की? कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति में चर्चा हुई शुरुआत में कभी, तो उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। इस सर्वस्थापित तथ्य है कि 1951 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बिल रखा, उसका विरोध नेहरू जी कांग्रेस ने किया। और उस मंत्रिमंडल से बाहर आने का एक बड़ा कारण अंबेडकर जी का ये। अभी अंबेडकर जी का नाम बहुत ले रहे थे बहुत लोग, सारे वक्तागण। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, एक तो सूचना दीजिए विधानसभा में, और उसमें बहस करते हैं कितना सम्मान अंबेडकर जी को कांग्रेस ने दिया उसको। फिर अंबेडकर जी की, आप कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है अंबेडकर जी का नाम लेने का भी, नाम लेने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान की परंपरा में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में जो उच्च स्थान, और वो आदमी बोल रहा है अजय चंद्राकर, बता देता हूं, मैं अपनी बात कर देता हूं। देश की दूसरी विधानसभा है छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जिसने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मुझे वो विधेयक रखने का सौभाग्य मिला था पार्टी के निर्देश पर, अपने सदन के नेता के निर्देश पर। और ये भावना क्रमशः कैसे घटती है मैं रखने की कोशिश करूंगा। पर क्या स्थान था महिलाओं का, सब लोगों ने अलग अलग रेखांकित की। मैं कुछ महिलाओं का नाम लेता हूं जिसके योगदान किस तरह के हैं। सनातन परंपरा में जो महिलाएं घरेलू कामों को छोड़ के वेद अध्ययन की ओर बढ़ती थीं, ब्रह्मवादिनी उनको कहा जाता था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक की सभा में संवाद किया। कितना विद्वान रही होगी सोच लो आप। जनक की सभा या कुरु सभा या यादवों की सभा उस समय समृद्ध सभा मानी जाती थी, जिसमें एक से एक विद्वान होते थे। भाजपा का योगदान रही सोमा? बता थो ना। नहीं, वो का योगदान रही तेरा बताओ ना। वो थमूल जाना था नोला तो बता थो में है, सुनबे तब तो आगे। भाजपा के योगदान एरी से अब रहन दे, बाद में मोल भटका देते हैं। मैत्रेयी गार्गी, मैत्रेयी उन्हीं की पत्नी थी याज्ञवल्क्य जी की। धन संपत्ति को ठुकरा दिया उनने। जब वन की ओर जा रहे थे याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान का ज्ञान दे के जाइए आप। ये उनकी नैतिक ताकत थी। विश्व धरा, अब उसका पूरा इतिहास तो बताऊंगा नहीं, मेरे पास सारे इतिहास हैं, पर वो सार्वजनिक रूप से उस वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी। ये महिलाओं का स्थान था। कब? वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। माननीय महोदय, अपाला ये मंत्र रचना करने वाली महिला थी। ऋग्वेद के 8वें से लेकर 11वें मंडल में मंत्रों की रचना इसने की। ये वैदिक काल की मैंने बात बताई आपको कि क्या स्थान था सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में। ये देख लीजिए महिलाओं के स्थान को। अब उसके बाद महाभारत कालीन या रामायण कालीन
इसमें देख लें, सीता सावित्री से लेके, मंदोदरी से लेके, तारा से लेके, सुलोचना से लेके, नहीं मालूम कितने उस समय की ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो समाज में विशिष्ट गुणों और स्थानों के लिए जानी जाती थी। माननीय सभापति महोदय, इतिहास जब लिखा गया, हिंदुस्तान के इतिहास पर आते हैं, महिलाओं का योगदान भारतीय इतिहास में क्या है? रानी रुद्रमा, सुन लीजिए संगीता जी, वारंगल की उन्होंने घेरेबंदी की और दक्षिण में पांड्य राज्य के खिलाफ उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया 40 साल तक। महारानी ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद जो छापामार लड़ाई लड़ी, दक्षिण से औरंगजेब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। जब दक्षिण की ओर औरंगजेब गए तो उत्तर नहीं आ सके, उसकी लाश उत्तर आई। रानी दिद्दा, समझ रही ना, कश्मीर की रानी, गौरी को कश्मीर में घुसने नहीं दिया उन्होंने। ये भारतीय इतिहास के नाम दर्ज हैं। रानी अबक्का, कर्नाटक को पुर्तगालियों से सुरक्षित रखा, ये वीरता उन्होंने दिखाई। इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़िए, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, किताब मैं दे दूंगा आपको। रानी नाइकी देवी, समझ रही हैं, ये गुजरात में घुसने नहीं दिया उन्होंने विदेशियों को 40 साल तक, 45 साल तक लगभग। अब आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं। थोड़ी सी माता जीजाबाई, राजमाता सिंधिया जी बोलती थी, मैं माता जीजाबाई की परंपरा की माता नहीं। इच्छित पुत्र पैदा करने के लिए जो व्रत हो सकता है उन्होंने किया, और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले महान राजा शिवाजी की माता बनी वो, और हिंदू पद पातशाही की स्थापना हुई। महारानी जयवंता, जिसका संस्कार हिंदुस्तान को महाराणा प्रताप देता है। महारानी अहिल्याबाई, महोदय जी ने बहुत अच्छा व्रत का वर्णन किया है, और व्रत सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुषों के लिए ऐसा कोई व्रत रहता ही नहीं है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है। कितनी महान है महिलाएं, पति के लिए पूजा करती है। इसीलिए तो राजीव सिन्हा ने आपको भेजा है यहाँ अपना स्थान खाली करके। समझ रहे ना, भेजने वाले आप तब भेजने वाले भाभी जी को यहाँ पे अभी तो उसके पास आरक्षण में 33% में आप भाभी को भेजिए यहाँ। रानी अहिल्याबाई, आप उधर देख के ना बोले, इधर देख के बोले। रानी अहिल्याबाई, उसका योगदान कितना है? जाइए काशी का गलियारा देख के आइए, जाइए महाकाल देख के आइए, महाकाल के पास जो और है उनको देख के आइए। लोप मुद्रा अगस्त की पत्नी थी, वो भी वैदिक मंडल की रचना की वैदिक ऋषि थी, ब्रह्मवादिनी थी। कितने लोगों का मैं नाम लूं, क्या स्थान था। छत्तीसगढ़ में आप आदिवासी संग्रहालय बनाए, जाके देखिए। मैं कभी कभी बात करता हूं किसी चरण में, तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया जाएगा तो रानी चोरिस, एक मुसलमान रखेल के खिलाफ 2 रानियों ने विद्रोह किया, राजा को मानना पड़ा। उस बात को जाके संग्रहालय में पढ़ लीजिए। मैं कई बार आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना और लिखना चाहिए लोगों को। लोग बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई पहली महिला शहीद है, उसके साथ कितनी महिलाएं थी? रानी झलकारी बाई रानी नहीं थी। एक मिनट बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, रिकॉर्ड में नहीं आया। अविभाजित मध्य प्रदेश में अध्यक्ष महोदय जी, मनोनीत जो डारन बाई थी मेरे विधानसभा की थी अध्यक्ष महोदय जी, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहिए कि हमारे कांग्रेस की थी। वो हर चीज कांग्रेस की थी। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, रमौतीन बाई के नाम से हमने कॉलेज रखा। 1818 में परलकोट विद्रोह कहां है, भाभी जी हैं क्या? भानु प्रतापपुर वाली परलकोट विद्रोह में गैंग सिंह के साथ शहीद हुई थी। वो क्या लिख दिया इतिहासकारों ने? बस्तर की अस्मिता के लिए लड़ रही, बाकी जगह राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी। छत्तीसगढ़ में राजमोहिनी देवी को उन्होंने उल्लेख किया था, इसलिए वो उसके योगदान को नहीं बताता। पर आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में ओलंपिक में, निजी व्यक्तिगत खेलों में भी मनु भाकर जैसे लोग मेडल जीत रहे हैं। अभी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता,
साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, नहीं मालूम कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत खेलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मनु भाकर जैसे लोग हैं, वो लोग सब। अब प्रबंधन क्षेत्र में देख लीजिए आप, इंदिरा नूई या ये गीता गोपीनाथन जैसे लोग भारत में पूरे दुनिया में नाम फहरा रहे हैं। आखिर महिला कहां पे पिछड़ी है? किसी भी विविध क्षेत्रों में अध्ययन कर लीजिए। महिला को नोबेल पुरस्कार भी हिंदुस्तान में मिला है, मदर टेरेसा को। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी भी तरीके से महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। मैं इंदिरा गांधी कौन है? माननीय इंदिरा गांधी जी कौन है? सबसे पहले पाकिस्तान के बांग्लादेश के 2 टुकड़ा कर दी। अभी की नहीं कर सका था बतेला। ने क्या किया? महिलाओं का कहाँ स्थान? अभी तुम मेरी बात को खंडन कीजिएगा। आप मेरी बात को खंडन कीजिएगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश जो बोल रहा हूँ आप खंडन तर्कों ऐसे आयरन लेडी का नाम नहीं लेता हुआ। हल्ला से नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य और तर्कों से खंडन कीजिएगा। लेडी थी जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, उसका नाम नहीं ले रहे हो आप। माननीय सभापति महोदय, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, हिंदुस्तान पहला देश था जिसको संविधान बनते ही महिलाओं को, क्या बोले उस शब्द को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिस शब्द उपयोग किया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सबसे पहले मताधिकार महिलाओं को न्यूजीलैंड में मिला 1893 में। या अमेरिका, इंग्लैंड, फिनलैंड जितने लोग हैं सबको महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका जैसे देश तो 1920 में दिया भी। लेकिन इसका श्रेय किसको गया? B.R. अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को, जिन्होंने सार्वभौम मताधिकार सबसे पहले हिंदुस्तान में संविधान के साथ लागू किया। कांग्रेस कहां पर है? अब आरएसएस में काबा महिला नहीं रखा, तेला बतावा। जो 15 सदस्य थे, काबा नहीं रखा, तुम जाने तुम्हार बोल हल्लम आपका चेहरा दिखाता है। हल्लम बिचका नहीं सका, हल्लम ते बोल बिचका नहीं सका। बैठिए बैठिए, बार-बार खड़े होने जरूरी नहीं भाई। माननीय सभापति महोदय, 15 महिलाएं थी, किसी बहन जी ने बताया, शायद चातुरी नंद जी ने। सरोजनी नायडू जी, हंसा मेहता, रेणुका राय, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी। सरोजनी नायडू जी ने कहा दोनों जगह, संविधान सभा में और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, क्या कहा उसको सुन लीजिए। हमको दान नहीं चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए महिलाओं को स्थान देना जरूरी है। और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भद्र वर्ग की महिलाओं की बात नहीं करते, हम पूरी महिलाओं की आवाज है, सबको स्थान मिलना चाहिए। यह 1950 संविधान सभा में जो बोला गया वो बात मैंने कही, अब इसका खंडन करिए। और ये महिलाएं जो आई थी 15, अपनी योग्यताओं से आई थी, इसका क्वालिफिकेशन देखिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग बोल चुके हैं, जल्दी अपनी बात समाप्त करना है। 1951 में जो हिंदू कोड बिल आया B.R. अम्बेडकर जी, जिसका उल्लेख मैंने थोड़ी देर किया था, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उसमें विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति गोद लेने में समानता के प्रावधान थे। आपने विरोध किया उसका, और B.R. अम्बेडकर साहब उस मंत्रिमंडल से बाहर आए। उसका एक बड़ा कारण यह भी था, आपने क्यों विरोध किया इसका? कांग्रेस ने क्यों, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों विरोध? मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य हैं। माननीय सभापति महोदय, उस समय बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी 1951 में जब बिल आया। तो 1952 प्रथम लोकसभा, कोई बिल का विषय नहीं था। अब 1952 के बाद पहली बार इंदिरा जी ने 1974 में जो कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? फुलरेन गुहा जी, एक और थे चेयरमैन, कहीं पे कागज में लिखा होगा नाम। उस समिति की रिपोर्ट, महिलाओं की स्थिति के अध्ययन करने के लिए एक कमेटी 1974 में बनाई। कांग्रेस की शुरुआत महिलाओं के लिए सोचने की मात्र इतनी है, और उस कमेटी की रिपोर्ट न कभी रखी गई न कभी सार्वजनिक की गई। अब क्या योगदान है? 1974 तक तो आ गए महिलाओं के बारे में कांग्रेस के। इसको कोई भी खड़े, बार बार आप खड़े होती हैं, बताइए मेरी बात गलत है तो। उसके बाद 92-93, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर देश को स्वतंत्र करने में हाथ रहा है, महिलाओं का हाथ रहा है उस समय, सभी में हमारे पार्टी का पूरा सहयोग रहा है। आगे बताते हैं ना आपकी पार्टी का सहयोग। माननीय सभापति महोदय, मामा बैठना, पूछ रहे हैं आप, मैं अकेला गोठियाबो।
खुद बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी की बीजेपी नहीं थी। कब नहीं थी? 1950 में बी आर अम्बेडकर साहब ने जब दिया उस समय पर चंद्राकर थे। तो लिख के बात करिए। ऐसे लग रहा है वहां पर मैथा टाइप के लोग बात कर रहे हो। संगीता जी, आप बार बार खड़े होके चंद्राकर जी को याद दिला रही हैं क्या कि वो आपको बेनकाब करें आपकी पार्टी को? अरे कई बात को भूल रहे हैं तो भूलने दीजिए। आप याद दिला दिला के अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े करवा रही हैं। माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय से आप पड़ी एक ऐतिहासिक सन आया 92-93। अभी चातुरी नंजी भाषण में बोल रही थी कि कांग्रेस ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। 1989 में जब यह बिल आया, राजीव गांधी जी ने रखा, वो बिल गिर गया राज्यसभा में, पारित नहीं हो सका। सब दलों ने कहा, भाजपा भी उसमें शामिल थी, जनता दल भी उसमें शामिल था, एक अल्पमत सरकार में आप शायद विधान लोकसभा में रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी कहानी की कैसे खरीद फरोख्त हुई बहुमत के लिए एक इतिहास है। तो सबने समर्थन दिया, तो इस देश में 73वां 74वां संशोधन आया और यह 24 अप्रैल पिछला निकला। इस पूरा देश 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाता है और इसी के आधार पर मैंने उल्लेख किया, डॉक्टर रमन सिंह जी जो आज अध्यक्ष की आसंदी में हैं, कहा कि 33% पर्याप्त नहीं है, 50% हम देंगे। बिहार के बाद पहला राज्य यदि बना 50% देने वाला तो छत्तीसगढ़ बना। डॉक्टर साहब आज अध्यक्ष की आसंदी पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 96 में पहली बार 33% के लिए संसद में बिल में रखा गया। कौन थे प्रधानमंत्री? ना, देवगौड़ा साहब। कांग्रेस का क्या रोल था इसमें? क्या विषय आया? विरोध का विषय क्या था मैं बता देता हूं ना। समाजवादी पार्टी, राजद, ये जो लोग थे उन्होंने कहा कोटे के अंदर कोटा चाहिए, नहीं पास होने दिया। संविधान संशोधन के लिए कितना प्रतिशत कोटे के अंदर कोटा चाहिए? महिलाओं के ओबीसी के आरक्षण भी क्लियर कीजिए। आगे क्या स्वरूप में बिल आएगा, आगे किस तरह से प्रावधान किए जाएंगे, ये राजद को या कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। आप अभी बात करिए, कोई अधिनियम पारित होता है तो फिर नियम बनेंगे, निर्देश बनेंगे, जो लिखे रहेंगे। हम संपूर्ण घटनाक्रम नहीं देखेंगे, अभी बहस करेंगे आपसे। 96 में नहीं पारित होने दिया। फिर इस देश के महामना जिस सदन में हमें बहस करने का अवसर मिल रहा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश में 3 बार नेतृत्व किया, 4 बार लोकसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया, 4 बार, 98, 99, कई लोग 3 बार बोलते हैं, 2002 और 3 को, मैं तो अलग अलग गिनता हूं हमेशा उसको। 2 और 3 को संयुक्त करके अटल जी ने 3 बार प्रस्तुत किया बोलते हैं, 4 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया। विरोध करने वाले लोग कौन हैं? एसपी, राजद, वामदल। वामदल के साथ आप क्या था आपका रिश्ता? कलकत्ता में आप उसके साथ चुनाव लड़ते थे और अभी केरल में आमने सामने चुनाव लड़े। अभी नहीं है आपका वामदल के साथ समझौता कलकत्ता में, पर इससे पहले हर चुनाव में आपका समझौता वामदल का कांग्रेस के साथ होता था। जिस दिन से आपने सत्ता खोई है, सिद्धार्थ शंकर रे के बाद आपने मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया है, तब से उन्हीं के साथ मिलकर लड़ते थे और यहां आमने सामने। तो कांग्रेस का तो कोई नीति सिद्धांत सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके कहां पे मुस्लिम लीग के साथ केरल में लड़ते थे और यहां समझौता कर लिया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो यह घालमेल कांग्रेस ही कर सकती है, जो वैचारिक रूप से दिवालिया होगी वही पार्टी काम कर। जम्मू कश्मीर में आप क्या है? वहां पे पीडीएफ के साथ आपने बनाया सरकार, तो उसमें क्या हमने ऐसा नहीं हटा दिए ना? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हम अछूत हैं करके। आप एक तरह के 2 दलों के साथ अलग अलग जगह में जो काम करते हैं, बर्बादी का कारण यह है माननीय विधायक जी। अब 2008 में फिर से यह प्रस्तुत हुआ, पास नहीं हुआ। ये अटल जी के समय का विषय 2003 के। अब आया 2010 में खूब चर्चा हो रही थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ? असली कारण आप बताइए। राजनीतिक कारण क्यों बताते हैं? आप दलगत सीमा से ऊपर उठ के बात करिए, रिकॉर्ड में बात करिए, फिगर एंड फैक्ट में बात करिए। राजद, सपा ऐसी पार्टियों ने कहा कि हम वापस ले लेंगे समर्थन, और डायलॉग क्या है आप याद कर लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा?
अरे ये महिलाएं आएंगी तो इस सदन में बहस नहीं होगा, सीटियां बजेंगी, सीटियां। ऐसा शब्द भाजपा ने भी कहा। वो शरद यादव जी को माफी मांगनी पड़ी बाद में, पर कटी महिलाएं आएंगी। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मेरी लाश पर यह विधेयक पास होगा। कौन था सरकार के समर्थन में 2010 में? आपके समर्थन में यही दल थे जिन्होंने इस धमकी दी, तो आपने पारित होने नहीं दिया और सपना भर दिखाया। अब 2010 में, अब 23 और 26 में आता हूं, बताइए कांग्रेस का रोल कहां पे है? लंबी लंबी बात हम कर रहे थे और इसमें से एक बात झूठी है तो बताइए, मैं बैठ के सुनता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 ये बात सच है, यह अधिनियम पारित है, राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत हैं, यह बात भी सच है, अधिनियमित हो चुका है, यह बात भी सच है। क्यों? आप पहले तो कोरोना के कारण टला, फिर आपने कहा जातिगत जनगणना होना चाहिए, राजनीतिक सहमति उसमें बनी नहीं, प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना के लिए भी तैयार हो गए, फिर परिसीमन में सहमति नहीं बनी। एकदम बहस निकाल के देख लीजिए, किसने फ्रीज करके रखा 71 से 2026 तक 81वां संशोधन? माननीय इंदिरा गांधी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में भाषण में कहा, तब देश की आबादी 54 करोड़ थी, आज 50 साल बाद 140 करोड़ है। तो अनुच्छेद 334 जनगणना परिसीमन दोनों था, उसमें रोटेशन की व्यवस्था थी। उसके बाद रोटेशन सिस्टम कैसे लागू करेंगे वो सहमति नहीं बनी। ओबीसी आरक्षण पर आप लगातार विवाद करते रहे, मुस्लिम आरक्षण की बात आप विवाद करते रहे, और इसी दौरान अबू आजमी का नाम तो आप जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे आदमी हो आप, विधेयक को फाड़ा किसने? कांग्रेस ने निंदा की क्या उसकी कि आपने ऐसा कैसे कर दिया करके? अनुच्छेद 30 से अनुच्छेद 332 इन सब में सहमति नहीं बनी। उसके बाद यह कहा गया कि साहब जो 2026 की जनगणना के आंकड़े आएंगे, 2026 में परिसीमन भी समाप्त हो रहा था, उसके अनुसार से यह आरक्षण लागू किया जाएगा। 2026 के पहले रिपोर्ट आती तो 29 में लागू हो नहीं पाता। अब आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की कि भाजपा टाल रही है। यहां पर किसी ने भाषण में नहीं कहा कि हम राजनीतिक तौर पे यह बोलते रहे कि भाजपा महिला विधेयक को टाल रही, 33% आरक्षण को टाल रही है, किसी ने नहीं कहा। माननीय मोदी जी ने कहा कि साहब हम ठीक है लाते हैं, 131वां संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसके साथ परिसीमन की बात की, उसके साथ तीसरा जो विधेयक लगा वो संघ क्षेत्र का लगा, पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर का, वो स्वाभाविक था कि उसके संविधान में उनके लिए अलग प्रावधान है संघ क्षेत्र के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, का आपत्ति? अब मैं बता दूं ना आपत्ति का में है, जब 2023 में पारित हुआ और हमारी पार्टी और सभी लोगों ने कहा कि तुरंत लागू कर दीजिए, तो उस समय ऐसा क्या आ गया कि उस समय लागू नहीं किए? आप थोड़ा जाओ, बाहर निकल के पढ़ के आओ विधेयक की अध्यक्ष जी 2023 में एक सेकंड आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे पढ़ के आओ, जाओ फिर बात करना। 2026 में लागू होगा उसमें लिखा था। अरे सुनिए ना संगीता जी, 2023 के बिल में भी स्पष्ट है कि जनगणना और परिसीमन ये दोनों चीजें हैं उसमें, नहीं तो फिर 24 में लागू नहीं कर दे। 2023 के बाद 24 तो आया ना। 34A मैंने पढ़ा, जनगणना और 26 अभी बोला अजय चंद्रा कर। आप ये कह रहे हैं कि 2011 में सुनील भैया 11 के जनगणना से बोलने दीजिए, वो बात में बोलूंगा। जनगणना कौन रोजा बताइए, जनगणना सही समय हुआ नहीं है तो दोषी कौन है? छिपाऊंगा नहीं, जनगणना सही समय पर नहीं हुआ दोषी कौन है इसका? बात सुन लीजिए राघवेंद्र जी, पूरी सुन लीजिए, आप विद्वान आदमी। आपके मैं तथ्य को ही सही कर रहा हूँ। आपने बिना जनगणना के कैसे परिसीमन हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी ने 2026 तक फ्रीज करके रखा है, तो 84th अमेंडमेंट 2002 में कौन लेके आया था? 2002 में सीट को नहीं बढ़ाया गया। अमेंडमेंट 2002 में सीट को नहीं बढ़ाया गया। फ्रीज अमेंडमेंट आया, परिसीमन फ्री था। नहीं, लोग
लोकसभा की 70वां और आप मैं बताता हूं सुन लीजिए। 71 से 26 परिसीमन फ्रीज था। 2002 में परिसीमन हुआ, उसमें सीटों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई। आप सभी से आग्रह में बैठा हूं, जो भी बोले दोनों तरफ, आप भी बोले तो सीधे डायलॉग करने का स्थान फिर मैं ऐसा हो जाता हूं भाई, इसलिए मुंह इधर करके और यहाँ बोले, आपस में बातचीत करने का स्थान नहीं है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप और समय मांगे और उसके बाद बोले। आप अपना कंटिन्यू करिए, इसमें तर्क विचार की जरूरत नहीं है। 2000 जिसको माननीय राघवेंद्र जी विद्वान सदस्य हैं, उसकी योग्यता बहुत असंदिग्ध है, लेकिन 2026 तक सीटों की वृद्धि में अर्थात परिसीमन में प्रतिबंध था। जो डिलिमिटेशन आखिरी बार हुआ जिसमें मैं मेंबर था, डिलिमिटेशन कमीशन में सांसद के नाते पुन्नूलाल जी भी थे, सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी, उसी के अंदर घुमा फिरा के किया गया था, वही फ्रीज था नंबर। अब 2026 जहां से मैं बात कही संगीता जी ने, 2026 में जब आपने राजनीतिक आरोप लगाना शुरू किया कि तो माननीय प्रधानमंत्री जी या बीजेपी या एनडीए सीट को महिला आरक्षण को नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती, सरकार ने यह निर्णय लिया, एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि साहब 2011 की जनसंख्या नहीं कहा, आप बिल पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि जो उपलब्ध आंकड़े हैं जनसंख्या के, जो उपलब्ध आंकड़े हैं उस आधार पर हम अभी तत्काल करेंगे, और उसमें परिसीमन भी शामिल किया। और उन्होंने तथ्य और तर्कों में कहा, एक लाइन का तर्क है, उन्होंने लक्षद्वीप का उदाहरण दिया कि कितने वोटर है, गाजियाबाद का उन्होंने उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया, बंबई की एक सीट का उदाहरण दिया कि 30-40 लाख की विधानसभा है, और जो सार्वभौम ताकत हमको मिली है उसका उल्लंघन हो रहा है कि कहीं 54,000-56,000 में सांसद चुन के आ रहे हैं और कहीं पे 40-50 लाख में सांसद चुन के आ रहे हैं। और तीसरा बिल संक्षेत्र का था, कहीं पे उन्होंने घुमाया नहीं, कहा कि साहब हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सीट बढ़ा देते हैं, रोटेशन का सिस्टम है, 15 साल बाद रोटेशन की फिर से समीक्षा होगी। कांग्रेस ने फिर यू टर्न लिया, बोले कि आप 2011 की जनसंख्या में नहीं, आप अभी आरक्षण बताइए, आरक्षण के अंदर आरक्षण का क्या बात करेंगे, आप अभी बताइए मुस्लिम आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। माननीय अमित शाह जी का भाषण पढ़िए, ऑनलाइन है, या तो प्रेस ब्यूरो के साइट में जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप चाहे जो कर लें, धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे नहीं, यह हमारा मैनिफेस्टो है, देश में धर्म के आधार पर नहीं होगा, भारत असली अर्थों में पंथ निरपेक्ष देश है, हम उसका पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे कौन लोगों ने विरोध किया, और उसका कांग्रेस की दुर्दशा का कारण यही अस्पष्टता है। जो राजद, जो सपा, जो अन्य पार्टियां थी द्रमुक, जो 2010 में पेश होने नहीं दी, कांग्रेस को वापस लेना पड़ा, वही लोग चारों दल फिर से मिलके, टीएमसी मिलके फिर कहा कि साहब आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करिए, ओबीसी आरक्षण की अलग बात कीजिए, मुस्लिम आरक्षण की अलग बात कीजिए, और नहीं तो हम पारित नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया। अब आपने जो शुरू में स्टैंड लिया था कि कहा कि 2026 में होगा, 2023 का जो अधिनियम पारित है, 2000 अधिनियम में जब जनगणना के रिपोर्ट आ जाएंगे तो कांग्रेस अभी फिर बोलेगी कि जानबूझ के टाला जा रहा है, 2034 ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है करके, ये नहीं बोलेगी। अब इसमें से एक बात गलत है तो कोई भी आदमी किसी भी विषय में उसमें बहस कर ले। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 1951 के बिल से लेके परिसीमन में जो आपने गिनती 71 से 26 तक सीटों को फ्रीज किया, 96 से लेके 2026 तक की मैंने बात की, संविधान सभा के बहस, भारत में नारी की स्थिति की बात की, लेकिन
आपने कहीं पे भी कांग्रेस का स्पष्ट रोल नहीं रहा कि साहब 2010 को छोड़ के कि हम लाना चाहते हैं और एक धमकी में वापस ले लिया। ये महिला आरक्षण में कहीं पे भी, ना पंचायत के, ना विधानमंडलों में, ना संसद में, कहीं पर भी स्पष्ट भूमिका उनकी नहीं है। जो 33% नरसिम्हा राव जी सरकार का आश्रय लेने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ लीजिए प्रोसीडिंग सब चीज की। सभी दलों ने कहा कि देश की आवश्यकता है, लाना चाहिए। उन्हें आधा % आबादी को उनके सामाजिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति महोदय, अब सिर्फ मोदी जी ने बिल नहीं लाया, मोदी जी ने जो कुछ किया, कहां भाई, माननीय वुमेन एम्पावरमेंट और कैसे हो सकता है आरक्षण के छोड़, उसको थोड़ा सा चलते चलते बोल देता हूं, काफी देर बोल चुका। आर्थिक सशक्तिकरण, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी योजना और यहां का मातृवंदन छत्तीसगढ़ का। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा में देख लीजिए मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शिक्षा बचत में देख लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जीवन स्तर में आप देख लीजिए जल जीवन मिशन को, प्रधानमंत्री आवास को, और सबसे बड़ी जो सम्मान मिला आपको, मुझे सौभाग्य है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ काम करते हुए स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने का अवसर मिला। माननीय विजय जी अभी ग्रामीण का और माननीय अरुण साव जी अभी शहरी स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं चरण 2 का। कि ओडीएफ कितना % था, हम उन रॉकेट दाग रहे थे और 14% ओडीएफ था हिंदुस्तान। कांग्रेस को देखा नहीं था ये महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय समावेशन, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष, वो तो हमेशा खड़े होंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ओडीएफ की बात कर रहे हैं, स्वच्छता चल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कई गाँव को स्वच्छता में क्लियर कर दिया गया सिर्फ पेपर में, और सब लोटा पकड़ के जा ही रहे थे। इसके संदर्भ से दूर आप वही देखते रहती हैं बालोद में, उसके दूर करने के लिए लड़ती नहीं। पेपर वर्क ही था, कहीं धरातल पे नहीं था। अध्यक्ष महोदय जी, चलिए। वित्तीय समावेशन, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। अब इसमें आंकड़े भी बता सकता हूं मैं, बाजू में एक कॉलम है, आंकड़े भी बता सकता हूं कि कितनी % आबादी लाभान्वित हुई। तो वुमेन एम्पावरमेंट का काम आरक्षण के अतिरिक्त उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। कॉलेज में नॉमिनेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह के समावेशन के बाद कितना हो गया, वोटिंग % महिलाओं का कितना बढ़ गया। 67% महिलाएं उच्च शिक्षा में नॉमिनेशन दर्ज कराती हैं। जब आप नेतृत्व कर रहे थे तो 40% से नीचे था। यह एक बदलता भारत जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। माननीय, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 1893 जिसका मैंने उल्लेख किया, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया। बाबा साहब अंबेडकर को बहुत श्रद्धा से याद करूंगा कि हिंदुस्तान को उन्होंने पहला देश बनाया जिन्होंने संविधान लागू होने के साथ पहले दिन से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देकर पुरुष के साथ महिलाओं को भी सम्मान दिया। बाकी बड़े बड़े देश जो लोकतांत्रिक देश अपने आप को कहते हैं, ये सम्मान महिलाओं को नहीं दिया। अब कुछ बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्दी समाप्त करिए। हाँ, बस मैं खुद ही आपके निर्देश के पहले मैं घड़ी देखते रहता हूं, सब बातें बोली जा चुकी, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा। आपने बहुत अच्छा बोला, समाप्त करें। आपने प्रधानमंत्री जी की भावना देखिए, ओंकार बाबू याद कर लेना बोलना भाषण में, नारी तू नारायणी, कितनी उच्च भावना। और आपने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां लड़ेंगी, किसके साथ लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय किसी ने स्वीकार नहीं किया कि साहब जो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी या जो अबू आजमी साहब लोग जो बोलते थे ना, महिलाओं का विरोध क्यों है। एक भद्र वर्ग के लोग, एक भद्र परिवार उसका नेतृत्व कर रहा है। अब
माननीय उनके नेतृत्व में सामान्य महिलाएं मत आ जाएं, एक स्वाभाविक खतरा तो उभरता है। मैं एक आध दो अच्छी लाइन सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पढ़ी हो? नारी अब अबला नहीं, वह सबला है, वह सृष्टि की रचयिता भी है और राष्ट्र की नियंता भी है। राष्ट्र की प्रगति का सही पैमाना है तो उस राष्ट्र की महिलाओं की प्रगति को देखो। स्त्री के उत्थान और पतन पर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन निर्भर है, महादेवी वर्मा जी इसको कहती हैं। मैं साहित्यकारों का उल्लेख नहीं किया था। नारी सशक्तिकरण पर राजनीति नहीं, नियत और नियति दोनों मजबूत होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि महिलाएं केवल वोटर नहीं, निर्णयकर्ता बने। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तभी भारत विश्व में अग्रणी बनेगा। ऐसे लोगों ने, विभिन्न साहित्यकारों, राजनेताओं, बड़े समाज सुधारकों ने अनेकों भावनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रकट की है समय समय पर। आज मैं इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने एक समसामयिक संकल्प रखा और देश के विधानमंडलों से भी आग्रह करने की कोशिश की कि अब वो समय आ गया है कि हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं महिलाओं को जो स्थान देती थी, लोकतंत्र में आने के बाद निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से उन स्थान से हमने उनको दूर रखा है। दोषी कौन है ये बहस अलग हो सकती है। तथ्यों और तर्कों में, परिस्थितियों में बात करना ये बिल्कुल अलग स्थिति है। अब वो परिस्थिति आ चुकी है। देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो ये देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आपने पहल की, मुख्यमंत्री जी ने बधाई देता हूं। और डॉक्टर साहब, माननीय अध्यक्ष जी की विशेष तौर पे प्रशंसा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में यह दूसरी बार विशेष सत्र हो रहा है। आपने विजन 2047 पर एक विशेष सत्र रखा था 25 वर्ष होने पर। आज भी एक समसामयिक राष्ट्र के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें आपने चर्चा आयोजित की। मैं अपने दल की ओर से, विधानमंडल के सभी सदस्यों की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। आप समय समय पर हम सबको ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। इस भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्रीमती शेषराज हरबंश। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही है और मैं इस देश की आधी आबादी का दिल से सम्मान करते हुए इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। लेकिन मेरा मन उन करोड़ों महिलाओं के लिए चिंतित है जिन्हें एक बार फिर आरक्षण, परिसीमन के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ाए जाने की कोशिशें की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 सितंबर 2023 जब यह 33% आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था, 21 सितंबर 2023 राज्यसभा से पारित हो गया था और 28 सितंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन चुका। इसे सरकार द्वारा लटकाकर अभी तक क्यों रखा गया है? ठीक है, उसमें माननीय सदस्य महोदय, आपका हमने बहुत गंभीरता से सुना, हमारा भी सुन लीजिए। जानते हैं, मानते हैं कि उस समय परिसीमन की बात थी, लेकिन अभी अगर ये 2023 का महिला आरक्षण विधेयक को 2026 में अभी बात की जाती है परिसीमन के लिए, तो 2011 का परिसीमन, जैसे हमारे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, 2011 के आरक्षण के हिसाब से, तो क्या 2011 के आरक्षण अभी चलेगा? कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी किसी भी वर्ग में। आज 2026 चल रहा है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था। हम मानते हैं वैश्विक महामारी से हमारा देश, क्या पूरा विश्व गुजर रहा था, नहीं हो सका उस समय। लेकिन अभी क्या, अभी जो हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य चंद्राकर जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी के समय के हिसाब से करेंगे, तो क्या वो सार्वजनिक किए प्रधानमंत्री जी ने? जो जनगणना उन्होंने कराया, किस प्रदेश की कितनी जनसंख्या किस वर्ग का है, उसको सार्वजनिक किया गया। हम कैसे मान ले कि ये सही तरीके से होगा और ये पारदर्शी होगा? माननीय
सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ये हम सब जानते हैं और विश्व भी इसको मानता है। परंतु यह एक गहरी सच्चाई है कि इस लोकतंत्र की आधी आबादी महिलाओं को लंबे समय तक का निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। महिला आरक्षण का प्रश्न केवल संसद और विधानसभाओं की सीटों के बंटवारे का विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामाजिक न्याय, संवैधानिक समानता, लोकतांत्रिक संतुलन और राष्ट्र निर्माण की दिशा और दशा तय करने वाला विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में नारी को सदा शक्ति सृजन, संवेदना और प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं विडंबना यह रही है कि जिस देश में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ दंतेश्वरी की आराधना होती है, उसी देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। यह केवल प्रतिनिधित्व का अभाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा में एक असंतुलन भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय इतिहास और महाकाव्यों में भी नारी शक्ति का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माता सीता त्याग, धैर्य और मर्यादा की प्रतीक रही हैं। द्रौपदी के अपमान ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया, जिसने यह संदेश दिया कि जब समाज में नारी का सम्मान आहत होता है तब व्यवस्था का संतुलन भी टूट जाता है। माँ दुर्गा ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शक्ति का स्वरूप धारण किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय परंपरा सदैव बताती रही है कि नारी केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन और शक्ति की आधारशिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बिल पास नहीं हुआ, महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने विरोध किया। ये बहुत चला मीडिया में और हम भी टकटकी लगाए बैठे थे कि हमारे देश के मुखिया सदन से क्या संदेश हमें देते हैं, हमारी माताओं बहनों के देते हैं। सारे न्यूज चैनल्स ने इसको खबरें देखने को मिला। कैसे अपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास नहीं होने दिया। देश में भ्रम फैलाया गया कि माताओं बहनों देखो कैसे अपोजिशन ने आपके हक का हनन किया है, आपके अधिकार के बिल को पास नहीं होने दिया है। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को पता था ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2023 में ये बिल पास हो चुका है, ये कानून बन चुका है और अपोजिशन इसके लिए विरोध में खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने बिल महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। अपोजिशन ने कहा कि 2023 में लागू हुआ है, आप अभी इसी वक्त उसको लागू करिए, जो बिल कानून बना है उसको अभी इसी समय से लागू करिए। और जब आप जनगणना करा लेंगे उसके बाद 2026 के बाद, जो अभी हमें 543 में हमारा अधिकार चाहिए, जब जनगणना करा लेंगे और सीटें बढ़ा लेंगे तो 850 में, जब उस समय के जनगणना के हिसाब से जो हमारी संख्या होगी उसमें हमारा अधिकार उस समय भी चाहिए। ये अपोजिशन ने कहा था, जिसको अलग ढंग से हमारी माताओं बहनों को हमारे देश में जो चुनाव चल रहा है, अभी कई राज्यों में चल रहा था, उसमें एक चुनावी इवेंट बनाने के लिए ये भ्रम फैलाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होने के बाद कौन सा ऐसा बिल है जो फिर कानून बनाया जाता है कानून बनने के बाद? माननीय अध्यक्ष महोदय, असलियत में तो जो बिल पास नहीं हुआ वो एक डिलिमिटेशन बिल था। माननीय सभापति महोदय, जिस पर महिला आरक्षण का मुखौटा लगाया गया था, असली मकसद इस बिल का ये था कि लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर महिलाओं के आरक्षण दे दी गई तो इन पुरुष नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं था। माननीय सभापति महोदय, इसलिए इनको लगा कि सीटें बढ़ा देते हैं और बढ़ी हुई सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे देते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक चीजें ये थी कि ये बिल अगर पास हो जाता तो सरकार के पास इसका कंट्रोल चला जाता, कि सरकार को कंट्रोल दे देता कि डिलिमिटेशन की सेंसस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है। जब लोकसभा में सीटें बढ़ती तो विधानसभाओं को भी विड्रॉ करना पड़ता है और उन कंसिस्टेंसी को की बाउंड्रीज, उसके एग्जैक्ट बाउंड्रीज क्या होती, इनडायरेक्ट पावर सरकार के पास आ जाता। ये उसमें था जिसका विरोध किया है अपोजिशन ने, जिसको पास नहीं होने दिया। ये महिला आरक्षण को उन्होंने कहीं नहीं रखा है। महिला के हित में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, महिलाओं को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है, देश के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को दिया है।
आज महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के विषय में भारत के अनेक महान नेताओं ने अपने गहन विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें हमारे बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य चंद्राकर जी कह रहे थे कि अंबेडकर जी का जिक्र करने का हमको अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? संविधान लिखा है बाबा साहब अंबेडकर ने और संविधान हम सबके लिए लिखा गया है। आप भी जिक्र करिए, हम भी जिक्र करते हैं। आज पहली बार हमें देखने को मिला कि हर चौक चौराहे पर जहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा है, भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित किया गया था कि उसको धोया जाए, उसको पोछा जाए, उसकी पूजा की जाए और उसका वीडियो बना के ऊपर भेजा जाए। आपको बात करने से नहीं रोका, आपको ये बताना होगा कि कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार क्या किया था। पहली बार ये तो बताइए को हमने देखा भारतीय जनता जिसने वंचित समाज को समरसता का मूल मंत्र दिया, उसके साथ कांग्रेस ने व्यवहार क्या किया, ये तो बताइए। पता है आप क्या चाहती हैं? संसद में क्या चाहती है कि हम लोग ना करें? विरोध करिए। आपके व्यक्तिगत है क्या? तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने पीए को उसके खिलाफ चुनाव लड़ा के हराने का प्रयास किया। इतना विरोध बाबा साहब का अपमान करने का काम। आज महिला आरक्षण पे बात हो रही है, माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी जिस विषय पे वो कह रहे हैं, एक दिन और सत्र बुला लीजिए, हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रस्ताव दीजिए आप। माननीय सभापति, मैं चाहता हूँ आप सभापति महोदय आग्रह माननीय सदस्य से। बाबा भीमराव अम्बेडकर को व्यक्तिगत मानती हैं अपना? सबके है कि नहीं है वो? ये बता दीजिए। आपने कहा चर्चा का अधिकार व्यक्तिगत है क्या वो आपके? पार्टी के हो आप, उस पार्टी ने बाबा साहब का सिर्फ अपमान और अपमानी किया। आज सोच कर देखिए देश का क्या विश्व बाबा भीमराव अम्बेडकर आपके व्यक्तिगत नहीं है, वो सबके हैं। का सम्मान तक नहीं दिया आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने। इतने 30 साल तक आपने उनको सम्मान तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान करने का काम किया। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुचित जाति और बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी रही है। आप लोग फाड़े हैं संविधान को, आप कब संविधान के मानने वाले हैं? आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान को बदलने का प्रयास आप लोग ने किया। हरियाली आंसू बहा रहे हैं। संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज ये बात कर रहे हैं, एक परिवार की जागीर पूरा देश के गृह मंत्री बोलते हैं अम्बेडकर एक परिवार की चाटुकारिता की चरण वंदना पर आधारित लोग आज बात कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री क्या बात हुई? बाबा साहब का जहाँ जन्म था, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण किया, जहाँ बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ग्रहण किया, कहीं का उद्धार करने का काम किया क्या आप लोगों ने? आपके पार्टी ने कोई सम्मान नहीं किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पंच तीर्थ का निर्माण किया ताकि बाबा साहब के जीवन परिचय को हम जान सके, उनसे प्रेरणा हम सब ले सके। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब करने का काम किया। संविधान के साथ हमारे लोग हैं। सभापति महोदय ये है बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर करके किस लहजे में बात किए थे? है रिकॉर्डिंग है हमारे पास। बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्द का लैंग्वेज पहले इतिहास उठाइए। आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री के पीए को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाए थे ताकि वो संसद तक न पहुंच सके। बाबा साहब को संसद तक न पहुंच सके, मंत्री के द्वारा उन्होंने कितना घोर काम किया था। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। ये आप बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू। सभापति महोदय बोलने दीजिएगा, महिला बोल रही है। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर मापता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। समाज की महिलाओं की स्थिति को विकास का महत्वपूर्ण मापदंड मानते थे। माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आप किसी राष्ट्र की स्थिति का अंदाजा उसकी महिलाओं की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कथन का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्र का निर्माण का आधार बताते हुए कहा था कि महिला सशक्तिकरण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि है एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। यह वाक्य इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे देश की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ राजनीतिक तक सीमित रखने की कोई विषय है। माननीय सभापति महोदय, इस पहल ने लाखों महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का अवसर दिया है। गांव की महिलाएं सरपंच बनी हैं, नगरीय निकाय का नेतृत्व करने लगी हैं। हम मानते हैं हमारे स्पीकर साहब ने 50% उस समय पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन इस
और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जिन्होंने जन्म दिया वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने महिलाओं के बारे में, जिन्होंने रसोई से निकाल के महिलाओं को पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का अवसर दिया। और उसी पंचायत के नेतृत्व करने के बाद आज बहुत सारी हमारी महिला बहनें इस जगह पे बैठी हैं और उस जगह पे भी हमारी वो महिला बैठी हैं जो अपने नगरीय निकाय को, अपने पंचायत को नेतृत्व कर रही हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे यह सिद्ध होता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं प्रभावी, संवेदनशील और जनहितकारी नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं ने पंचायतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस्तर से सरगुजा तक महिलाओं ने जल संरक्षण, शिक्षा, पोषण, वन संरक्षण और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मां दंतेश्वरी की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी यह धरती सदैव नारी शक्ति का प्रतीक रही है। माननीय सभापति महोदय, 2023 में संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसे ऐतिहासिक कदम बताया गया। देश भर की महिलाओं में नई आशा का संचार भी हुआ, परंतु इसके साथ कुछ ऐसी विसंगतियां भी जुड़ी रही जिनके कारण इसका तत्कालीन प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं है, बल्कि ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करने की है जिसमें महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व, निर्णय लेने की शक्ति और सम्मानजनक भागीदारी मिले। यदि पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व परिवर्तन ला सकता है तो माननीय सभापति महोदय, संसद और विधानसभाओं में भी उनकी व्यापक भागीदारी भारत की लोकतांत्रिक दिशा को और अधिक संवेदनशील एवं समावेशी बना सकती है। महिला आरक्षण किसी एक दल या विचारधारा का विषय नहीं है माननीय सभापति महोदय, यह भारत के भविष्य का प्रश्न है। जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज बराबरी से गूंजेगी, तब केवल कानून नहीं बदलेंगे, समाज की संवेदनाएं बदलेंगी, विकास की प्राथमिकताएं बदलेंगी और लोकतंत्र अधिक मानवीय तथा न्यायपूर्ण बनेगा। भारत तभी वास्तविक अर्थों में सशक्त और विकसित राष्ट्र बनेगा जब उसकी बेटियां केवल मतदान केंद्र तक सीमित न रहेंगी, बल्कि संसद और विधानसभाओं में बैठकर राष्ट्र की दिशा और भविष्य निर्धारित करेंगी। माननीय सभापति महोदय, आज गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने प्रथम विधानसभा 2003 में महिलाओं की भागीदारी छत्तीसगढ़ विधानसभा में 5% था। द्वितीय विधानसभा 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 11% था। तृतीय विधानसभा 2013 में महिलाओं की प्रतिनिधित्व 11% था और चतुर्थ विधानसभा 2018 में 18% था। और आज पंचम विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा अगर प्रतिशत के तौर पर देखें तो महिलाओं की भागीदारी पूरे भारत देश में नंबर 1 पर है, 21% पर है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमने कभी विरोध नहीं किया, न पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया महिला आरक्षण का। आप लाइए, आज से अभी से लागू करिए, अभी से चालू करिए और हमारी माताओं और बहनों को जो वहां बैठी है उनको यहाँ बैठाइए। मैं अपने पुरुष भाइयों से कहना चाहूंगी, अपनी सीटें छोड़ने के लिए, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। हमारी बहनें आएंगी कमर कस के वहां पर, अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, छत्तीसगढ़ की आवाज बनेंगी, अपने देश की आवाज बनेंगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्मानित सदस्यों, आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। यह एक केवल कानून नहीं है, बल्कि यह भारत की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार, नेतृत्व का और आत्मसम्मान का प्रश्न है। भारत की संस्कृति में सदैव नारी को शक्ति स्वरूप माना गया है। इसी परंपरा में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन वर्षों तक महिलाओं को राजनीति, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अन्याय को समझा और महिलाओं को सशक्त नेतृत्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सम्मान में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। नारी शक्ति अधिनियम न केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगा, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की मुख्य धारा में भागीदार बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे महिलाओं के, बेटियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, जिसने बेटियों के भविष्य को नई दिशा दी है। उज्ज्वला योजना के संबंध में बात करें तो करोड़ों गरीब माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों शौचालय बनाकर
महिलाओं की गरिमा की रक्षा की गई है। मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए गए हैं। आज भारत की महिलाएं सेना से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं थोड़ा सा परिसीमन के बारे में भी बताना चाहूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष की बहनें लगातार इस विषय को मुद्दा बना रही हैं कि हमको इसी स्थिति में जो अभी वर्तमान स्थिति है लोकसभा की और विधानसभा की, उसी में हमको आरक्षण लागू करना चाहिए। लेकिन उनको बताना चाहती हूं कि भारतीय संवैधानिक संदर्भ में परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। यह लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समय के साथ जनसंख्या में होने वाले बदलावों के बावजूद एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके। परिसीमन की मुख्य जरूरत असमान जनसंख्या वृद्धि के कारण पैदा हुए प्रतिनिधित्व के अंतर से उत्पन्न हुई है। हालांकि इस प्रक्रिया की अपनी चुनौतियां होती हैं, जैसे कि इसमें किसी राज्य की विकास संबंधी सफलता के राजनीतिक बोझ कम सीटों में बदलने की जोखिम होती है। विपक्ष ने इस विधेयक को लैंगिक न्याय के आड़ में सरकार द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी मानचित्र में निर्धारित करने के प्रयास के रूप में दिखाकर इसे गिराने का प्रयास किया है। 1976 में आए 42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के लिए सीटों के आवंटन को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया। इसके जरिए सफल जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सीटों के संभावित नुकसान से बचाया गया। 2001 में 84वें संशोधन ने 1971 की जनगणना पर आधारित सीटों की स्थिरता को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन को जारी रखा। वर्तमान जनगणना के आंकड़े आ जाने के बाद अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि जनसंख्या के आधार पर होगी। जनसंख्या आधारित परिसीमन होने से दक्षिण भारत के राज्य में सीटों को नुकसान होने की संभावना है। विपक्ष ने इसी विषय को मुद्दा बनाया हुआ है, जबकि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह विश्वास दिलाया कि परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर न करके हर राज्य की 50% सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे विपक्ष ने खारिज कर दिया। मुझे विपक्ष के कहनुसार अगर सरकार महिला आरक्षण को बिना सीटों में इजाफा कर वर्तमान 543 सीटों पर लागू करती है तो इससे लगभग 179 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जिससे कि सदन के कई वर्तमान सदस्यों की सीटें भविष्य में आरक्षित होने की आशंका है। इसके काट के तौर पे वे सदस्य अपने परिवार की महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे, जिससे कि विधायिका के सर्वोच्च स्तर पर सरपंच प्रति प्रथा को मजबूती मिलेगी, जो कि महिला आरक्षण के निहित उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। इसमें महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व मिलने के बजाय आरक्षण का लाभ केवल कुछ विशेष महिलाओं तक सीमित रह जाएगा। इसके विपरीत यदि सरकार महिला आरक्षण को बढ़ी हुई सीटों पर लागू करती है तो नव सृजित सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व के साथ साथ नए लोगों को अवसर मिलेगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार यही चाहती है कि नए लोगों को अवसर मिले, इसीलिए वो सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस की बहनों पर, कांग्रेस के लोगों पर क्यों नहीं चाहते कि परिसीमन हो, सीटें बढ़े। मुझे बड़ा आश्चर्य है, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत बड़ा कटाक्ष पेश किया। जब महिला आरक्षण बिल गिरा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अपनी पत्नी को ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, आप इस तरह की बात कर सकते हैं। महिलाओं के आरक्षण उस दिन जब 17 अप्रैल को वहां गिरा तो बहुत सारे लोगों ने मेजे थपथपा करके इसको जश्न की तरह मनाया। सभापति महोदय जी, आज मैं अगर हमारी बहनें पता नहीं किस सोच से इस महिला आरक्षण का परिसीमन का विरोध कर रही हैं, अगर इनके नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में अधीर रंजन जी थे, वो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी बोल दिए थे। ये तो हाल है। पार्लियामेंट के अंदर बोले थे भाई राष्ट्रपत्नी, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोले थे। इतना तो महिलाओं का सम्मान है आपके यहाँ, बोल लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कटाक्ष इन्होंने किया। धर्मजीत जी बहुत सीनियर आदमी है
और जो जिन नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है वो बंगाल के निवासी हैं। इस तरह से स्लिप ऑफ टंग होते रहता है, जा रही हूं को जा रहा हो जाता है, जा रहा हो को जा रही हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर, स्लिप ऑफ टंग पर यदि इस तरह से आप लोग बात करें तब तो हो गया कमाल। ये टंग का विषय नहीं था, ये मुख्यमंत्री जी को कटाक्ष किया गया था कि आप अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। इस तरह का बयान थोड़ा सा शोभा नहीं देता, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए बोला गया था। महोदय जी, कांग्रेस के द्वारा हमेशा से महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मैं सदन को उस चर्चित केस के बारे में बताना चाहूंगी जिसे हम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो व अन्य 1985 के शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। इस आपराधिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की एक पीड़ित तलाकशुदा महिला शाहबानो बेगम, जिसे उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने 1978 में तलाक दे दिया था, को भरण पोषण देने के पक्ष में फैसला सुनाया था। और उस वक्त तत्कालीन राजीव गांधी जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वसीयत उलेमाए हिंद ने फैसले को रद्द करने का अभियान चलाया, जिससे उतना दबाव में आए कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने पूर्ण बहुमत के साथ मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कमजोर कर दिया था। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। कांग्रेस कभी भी महिलाओं के सम्मान में कभी काम ही नहीं किया इन्होंने। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का बात किया, तब भी इन्होंने घोर विरोध किया था। ट्रिपल तलाक के बारे में जब उन्होंने अपना बात रखा तो उस समय भी बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम महिलाओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा उद्धार का काम हुआ था। मैं 2010 में एक बार बस में सफर कर रही थी और एक महिला बहन मेरे बगल में बैठी थी, मुस्लिम महिला थी। उसने कहा, दीदी मेरे पति ने 3 शादियां कर ली है, अब चौथी करने की तैयारी है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊं। इस तरह का दर्द मुस्लिम महिलाएं झेल रही थी। हमारे लिए कोई कानून नहीं है क्या? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया और ट्रिपल तलाक कानून लाया। मैं मुस्लिम भाई से भी बात की, मैंने पूछा कि ये बताइए आप लोग इस ट्रिपल तलाक कानून से नाराज तो नहीं हो गए? तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं। इस कानून को एक पति की नजर से ना देखें, इस ट्रिपल तलाक कानून को एक भाई और एक पिता की नजर से देखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। आज भी जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो तरह तरह के बहाने इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं कि हम इसको उसी अवस्था में लागू करेंगे, परिसीमन पे नहीं लागू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ माता राजमोहिनी जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और वह गोंड जाति की एक दैवीय महिला थी। इनका जन्म 1914 में हुआ था। इन्होंने सामाजिक सुधार का काम किया था और साथ ही साथ सनातन धर्म के लिए इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पंक्तियां बोली थी। अपने समाज में सुधार लाने के लिए उन्होंने कहा था, राम भजो भाई गोविंद भजो भाई, राम के भजन से दुख मिट जाई। इस तरह के महान विभूतियां हमारे देश में हुई हैं और ये हमारे क्षेत्र से आती हैं, इसलिए मैं भी इससे गर्व महसूस करती हूँ। सभापति महोदय, हमारे आज की जो दुर्दशा है, आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं आता होगा, मुझे लगता है भारत देश की हर महिला, हर पढ़ी लिखी महिला, छत्तीसगढ़ की हर महिला के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमें वो आरक्षण जो मिलना चाहिए था विपक्षियों के वजह से नहीं मिल पाया। और आज अगर मैं याद करूं उस घटना को जो महाभारत में घटी थी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस जमाने में, और उस समय दुर्योधन, दुशासन और कौरव लोग बहुत ठहाके लगाए थे। उसी प्रकार का दृश्य नजर आया था जब ये बिल हमारा गिर गया था, तो कांग्रेस के लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, ताली बजा रहे थे। आज भी मैं बताना चाहती हूँ कि चीरहरण ही हुआ है। चीरहरण हुआ है नारी के सम्मान का, उसके आत्मसम्मान का, उसके खुशियों का, उसके अरमानों का, और इसका श्रेय जाता है
कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को, जिन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उस दिन 17 अप्रैल को इस बिल को गिरा दिया है। और भारत देश, छत्तीसगढ़ की सारी महिलाएं इस बात को विश्वास करती हैं कि यह बिल इन्हीं के कारण गिरा है। इन्हें विश्वास नहीं होता अमित शाह जी पर। अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि 50% जनसंख्या बढ़ा करके सीटों को दिया जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये भरोसा नहीं करते। आप जरा बताइए, आज देश में हमारा राम मंदिर 500 वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की, जो हमें आज भव्य राम मंदिर मिलकर के प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 भी हटा दिया। तो आप कैसे विश्वास नहीं कर रहे हैं? एक बार विश्वास करके देखिए। आज मैं उन बहनों से आग्रह करना चाहती हूँ, कांग्रेस की अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो कम से कम इस बिल के समर्थन में बोले होते, लेकिन आप लोगों ने भी आज इस बिल के विरोध में बहुत सारी बातें कह दी कि आप उसी पे, जैसे अभी विद्यमान है उसी पे लागू करिए, क्योंकि परिसीमन मत करिए। और आप लोग ये नहीं चाहते कि नई बहनें चुन कर आए। आप लोग की इच्छा है कि उतने लोग ही चुन करके आए ताकि परिवारवाद को बढ़ावा मिले, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि नई बहनें आए। जिस तरह से मैं एक गांव की बहन, एक गांव की बेटी चुन करके इस विधानसभा में आई हूं, उसी तरह से अगर ये बिल पारित होता है तो नई बहनें, नई हमारी बेटियां चुन करके विधानसभा और लोकसभाओं में आएंगी। लेकिन आप लोग का ये इच्छा नहीं है, आप लोग नहीं चाहते। आप लाख इस बात को कहें कि हम लोग बिल के पक्ष में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग बिल के पक्ष में हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये बिल पारित न हो, क्योंकि कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं के हित में कोई निर्णय किया ही नहीं है। मैं आज 2 लाइनें कह के अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगी। और मैं दीदी लोग को कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार जरा अपने घर जाएंगी तो अपनी बेटियों से बात करेंगी कि हमने 16 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने, जिसके हम समर्थक हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिरा दिया है। आपकी बेटियां आपसे खुश नहीं होंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। आने वाले समय में अगर नई बहनों को, नई लोगों का अवसर मिल रहा था तो आप लोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, विपक्षी दलों ने किया है, उसे भारत की बेटियां, उसे छत्तीसगढ़ की हम लोग तो चाह रहे हैं कि याद रखेंगे। नहीं, आप नहीं चाह रहे। गांव की महिला आगे आए, आगे आके बैठे सदन में, विधायक बने, सांसद बने। लेकिन आप लोग परिसीमन, लोग तो चाह रहे हैं, आप लोग परिसीमन को आप लोगों ने लागू होने नहीं दिया। आप लोग को, आप लोग ने बहाना किया कि उतनी ही सीटों पे लागू किया जाए। अगर परिसीमन के साथ लागू होता दीदी, तो आज हमारा बिल पारित हो गया होता, लेकिन आप लोगों ने इसे लागू होने देना ही नहीं चाहा। आदरणीय सभापति जी, आपका नाम है, आप बात में बोलिए। पास तो हो चुका है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय भी पास किया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूं। 2026 में महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्री में भारी छूट दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। और इससे हमारी महिला बहनों के जीवन में सुधार आएगा और वे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगी, क्योंकि 50% का छूट एक अच्छा छूट है। और मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भी आज मंच से जरूर धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्हें आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने 50% का आरक्षण दे करके महिलाओं के जीवन में जो सुधार किया, हमारी बहनें अधिक से अधिक संख्या में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुन करके आई, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद ये देना चाहती हूँ कि उनके ही कार्यकाल में राशन कार्ड बनने बहुत ज्यादा संख्या में चालू हुए थे और उन्होंने महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाना चालू किया था। इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पुरुष इस तरह के, कुछ सबकी बात मैं नहीं करती, कुछ लोग राशन लेने तो जाते थे लेकिन राशन घर नहीं पहुंच पाता था। उनकी चिंता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया और महिलाओं के नाम से राशन कार्ड किया, जिसकी खुशी आज भी उनके चेहरे में झलकती है। आज उनके पति उनसे लड़ाइयां कम करते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो ये राशन कार्ड लेकर मायके चली जाएंगी, इसलिए आज उनका सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बढ़ाया राशन कार्ड बनाकर।
और एक सरस्वती साइकिल योजना जिसकी मैं जितना तारीफ करूं कम है। आज बेटियों का सपना होता है कि मुझे भी साइकिल मिले, और सबके लिए संभव नहीं हो पाता कि गांव की हर बेटी साइकिल खरीद सके, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने सरस्वती साइकिल योजना चला करके बेटियों के जीवन में जो मूलभूत परिवर्तन किया है, उसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने 102 महतारी एक्सप्रेस चलाया, जो आज भी गांव की गलियों में दौड़ती हुई मिलती हैं। जब हमारी बहन बेटी गर्भवती होती हैं तो उन्हें अब चिंता नहीं रहती, महतारी एक्सप्रेस 102 उनके घर जाता है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लाता है, उनका इलाज होता है, उनका पूरा कार्य, उनका जो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया होती है, और उनके उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 102 महतारी एक्सप्रेस चला करके किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। योजनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है मैं समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपने वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों की कटाक्ष से न घबराएं, आपने बहुत अच्छे तरह से छत्तीसगढ़ को संभाला है, और महतारी वंदन जो लगातार हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, लगातार उनकी खुशी देखते बनती है। बहनें आज किसी पे निर्भर नहीं हैं, वे छोटे छोटे खाते खोल करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे जमा कर रही हैं। हमारी बहनें लगातार इस विषय पे बात उठाती हैं, लेकिन कभी एक बार भी 500 रुपए इन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार 70 लाख बहनों को 1000 रुपए उनके खाते में दे रही है, लेकिन फिर भी इन्हें स्वीकार नहीं है। स्वीकार करना चाहिए। आप लोग अच्छी चीजों को तो कम से कम स्वीकार करिए। मैं एक 2 लाइनें कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैं नारी हूँ, अबला नहीं, बदलाव की पहचान हूँ। मैं नारी हूँ, अबला नहीं, बदलाव की पहचान हूँ। भारत के विकास की मैं सशक्त उड़ान हूँ। हर क्षेत्र में बदले कदम मेरी ही कहानी है। हर क्षेत्र में बदले कदम मेरी ही कहानी है। नए युग के निर्माण की मैं पहली निशानी हूँ। मैं पहली निशानी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण पर अपने विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में लैंगिक समानता और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। नारी तू नारायणी यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में स्त्री के सर्वोच्च सम्मान, शक्ति, सृजन और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। यह इस बात का परिचायक है कि नारी केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की धुरी है। और इन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्य रूप से पंचायती राज में 33% आरक्षण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे अधिकार जो है कानूनी अधिकार दिए गए, ताकि महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में इनको लाया जा सके। माननीय सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही महिलाओं के सम्मान करते आई है और महिला आरक्षण के पक्षधर रही है। तभी तो कांग्रेस के शासनकाल में जो है देश के सर्वोच्च पदों पर महिलाएं रही हैं, जिनमें इंदिरा गांधी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा स्पीकर प्रमुख है, और इसके अलावा सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और सुचेता कृपलानी जो हमारे पहली महिला मुख्यमंत्री जैसी हस्तियां जो है शामिल रही है। फिर कांग्रेस जो है
महिला आरक्षण का विरोध क्यों करेगी? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हुआ है। माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर जो है इसका समर्थन किया है और बिल को पास कराने में अपना पूरा सहयोग भी दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह महिला आरक्षण की आड़ में महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर और परिसीमन को हथियार बनाकर हिस्सा चोरी करने के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया था वह लोकसभा में गिरा है, न कि महिला आरक्षण बिल। हम तो चाहते हैं कि मौजूदा जो है 543 सीटों पर जो है 2029 से ही महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाए, बात खत्म। पर साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के भीतर एसटी, ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए जो है उचित आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। लेकिन महिला आरक्षण के आड़ में सरकार जो है परिसीमन का एजेंडा थोप रही है, जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में अनावश्यक देरी का कारण बनेगा। माननीय सभापति महोदय जी, ये जो सरकार है वो महिलाओं के हितैषी होने का ढोंग रच रही है और घड़ियाली आंसू बहा रही है। यदि वास्तव में सरकार महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखती तो महिलाओं के साथ कभी अत्याचार नहीं होती, चाहे 2017 में घटी चाहे उन्नाव गैंग रेप मामला हो, चाहे कठुआ गैंग रेप मामला 2018 का हो, जो जम्मू कश्मीर में जो 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना हुई है, चाहे वो 2020 उत्तर प्रदेश में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की हत्या की घटना हुई है, तो प्रशासन द्वारा परिवार की सहमति के बिना रात में 100 को भी अंतिम संस्कार करने पर वहां भारी आक्रोश पैदा हुआ था। चाहे ऐसी 2022 जो है बिल्किस बानो मामला जो है दोषियों की रिहाई का मामला हो, और साथ ही पहलवानों जो हमारी महिला पहलवान का जो यौन शोषण का मामला हो, और साथ ही जो 2023 में मणिपुर में जो जाति संघर्ष के दौरान जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और सामूहिक बलात्कार का वीडियो जो सामने आया है, ये जिसने देश को इस हिला कर रख दिया है, तो ये सब जो है ये सभी घटनाएं जो है दिल को झंझोर कर देने वाली ऐसी घटनाएं, कई घटनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घट रही है। तो किस नाते जो है आप महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नेतृत्व देने की बात करते हैं? माननीय सभापति महोदय जी, आज जो संशोधन बिल के गिरने पर भाजपा के हमारे महिला साथी जो हाय तौबा मचा रही है, ये तब कहाँ थे जब हमारे बहन बेटियों गैंग रेप और यौन उत्पीड़न जैसे संगीन मामले सामने आए थे। और अक्सर देखने में आता है, मिला है, जब विपक्षी शासित जितने भी राज्य हैं वहां अपराध पर जो है भाजपा की महिला नेतृत्व में जो मुखर रहती है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने पर शांत हो जाती है। उसी प्रकार नारी सम्मान की बात करने वाले बताए कि जनवरी जब 2026 में हमारे नारायणपुर में 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, उसी प्रकार 2024 में वित्त मंत्री जी के गृह जिले रायगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। तो यही है आपकी नारी वंदन। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं पर की सुरक्षा और वहां पर सवाल उठाए हैं, तो जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा है, आज मैं पूरे दावे के साथ कहती हूं कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सम्मान और नेतृत्व देने के पक्षधर रही है। और आप 2023 का विधानसभा चुनाव ही देख लीजिए, जहां बीजेपी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया, जो कुल टिकटों की 16.5% था, उनमें से आज हमारी 8 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। वही कांग्रेस ने 18 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, यानी करीब 20% टिकट जो है, इनमें से हमारी 11 महिलाएं जो है विधायक बनी है। तो साथ ही हमारा जो उद्देश्य भी सदन में बैठे तमाम उन लोगों का ध्यान एक ही है कि किसी के उद्देश्य में भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही है, और कोई बहुत स्पष्ट ले हमारा देश जो है और हमारी संस्कृति, हम
धर्म, संस्कृति और परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम भगवान राम को सिया से अलग करने वाले नहीं हैं। हम राम और सिया दोनों को मानने वाले लोग हैं। हम राधे कृष्ण मानने वाले लोग हैं। हम शक्ति से शिव को अलग करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए यह कहा भी गया है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की शान और नारी से नर होत है। प्रहलाद ध्रुव समान हमारी संस्कृति में कहा गया है कि नारी जननी है और यह हमारा इतिहास है। हो सकता है कि हमारे राजनीतिक उद्देश्य अलग अलग हो। यह बहुत स्पष्ट है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है और हमारे लोकतंत्र का ये आवरण है, कवच है। हमारे लोकतंत्र को यदि किसी ने जिंदा रखा है तो वो हमारा प्यारा संविधान है, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों से बना है। संविधान निर्माण के तमाम लोगों का इसमें योगदान रहा है। वह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देश के उच्च सदन में, जिसे लोकतंत्र का पवित्र मंदिर कहा जाता है, उसमें जब 16 अप्रैल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तब समूचा विपक्ष एकजुट होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा था। माननीय सभापति महोदय जी, यह हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। मुझे तो आज भी यह समझ नहीं आया कि जब उस सदन के दिशा निर्देश, संदेश सब कुछ हो गए थे, तब आज ऐसी बैठक की क्या औचित्य है। यदि हम पीछे जाएं तो हमको ऐसा लगता है कि यह अकेला भ्रम नहीं है कि भ्रामक स्थितियां हो रही है, यह तो प्रपंच भी है। यदि हम इसके पीछे जाए तो वर्ष 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। आज जिस दिन 131वां संशोधन विधेयक ला रहे थे, उस दिन उसी तारीख को वर्ष 2023 का 106वां संशोधन अधिसूचित हुआ था। यह उसी दिन अधिसूचित हुआ। कानून मंत्रालय भारत सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन वास्तविक आरक्षण वर्ष 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन पूरा होने पर लागू होगा। वर्ष 2029 को लेकर बहस चल रही है। अब बात आती है कि यह पूरे घटनाक्रम में कई चेहरे भी साफ हुए। कारण था कि आपकी मंशा सही नहीं थी। मंशा यदि सही होती, नियत साफ होती, तो आप उसी को लागू करते। वर्ष 2023 के 106वें संशोधन को स्वीकार आपने नहीं किया और उसके अंदर की क्या कहानी है? उसके अंदर की कहानी यह है कि आड़ में झाड़ लगाना है, महिला बिल की आड़ में वह हो ही गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वर्ष 1947 से लेकर 1949, 1951 में हिंदू महिला कोड बिल में सारी चीजें स्पष्ट की थी। विरोध करने वाले लोग कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुतला जलाने वाले लोग कौन थे? उनका नाम अभी लेंगे तो बवाल हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान है। संसद के कानून द्वारा परिसीमन आयोग गठित कर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा जनसंख्या के अनुसार समायोजित करती है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण शामिल है। वर्ष 1979 में राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज का लोकसभा में विधेयक पेश किया, लोकसभा में बिल पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में 86वां बिल था जो 5 वोटों से गिर गया। ये कौन लोग थे जिन्होंने विरोध किया था? कहाँ के पृथु पुरुष थे जिन्होंने विरोध किया था? यदि नाम लेंगे तो बुरा लगेगा। और महिलाओं के सशक्तिकरण की आज बात करते हैं। नारी शक्ति महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले को संदेश देना चाहती हूं कि जो हम सभी महिलाओं के अपमान करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, यह हमारे भारत के संविधान पर एक प्रकार से हमला किया जा रहा है।
माननीय सभापति महोदय जी, इसको देश प्रदेश की महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल 2023 में सर्वदलों की सहमति से पास किया गया, इसमें कोई विरोध नहीं हुआ। हम आपको चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण के नाम से परिसीमन को जोड़कर जो संशोधन बिल लाकर पूरे देश की नारियों का आप अपमान कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उसे बंद कर 33% आरक्षण आज की तिथि से भाजपा सरकार लागू करती है तो पूरा विपक्ष आपका जोरदार अभिनंदन करेगा। सभापति महोदय, परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है और इसे महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा जा रहा है? परिसीमन तब लागू होगा जब जातिगत जनगणना पूर्ण होगी। जब जातिगत जनगणना पूर्ण होगी तो सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि कौन से वर्ग को कितना कितना आरक्षण दिया जा रहा है। ये इनमें स्पष्ट नीति होनी चाहिए, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी वर्गों को कितना आरक्षण मिल रहा है यह स्पष्ट होना चाहिए। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, महिलाओं के लिए काम जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और वर्ष 2012 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का बिल पास किया था। आज उसका क्या हर्ष है। माननीय सभापति महोदय जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती रायमुनी भगत। सम्माननीय सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण महिला विधेयक पर बोलने का समय मिला है। मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर बोलने के लिए इस पवित्र सदन में खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की इस लोकतंत्र की इस पवित्र सदन में आज शासकीय संकल्प यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाए हैं और लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आज इस पवित्र सदन में अपनी बात को रखते हुए कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार लोकसभा में नारी वंदन अधिनियम विधेयक 2023 आया और इस विधेयक को लाने से पहले सभी विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे डीएमके के हो, चाहे सपा के हो, सारे लोगों ने ऊपरी मन से इस विधेयक को स्वागत करने की बात कही। लेकिन जब विधेयक आया, इसको पारित, ये विधेयक पारित तो हो गया था, लेकिन सारे दल एक साथ मिलकर इस विधेयक को एक सिरे से विरोध कर दिया, नकार दिया। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार अनुच्छेद में प्रावधान है कि समय समय पर लोकसभा और विधानसभा में परिसीमन की बात आती है और संविधान में प्रावधान भी है कि परिसीमन होना चाहिए। 2023 में नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक पारित हो गया है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से
इस विधेयक को रखा गया है। 2026 में परिसीमन भी होना था और जनगणना भी हो रही है, और जिस प्रकार आज विपक्ष के लोग इस विधेयक को एक सिरे से नकारे हैं, पूरा देश देखा है। सभापति महोदय, जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक असंतुलन जो है लोकसभा में और विधानसभा में, 2011 की जनगणना के पहले भी क्षेत्र में चुनाव होते रही और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का बात भी आया, लेकिन जब तक जनगणना नहीं होगा और जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक 33% आरक्षण और सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी। सम्माननीय सभापति महोदय, यहाँ बैठे हुए सभी साथी जानते हैं कि कैसे विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी। बहुत गंभीरता से अध्ययन करके, बहुत बारीकी से इस विषय को सदन में रखा गया और सदन में रखा तो गया इस विधेयक को, लेकिन कांग्रेस के हमारे नेता और अन्य एनडीए अलायंस के नेता जिस प्रकार से परिसीमन का विरोध कर दिए, ये उचित कतई नहीं है। सभापति महोदय, आज 4-5 दशकों से अधर में लटकी हुई इस विधेयक को पारित करने का समय आया, और जिस प्रकार से इस विधेयक का इंतजार देश की आधी आबादी जो महिला शक्ति है वो इंतजार करती रही कि कब 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा और विधानसभा और लोकसभा में नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। सभापति महोदय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हर अच्छे विधेयक का विरोध करते आए हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथियों का मनसा ही है विरोध करना। जब जब देश में अच्छा विधेयक आता है तो विरोध का स्वर ही गूंजता है। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं कई ऐसे विधेयक को देखी, ये जो महिला आरक्षण विधेयक तो कई वर्षों से आता रहा है, 50 वर्षों से लोग इंतजार करते रहे, महिलाएं इंतजार करते रही, उम्र गुजर गया, लेकिन इस विधेयक का आना इस बार बहुत सौभाग्यशाली था। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आरक्षण का विरोध, परिसीमन का विरोध लोकसभा में किए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार दोनों सदन में, विधानसभा और लोकसभा में संख्या की जो संतुलन है, कहीं कहीं जमीन आसमान का अंतर है। अभी अभी बात आई थी, कहीं किसी लोकसभा में 46 से 47 लाख मतदाता मतदान करते हैं, कहीं 6 लाख मतदाता मतदान करते हैं।
तो जिस प्रकार देश के विकास में ये जो असंतुलन है, इस असंतुलन को संतुलन बनाने के लिए परिसीमन कराना या परिसीमन होना बहुत जरूरी विषय है। माननीय सभापति महोदय, आप सोचिए, जिस क्षेत्र में एक सांसद के अंदर एक सांसद जहां चुनाव लड़ते हैं वहां 46 से 47 हजार की जनसंख्या है। बताइए वहां उतनी जनसंख्या को विकास के लिए कैसे संभव होगा? उतने मतदाताओं से सांसद या विधायक कैसे मिल पाएंगे? इसीलिए परिसीमन होना बहुत जरूरी विषय है। और परिसीमन अगर होता और जनगणना भी होगा, जनगणना तो चालू है, जनगणना से ये भी तय हो जाएगा कि किस क्षेत्र में किन जाति के लोग कितनी संख्या में हैं, और उसी संख्या के अनुरूप जनगणना के बाद महिलाओं को आरक्षण भी मिलता, और आरक्षण के 33% आरक्षण भी मिलता, और उस आरक्षण के अंदर SC, ST और OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिलता। ये बहुत बड़ी विषय था। ये विषय को गंभीरता से हमारे साथियों को समझना चाहिए। सभापति महोदय, जिस प्रकार जनसंख्या संतुलन की बात आई है, स्पष्ट रूप से कोई भी हमारे साथी विद्वान लोग इसको समझ सकते हैं, और समझकर इस विधेयक को एक साथ एक मत से सहमति देना चाहिए, प्रस्ताव पारित करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं देश में जब जब अच्छा कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारे अग्रणीय नेता लाते हैं, तब तब कांग्रेस के लोग एक स्वर से किसी भी विधेयक को नकारने के लिए, विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं तो देख रही थी कि धारा 370 70 को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद लाया गया था, विधेयक लाया गया, तो उसका भी विरोध हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका भी विरोध किए कांग्रेस के लोग। इन लोग कब अच्छा विधेयक का साथ दिए हैं? मुझे तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस के साथी देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, कभी कभी तो देखने सुनने को मिलता है कि अच्छे विधेयक के साथ ना देकर देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो तत्व है उनका साथ देते दिखते हैं। अभी अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने की बात हुई। खूंखार नक्सली हिडमा मारा गया, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया। देश की विकास को किस प्रकार ये हमारे कांग्रेस के साथी ले जाना चाहते हैं, निश्चित ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो जाता और पारित हो गया है, पर परिसीमन में जिस प्रकार का अड़चने आया, इनको डर था कि कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या कम है, लेकिन कतई ऐसा नहीं था कि सभी विधानसभा में 50% से लेके 33% सीटों की संख्या बढ़ती। जिस प्रकार की जनसंख्या बढ़ी हुई है, जिस प्रकार की गणना चालू है, उससे पता चलता है कि
हर विधानसभा में सीटें बढ़ती तो बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस की महिलाएं भी उस आरक्षण का लाभ लेते हुए विधानसभा और लोकसभा के सीटों में भारी संख्या में चुन के आती। सम्माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो दिखाना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के साथी, वो एक्चुअल में है नहीं। दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। जिस प्रकार आज यह विषय आया कि हम तो समर्थन में हैं, आप पास तो कीजिए, लागू तो कीजिए, ये बात क्या है? वो तो वहां किस प्रकार का मतदान हुआ वो पूरा दुनिया देखा है टीवी में। आप लोग केवल ढोंग रचाते हैं कि बीजेपी का ये काम है गुमराह करना, लेकिन गुमराह तो आप लोग जनता को कर रहे हैं। ऐसा गुमराह कभी नहीं करना चाहिए। पूरे भारत की महिलाएं, आप लोग जिस कारनामे से विधेयक का विरोध किए हैं, एक एक महिलाओं की आंख और नजर टिकी हुई है। आने वाला समय में इसका जवाब आप सबको मिलेगा और भारत की महिलाएं इसी काम के लिए आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। सम्माननीय सभापति महोदय, कृपया समाप्त करें। जी मैं समाप्त कर रही हूं। जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री जब से सरकार में बैठे हैं 2014 से, नारी शक्ति का हमेशा सम्मान किए हैं। नारी का जन्म से लेके अंतिम सांस तक एक एक योजना इस पवित्र सदन में बैठ के बनाते हैं और वो योजना चल भी रही है। बेटी का गर्भ में हत्या ना हो, इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना बनाई गई है। और गर्भकाल में माता को कोई तकलीफ ना हो, उसको पूरक पोषण अच्छा मिले, इसलिए 5,000 का सहयोग राशि केंद्र सरकार से दे रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने लिखने में बेटियों को तकलीफ ना हो, इसलिए सैनिटरी पैड तक की चिंता सरकार करती है। और बहुत सारी ऐसी योजना है बेटियों के लिए। 70% लगभग शौचालय स्कूलों में बनाकर कंप्लीट किए हैं और प्रधानमंत्री आवास में भी महिलाओं के नाम से मकान बना है। और नारी शक्ति वंदन के साथ महतारी वंदन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जिस प्रकार यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बना और अभी जमीन की खरीदी में भी महिलाओं को छूट किया है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जब तक राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, नित नई योजना बनाती है और उस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं आज जिस प्रकार कांग्रेस के हमारे साथी देश की जनता को, देश की महिला को अपनी कुकर्म या गलत कर्म से लोगों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। आने वाला समय में जनता देख रही है, इसका जवाब चुनाव में देगी। यही आशा और विश्वास के साथ मुझे बोलने के लिए समय दिए सभापति महोदय, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है, अभी 13 से ज्यादा सदस्य हैं, तो अपनी बात 10-10 मिनट में ही कहेंगे। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। धन्यवाद सभापति जी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला सशक्तिकरण और महिला को
समग्र सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो, इसका अशासकीय संकल्प है, उस पर हम बात रखने जा रहे हैं। आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महिला आरक्षण पर बात रख रहे हैं, लेकिन आज इस लोकतंत्र के मंदिर में जब अशासकीय संकल्प आया, हम महिला सदस्यों द्वारा इस अशासकीय संकल्प पे संशोधन के लिए अपने अपने प्रस्ताव वहां पे रखे, तो उसे अस्वीकार कर लिया गया। आप सबको बताना चाहूंगी आदरणीय सभापति जी कि अशासकीय संकल्प का ये पत्र शायद हमें पहले प्राप्त होता तो हम पहले ही, हम महिला सदस्य इसके लिए प्रस्ताव एक दिन पहले रखते, जैसे असेंबली में नियम है, पर हमें ये आज ही प्राप्त हुआ जब यहाँ हम आए, और उसके बाद सभी सदस्यों ने ये निर्णय लेके ये संकल्प लाया था। लेकिन आज महिला सम्मान की बात हो रही है और महिला सम्मान के हमारे महिला सदस्यों के बात को नकार दिया गया, इस पे हम खेद करते हैं। और महिला आरक्षण बिल, जो कि आज सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, आज हम लोकतंत्र बनाए रखने के लिए देश के कानून को मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए, जो देश की व्यवस्था को व्यवस्थित करे, सुचारू ढंग से चलाए, उसके लिए हम कानून बना रहे हैं। और वो कानून, वो अधिकार हमें प्रदान करने का वो मौका मिला है। और जब ये संवैधानिक प्रक्रिया देश की व्यवस्था बनी, और जब इस महिला आरक्षण बिल के लिए 2023 को ये बिल जब आया, सर्वसम्मति से पास हुआ। हम भारतीय हैं जो कि महिलाओं के साहस और संपन्नता को इतिहास से हम देख रहे हैं। उस समय से लेके आज तक के महिलाओं ने अलग अलग भूमिकाओं में अपनी वर्चस्व को बनाया। आज बहुत से वक्ताओं ने वैदिक काल, मध्यकाल और तो इतिहास की बहुत सारी गाथाएं सुनाई। उस समय वो राजनीति, राज शासन के आधार पे होता था। और जब हम आजादी की बात करें, आजादी से पहले की ये गाथा थी, और आजादी के समय स्वतंत्रता की बात करें से पहले की बात है, और स्वतंत्रता की लड़ाई की बात करें तो महिलाओं ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को ये भागीदारी, कांग्रेस की उस समय जो दल थी, उन्होंने सभी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत, रानी अवंतीबाई लोधी, सरोजनी नायडू, ऐसी बहुत सी महिलाओं ने, क्रांतिकारियों ने कांग्रेस आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, उसमें 299 सदस्यों में 15 महिला सदस्यों ने भी भाग लिया था। उस समय जब भारत गुलामी के बाद फिर अपने देश के नियम और कानून बनाने में, जब संविधान बनाने में महिलाओं को भी भागीदारी मिली थी, उस समय कांग्रेस का ही दल था। और बताना चाहूंगी आदरणीय सभापति जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 में जो पंचायती राज अधिनियम लाया और 33% आरक्षण की बात आई, जो राज्यसभा में बहुमत न मिलने पर वो पास नहीं हो पाया, वो प्रयास असफल रहा। लेकिन आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में
स्थानीय निकायों में, शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33% एक तय आरक्षण लागू किया गया। ऐतिहासिक कदम जो 1993 में लागू हो चुका था और हमारे देश की 15 लाख से भी अधिक महिलाओं को पंचायती राज में व्यवस्था मिली, वो जनप्रतिनिधि बनके आज पूरे देश का गौरव बनी। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े चुनौती का समय था। उस समय महिलाओं की भागीदारी को पहला कदम मिला था। वर्तमान स्थिति में भी लोकसभा में कुल 42 सदस्यों में लगभग 14 से 15% महिला सदस्य हैं। राज्यसभा में भी 20 से 25 महिला सांसद हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में 10 महिला हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीट में 19 महिला आज महिला विधायक हैं। ये क्या आरक्षण मिलने के बाद की बात है? ये तो शुरुआत से ही कांग्रेस के अधिकार ने ही आज इनको ये हक दिया कि वो चुनाव लड़ सके। संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का भी नेतृत्व कांग्रेस को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए। कांग्रेस दल अगर नहीं चाहती तो शायद ये संभव नहीं था, लेकिन उनके गुण को देखते, उनकी संपूर्णता को देखते हुए ये कदम, ये सराहनीय कदम कांग्रेस के दल ने ही किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति हुआ करते थे और वो ये सहमति दिए और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर जी हुए। उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए संविधान में नियम बनाए और आज महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आई। आप इतिहास उठा के देखिए, सबसे पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी, वो भी कांग्रेस की थी। सबसे पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो भी कांग्रेस की थी। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, वो भी कांग्रेस की थी। राज्यपाल भी कांग्रेस की पहली महिला बनी। पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी, वो भी पहली कांग्रेस की ही थी। ऐसे बहुत से नेत्री जो लोग पहली बार राजनीति में कदम रखे, वो कांग्रेस के सरकार में ही रखे। और इतिहास से लेके आज तक के हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आज किसी भी राज्य में आप जाके देखें, सबसे ज्यादा हमारे विधानसभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा मिली, वो भी कांग्रेस में 11 विधायक जीत के आए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज आपको बताना चाहूंगी कि आज हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन 2023 में जब आरक्षण हमको मिल चुका, पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हो गया। माननीय सभापति जी, इतने महिला आरक्षण के समर्थक हैं, चाहते हैं, किया है, तो आखिर 17 अप्रैल को विरोध लोकसभा में क्यों किया? मैं बता ही रही जब 2029 से देना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी, तो आपने विरोध क्यों किया? विरोध हुआ, आपने विरोध क्यों किया? ये बता ही रही हूँ। आप दाएं बाएं से कुल मिला के आपकी नियत थी नहीं कभी। जनगणना ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि बार बार आपने महिलाओं को आरक्षण देने से रोकने का काम किया। इस बार भी आपने षड्यंत्र किया, इस बार भी आपने षड्यंत्र किया और इस बार इनके षड्यंत्र में टीएमसी, एसपी, डीएमके ये सब फंस गए। और उदाहरण तो ये है माननीय सभापति महोदय कि 2 युवा एक साथ साइकिल चले, पंचर हो गई, लालटेन चलाए, लालटेन बूझ गई। अब ये 4 ये तो डूबने ही वाले हैं। आधी आबादी के साथ अन्याय करेंगे तो ये डूबने वाले हैं, पर वो 4 और जो हैं वो भी डूबने ही वाले हैं। इसलिए अनावश्यक बखान मत करिए। आप महिला आरक्षण के विरोधी हैं, आपने विरोध किया है, आपकी नियत नहीं है कि आज महिलाओं के आरक्षण पे हम संकल्प पे बात रख रहे हैं।
माननीय सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को सदन के माध्यम से आप गुमराह कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिला विरोधी हैं, जबकि महिला बिल में जितना यश आपको है उतना हमको भी है, क्योंकि वो विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, न कि आपके दल अकेला किया। आप बार बार इस लाइन को ले रहे हैं, इसके मतलब ये है कि आपको डर है कि महिलाएं कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट न चल दें। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने देश में 50 साल राज किया, आप तो प्रस्ताव पास करा नहीं पाए क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, नीयत नहीं थी, चाहते नहीं थे। सभापति महोदय, 2023 में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पास करवाया। आप इस बात को नहीं करिए, और आप यदि 23 में समर्थन किए, 26 में क्यों नहीं किए? माननीय सभापति महोदय, लागू करो ना, कौन मना कर रहा है? पास कराए तो लागू करो। 23 में आरक्षण देना था, 24 में आरक्षण देना था, क्यों नहीं दे पाए? पहले कास्ट सेंसस होगा। माननीय सभापति महोदय, कास्ट सेंसस में आपका डिफाइन नहीं है कि एसटी, एससी, ओबीसी को किस आधार पर आरक्षण मिलेगा, और खासकर जब सीटों के आधार पे और कास्ट सेंसस में जिस हिसाब से आपका कानून में आप देखिए, जनगणना जो हो रहा है उसमें केवल अन्य लिखा है, एसटी, एससी आपने किया, लेकिन अन्य लिखा है, उसमें डिफाइन आपने नहीं किया ओबीसी को क्या होगा, फलाने को कितना होगा। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये सारी चीजें चल रही हैं, माननीय सभापति महोदय, उसके बाद माननीय सभापति महोदय, ये जनगणना की बात उठा रहे हैं। जाति जनगणना रोकने वाले ये हैं, जातिगत आज जनगणना प्रश्न रोकने उठा वाले रहे आप हैं। हैं। अगर जाति की परिसीमन आप जनगणना कर रहे हैं रोकने तो वाले आप आधार लोग होनी हैं। चाहिए। परिसीमन पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय करने वाले आप लोग हैं। उस आधार पर होनी आप चाहिए। लोगों ने इसे रोक के रखा है। माननीय सभापति आदरणीय महोदय, एक सभापति मिनट महोदय, आपसे निवेदन है, एक मिनट, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं। त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम में जब बिल लाए कांग्रेस, तो आप ही के दल ने विरोध किया था, और उसी आरक्षण का परिणाम है कि आज महिलाएं जो राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा और विधानसभा में जो पहुंच रहे हैं, उसी आरक्षण का परिणाम है। रहा सवाल आप पिछड़ा वर्ग के विरोधी, ये तीसरे बार बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताजी भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? आपको कौन रोका है? चल बैठिए। देश के अंदर और इसी सदन में 27% के आरक्षण पारित हुआ है, जो राज्य भवन में कहां पर है उसकी भी हिसाब नहीं है। आप चूंकि पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं, सभापति महोदय, आपको तो छत्तीसगढ़ में 27% को माननीय सभापति महोदय, सितंबर 2023 एक ही बात, माननीय सभापति महोदय, एक आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस सितंबर पार्टी 2023 को लगातार लोकसभा बोल रहे में हैं बैठिए बैठिए। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में आपके पारित साथ हो अन्याय गया। किया है। बाद में माननीय सभापति हमारे सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग के साथ उनके आंख में धूल झोंकने का काम, उन्हें धोखा देने का काम इन्होंने किया, इसलिए आज उधर बैठे हैं। जनता ने तो उसका सबक सिखाया आपको कि कैसे पिछड़े वर्ग को धोखा दिया, अन्याय किया। बैठे रहते, इधर आ गए, आप इधर रहते, आपके साथ भी अन्याय हुआ है। उनको बात रखनी। आदरणीय सभापति महोदय, एक मैं ये मिनट, बताना हर्षिता जी, चाहूंगी कि 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अनुच्छेद 330A के तहत लोकसभा महिलाओं को 1/3 आरक्षण और अनुच्छेद 332A के तहत राज्य विधानसभाओं की महिलाओं को 1/3 33% सीटें आरक्षित की गई। लेकिन सर्वसम्मति से पास होने के बाद भी इसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखकर इसे रोका गया। क्यों रोका गया? रोकना नहीं था, उसी समय लागू कर देते। उस समय ये बात क्यों आई कि परिसीमन किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, बार बार सदन को गुमराह करने का काम, इस बात का बार बार स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि ये संशोधन विधेयक क्यों लाया गया। बार बार इस बात का स्पष्टीकरण हुआ है कि सभापति जी, जब
2023 में जब पास हुआ उस समय 2000 जनगणना माननीय सभापति महोदय, जब लोकसभा और विधानसभा में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हो गए तो संशोधन लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, तो संशोधन लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सुन लीजिए सभापति जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इच्छा शक्ति है, अरे सुनिए ना, प्रश्न किया है तो वो बिल, अरे प्रश्न किया है तो सुनिए ना, प्रश्न किया है तो सुनिए ना, क्यों आप अरे सुनिए ना। सभापति महोदय, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो 543 में लागू कर दे। आज भी हम चाह रहे हैं कि अभी ला दे 543 में, अभी सर्वसम्मति से सुनिए ना, जवाब आपने प्रश्न किया है तो जवाब सुनिए। 2023 में विधेयक पारित होने के बाद नोटिफिकेशन हो गया, कानून का रूप आ गया, उसके एग्जीक्यूशन की जब तैयारी हुई, प्रावधानों की समीक्षा की गई, तब समीक्षा में समझ में आया कि ये आज की स्थिति में बिना संशोधन किए ये 2035 में लागू हो पाएगा। हमारी सरकार की नीयत, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत कि हम इसे जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, इसलिए संशोधन आया। और दूसरी बात ये किस आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, रोक रहे हैं? परिसीमन के आधार पर। परिसीमन की आवश्यकता क्यों है, इस बात को भी इन्हें समझने की जरूरत है कि कोई लोकसभा 6 लाख के वोटर का, कोई 48 लाख के वोटर का, 10 मिनट से उसका एकीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक वोट की एक कीमत हो। 10 मिनट से ज्यादा जवाब दे रहे हैं आप, अपने पीछे वालों से भी पूछ लीजिए। मुझे बोल रहे हैं, अपने दल के सदस्य जो बोले उन्हें रोकना चाहिए था। और मैं अनुमति से बोल रहा हूँ, मैं सभापति की अनुमति लेकर बोल रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, ठीक है अगर उनके पार्टी तरफ से सभापति महोदय नियुक्त किए हैं सवाल जवाब देने के लिए तो बताइएगा। तो इनका जवाब दे रहे हैं, इनका ये क्या उधर से कहाँ लिखा है आपका, बताइए। सभापति महोदय, मैंने आपसे अनुमति लेकर बोला है, ठीक है, उसमें जवाब सदस्य को आपत्ति है। अभी बैठिए बोलिए। आदरणीय सभापति जी, एक मिनट हर्षिता जी, मैंने हर्षिता जी नियमितता संविधान 106वां संविधान संशोधन उपनेता प्रतिपक्ष ने हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बोलने के औचित्य पर प्रश्न उठाया। वो सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है ये प्रस्ताव। अगर कोई भी ऐसी बात होगी जिसमें, सुन तो लीजिए, जिसमें कोई अनैतिक बात या अर्थहीन बात कोई होगा, उसका वो जवाब दे सकते हैं, क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं और कभी भी दे सकते हैं। आप और कोई भी उनको नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये सरकार का प्रस्ताव है, सरकार की तरफ से वो बोल सकते हैं। और अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे अभी वरिष्ठ यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो जरूर बोल सकते हैं। सभापति महोदय, इसी सदन से, इसी कुर्सी से बात आई थी कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा, है ना, कोई जवाब नहीं देगा किसी बात पर। इसी कुर्सी से, इसी सदन से आई थी, यहीं पर सुना हूं, है ना। फिर ऐसा कैसा हुआ बताइए? उप मुख्यमंत्री है, लेकिन सदन ने क्या कहा था, अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, है ना। माननीय सभापति, फिर हम ही बोलेंगे। माननीय सभापति, अध्यक्ष जी का कथन था कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा। चलिए, बोल पूरा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आप वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है। आपका भी सहयोग चाहिए, इनका भी सहयोग चाहिए। मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जाके समझा दिया हूँ कि अपने भाषण को आधा कर दो और उनको चुपचाप बोलने दीजिए। और आप भी, हम सब लोग थोड़ा चुप हो रहे हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आदरणीय सभापति जी, मैं वही बताना चाह रही थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हमें वास्तव में परिसीमन करना ही था तो हम 2023 में भी कर सकते थे। उस समय हाँ 2023-24 में ये करके लागू कर देना था, लेकिन आज 2026 में संविधान संशोधन 131वां संशोधन लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, और उसमें आरक्षण के, महिला बिल आरक्षण के आड़ में लोकसभा परिसीमन कर 850 सीट का प्रस्ताव, राज्य में 815 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीटें परिसीमन विधेयक में परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार हो। विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर कानून संशोधन की बात की गई।
इस कारण से विपक्षी दलों ने विरोध जताया और महिला बिल, आरक्षण बिल जो कि ऑलरेडी पास है, उसे लागू करें। 2026 आज के स्थिति के अनुसार जाति जनगणना का जो सर्वे हो और जाति जनगणना के अनुसार जो आप लोग सर्वे निकाले, आप उस अनुसार से इसे आगे बढ़ाए या लागू करें बोले। लेकिन अभी हमारी दीदी बोल रही थी कि दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ, तो ये चीज तो आपके ऊपर लागू होता है। आपकी सरकार है, राज्य से लेके केंद्र तक आपकी सरकार है। आपने उस समय आरक्षण बिल को लागू होने नहीं दिया और सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच एक ढिंडोरा पीटे कि हम लोग, कांग्रेस के लोग और विपक्षी दलों के लोग ये महिला आरक्षण बिल को पास होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं तो आपको नजर ही नहीं आते, उसको आप दरकिनारे करते हैं। और सरकार की विफलता का यही कारण है कि वो जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही थी। जब एक तरफ चुनाव आपका बंगाल में हो रहा था और एक तरफ सभापति महोदय जी, मेरे पूरे समय आदरणीय मंत्री जी ने ले लिया है और मुझे भाषण देने का समय ही नहीं मिल पाया, तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगी मैं अपना भाषण पूरा कर लूं, क्योंकि इन्होंने मेरा समय पूरा ले लिया। 2 मिनट में समाप्त कीजिए। तो राजनीति कर रहे हैं और आपका समय द्वारकाधीश यादव जी ने भी लिया, उपनेता प्रतिपक्ष ने भी लिया। बहुत सारे मुद्दों जो हमारे महिलाओं से जुड़े हैं। गैस आज कमी हो रही है, गैस नहीं मिल रहा है। वास्तविक आप लोग ढिंडोरा पीटते हैं, हम उज्ज्वला गैस बांट रहे हैं, आज उज्ज्वला गैस भी वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि महिलाओं को गैस नहीं मिलेगा तो वो खाना कैसे पकाएंगी, फिर वो चूल्हे में जाके खाना बनाना पड़ रहा है उनको। जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, महिला बहनों मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, फिर आज क्या स्थिति हो रही है? आज क्यों ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है? आज आप कहते हैं कि महतारी वंदन दे रहे हैं, महतारी वंदन के पीछे आपने 1000 रुपए की बात कही। आज जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, जो निराश्रित हैं, जो वृद्धा पेंशन के हकदार हैं, जो विधवा पेंशन है, उनको आप 500 रुपया काट करके दे रहे हैं। क्या वो महतारी नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? आप उनको 500 रुपए क्यों काट के दे रहे हैं? क्या वो महिला का अपमान? सभापति महोदय, ये संकल्प से बाहर जाकर बोल रही है, संकल्प पे बोले, नहीं, महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। समाप्त करें। और रही बात, आज महिला आरक्षण बिल अगर पास हो गया है, लागू होना चाहिए। जिस संकल्प जो आया है उसमें आप लोगों ने घुमा फिरा के कांग्रेस को ही दोषी ठहराया। वास्तविकता से आप दूर भाग रहे हैं। वास्तविकता पे आप आइए, इस बिल को पास हो चुका है, उसे लागू करिए। और आज की स्थिति में जो महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, जो आज पंचायती राज में आगे बढ़ चढ़ के जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, उनको भी मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को मौका मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाने की 2034 की बात करते हैं, आप 2029 तक के इसे लागू कर दीजिए। और रही बात महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसको आपको दूर करनी चाहिए, उस पर आपका नजर बिल्कुल नहीं है, तो इसका अवगत तो हमको कराना पड़ेगा। मैं चंद कविता के उसमें अपनी बात को समाप्त करूंगी। नारी शक्ति अधिनियम की बात करते हैं और दूसरी तरफ नारी का सरेआम अपमान करते हैं। अत्याचार बलात्कार में ना लगाम रखते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी ऐसा काम करते हैं और कहते हैं महतारी वंदन से हम महिला का सम्मान करते हैं। ये कैसा सम्मान है कि 60 साल की महिला जो महतारी है उसे आधे रकम प्रदान करते हैं, ऐसा महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये है हमारी सरकार, आज की सरकार, जो महिलाओं के सम्मान के आड़ में राजनीति करते हैं, ऐसा ये महिलाओं का अपमान करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती उदयश्वरी पेंकरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संकल्प को लाया है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम
के समर्थन के लिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथियों ने बार बार कह रहे थे कि हमारे महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं हमारे साथियों को कहना चाहूंगी, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उसी समय से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का शुरू किया और अपने भाषण में उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं हम सभी लोग, उसी दिन उन्होंने अपने भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश के महिला नारी शक्तियों की सम्मान के लिए उन्होंने दिल्ली के लाल किला से स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का उन्होंने घोषणा किया था। और जिस समय शौचालय का घोषणा उन्होंने किया, हमारे देशवासियों की महिला बहनों के लिए, नारी शक्ति की सम्मान के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए उन्होंने जब घोषणा किया, तो यही हमारे विपक्ष के साथियों ने उस समय मजाक उड़ा रहे थे और इन्होंने कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी इन्होंने एक शौचालय का घोषणा कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे देश के महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, इज्जत दिया और सभी के घरों में शौचालय बनाने का उन्होंने योजना तैयार किया, जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी नए योजना चालू करते हैं, तब तब विपक्ष के साथियों ने विरोध करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है आप सभी जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी वर्गों के लिए उन्होंने चिंता करते हैं और सभी वर्गों के लिए उन्होंने योजना बनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमारे गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो कभी बैंक देखे नहीं थे। और जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया और हमारे गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको 0% में उनका खाता खुलवाने का काम किया। और आपको सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगी, जब बड़े बड़े जो हमारे व्यापारी होते थे, उन लोग जब बैंक में खाता खुलवाते थे, तो जब बैंक में दूसरे जो हितग्राही खाता खुलवाने जाते थे, उस समय कहा जाता था कि गारंटी लेकर के आओ या तो फिर पैसा लेकर के आओ। लेकिन इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरल करते हुए हमारे देश के सभी महिला बहनों का खाता खुलवाने का काम किया। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हमारी महिला बहनों के लिए उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बने और सबसे पहले हमारे महिला बहनों का उन्होंने सम्मान किया। और आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं साथ दीदी से कहना चाहूंगी कि आरक्षण पे आए ना, मैं आरक्षण पर जा रही हूँ। आप लोग भी बोले हैं, इसलिए मैं भी शुरुआत कर रही हूँ। 2014 से शुरुआत कर रही हूँ। तो आदरणीय सभापति महोदय, जिस समय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से हमारी महिला बहनों का सम्मान करते करते आज महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण महिलाओं को
जो पारित किया था, वो बिल को पास करने के लिए इन्होंने 3 दिन का 16, 17 और 18 अप्रैल 3 दिन का उन्होंने संशोधन अधिनियम बिल को पास करने के लिए उन्होंने 3 दिवसीय रखा। और उसी बीच में हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, या कहूं तो हमारे जो अन्य दल के जो नेताएं हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर के आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये अधिनियम ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास की एक मूल कुंजी है, नारी शक्ति। और नारी शक्ति अगर है तो हमारे देश में आज हम अगर देखें तो हमारे महिला बहनों और बेटियों को लंबे समय तक उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय सभापति महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए थी, लेकिन फिर से एक बार इन्होंने विपक्ष ने महिलाओं की अधिकार में बाधा डालने का काम किया है। आदरणीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन को लेकर अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार ने जो महिलाओं की जीवन के हर पड़ाव के लिए उन्होंने कई नई योजनाएं बनाई है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया है। आप सभी देख रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, देश की महिलाओं को उनका पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाया और विपक्ष के साथियों ने यह संघर्ष नहीं किया। हम अगर देखें तो हमारा जब से देश आजाद हुआ तब से कई दशकों तक इनकी सरकार रही है, लेकिन इन्होंने कभी महिला आरक्षण के बारे में चिंता नहीं किया। आज अगर हम देखें तो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब तक यह संघर्ष निरंतर, यह आरक्षण पूरा नहीं होगा तब तक यह निरंतर जारी रहेगा, यह लड़ाई के लिए। आदरणीय सभापति महोदय, यह केवल एक राजनीतिक संकल्प नहीं है सभापति महोदय, बल्कि देश की नारी शक्ति के सम्मान और शक्तिकरण का एक संकल्प है। आदरणीय सभापति महोदय, विपक्षी दलों ने न केवल महिला आरक्षण विधेयक का इन्होंने विरोध किया, बल्कि उन्होंने देश की सभी वर्गों के महिलाओं के साथ अन्याय भी किया है। आदरणीय सभापति महोदय, देश की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया और कभी इन्होंने नहीं सोचा, विपक्षी दलों ने, कि महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कभी गंभीर नहीं हुए। आदरणीय सभापति महोदय, बार बार यहाँ पर हमारे विपक्ष के साथियों ने कह रहे थे, मैं बैठ करके सुन रही थी, यहाँ पर जो हमारे जितने महिला विधायक हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी से हैं चाहे कांग्रेस के हैं, यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, जो विषय है यह महिला आरक्षण को लेकर के है और यहाँ पर बार बार यही चर्चा हो रही थी कि उधर आठ विधायक है भाजपा के तरफ महिलाएं और इधर 11 महिलाएं हैं।
आदरणीय सभापति महोदय, ये तो जनता जनार्दन इसको तय करती है कि कितने महिलाएं विधायक सदन में चुन करके आएंगे। आदरणीय सभापति महोदय, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने जिस तरह से कह रहे थे कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी, प्रथम हमारे मुख्यमंत्री महिलाएं थी, हमारी प्रथम कांग्रेस के स्पीकर महिलाएं थी, बार बार इन्होंने यही बोलते रहे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं हमारी जो भी विपक्ष के हमारी महिला प्रधानमंत्री हों, चाहे महिला मुख्यमंत्री हों, चाहे महिला स्पीकर हूं, मैं हमारी महिला दीदियों की मैं सम्मान करती हूं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बार बार कह रहे थे कि विपक्ष के साथियों ने हमारा देश जब से आजाद हुई तब से इनकी सरकार थी, लेकिन क्यों हमारी साथियों ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अब तक 33% महिला आरक्षण बिल को क्यों पास नहीं किए? मैं हमारे विपक्ष के साथियों से पूछना चाहती हूं। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से 17 अप्रैल को संसद में कांग्रेस के एवं अन्य दलों के साथियों ने मिल करके यह महिला आरक्षण 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इन्होंने बिल को पास होने नहीं दिया, और अगर यह बिल पास होता तो ये हमारे देश के सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, नारी शक्तियों के लिए, एक चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र की महिलाओं को यह नेतृत्व करने का मौका मिलता। आदरणीय सभापति महोदय, जब 17 तारीख को संसद में यह बिल पास होने जा रहा था, उस समय हमारे देश के सभी महिला बहनों ने, सभी वर्गों के हमारी बहनें, नारी शक्ति टीवियों पर अपने नजरों को टिका कर रखे थे, देख रहे थे कि अभी नारी शक्ति अधिनियम बिल पास होगी, कि कितने बजे पास होगी। ये सभी हमारे देश के महिला बहनों ने अपने नजर रखी हुई थी, लेकिन इन्होंने बिल को पारित होने नहीं दिया। निश्चित तौर से पारित हो गए सभापति महोदय, पारित हो गया, लागू हुआ नहीं है, हुआ है। बिल को पास होने नहीं दिए, लागू नहीं हुआ है। बिल तो पास हो गया था, पहले ही हो गया है बिल पास 2023 में, कानून भी बन चुका है। आप लोग उसको विरोध किए, और आप आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से इन्होंने हमारे भारत देश की जितने भी महिला बहनें हैं, नारी शक्ति हैं, ये आने वाले समय में कभी इनको माफ नहीं करेगी। उद्देश्वरी जी, और कितना समय लेंगे? मैं 2 मिनट। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस समय हमारे अपने स्पीकर साहब मुख्यमंत्री थे 2014 में, उसी समय नोनी सुरक्षा योजना इन्होंने चालू किया था, और उस समय हमारे जो बेटियों के जन्म जब होती थी, ऐसे बेटियों को, कमजोर परिवार को चिन्हांकित करके 2 बेटियां जब होती तो उनका जब 18 वर्ष आयु पूर्ण होता, उस समय 1 लाख रुपए देने का
योजना बना था और यह चला भी। लेकिन सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही 2023 की विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की घोषणा को लागू करते हुए आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने यह एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब नोनी सुरक्षा योजना के स्थान पर रानी दुर्गावती योजना को लागू करने का उन्होंने बजट में शामिल किया और इसमें बजट में भी प्रावधान दिया है। आदरणीय सभापति महोदय, रानी दुर्गावती योजना में अब बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दीदी आरक्षण योजना नहीं, हमारी योजना को भी तो बताऊं। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, संगीता सिन्हा जी ऐसे किसी सदस्य को एड्रेस नहीं कर सकती है। आप लोग माननीय सभापति महोदय, संगीता सिन्हा जी वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसे किसी सदस्य को सीधे बोल नहीं सकती हैं। माननीय संगीता जी। सभापति महोदय, इन्होंने बहुत कुछ बोले हैं। माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट पहले 5 मिनट का समय हमको मिला है। हर्षिता को बोले हैं आप। सभापति द्वारकाधीश जी, आप हर बार का मेरा देख लीजिए, सभापति की अनुमति के बिना मैंने नहीं बोला है। सभापति की अनुमति लिए थे, लेकिन आप उप वो मुख्यमंत्री हैं। संगीता सिन्हा जी सीधे एड्रेस कर रही हैं सदस्य जी को, बिना सभापति की अनुमति के। उस बात से मैं सहमत। ठीक, तो वो दूसरी बार की सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चंद्राकर जी का समझ में आता है, आपकी नजर भी संगीता जी पर क्यों है? माननीय सभापति महोदय, अब ये जो नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख रुपए हमारी बेटियों को मिल रहा था, अब रानी दुर्गावती योजना के तहत हमारी बेटियों को अब समाप्त करेंगे। 1.5 लाख रुपए देने की योजना बनी है। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने यह बजट में शामिल किया है। आदरणीय सभापति महोदय, नारी शक्ति एवं बेटियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा, या तो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा हमारी महिला बहनों को, चाहे वह राजनीतिक सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। आदरणीय सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से देश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, आगामी जो वक्ता है, 4 घंटे का समय निर्धारित था, 6.5 घंटे हो गए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा 5-5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी। माननीय सभापति महोदय, आज विधानसभा विशेष सत्र में नारी शक्ति का सम्मान में महिला आरक्षण का प्रकरण 1986 से चल आ रहा है। इस बीच में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले वर्ष से 12 वर्षों से अधिक से प्रधानमंत्री अभी बने हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रधानमंत्री ने किस पार्टी की सरकार में महिला आरक्षण के बिल में अब कब क्या नीति बनाया है, यह बात हमको आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कुछ देश की स्वर्ग और रिकॉर्ड में है।
मूल विवाद का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा 2023 में संसद से सर्वसम्मति से पारित बिल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से सहमत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे 2026-37 के जनगणना के आचार से अधिक से बात 2029 से लेकर लागू करने का बात कर रहे हैं कि विवाद यह आज की चर्चा में दौरान की कुछ मान्य सदस्यों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा सच में तो पार्टी यह उसे लागू करने की सर्वसम्मति से है। इसके लिए उसमें 16 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण बिल में संशोधन लागू गया है, उसे पारित के कार्य है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान देते आ रहे हैं और दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हो, चाहे राष्ट्रपति से हो, चाहे पायलट से हो। हमारे सरकार ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे पंचायती में हो। हमेशा हमारे कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया है और देते रहेंगे। और मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 2023 में पारित हो गया है तो उसको लागू कब कर रहे हैं? आप जल्दी लागू करिए ना। हम तो चाह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, हमारे महिलाओं भाग ले, कि महिलाओं हमारे विधायक बने। जो गांव में रहती, नीचे स्तर में रहती हमारी महिला, वो भी आके विधायक बने, वो भी सांसद बने, वो भी जनपद अध्यक्ष बने। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस लोग समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग समर्थन कर रहे हैं। 2023 में पारित हो गया है, उसको जल्दी आप लोग लागू करिए, उसको पास करिए। हमारी महिला इंतजार कर रही है। और आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग विरोधी हो। हम लोग हमेशा महिला को सम्मान देते आ रहे हैं, लेकिन आपकी महिला जो अभी देख रहे हैं पूरा हमारे महिला ही है। यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला, अभी आप लोग देख रहे हैं ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला जो साड़ी 50 रुपए के जो साड़ी दे उस पानी में डुबा रहे हैं। तो महिला इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस साड़ी जो पहनने के लायक नहीं है, वो साड़ी को आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। उनको आप लोग नौकर समझे हैं, तो उनको आप लोग ऐसे साड़ी देना जा रहे हैं आप लोग, तो बहुत गलत है। तो आप महिला ही है, आप महिला को दुख दर्द समझती है, महिला बाल विकास मंत्री है, महिला ही है। तो महिला के सम्मान में, नारी शक्ति के सम्मान में आप लोग अच्छा करिए ना, आप अच्छा करिए ना। हमारी महिलाओं को, हर महिला चाहती है कि अच्छा साड़ी पहने। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाहती है और स्वयं सहायता समूह चाहती है कि वो अच्छा काम करे, हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी। लेकिन आपने इतना घटिया साड़ी दे रहे हैं हमारी महिलाओं को, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, ये तो बहुत गलत है ना। तो हम लोग हमेशा महिलाओं को सम्मान करते आ रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल जो 2023 में लागू करने की मांग करते हैं हम लोग, और करते आ रहे हैं। और आप लोग जल्दी लागू करिए, जल्दी पास करिए। हमारे महिला लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। श्री धर्मजीत सिंह जी। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं, और इस प्रस्ताव को लाने की स्थिति इसलिए निर्मित हुई कि अभी पिछले दिनों दिल्ली के लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश हुआ महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, और तमाम विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा, आप, डीएमके
और असुद्दीन ओवैसी, AIAD, क्या उनका पार्टी का नाम है, भूल रहा हूं, वगैरह वगैरह। आपके नाम नहीं धर्म जित रखे, माँ बाप जी है, धर्म के रास्ते में चलना, लेकिन ये मन देखे तुम अधर्म के रास्ते में चलाए के कोशिश करत है। जो भी बोलिया सत्य बोलिया, और सत्य के सिवा कुछ मत बोलिया महाराज, तो धर्म का रास्ता, धर्म राजा। यादव जी, आप स्वयं कृष्ण भगवान के वंशज यहाँ पधारे हैं, बैठे हैं, तो मैं धर्म के ही मामले से शुरू कर देता हूँ। तो अध्यक्ष जी, मैं सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश में हमारी जो आधी आबादी महिलाओं की है, उनके आर्थिक तरक्की का काम शुरू किया, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्रदान की गई है, और संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है, जस्टिस शब्द का उल्लेख है। जस्टिस की बात को संविधान निर्माताओं ने जोर देकर के कहा है। उन्होंने जस्टिस को 3 प्रकार का कहा है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में इस देश में कोई काम नहीं हुआ है, वो तो हुआ है। उसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत से काम सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर किया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.95 करोड़ घर ग्रामीण में, शहरी में 1.18 करोड़ रुपया 18 करोड़ घर उन्होंने मंजूर किया। 3 करोड़ 48 लाख लोगों को ये मकान मिला। स्वच्छ भारत मिशन में 2014 से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ मकान शौचालय बनाए गए। 6 लाख गांवों में लोगों को लाभ मिला। इसी तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में 2025 तक लगभग 10.5 करोड़ लोगों को निःशुल्क ये सेवा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, जब तक हम अपनी माताओं बहनों के जीवन स्तर को नहीं सुधारेंगे, उनके जल जीवन मिशन के माध्यम से उनको सुविधा नहीं देंगे, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक के उनके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आएगा और देश के भी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उस दिशा में भी काम हुआ, लेकिन जब राजनीतिक रूप से उनको शक्ति देने की बात आई तो हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनके अन्य सभी लोगों ने एकजुट होकर के प्रधानमंत्री के इस साहसिक निर्णय को विरोध किया और हमारे देश की आधी आबादी की महिलाओं को, जिनको पार्लियामेंट में मैं आगे पढ़ करके बताऊंगा कि बहुत सी सीटें बढ़ने वाली थी, उसमें रिजर्वेशन भी होता। अब आप बार बार कह रहे हैं कि ये 2000 जनगणना में कैसा परिसीमन होगा, कैसे रिजर्वेशन होगा। वैसे ही रिजर्वेशन होगा जैसे 2008 में हुआ, और उसी रिजर्वेशन के तहत आप हर्षिता जी, आप भी वहां से चुन करके आई हैं। उसी रिजर्वेशन और परिसीमन में आप भी आई हैं, उसी परिसीमन में यहां से भी लोग आए हैं जो रिजर्वेशन हुआ है। और जो बाकी जनरल सीटें हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मामले में छोड़ा गया कि हर दल अपने दल के अंदर के जो, जैसे छत्तीसगढ़ में 51 सीट है, उसमें हर पार्टी के लोग अपने लोगों को टिकट देते हैं, जिसमें वो सभी दल, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को समायोजित करते हैं। संविधान में अम्बेडकर जी ने यह लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलेगा। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पार्लियामेंट के एक नेता का मैं स्पीच जरूर यहां उद्धृत करना चाहूंगा।
धर्मेंद्र यादव सपा के नेता हैं, वो बोलते हैं कि इस बिल में, इस विधेयक में जब तक मुस्लिम महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तो इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं होगा। अब ये कहां लिखा है भाई कि मुस्लिम महिला के लिए भी आरक्षण किया जाए? कौन से संविधान के किताब में लिखा है? कहां पर लिखा है? और सिर्फ मुस्लिमों के लिए? आप कृपा करके अल्पसंख्यक भी बोल देते तो हम मानते कि आप अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज में सिंधी भी है, अल्पसंख्यक समाज में पंजाबी भी है, अल्पसंख्यक समाज में जैन भी है, अल्पसंख्यक समाज में क्रिश्चियन भी है, अल्पसंख्यक समाज में बौद्ध भी है। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपने उनको उद्धृत किया, और इन सब बातों का जबकि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? धर्मजीत सिंह जी, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जी सर। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए हैं। उन्होंने संदेशा भिजवाया है हमको कि जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। सर बिल्कुल कर। तो ये जो यादव दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं उसको कम करते हुए मुख्य धारा पे आप बिल्कुल कम कर देता हूँ सर। कुमार, तो अखिलेश यादव क्या हो गया? दोनों यादव को, आपके 10 सांसद हैं ना, दोनों यादव को क्या हो गया? सपा के दोनों एक साथ खड़े हो गए। हो गया थोड़ा बोले। सपा के अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा, ये महिला आरक्षण विधेयक लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, और ये पार्लियामेंट का पेपर है। जीत भैया, उसको पूछने के लिए तो आपके सांसद दिल्ली में है ना। पूछा नहीं हूं भाई, मैं तो यहाँ उदाहरण को पढ़ रहा हूं। द्वारिकाधीश जी, आप उनको बोलने दीजिए ना, आप सवाल सीधे करते हैं उनसे। मैं उसको रेफरेंस में बोल रहा हूं, तो चलिए मैं इसको नहीं पढ़ता। लेकिन अगर 50% की वृद्धि की जाएगी के साथ ये संशोधन पास होता तो पार्लियामेंट का जो अभी 543 सीट है वो 815 हो जाता। इसमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती और कुल सीटों की संख्या 815 सीटों का 1/3 है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। मैंने पहले भी पढ़ दिया था कि साउथ इंडिया में जो सीट कम होगी, ये आरोप आपकी तरफ से लगा है, तो 5 प्रदेश में 129 सीट है जो बढ़ करके 195 सीट हो जाती। 39 सीट तमिलनाडु में है तो 59 सीट हो जाती। इसी तरह से कई प्रकार के भ्रम में आप लोगों ने हमारे इस अच्छे संविधान संशोधन जो इस बिल में होने वाला था उसको आपने खत्म कर दिया। हमारे देश में हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए सब लोगों ने प्रयास किया। अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का निर्माण हुआ। उसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। महिलाओं को 19वां संविधान संशोधन करके 1920 में पहली बार अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का पावर मिला। मतलब अमेरिका के बनने के 144 साल बाद उनको वोटिंग का राइट मिला। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, इतने दूरगामी सोच के हैं कि उन्होंने संविधान में ही पहले दिन भारत की महिलाओं को, माताओं और बहनों को वोट का पावर दिया। लेकिन उस वोट के पावर के बाद पार्लियामेंट में जाने के उनके सीट की सुनिश्चितता निश्चित करने के लिए रिजर्वेशन हम आज तक नहीं कर पाए हैं। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जब मोदी प्रयास किए और आप सब जब ये महिलाओं का जो सैलाब आने वाला था, जो एक क्रांति आने वाली थी, तो सारे दल के लोग एक होकर के जैसे तूफान में एक झाड़ के नीचे सारे लोग बैठ जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन लोग भी बैठ जाते हैं, उसी तरह से आप पार्लियामेंट के अंदर एक हो गए और आपने बिल को फेल कर दिया। और फेल करने के बाद बाहर आप इतनी खुशियों का इजहार कर रहे थे, वैसी खुशी आप दिखा रहे थे जैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक के बाद
पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आमिर मुनीर, ठीक नाम बोल रहा हूं ना, मुनीर, वो बोला हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। पाकिस्तान जीता था क्या? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता था? उसके 11 एयरपोर्ट तोड़ दिए गए, उसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया, घुटनों के बल आकर के उसका डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ से बोलता है कि सीज फायर करो, वो वहां का फील्ड मार्शल हम जीत गए, हम जीत गए। आपके लोग भी हम जीत गए बोलने लगे। उससे राम कुमार, अरे भैया 2 मिनट बोलने देना। उससे दुखी होकर के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का नाम संदेश दिया, और जब वो बिल बना तो हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत दुखी हुए, हमारी पार्टी के लोग, हम लोग भी दुखी हुए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये सदन 200 लोगों के लिए बना है। इस सदन में 90 सदस्य हैं, अगर ये पास होता तो यहां 120 लोग होते, 135 लोग, 40-45 हमारी माताएं बहनें यहां विधायक बन करके आती, यहां मंत्री के पद पर बैठती, उधर भी बैठती, सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए हमारी संगीता जी कितना तेज तर्राट तरीके से बोलती हैं, उसी तरह से तेज तर्राट नेत्री यहां पर आती, वो लोग बोलती। आज सवेरे जब ये दर्शक दीर्घा भरी हुई थी, महिलाओं ने यहां पर दर्शक दीर्घा में बैठ करके उनके पक्ष में ये जो प्रस्ताव पास हो रहा था उसके समर्थन देने के लिए वो एक प्रकार से यहां पर पहुंची हुई थी, क्योंकि उनके दिल में अभी भी ये आस है कि अगर मोदी है, अगर विष्णुदेव साय है तो रिजर्वेशन होगा, चाहे जैसे भी होगा, हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं। और अगर 2029 में रिजर्वेशन हो रहा था तो इतनी क्या तकलीफ हो गई आपको? किंतु परंतु लाल कपड़ा पहन करके संविधान संशोधन रखोगे तो हम पास करेंगे, सफेद कपड़े में नहीं करेंगे। आप चना खा के आओगे तो पास करेंगे, चिकन खा के आओगे तो नहीं पास करेंगे। ये सब फोकट के बहानेबाजी में आप मत उलझिए। आप लोग कितना महिलाओं को सम्मान करते हैं बताऊं? बताता हूं। राधिका खेड़ा आपकी प्रवक्ता थी, उसको बेइज्जत यही छत्तीसगढ़ से करके आपके नेता लोगों ने भेजा और वहां पर छोड़ दी। नजमा हेपतुल्ला, सुन लीजिए, नजमा हेपतुल्ला, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, अल्पसंख्यक समाज की महिला जो पार्लियामेंट में राज्यसभा की प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी का कितना सम्मान किए हैं? देखो यार, पति में मत आओ, बात करोगे तो बहुत दूर तक जाएगी ना, इसलिए आप सीनियर आदमी हो, उतने ही दूर तक बोलो जितने दूर तक के आपको उतनी दूर तक बोलने की आजादी है, जब तक के मेरी आजादी खतरे में मत पड़े। अगर मेरी आजादी खतरे में पड़ेगी, अगर आप कुछ बोलोगे तो हम भी आपको उसी तरीके से जवाब देंगे, तब फिर बहुत बुरा लगेगा और फिर आप बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए नजमा हेपतुल्ला जी को बेइज्जत किया गया, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चली गई। आप महिलाओं को इतना सम्मान करते हैं कि स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के निवास में मारा गया, मुख्यमंत्री के गार्ड के आगे में मारा गया, मुख्यमंत्री के आगे में मारा गया। एक महिला अगर अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के पास गई है तो वहां उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी, और आपके सभी पार्टी के जो नेता महिला के इस कार्यक्रम को, क्रांतिकारी निर्णय को आप लोगों ने विरोध किया, कोई नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। खत्म कर रहा हूं तो थोड़ा सुन तो लीजिए। मैं कितना हिम्मत वाला आदमी हूं कि मैं सवेरे 11 बजे से आप लोगों की बात सुन रहा हूं, वहां भी बैठ के सुन रहा हूं, यहाँ भी। धर्मजीत भैया, मैं 5 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गया हूं, पानी पीने भर गया था अभी। धर्मजीत भैया जी, माननीय सभापति महोदय, कितनी जल्दी है, महिलाओं के साथ अन्याय करके यहां से जाने वाले हैं ये। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसके खिलाफ बोल रही हैं, और उसके बाद हड़बड़ी है। ये बताता है कि कैसे महिला विरोधी हैं, महिलाओं के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। संकल्प का आवश्यकता ही नहीं है, आपकी सरकार नहीं चाहती, आपकी सरकार नहीं चाह रही है महिला आरक्षण, आप संकल्प का आवश्यकता नहीं है। आप परसों बुलाइए ना, आप एक चीज देख लीजिए, दो मिनट, अरे बैठिए तो, अरे आप बैठिए तो, मैं तो, आप किसी का भी मैं नाम नहीं लिया हूँ। महिला का अपमान बात करने की नहीं है।
अच्छा, आप सुन तो लीजिए थोड़ा 2 मिनट। मैं तो डॉक्टर चरणदास महंत साहब को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं, बहुत अनुभवी नेता हैं। सदन के जो वरिष्ठ 1-2 नेता हैं उसमें वो हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि कलकत्ता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संग वहां की सरकार ने अभद्रता की और ये उस अभद्रता को आपके सभी दल के लोगों ने मौन समर्थन दिया, तो इसमें आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? क्यों बुरा लगना चाहिए? राष्ट्रपति गई, कोई प्रोटोकॉल में अफसर नहीं आया, वो महिला नहीं थी क्या उसका दोष यह है कि वो गरीब घर की आदिवासी महिला है इसलिए उसको सम्मान नहीं देंगे आप? आदिवासी हमारे मुर्मू जी के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सभापति महोदय जी, ये देखिए अयोध्या को क्यों नहीं बुलाया? महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, गरीब की बेटी है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आप इस सदन में आरक्षण की बात कीजिए, परिसीमन की बात कीजिए, जनगणना की बात कीजिए, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनना है, आप महिला को यहाँ खड़े कर दिए। वही तो बोल रहा हूँ कि महिलाओं को अपमानित करने की आप लोगों की आदत है। महिलाओं के सम्मान में कभी कोई आप करते नहीं, महिलाओं को आप बेइज्जत करते रहते हैं आपकी पार्टी के लोग, यही तो कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय थोड़ा संक्षेप करेंगे। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं। संक्षेप अध्यक्ष महोदय थोड़ा मौका दे दीजिए प्लीज। आरजी कर मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में, 9 अगस्त 2024 की रात को मोमिता देवनाथ नाम की एक पीजी ट्रेनिंग करने वाली डॉक्टर का रेप होता है, हत्या होती है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहां गई, वहां मिला, कुछ मदद मिली उसको। यहाँ तो रोज 10 पहले में आरक्षण में बात होना चाहिए सभापति महोदय, फिर आप बोलेंगे आप सीनियर है करके। बंगाल की पुलिस अभी आप करके रही थी। काम हुआ, महिला वोटर महिला लापता हो रही है छत्तीसगढ़ में, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? फिर आप पूछना, जवाब देंगे ना। भाजपा का बनाने के लिए प्रस्ताव रख रहा है, ये भी चल रहा है, ये गलत है। आप आरक्षण में बात करिए, हम समर्थन में हैं। 50% आरक्षण दीजिए। आप क्या बात करोगे? मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे जिले का मामला है। आपका एक जिला अध्यक्ष परसों बलात्कार के केस में जेल के अंदर गया, परसों जिला अध्यक्ष कांग्रेस का। मैं बोलना नहीं चाहता था, आप बुलवाते हो, मैं इसीलिए आपको बोला था कि उतनी ही दूर तक बोलो जितना मुझे मत बोलना पड़े। मैं बोलूंगा तो बेनकाब हो जाओगे, बोलोगे तो नाम भी बता दूंगा, बोलोगे तो घटना भी बता दूंगा, बोलोगे तो गांव भी बता दूंगा, टीवी में पेपर में सब है। पर मैं नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैं इस स्तर तक आकर के किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब सुनिए, 24 के चुनाव में 46 करोड़ महिला वोटर हैं इस देश में, पुरुष वोटर हैं 50 करोड़। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, महतारी वंदन 70 लाख माताओं बहनों को दिया। आप लोग हमेशा उससे प्रश्न पूछते हैं, 500 रुपया बोल के तो दे नहीं सके और आप हमसे प्रश्न पूछते हैं। सभापति महोदय, आप हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, 20 लाख महिला का क्या होगा? आप, हाँ मैं बता रहा हूं, आप विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री और वित्तीय व्यवस्था करने वाले वित्त मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के ऊपर उंगली मत दिखाइए, क्योंकि 3 उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है कि अपने गिरेबान में झांक के देखो। 500 रुपया बोलने के बाद 5 साल आपने 5 रुपया नहीं दिया और हम हर साल 1000 रुपया महीना 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। ये हम अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। हम अपनी माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी माताओं बहनों को बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी माताओं बहनों को राज्यसभा और लोकसभा में भेजना चाहते हैं। इसलिए इस बिल को लाने के लिए हमने काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका विरोध ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान जैसे नापाक देश को जवाब देने के लिए 2 बेटियों का चयन किया, कर्नल सोफिया कुरैशी और स्क्वाड्रन व्योमिका सिंह। हुजूर, अरे सुन, राम कुमार जी बोल रहे, आप सुनिए ना। हुजूर, आपकी आज्ञा होगा तो मैं बोलूं क्या? नहीं, आप उनसे आज्ञा मत लीजिए, इधर आ जोड़ता हूं तो मेरे 2 मिनट बोलने दे दे भाई, फिर तू बोलने आपको बोलने दीजिए। उल्लेख किया इसलिए बोल रहा हूं मैं, इन्हीं का मंत्री
जो कुरैशी जो बोल रहे हैं ना, जो गया था पाकिस्तान पायलट बन करके, उनका अपमान करता है कौन? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री मध्य प्रदेश का। याद करो आज किस बात करते हैं। ठीक है, पूरे देश ने देखा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगा। आपका दोहरा चरित्र है। तो अध्यक्ष महोदय, उसको भी जब वो दिल्ली प्रेस ब्रीफिंग में आती थी दोनों लेडी आर्मी ऑफिसर, तो उनको भी बहुत हंसी उनकी उड़ाई गई थी। सेना ने जब एयर स्ट्राइक किया अध्यक्ष महोदय, सेना से प्रमाण पत्र मांगा गया। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसका भी प्रमाण पत्र मांगा गया। जब सिंदूर में सफलता की बात बताई गई, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया। तो देश की सेना पर आपको विश्वास नहीं है, ईडी पर आपको विश्वास है ही नहीं, सीआईडी पर आपको विश्वास है ही नहीं, चुनाव आयोग पर विश्वास है ही नहीं, परसीमन करने वाले आयोग पर आपको विश्वास है ही नहीं। तो कांग्रेस कमेटी का ये सब कमेटी बना दें क्या? देश आपकी कमेटी से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और देश में जो भी संस्थाएं बनती हैं वो जनता के हित में निर्णय लेती हैं। अगर 2008 में परसीमन हुआ था, अगर उस वक्त परसीमन गलत हुआ होता, अगर भेदभाव हुआ होता तो हर्षिता जी आज आप भी यहां पर नहीं आती, यहां पर हमारी बहनें भी नहीं आती। इसलिए अगर मोदी जी इसको अगर परसीमन बना करके रिजर्वेशन देते तो यहां पर संख्या बढ़ती। आपने हमारे 200 से ज्यादा माताओं और बहनों को पार्लियामेंट जाने से रोका। ये जुर्म किया है आपकी पार्टी ने। आपने छत्तीसगढ़ की 35 से 40 माताओं बहनों लेकिन इस जाएगा और ये फेल होने का परिणाम 4 तारीख आपके बात से चल रहा है, आप महिला विरोधी लगा रहे हैं, आपके बात सच विरोधी है, आप दोहराएंगी और आप बुरी तरह से पराजित होंगे। जब महिलाओं से लड़ेंगे तब आपका हक बुरा होगा। ये बात आप महिला विरोधी हैं, मैं बोलता हूँ लेकिन 2011 के आपके बातों से स्पष्ट है सभापति महोदय, आप महिला विरोधी माननीय हमारे विधायक जी सीनियर विधायक हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने समय में अपनी बात रख चुके हैं। ये धर्मजीत जी इनका समय है, उनको 2 मिनट दो मिनट में खत्म करता हूं। ये वो देश है जहां कुंभकर्ण और रावण का अत्याचार जब बढ़ा था, राम अवतार में देख लीजिए, जब रावण कुंभकर्ण का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने प्रभु श्री नारायण की स्तुति की। तो भगवान ने देवताओं से कहा, नारद वचन सत्य कब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो। मतलब भगवान ने कहा कि मैं तो आ ही रहा हूं और अपने साथ अपनी शक्ति सीता को लेते आ रहा हूं। भगवान ने हमारे देश में शक्ति की आराधना होती है, इसीलिए नवरात्रि में माता प्रथम दिवस शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, छठवें दिवस कात्यायनी देवी के रूप में, 7वें दिवस कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धरात्रि के रूप में आगमन कर सभी भक्तों और इस देश की रक्षा करती है। माननीय सभापति महोदय, ये वो देश है जहां मां कौशल्या, देवकी, रोहिणी, सती, पार्वती, यशोदा, कमायु, दिति, दक्षिणा, स्वाहा, स्वधा, तुलसी, गंगा, यमुना, सावित्री के रूप में शक्ति का आगमन हुआ है। दुष्यंत की शकुंतला नाम की पत्नी से भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारती नाम की महिला ने विश्व विजेता शंकराचार्य को शास्त्र में बराबरी का टक्कर दिया। 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फूले ने अपने पति के माध्यम से बालिकाओं के लिए स्कूल खुलवाया।
मेरे गांव के राजा रघुराज सिंह, जहां की विधायक हैं माननीय भावना बोहरा, उन्होंने सभापति महोदय राजा रघुराज सिंह आदिवासी समाज के बहुत बड़े राजा थे। 1908 में राजा रघुराज सिंह ने पंडरिया में पुत्री शाला बनवा करके बच्चियों के शिक्षा का काम, पुण्य काम किया। उस गांव से हम आते हैं, वो महिलाओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना दान दिया। वही राजा रघुराज सिंह ने बच्चों के खेलने के लिए बिलासपुर में राजा रघुराज सिंह स्टेडियम दिया। तो हमारे यहाँ एक से एक त्यागी, बलिदानी हमारी माताएं बहनें उस जमाने में बहुत काम की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, अहिल्याबाई होलकर, राजमाता जीजाबाई, शिवाजी महाराज को स्वराज के लिए प्रेरित किया। और इसीलिए हम चाहते थे कि हमारे देश की विरासत बड़े बड़े हमारी माताओं बहनों के वीर गाथाओं से भरी हुई है, उनके त्याग तपस्या और बलिदान से भरी हुई है, उनकी शक्ति के स्रोत से भरी हुई है। हमारे मोदी जी चाहते थे कि यही माताएं बहनें आज की हमारी माताओं बहनें के रूप में भारत के पार्लियामेंट में आएं, यहाँ के लोगों की आवाज उठाएं, लोकसभा विधानसभा में आएं, यहाँ आवाज उठाएं। आप लोग भी बहुत अच्छा बोले, पर थोड़ा दबाव में बोले, लेकिन आपके बोलने का स्टाइल अच्छा था। आप ओरेटर अच्छे हो, थोड़ा अच्छी बात करो। आप इस प्रकार की बात से रिजर्वेशन खतरे में पड़ता है। इनको कोई दबाव नहीं था। भारती ने मंडन मिश्रा जी से क्या प्रश्न पूछा था मालूम है क्या? वो नहीं मालूम साहब, मैं बताऊंगा। हाँ, अब बाद में बताइएगा। बताइए दो, आप बाद में बताइएगा। धर्मजीत जी, ये समाप्त कर दिया सर। चलिए समाप्त कर दिया। तो सीएम साहब, आप बहुत अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। ये प्रस्ताव से कोई रिजर्वेशन तो होगा नहीं, लेकिन हम संदेश देंगे देश के महिलाओं को, हम संदेश देंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के से लेकर के और दंतेवाड़ा और सुकमा तक की माताओं बहनों को कि हम आपको अधिकार देना चाहते थे, हम आपको सत्सम्मान विधानसभा बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको रोका और रोकने के कारण श्रीमती कविता जी, दोहरा नीति को बता दिया गया। दोहरा नीति पता चल गया तुरंत। आधा डोमी आधा कराहट वाला बात आ गया। सदस्यगण, आधा डोमी आधा कराहट हो गया सर। श्रीमती कविता प्राणलहरे जी, कविता जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ला प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आसंदी ला जो मोला बोले के मौका दीस। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में माननीय सभापति जी, पर जब कांग्रेस पार्टी को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आता है तो अंबेडकर जी का माला जपते हैं। अंबेडकर जी के न विचारों को माना, अंबेडकर जी को अपमानित किया, अंबेडकर जी को प्रताड़ित किया, और जब खतरे में आता है तो अंबेडकर जी का माला लेकर चपड़े होते हैं। अंबेडकर जी का काम नहीं करने वाले महापुरुषों को लेकर के चला है, महापुरुष के विचार में चला हो, चाहे वो गौतम बुद्ध जी हो, रविदास जी हो, कबीर साहब जी हो, गुरु घासीदास जी हो। कविता जी बोल रहे हैं ना, कविता जी बोल रही है। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2023 के चर्चा ए देश के आधी आबादी ला मैं दिल से सम्मान करते हुए अपन बात ला रखना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये लड़ाई केवल आरक्षण के नो है, बल्कि समानता, सम्मान और न्याय के। सभापति महोदय जी, 75 साल से ऊपर बुढ़ा मन में भी आरक्षण मिलना चाहिए, इससे कि जुड़वाओं में मांग में कम से कम सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य मन बैठे हैं। आप ही मन से हम ला प्रेरणा मिलते महोदय, सीखे बर सभापति मिलते, महोदय, लेकिन आप मन जब भी संभव होगा जब हमारा भाजपा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप जो बोल रहे हैं जब भी अच्छा संभव बात है, नो है। उसके लिए आपको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा।
कविता जी आप विषय बोलिए। मैं तो बोलना कुछ और चाहत रहे, लेकिन सदन ले देखा था जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के बात होते, तो हम सत्ता पक्ष से तो लगा थे बात से कि महिला आरक्षण की बात आप मन नहीं करत, तो महिला राजनीति आरक्षण के बात करत हम, मुला तो ऐसे लगा थे। अगर वास्तव में आप मन आरक्षण देना चाहता तो 2023 में देश के राष्ट्रपति महामहिम जी के भी हस्ताक्षर हो है, सत्ता पक्ष विपक्ष के भी सहमति से जो हो चुके हैं ओला आप मन लागू कर दा। ये बात यहाँ तक नहीं आती, हर महिला ला आरक्षण मिलती और ये आरक्षण 543 सीट में 2029 में आप मन देवा। माननीय सभापति जी, अपील करता हूँ। माननीय सभापति जी, 2023 के विधेयक के कानून बनने के बाद क्या हुआ ये स्पष्ट कर दिया गया है, फिर भी वही रिकॉर्ड चल रहा है। वही रिकॉर्ड 23 में लागू कर देते, 23 में लागू कर देते। मैंने भी स्पष्ट किया है 23 में कानून बनने के बाद उसके पालन की जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, संवैधानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया लागू करने के लिए, तब ये बात समझ में आई कि ये इस मौजूदा प्रावधान से ये 2035 से लागू करना हो पाएगा और इसलिए ये संशोधन आया कि 2029 से ये लागू हो जाए। बार बार ये बोलने के बाद वही रिकॉर्ड जितना दिल्ली से रिकॉर्ड होके आया है वही रिकॉर्ड बज रहा है, वही रिकॉर्ड बज रहा है। आज आप 2026 में 2011 कहना चाह रही हूँ, सर क्यों बात रख आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाह रही हूँ, संवैधानिक क्या ऐसी प्रक्रिया आ गया, आपने बिल लाया, आपने पारित किया, उसमें ऐसा क्या संशोधन करने की आवश्यकता हो गई? अगर उनको डाउट है मोदी जी को तो आपको बिठा के चर्चा कर लेते, वो आप अचानक से बोलते हैं उसमें संवैधानिक 34 के जगह में 29 में आरक्षण ला, इसलिए लाने की जरूरत पड़ी। उसमें क्या कंफ्यूजन? भ्रमित करते रहते हैं आप लोग पूरे प्रदेश को, देश को। 2011 की जनगणना के अनुसार भी लागू किया जा सकता था, 2029 में वो हो सभापति सकता था। महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप हर बार विधेयक के स्वरूप में बात ला रहे हैं और 29 में लागू करने का विपक्ष की ओर से बात लाई जा रही है। आप 29 तो बहुत आगे बोल दिए, आप 5 दिन के अंदर ला दीजिए। परिसीमन और वो जो जनगणना का है उसको अलग करके भी महिला विधेयक लागू हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, सत्र बुलाइए, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए सत्र ये बुलाइए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, ये क्या संकल्प प्रस्तुत किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इन्होंने? क्या लिखा है? जो ऑपरेटिव पार्ट है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। समर्थन करिए, समर्थन करिए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मेरे को तो बोलने दो। यही तो हमारा प्रश्न अरे कविता जी बोल रहे, द्वारिका दीदी। एक मिनट सभापति कह चुके हैं, ये संदेश देने, आप लोग संदेश देने के लिए कर रहे हैं। सभापति महोदय, द्वारिका दीजिए, कोई प्रश्न काल नहीं है कि आप सवाल करेंगे। नहीं, सवाल नहीं कर रहा और सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं, कविता जी का समय है, उनको बोलने दीजिए। उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, आप बोलिए कविता जी। माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक तरफ नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, 3 साल के बच्ची से लेकर के 75 साल के माताएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बची तब बेटी पढ़ी। तो मैं यही बात मैं सदन में बोलना चाहता हूँ, जो बात सत्य है वो नकारे नहीं जाए, वो बात सदन में बार बार ये बात ला दोहराए जाए अगर वो बात सही है तो। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा पर केवल विज्ञापन और भाषण नहीं, कार्यवाही भी होना चाहिए। अगर वास्तव में सरकार महिला सशक्तिकरण चाहते तो कृपया 5 बिंदु देखे। माननीय मंत्री जी, आप वरिष्ठ हो, अच्छा लगते, आपके बात आपसे हम सीखे मिलते और शायद आप ही मन के बात सुन सुन करके सदन में हम लोग बोले के मौका हम बोल भी पाते। ये बात बिल्कुल ध्यान दे कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए तेज न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय जी, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर
महंगाई पर नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, राजनीति प्रतिनिधित्व में वास्तविक में बढ़ोतरी होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं हैं, ये देश की शक्ति है। हमें ऐसे शक्ति चाहिए जो महिला केवल राजनीति में ही उपयोग ना हो, हमारा सम्मान, हमारा अधिकार, आत्मसम्मान हमें मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, देश तभी आगे बढ़ी जब महिला सुरक्षित होही, आत्मनिर्भर होही, और ये चुनावी नारे के रूप में न देखा जाए बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में भी हमें देखा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बोले वाला कोई वक्ता तो नहीं हूं, इतिहास गवाह है, आप सब सदन में वो बात ला रखे हो कि देश में अगर वास्तव में हमारा सम्मान मिलिस तो हमार कांग्रेस पार्टी के देने जेल हर सदस्य बात ला बोलिस, वो बात ला मैं भी रखता हूँ कि देश में राष्ट्रपति बने के मौका मिलिस, प्रधानमंत्री बने के मौका मिलिस, मुख्यमंत्री बने के मौका मिलिस, जज बने के मौका मिलिस, ये वास्तव में हमारे कांग्रेस पार्टी के देने। ये बात नकारे नहीं जाए सभापति महोदय, और ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उस इतिहास के प्रमाण है जहां महिला के नेतृत्व में शीर्ष तक पहुंचाए में एक राह बना थी। नारी सशक्तिकरण के हर बड़ी पहल में कांग्रेस की भूमिका रही और कांग्रेस पार्टी शुरू से हर महिला के पक्षधर है, हर महिला के साथ है और आगे चल के भी रही। एक बात वास्तव में सत्य है, एक तथ्य है, एक कोई प्रचार न है सभापति महोदय। मैं बात करूं हमारे छत्तीसगढ़ की, यहीं पर आप मत देख लो, ये बात तो समय सदन में आए भी नहीं रही से, हमारे विधायक बने भी नहीं रहे, सदन में आए के हमारे सौभाग्य भी नहीं मिले रही से, तब भी हमारे कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति ला 18 सीट से सम्मान करीस और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट से सम्मान करीस। वहीं पर एक अनुसूचित जाति से मैं आता हूं जो आप सबके बीच में बोले के मौका मिली, तो यहाँ भी हमार कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति में 5 महिला ला सम्मान दिस, वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 महिला ला सम्मान दिस। यहीं पर आप देख सकत हो कि कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर के अभी तक नारी के सम्मान में है, नारी के लिए लड़ते और नारी आगे बढ़ाए के काम कांग्रेस पार्टी करत है। माननीय सभापति महोदय, मैं नारी हूं, न से निर्माण करने वाली जो मिट्टी को भी जीवन बना देती हूं। मैं नारी हूं, न से निडर हूं, अंधेरों से लड़कर भी दीपक जलाए रखती हूं। मैं नारी हूं, न से न्याय की आवाज हूं, न से चुप रहूं तो ममता, बोलूं तो क्रांति बन जाती हूं। और याद रखिएगा, न से नाश करने वाली भी नारी होती है। जब नारी की सहनशीलता सीमा पार कर जाए, वहीं पर वही नारी सृजन भी, संघर्ष भी और समय आने पर परिवर्तन की आग भी बन जाती है। तो नारी को इतना तड़पाओ, इतना सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि नारी नाश भी कर देगी, तो ये अपने नेताओं को जरा समझाएं, इनको समर्थन करें, विरोध न करे आरक्षण का, आप लोगों के लिए है। आरक्षण का विरोध न करे, क्योंकि नारी के साथ जो अपमान हुआ है, नारी के अधिकारों से उनसे वंचित किया है, ये देश की नारी शक्ति आपको छोड़ेगी नहीं। ऐसी खबर लेगी आने वाले समय में कि रास्ता नहीं मिलने वाला है, रास्ता नहीं मिलने वाला है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक बात तो मोर बातें खत्म हो गए, आप मन बोले के मौका दिया, एक लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दीदी। सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक मुहावरा कर देता हूँ इसमें, बस एक मिनट बस लगेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी सब बैठे हो, ये देश के इतिहास में एक कविता है, बस वो कहना चाहता, बस मोर तो आए बोले खड़े हैं महोदय जी। राधा, द्वापर युग में राधा के विषय में जब हम रउत नाचत रहे तो बोला, मोर पिताजी तो मोला याद आ गए।
और मैं देखता हूं तो मैं इंदिरा गांधी से जोड़ के देखता हूं, तपस्या करके प्रधानमंत्री बने रही। उसी प्रकार से देखिया, राधा तू बड़ भागनी, जैसे इंदिरा गांधी तपस्या कर रही सोचने, राधा तू बड़ भागनी कठिन तपस्या कीन और तीनों लोग के स्वामी को अपन बस कर लीन। तो राधा जिसने अपन बस में कर रही से, उसने इंदिरा गांधी की कठिन तपस्या करके पूरा देश चलाते से ये होते कांग्रेस पार्टी। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी। आपातकाल कौन लगाए रही से? इंदिरा गांधी के बाबा है। माननीय सभापति जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है कि देश की संसद और राज्य की सभी विधानसभाओं में महिलाओं का 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मैं इस शासकीय संकल्प का स्वागत करती हूं और अध्यक्ष महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल परिसीमन आरक्षण को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया है। मैं आज 11 बजे से यहाँ अपनी पारी का इंतजार कर रही थी और अब मुझे बोलने का अवसर मिला है। एक ऐसा विषय, ऐसा वक्तव्य, एक ऐसा बयान इस सदन में अभी तक किसी ने याद नहीं दिलाया। 21 अप्रैल को एक बयान आया, मैं बहुत गंभीरता से उस बयान को देख रही थी। बयान था, वक्तव्य था, इंटरव्यू था, सोशल मीडिया में, उनके पर्सनल मीडिया अकाउंट में, प्रिंट मीडिया में भी इसका उल्लेख हुआ। आज सदन में उपस्थित नहीं है। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक टिप्पणी की हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्री कौशल्या साय जी के विरोध में। 21 अप्रैल को उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकारों को यदि महिला आरक्षण की इतनी चिंता है तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें, उनको मुख्यमंत्री बना दें। ऐसा बयान, ऐसा हल्का बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। इस देश के सदन में एक नहीं बल्कि 7 बार महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत हुआ। सभापति महोदय जी, कभी फाड़ दिया गया बिल को, कभी जला दिया गया बिल को, कभी हंसी उड़ाई गई तो कभी बिल गिरने पर मेज थपथपाया गया, जिसे इस देश की आधी आबादी, हमारी सारी बहनों ने देखा। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर कितनी गंभीर है। जब कुछ करने की बारी आती है, जब महिलाओं को आरक्षण देकर उसे लागू करवाने की बारी आती है, तो ये पीछे हट जाते हैं, ये बयानबाजी करते हैं। और आज सदन में नहीं है, आज सदन में होते तो आज यहाँ हजारों की संख्या में दर्शक दीर्घा में पूरे प्रदेश की हमारी वो बहनें जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो कई संस्थाओं में काम करती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, ऐसी महिलाएं आज उनसे जरूर जवाब पूछती। और इस बयान से सभी के मनों को बहुत ठेस पहुंचा। मैं और हमारी बहन गोमती साय, हम दोनों याद कर रहे थे 19 सितंबर 2023 के उस दिन को, उस ऐतिहासिक दिन को, जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को सदन में प्रस्तुत किया था। सेंट्रल विस्टा के निर्माण को लेकर कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। हम सब बहनें जब पुराने सदन में बैठती थी, ये ऐसी इतनी छोटी सी हम लोगों की बेंच हुआ करती थी जिसमें हम 5 महिला सांसद बैठती थी। हमें बैठने में बहुत कष्ट होता था।
हम बारी बारी से बैठकर जब हमें कुछ बोलने का अवसर मिलता था, मैं तो राज्य मंत्री थी केंद्रीय, तो मुझे जब जवाब देने का मौका आता था, मिलता था, तो हम सब एक दूसरे को जगह देते थे और उस 5 में से 2 बाहर चली जाती थी और हम 3 में बैठकर अपनी प्रक्रियाओं को वहां पर पूरा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक लोकसभा भवन बनाया। 19 सितंबर वो साधारण दिन नहीं था, वो गणेश चतुर्थी का दिन था, बहुत पवित्र दिन। जब हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद ही हम अपने किसी काम की शुरुआत करते हैं। तो जो नया लोकसभा बनकर तैयार हुआ, उसमें जो पहला बिल आया महिला आरक्षण बिल, और वो महिला आरक्षण बिल 19 सितंबर को प्रस्तुत हुआ, 20 सितंबर को बिल पारित हुआ, 21 सितंबर को राज्यसभा में बिल प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ, 29 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी का उसमें हस्ताक्षर हुआ और वो कानून बनकर तैयार हो गया है। अभी 16, 17, 18 अप्रैल को हमारी सरकार ने वहां पर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो विषय लाया, वो ये विषय था कि ये महिला आरक्षण 33% को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। यह कानून परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से संबंधित है। जब यहाँ पर चर्चा हो रही थी तो बार बार हमारे विद्वान सदस्यों की तरफ से बात आ रही थी कि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पारित हो ही गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है, तो उसे माननीय प्रधानमंत्री जी या तो भारतीय जनता पार्टी लागू क्यों नहीं कर देती है। इसके संबंध में मैंने बीच में हमारे सदस्यों से कहा भी, जब बहुत टोका टाकी हो रही थी, हम सब माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुने। जब इस बिल पर चर्चा हुई, वोट के समय माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश की जनता को और सदन के सभी सदस्यों को ये कहा कि महिला आरक्षण बिल लागू होगा, ये पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन, परिसीमन के बाद आरक्षण। ये हमारे गृह मंत्री जी ने वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है और ये इसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ये अभी 16, 17 और 18 तारीख को बिल लाया गया था। 17 तारीख को बिल गिरा। महिलाओं ने बहुत उम्मीद की थी कि जब एक कानून लागू हो गया है तो अब इसे जब आरक्षण लागू करना है तो जरूर सदन में ये पारित हो जाएगा, लेकिन पारित नहीं हुआ। हमारी बहन रायमुनी जी भी बोल रही थी कि जब कोई भी अच्छा काम हमारी सरकार करती है तो विपक्ष के लोग कभी भी उसमें समर्थन नहीं देते हैं, बल्कि बहुत हल्ला करते हैं, और ये हम सब लोगों ने भी देखा है। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हूँ, मैं तीसरी बार की विधायक हूँ, सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मैं काम कर चुकी हूँ, तो देश की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती थी कि जम्मू कश्मीर जहाँ 370 धारा लगा हुआ था, 370 धारा जिसे हटाने के लिए न तो कोई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था, ना ही तो प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास कोई पावर था। यदि पावर था तो जम्मू कश्मीर के 2/3 विधानसभा को। तो जब हमने जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त किया, उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। 500 वर्षों तक रामलला एक तंबू में रहे। जब उनके लिए मंदिर का निर्माण हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने इसका भी बहुत भरपूर विरोध किया। जब हमारी सरकार ने सीए कानून लेकर आया तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। 3 तलाक को जब हमने समाप्त किया तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। जब हमारी सरकार ने जीएसटी लाया उसका भी बहुत विरोध किया। संसद भवन का विरोध किया। जब सहकारिता मंत्रालय बनाया गया उसका भी बहुत विरोध किया। जब जल जीवन मिशन की बात आती है, मैं हमारी बहनों को भी कह रही हूं कि सरकार ने सर्वे कराया था कि इस देश में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके घर के सामने जल का नल नहीं है।
तो एक आंकड़ा आया 19 करोड़ परिवार के पास पानी नहीं था। तो सहकारिता मंत्रालय बनाने के पहले भारत की सरकार ने जल मंत्रालय बना और आज जल मंत्रालय के माध्यम से सभी के घरों में पानी देने का काम हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ अन्य जगहों पर भी नक्सलवाद जब खात्मा किया जा रहा था तो इसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। जब आतंकवाद को हमने सत्ते में डाला तो इसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, एयर स्ट्राइक का विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया और अभी एसआईआर का जो 22 वर्षों के बाद अभी एसआईआर अभी प्रारंभ हुआ तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं राजनीतिक इतिहास को देख रही थी तो देश की आजादी के बाद आज 78 साल हो गए और इन 78 सालों में 54-55 साल की कांग्रेस की सरकार हो गई, 15 कार्यकाल इन लोगों ने बिताया और इतने वर्षों में कभी भी कांग्रेस और इनकी जो यूपीए की सरकार थी इन लोगों ने इतना नैतिक साहस इकट्ठा नहीं किया कि महिला आरक्षण बिल को ये कानून बना सकें, उसको लागू कर सके। आज हमारी सरकार जब उसको कानून बना दी है, लागू करने का जब अवसर आया तो कांग्रेस पार्टी के लोग और अन्य जो विपक्षी दल के लोग हैं ये बार उसका विरोध करते हैं। आज देश की आधी आबादी इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। जब 1998, 99, 2002, 2003 और 2004 जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी 4 बार ये बिल प्रस्तुत हुआ। भले ही बिल सदन में गिर गया लेकिन उन्होंने इतना नैतिक साहस तो दिखाया कि बिल को एक नहीं बल्कि 4 बार प्रस्तुत किया और 78 सालों में इनकी सरकार 54-55 साल थी, 15 कार्यकाल यानी 15 इनके प्रधानमंत्री बने लेकिन इन लोगों ने कभी भी महिला आरक्षण बिल के बारे में गंभीरता से चिंता नहीं की और शायद चिंता की होती तो ये महिला आरक्षण बिल पारित करने का, इसको कानून बनाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने का हक, ये श्रेय आप सबको मिल जाता। आज हम गोमती साहिब जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि जब द्रौपदी मुर्मू जो आज हमारी राष्ट्रपति हैं, जो एक गरीब परिवार से आती हैं, एक आदिवासी परिवार से आती हैं, जब वो राष्ट्रपति बनी तो कांग्रेस के एक सांसद बंगाल के, अभी तो चुनाव नहीं जीते, अधीर रंजन जी ने उन्हें राष्ट्रपति न कहकर सदन में राष्ट्रपत्नी कहकर उनका मजाक उड़ाया। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया तो ये तो पहले बना चुके थे, उस वक्त में किसी ने भी नहीं कहा कि एक महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया है तो उनको राष्ट्रपति कहें कि राष्ट्रपत्नी कहें। लेकिन जब हमारी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, सभापति महोदय जी, तो अधीर रंजन जी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई। तो ये कांग्रेस के लोग हैं, ये इनकी मानसिकता नारी विरोधी है। आज यहाँ पर चाहे वो कितनी भी बात कर ले और कई बार हमारे विपक्ष के साथी मुझे भी लेकर टिप्पणी करते हैं, आज भी टिप्पणी हुई। मैं आज आप सबसे भी यही कहूंगी कि आप लोग मेरी परवाह करना छोड़ दीजिए। संयुक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश की पहली मंडल अध्यक्ष बनाकर मुझे काम करने का अवसर दिया। 2008 में जब प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी सीट से सामान्य हुआ तो हमारी पार्टी ने मुझे अवसर दिया और सरगुजा संभाग में सबसे बड़ा मत लेकर वो प्रेमनगर विधानसभा से मैं दूसरी बार विधायक बनी। 2019 में मुझे सांसद के रूप में पार्टी ने टिकट दिया और मैं जीत कर जब आई तो मुझे माननीय मोदी जी के सरकार में काम करने का अवसर दिया। तो इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यानी जब भी हम लोगों को कुछ ऐसा मौका आता है तो पार्टी इसमें पीछे नहीं रहती है। तो मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रही हूं कि हमारी पार्टी, चाहे रेणुका सिंह हो, चाहे
हमारे प्रदेश भर में रहने वाली राजनीतिक क्षेत्र में काम करनी हमारी महिला बहनें हैं, उन सबको हमेशा उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के आधार पर काम सौंपती हैं और बहुत सारे काम हमारी सरकार ने महिलाओं को लेकर किया है। आज के इस विषय पर मैंने 5 मिनट आपने समय दिया था। मेरे पैर में चोट है, मैं बहुत ज्यादा देर तक खड़ी रह भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं इस संकल्प के पक्ष में अपना समर्थन देती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आपने मेरी बात भी सुना। हमारी विपक्ष की हमारी बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने, जब मैं बोल रही थी तो आपने कुछ नहीं कहा। शायद हो सकता है कि मेरे पैर की परवाह आप जरूर आज कर रही हो कि हमारी दीदी को चोट है, क्योंकि आप सब मेरे चोट को देख रही थी कि आप विधानसभा सत्र में क्यों नहीं आई। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय जी, आज विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति सम्मान एवं महिला के समग्र विकास सशक्तिकरण के उद्देश्य से सदन में आज एकत्रित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय जी, संघर्ष से जो रास्ता बनाती है, हिम्मत से हर सपना सजाती है, वही नारी दुनिया को आगे बढ़ाती है। माननीय सभापति महोदय जी, आज मुझे सदन में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र के मोदी सरकार महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर महिलाएं के सच्चे हितैषी होते तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के 128वां संविधान संशोधन सितंबर 2023 में सदन में दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं तथा राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी इस पर हस्ताक्षर कर चुकी थी तथा यह कानून भी बन चुकी थी। लेकिन इस बिल को तत्काल लागू कर देते तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ही नहीं चाहती। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण कराना चाहती है, जो गलत है। आज 2026 में जनगणना हो रही है। माननीय सभापति महोदय जी, निश्चित ही 2026 की जनगणना में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, न कि 2011 के। माननीय सभापति महोदय जी, केंद्र सरकार कांग्रेस पर महिला विरोधी होने की भ्रम फैला रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि देश में हर महिला को इस बिल के लाभ मिले। महिलाओं को घूंघट प्रथा से ऊपर उठाकर पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण की सन 1992 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार में प्रस्ताव पारित हुआ है। सन 1993 में प्रभावी हुए, जिसमें पंचायतों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिए। माननीय सभापति महोदय जी, आज जितने भी महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद हो, चाहे सरपंच हो, पंच हो, या जितने भी हैं, वो कांग्रेस की देन है। माननीय सभापति महोदय जी, कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण के पक्षधर में है। पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो यह कांग्रेस की नीति से संभव हो पाया है। सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 में मई महीने में पंचायतों में नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका। माननीय सभापति महोदय जी, अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए तत्कालीन
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुए। कांग्रेस की सरकारों के प्रयास से ही आज देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधित्व है। सीटों के परिसीमन पर भाजपा का षड्यंत्र है। वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम करे। माननीय सभापति महोदय जी, आज इस सदन में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम और हमारे महिला के सम्मान के लिए आज यहाँ बात हो रही थी। यहाँ पे वरिष्ठ सदस्यों ने भी बात कही कि सदन के माध्यम से हम महिलाओं को संदेश देने का, महिलाओं को संदेश देने की जरूरत नहीं। आज हमारे पूरा छत्तीसगढ़ की महिला, पूरे देश की महिला आज देख रही है कि महिलाओं के लिए सदन में पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेंगी। रही इस बात महिला बाल विकास विभाग से, अभी आपने हमारे सदस्यों ने भी बात रखी कि महिला बाल विकास से अभी हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका को किस प्रकार से साड़ी देने का काम किया है। 5 मीटर का साड़ी देकर और फटे हुए साड़ी को देकर हमारे नारी शक्ति को अपमान करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे कांग्रेस के सरकार में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकों का मानदेय बढ़ाने का काम किया है, तो कांग्रेस सरकार ने किया है। साथ साथ में जिला पंचायत का मानदेय बढ़ाया, जनपद का मानदेय बढ़ाया, सरपंचों का मानदेय बढ़ाया, यहाँ जितने भी बैठे विधायक उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया, तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान करते हुए 2023 विधानसभा में महिलाओं को 18 महिलाओं को टिकट दिए थे, जिसमें 11 महिलाएं आज विधानसभा में आज यहाँ पहुंचे हैं। तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है। दीदी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, 1 सेकंड दीदी। सभापति महोदय, ये बार बार बोल रहे हैं लोग 11 सीट। मैं अपनी सीट की बात बताना चाहती हूँ। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 6 में मेरे को महिला प्रत्याशी देने के बाद मजबूरी में महिला को उतारा गया, मेरे बाद कि यहाँ महिला खड़ी है तो महिला प्रत्याशी देना होगा। बहुत लंबे समय बाद घोषित हुआ था। तो ये बार बार ये चीजें मत बोलिए कि हम लोगों ने कम दिया, आप लोगों ने ज्यादा दिया। महिला प्रत्याशी और वो हार गई, हम जीत के आ गए। महिला को सम्मान दे तो महिला को टिकट दिया, इसमें गलत क्या है? आप जो ये विषय बोल रही हैं कि पहले से दिया गया, कहीं कहीं पर मजबूरी में भी दिया गया कि महिला खड़ी है तो महिला को लड़ाओ, ये मैं कहना चाह रही हूँ। महिलाओं का सम्मान करती है। आज पूरा छत्तीसगढ़ की महिलाएं देख रही है कि महिलाओं के सम्मान के लिए आज जितना भी बात कर रहे हैं, पूरा देख रही है दीदी, सब समझ रहे हैं। और महिलाओं को संदेश देने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की महिला समझती है कि कौन सही है और कौन गलत है। आप लोगों ने महिलाओं को सिर्फ धोखा देने का काम किया है, भ्रम दिलाने का काम किया है। महतारी वंदन के नाम से आप लोगों ने पूरा विवाहित महिला को देने का वादा किया था, लेकिन हमारे महिलाओं को 1000 रुपया नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने नहीं दिया है एक बार भी, 501 बार भी नहीं दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने तो 500 बोले थे ना। क्षमता होनी चाहिए। 1000 शुरू तो किया ना सरकार ने, आप लोगों ने एक बार भी नहीं दिया है। बार बार बात आप लोग उठाते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। शकुंतला जी, आप एक बार भी तो दिए होते। आप लोगों ने 500 बोले थे ना। शकुंतला जी, में कितने आप परिवार सीधे संबोधन मत सभापति महोदय जी, पार्टी ने इज्जत सम्मान दिया, महतारियों के माननीय नाम में आवाज सभापति दिया महोदय जी, आज है ना, 70 लाख के नाम में सिलेंडर दिया, 70 लाख नहीं आओ बहनी मन हमारा वाला ध्यान रखो। चिंता के 1000 रुपया हमारी प्रदेश सरकार ने दिया। क्या बात करते हैं, है ना, 500 देने बहनों का या बहनों की बात करते हो। अच्छा नहीं दिया दीदी, अपने जो मुंह में बोल रहे हैं। नीलांबर जी, आप इधर बोलिए। वृद्धा पेंशन योजना आज महिलाओं को जाकर पूछिए, 5-5 महीने से उनको नहीं मिला है, नहीं मिला है। आज उसके दुख को आप लोग देखिए, वो बार बार बैंक के चक्कर काट रहे हैं। यही है आप लोगों की महिला की सम्मान, जो बैंक में लाइन लगाए हैं, बुजुर्ग लोग गए हैं वहाँ, 5-5 महीने से उनको अभी तक के उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। दीदी आपके दीदी सभापति महोदय, उज्ज्वला योजना के तहत आपने कहा, जवाब में बोलना चाहता था महोदय कि देश के प्रधानमंत्री
महिलाओं की आंख में आंसू देखना नहीं, आज जाकर देखो हर महिला के आंख में आंसू है। और आप लोगों ने एक टारगेट दे दिया है कि ग्रामीण में 45 दिन और शहर में 25 दिन में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये आपका नीति है। तो आप लोग नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिला, हमारे देश की महिला सुरक्षित रहे, हमारे महिला को आरक्षण मिले। ये आरक्षण के नाम से आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वोट बैंक कमाने के लिए आप लोगों ने आरक्षण लाए हैं। हम चाहते हैं कि 2023 में जो नियम, जो लागू, जो कानून पास हुए हैं, उस आधार पर 2026 के परिसीमन और जाति जनगणना के हिसाब से आप लोग आरक्षण को लाइए, ताकि हमारे पिछड़ा वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी जितने भी महिलाएं हो, सबको लाभ मिले और सबको जाने का अवसर मिले। पंचायती राज में जाने का अवसर मिले, लोकसभा में जाने का अवसर मिले, विधानसभा में आने का हमारे महिला बहनों को अवसर मिले। यही हम चाहते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री धर्मलाल कौशिक जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो प्रदेश के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पर नारियों के सम्मान को लेकर के, सशक्तिकरण को लेकर के और उसके साथ में जो परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000 हमारे विधानसभा और लोकसभा में 33% उनको आरक्षण, इसको लेकर के शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विशेष सत्र बुला करके हम सबको इसमें चर्चा करने का आपने अवसर प्रदान किया है, ताकि प्रदेश के लोगों के सामने हम रख सकें कि हमारी प्रतिबद्धता कल भी थी, हमारी प्रतिबद्धता आज भी है और हमारी प्रतिबद्धता कल भी रहेगी कि 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में हम नारी शक्तियों को दिलाएंगे, महिला बहनों को दिलाएंगे। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे केंद्र में मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं और आश्वस्त भी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम यदि पूरे वैश्विक स्तर पर इसका आकलन करें कि आज देश में और पूरे दुनिया में नारी शक्तियों का जो सशक्तिकरण की दिशा में राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो उनका योगदान और पुरुषों की तुलना पर इतना प्रयास करने के बाद भी किस स्थान पर खड़े हुए हैं, आज हम देखेंगे तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ पुरुषों की जो संख्या है और उनका जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत के आगे हम महिलाओं की जब बात करेंगे तो एक नगण्य महसूस हो रहा है। इसी बात को लेकर के कई उसके शोध हुए हैं, सर्वेक्षण हुए हैं और दुनिया भर में जो निर्णय लिए, सभी महत्वपूर्ण स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसके बाद भी बेहद कम है। राजनीति क्षेत्र में लैंगिक समानता के लक्ष्य में बेहद दूर हैं। अभी ताजा जनवरी 2025 तक के आंकड़े, जो विश्व भर में मात्र 25 देश ऐसे हैं सभापति महोदय, जहां 28 महिलाएं राज्य प्रमुख या सरकार की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। विश्व भर में निर्णय निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले मंत्रालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 22.9% है। विश्व में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जहां कैबिनेट मंत्रियों के 50% या उससे अधिक पदों पर महिला कार्यरत है। यदि
हम वैश्विक स्तर पर व्यवस्थापकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जब बात करें तो संसद में एकल या निचले सदनों में केवल 27.2% महिला प्रतिनिधि है। विश्व में केवल 6 देश संसद के एकल या निचले सदनों में 50% या उससे अधिक महिलाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से रवांडा, निकारागुआ, अंडोरा, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि आजादी के बाद में हम जब देखेंगे कि दशकों के महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी काफी सीमित रही है। हालांकि महिलाओं की सहभागिता में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, 1952 हमारे लोकसभा के प्रथम निर्वाचन हुए हैं और 1952 के निर्वाचन में महिलाओं की जो प्रतिशत रही है वो केवल 5% था। हम 2000 के आम चुनाव की बात करेंगे और 2000 के आम चुनाव की बात करेंगे मोदी जी के आने के बाद तो 13.63% हो गया है। 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुन करके आई थी लोकसभा में और उसके बाद में 18वीं जब लोकसभा की हम बात करेंगे 2024 तो उसमें 74 महिलाएं चुन करके आई हैं। और इस प्रकार से यदि प्रतिशत में देखेंगे तो हमारे 15%, 14% से भी महिलाएं कम हैं। आज हमारे कांग्रेस के साथी बड़ी बड़ी बात करते हैं, 73 संविधान संशोधन की बात करते हैं, 74 संविधान की बात करते हैं कि हमारे द्वारा संविधान संशोधन लाया गया, 33% का आरक्षण हमने नगरीय निकाय में दिया, 33% का आरक्षण हमने पंचायती राज में दिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने नगरीय निकाय में तो देने की बात कही, सहमति जताई, आपने पंचायती राज में देने की सहमति जताई, लेकिन जब उसी 33% की बात लोकसभा और विधानसभा में आई तो आपने उस बिल को गिराने का काम किया है। और उस बिल को गिराने का काम इसलिए किया है उसमें भी सहमति कि आपको लगा, आदरणीय सभापति, आपको ये लगा भी हमारी सहमति थी कि हमारे जमीनें खिसक जाएंगी, कि लोकसभा और विधानसभा में आपको खतरा महसूस होने लगा। आपको नगरीय निकाय और पंचायती राज में आपको लगा कि हमारे फर्क पर नहीं पड़ना है और इस पे चुनाव होंगे तो हमारे कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब यही बात आई तब आपको फर्क पड़ने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये बात करते हैं ना, सहमति जताई, 5 दशक तक आपकी सरकार रही और 5 दशक तक आपकी सरकार रही तो आपने प्रयास किया कभी? और उस प्रयास में आपने कितने आगे बढ़ने का काम किया है? आप कभी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिले लोकसभा और विधानसभा में, और इसलिए कहा जाता है कि सारा विपक्ष और कांग्रेस यदि विरोधी है तो महिलाओं के विरोधी है। इस बात को 5 दशक में आपने इस बात को तय किया है कि उनके नाम से कोई बिल लाने का आपने प्रयास नहीं किया। सभापति महोदय जी, अगर आप महिला विरोधी नहीं हैं तो जब बिल पास करने के लिए चर्चा हुआ तो 543 में 75 हमारी महिलाएं हैं सभापति महोदय जी, वहां पूरे लोगों को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? आपने सिर्फ 40 लोग में सीमित कर दिया। अगर आप आरक्षण हमारी महिलाओं के साथ है तो पूरी महिलाओं को बोलवाना था वहाँ पे। संगीता जी, बात रखने की आजादी संगीता जी आप बोल रहे हैं ना, आप माननीय सभापति महोदय, अपनी बात। मैं आपसे इस बात को रखना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए बिल लेकर सबसे पहले जो प्रथम बार आया है 1996 में, और 1996 में जो सरकार लेकर के आई कांग्रेस का उसमें समर्थन था, और कांग्रेस के समर्थन के बाद में वो बिल लेकर के तो आए देवगौड़ा जी के द्वारा। लेकिन बिल लाने के बाद में लोकसभा में समिति को सिफारिश किया गया, समिति का प्रतिवेदन आ गया, और समिति का प्रतिवेदन आने के बाद में एन केन प्रकारेण किंतु परंतु जोड़ करके वो लोकसभा समाप्त हो गई, लेकिन वो बिल पारित नहीं हुआ और वो बिल लैप्स हो गए। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और 98 से लेकर के उनके द्वारा 2008 में
जो ये प्रयास किया गया कि 98, 99 और उसमें जो बिल लेकर के आए, उस बिल को कभी इनके द्वारा ये कह करके उसके खिलाफ में लोग वातावरण बनाने का प्रयास किए कि इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान नहीं दिया गया है। कभी मुस्लिम लोगों की बात किए, उनके लिए आरक्षण इसमें नहीं दिया गया है। और इस प्रकार से उस बिल को पारित कराने में इनकी कोई भूमिका नहीं रही। और उस समय इन्होंने किंतु परंतु जोड़ करके लगा करके इसको प्रयास किया। सपा का सांसद का नाम आया कि किस प्रकार से बिल को फाड़ने का काम उनके द्वारा किया गया। इनके सहयोगी संगठन आज है, आरजेडी के द्वारा उस बिल को रोकने का काम इनके द्वारा जो किया गया, आज इनके सहयोगी संगठन ईडी के गठबंधन है। और इस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर में उस बिल को ये लोग कहीं न कहीं से घुमा करके विरोध करने का काम विपक्षी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार आई और सरकार आने के बाद में आपने 8 में आने के बाद में आपने 10 में आपने राज्यसभा में उसको पारित कराया। और राज्यसभा में पारित कराने के बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपने 8-10 में उसको पारित कराया राज्यसभा में, तो 10 में पारित कराने के बाद में लोकसभा में आप लेकर के क्यों नहीं आए? आपकी सरकार थी 11 में, आपकी सरकार थी 12 में, आपकी सरकार थी 13 में, और इसके बाद भी आप 13 तक आपकी सरकार रहने के बाद में जब राज्यसभा में उस बिल को आपने पारित कराया, तो आखिर लोकसभा में लेकर के क्यों नहीं आए? यह प्रश्न चिन्ह इसलिए मैं लगा रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि महिला विरोधी नहीं है, तो राज्यसभा में आप पारित करा सकते हैं, तो लोकसभा में पारित क्यों नहीं करा सकते? यह बात को तय कर रही है कि आप महिला विरोधी हैं, और महिला विरोधी होने के कारण में आप 5 साल में उस बिल को लेकर के नहीं आए और लोकसभा में आपने उसको पारित नहीं कराया। यह महिला विरोधी होने का यह प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस देश में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के पहले लोकसभा में केवल 59 लोकसभा के सांसद के रूप में चुन करके आए, और उनके प्रधानमंत्री के बनने के बाद में यह जब देखा गया कि महिलाओं को जो उनको सामाजिक, आर्थिक और जिस प्रकार से राजनीति के दृष्टिकोण से उनका नेतृत्व का विकास होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता उनकी बढ़नी चाहिए, उच्च सदन में चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए इस देश की, जिससे यहां की जो समस्याएं हैं महिलाएं अच्छे से जानती हैं, चाहे वो परिवार की समस्या हो, चाहे वो समाज की समस्या हो, चाहे वो प्रदेश की समस्या हो, उस समस्या के माध्यम से उनका निराकरण किया जा सके। तब ये जो बिल 23 में जो लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उस बिल को जो पारित किया गया है, मैं इसके लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत यहां बधाई देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य एनडीए की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी चाहते थे ये लागू हो जाए, और लागू होने के लिए ही ये 2026 में बिल लेकर के आए। वो चाहते थे कि जिस प्रकार से जब बिल पहले जो लाया गया उस समय 543 की संख्या पार्लियामेंट के रही है। ये कब की बात है? 1971 की बात है। 1971 की बात है जब उस समय 543 की संख्या थी। देश की आबादी 54 करोड़ की थी, लेकिन आज 3 गुना आबादी बढ़ चुकी है। और मोदी जी ये चाहते हैं कि आबादी जब 3 गुना बढ़ चुके हैं तो पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, और ये संख्या बढ़नी चाहिए। इसलिए 26 में बिल को लेकर के आए कि परिसीमन के माध्यम से हम महिलाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ाएं, और संख्या बढ़ने के बाद में उनको प्रतिनिधित्व करने का
अवसर प्राप्त होगा और बड़े विस्तृत रूप से महिलाओं का विधानसभा और लोकसभा में उनके संख्या के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में उनके जाने का प्रवेश द्वार खुलेगा। इसलिए इस बिल को लेकर के आए, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे, विपक्षी नहीं चाहते थे कि संख्या बढ़े। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि संख्या बढ़ती तो केवल हमारे सांसद तो बढ़ करके नहीं जाते ना, महिलाओं की संख्या बढ़ती ना। महिलाओं की जब संख्या बढ़ती तो महिलाओं की संख्या बढ़ती तो दोनों पार्टी को टिकट देनी पड़ती, अन्य राजनीतिक दल को टिकट देनी पड़ती और उनको एक टेबल में बैठे बैठे आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती। और ये संख्या बढ़ने के बाद में आज हम जहां पर देख रहे हैं कि नीति निर्धारण में महिलाओं की संख्या नगण्य है, लोकसभा और विधानसभा के माध्यम से एक बृहद स्तर पर इस देश के नीति निर्माण में उनकी संख्या बढ़ती, सांसद के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचती, विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचती और निश्चित रूप से इस देश के भाग्य बदलने में एक महत्वपूर्ण अधिकार महिलाओं को मिलती। ये महिलाओं को वंचित करने का काम ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज हम केवल इतने ही नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उसके बनने के पहले हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के 5 दशक के सरकार में क्या स्थिति रही महिलाओं की। महिलाओं की स्थिति को हम तो गांव के विधायक हैं, हमने आकलन किया है। भरे दोपहरी में महिलाएं जंगल में जाते थे, लकड़ी काट करके वहां से गट्ठे बना करके लाते थे और ईंधन के रूप में उसका उपयोग करते थे। और ईंधन के रूप में उपयोग करने के बाद में जिस प्रकार से उस धुएं के कारण में, चाहे वो शारीरिक हो या नेत्र की हो, जिस प्रकार से उनको भरपाई करना पड़ता था, लेकिन 5 दशक में कभी याद नहीं आया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना से जोड़ने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री के द्वारा ये जोड़ने का काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना नहीं, जब मोदी जी स्वच्छता की बात किए तब लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या के देश में क्या स्वच्छता संभव है। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान किए हैं, लेकिन आज मुझे कहने में बात की खुशी आ रही है, जिस दिन लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिस दिन लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे स्वच्छता का, आज वो दिल्ली जा रहे हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेकर के सम्मानित होकर के आ रहे हैं। इनको सम्मान दिलाने का कोई काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक समावेशी विकास, बैंक से जोड़ने का काम, उनका खाता खुलवाने का काम, इस जिन्होंने कभी बैंक का द्वार नहीं देखा था उन महिलाओं के खाता खुलवाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करने के बाद में आज महिलाएं इस देश के एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं के नाम से आप जो खाद्यान्न का, उनको चावल देने का काम आपने पहली बार महिलाओं के नाम से उनको किया और महिलाओं को एक ताकत आपने दिया। उनके रजिस्ट्री में आपने कहा कि यदि महिलाएं के नाम से रजिस्ट्री कराएंगे तो उनको 2% छूट दी जाएगी। उनको संपत्ति में मालिकाना हक बनाने का काम आपके द्वारा किया गया जब आप मुख्यमंत्री थे। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, जो महतारी वंदन योजना, मैं ये कह सकता हूं कि 5 साल में इन्होंने 500 नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एक परिवार नहीं, परिवार के केवल एक महिला और अन्य महिला की हम बात करें तो उस एक महिला को 5 साल में 60,000 देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 60,000 रुपए एक महिला को। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलपहरी एक ग्राम है हमारे यहां, मैं जब वहां पर गया था जनसंपर्क में,
और एक वहां के महतारी से मैंने बात किया कि आपको महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, तो बोले हाँ बेटा मेरे को मिल रहा है। तो मैं बोला कितना, तो बोले मुझे मिल रहा है 1,000 रुपए। और मैं बोला, तो बोले मेरे 2 बहू है, वो 2 बहू को भी मिल रहा है 1,000, तीनों को मिल रहा है। तो बोले नहीं बेटा मेरे दोनों बहू के 3-3 बहू और है, 3-3 बहू और है। तो कितना हो गया, 3 3 6 2 8 और 1 9। अब 9 लोगों का 5 साल में कितने लाख रुपए गया है? 5 लाख से ऊपर केवल एक परिवार को देने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वो सभी आपके वोटर हैं कि नहीं? तिलपहरी ग्राम का है, मेरे पास उसका नाम है, मैं उनका सम्मान करके आया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके वोटर हैं कि मेरे वोटर हैं। आदरणीय अध्यक्ष और महोदय, संकिता जी को ले जाऊंगा वहां पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, संकिता जी आपको ले जाऊंगा मैं जी महोदय, उस परिवार से मिलाने के लिए। ये आपने अपने विधानसभा का बात रखा, मैं भी अपनी विधानसभा का बात रख देती हूँ। अरे आप क्या रखोगे? बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय जी, आप समाप्त जो करिए। उन्होंने बोला कि इतने लोगों को दिन भर हो गया आपको। अध्यक्ष महोदय जी, आप भी अपना घर समाप्त में करिए। लड़ाई हो रहा है। आप दिन भर में आप ही बात रख रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, घर में एक देरानी को मिल रहा है, जेठानी को नहीं मिल रहा है, भेदभाव हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। मैं आपको ले जाऊंगा, इधर देख के बोल ले दो। जाऊंगी अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में ले जाऊंगा। सीएम साहब बैठे हैं, चलिए समाप्त करिए आप भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो नारियों को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और नारियों को शक्ति के प्रतीक मान करके उसका सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार के द्वारा कार्य किए गए, नहीं मानोगे तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग जब नहाने के समय भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो नदियों का नाम भी हमारे देवियों के नाम से रखा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा। और इसके बाद में हम जल का स्नान छींटा लगा करके स्नान करते हैं। ये हमारा पवित्र भाव है। दुनिया भर में यदि कोई देश है भारत, तो भारत माता यदि कहा जाता है तो भारत को, और पूरे देश में यदि कोई प्रदेश है जिसे महतारी नाम से बुलाया जाता है तो वो छत्तीसगढ़ महतारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं है, बल्कि इसके बाद में हम देवी की आराधना करते हैं। हम नारी को शक्ति के प्रतीक के मान में, हम सतयुग से लेकर के त्रेता, त्रेता से लेकर के द्वापर, और द्वापर से लेकर के कलयुग, हमारे साथियों ने सत्ता और प्रतिपक्ष के अनेक नाम उसमें उल्लेख किए हैं, इसलिए मुझे नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी नीयत ठीक है, हमारी दिशा ठीक है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए प्रतिबद्ध है, और उनकी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। ये 5 दशक में कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी रोकने का काम इनके द्वारा किया गया है कि कब तक रोक के रखेंगे, हम देखते हैं इसको। और इसलिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इस शासकीय संकल्प को यहां लेकर के आना पड़ा, जिसकी अनुमति आपने दी है। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है, निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, और सकारात्मक वातावरण बनने के बाद में हमारे 2023 के जो अधिनियम पारित किए गए हैं, बहुत जल्दी उसका क्रियान्वयन होगा। आज यदि देरी हुआ है तो केवल इन लोगों के कारण में देरी हुआ है। इसलिए नारी के बारे में तो नारी नारी मत कहो, नारी है नर की खान। नारी नारी मत कहो, नारी है नर की खान, और नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। ये नारियों की महिमा हमारे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों से आग्रह करते हुए कि सर्वसम्मति से शासकीय हमारे इस संकल्प को पारित किया जाए, और अपना अमूल्य योगदान महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने में अपना योगदान प्रदान करे। ये सहयोग की अपेक्षा में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। विद्यावती सिद्धार्थ जी, थोड़ा संक्षिप्त में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। बन गए हैं, अब आपको पहली बार बोलने का मौका मिला है। अरे बोलिए, मैं सभी का सुन रही थी बहुत चलिए गंभीरता के साथ, तो मेरे को भी बोलने दिया जाए। बोलिए, पहली बार बोल रही है तो अच्छे से बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 जो कि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार बोलने का अवसर कांग्रेस पार्टी एक महिला विधायक को दे रही है।
अपने दल के विधायक के महिला के साथ तो न्याय नहीं कर पाते हैं, सारा समय संगीता सिन्हा जी खा जाती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस और हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर में आरोप मत लगाइए। बोलने का मौका मेरे को अभी पहली बार मिला है, मेरे को मौका दिया गया है। वर्ष 2023 आपके नेता कौन है? आपके नेता कौन है? चंद्राकर जी, आप सभी को डिस्टर्ब करते हैं, मेरे को मत बोलिए। जब मेरा मुंह खुल जाएगा तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। बिल 2023 जो कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में देश की संसद में पारित किया गया है, उसे तत्काल लागू करने का समर्थन करते हुए अपनी बात रखूंगी। महिला आरक्षण बिल आप पास करके लागू कर देंगे, इसके बाद महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, फिर बोलेंगे कि हम नारी वंदन कर रहे हैं। आरक्षण बिल का वास्तविक अर्थ महिलाओं के अधिकार, उनके स्वाभिमान की रक्षा होना चाहिए। मां के नाम से एक पेड़ लगाने की योजना के तहत जंगल की कटाई का विरोध करने गई महिलाओं कोई चोरी डकैती करने नहीं गई थी, इसको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरे विधानसभा में आप लोगों ने महिलाओं का कितना सम्मान किया है, पूरे विधानसभा ने देखा है। तमनार में जिस तरह से घटना हुआ और वहां पर, और आज छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और एक महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने किस तरह से घसीटते हुए उसे नजरबंद किया, ये आपका सरकार है। और आज नारी की सम्मान की बात आपकी पार्टी करती है। मैं उस क्षेत्र की निर्वाचित विधायक हूं। 36 घंटे मेरे को नजरबंद किया गया, लेकिन आपकी सरकार और आपकी सुरक्षा बलों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही आपकी महिला आरक्षण बिल में प्रावधान किया गया है। महिला आज सभी सत्ताधारियों ने कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला विरोधी है। अगर कांग्रेस महिला विरोधी रहती तो इस देश में पहला प्रधानमंत्री महिला हमारे कांग्रेस की नहीं बनी होती। आज महिला का अधिकार हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन महिला आरक्षण के साथ में और उसके बिल के साथ में आप परिसीमन बिल लाना चाह रहे थे, हम उसका विरोध करते हैं। महिला आरक्षण के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आसंदी से मैं व्यवस्था चाहूंगी। यहाँ पर मैं देख रही थी कि जितने भी हमारे सरकार में बैठे हुए मंत्री जी हैं और बहुत लोग यहाँ पर जो नए बोलते रहते हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग कभी कभार मौका मिलता है और बड़े हिम्मत के साथ में इस मंच में खड़े होते हैं। और आज हम यहाँ पर अपने बात को रखने के लिए खड़े होते हैं। अपने विधानसभा में हमारा भी समस्या होता है, हमारे विधानसभा के लोग भी देखते रहते हैं कि मेरा विधायक कब बोलेगी, लेकिन आप लोग सीनियर विधायक को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमको भी आगे बढ़ने का आप मौका दें। हमें विधानसभा परिसर में आज पहुंचने पर संकल्प की कॉपी मिली, उसके आधार पर संकल्प संशोधन का प्रस्ताव जमा करने गए। जो हम महिलाओं का अधिकार, उसे वापस कर हमारे अधिकार का हनन किया गया। फिर महिला आरक्षण की बात आप करते हैं। ये विषय जो अब बोल रहे हैं आप, इसका समय भी समाप्त हो गया है और जो विधेयक के संबंध में जो बोल रहे हैं वो अध्यक्ष महोदय जी, मेरे को बाद में पता चला, मैं क्षमा चाहूंगी। उसको विलोपित करता हूं मैं।
चलिए, अब हो गया आपका, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया बोली आप। नहीं, अभी मेरा और बाकी है। महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 को लागू करने हेतु जनगणना एवं परिसीमन का संशोधन जोड़कर लागू करने की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों के प्रभाव के लिए बिल लाया जा रहा है। आपकी मंशा पूर्ण नहीं हुई कांग्रेस को, इसलिए आप महिला विरोधी का आरोप लगा रहे हैं। परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है और इसे महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा जा रहा है? पहले आप जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवाइए, उसके बाद में परिसीमन लाइए। और जब परिसीमन लाएंगे तो स्पष्ट कीजिए कि ओबीसी को आप कितना सीट दे रहे हैं, एससी को आप कितना दे रहे हैं और एसटी को आप कितना दे रहे हैं, स्पष्ट होना चाहिए। बार बार आप लोग कांग्रेस को महिला विरोधी, कांग्रेस को महिला विरोधी, कांग्रेस का ही देन है। आज इस मंच में सब लोग बोल रहे हैं ये कांग्रेस का देन है। और कांग्रेस आजादी से पहले अगर किसी पार्टी का वर्चस्व रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। उस समय आप लोग कहां थे? जब आजाद हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी कहां थी? उस समय कांग्रेस था कि भारतीय जनता पार्टी था? मैं अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ये नहीं किया। अभी सरकार आपके साथ है, सरकार जनता ने आपको चुना है, आपको काम करने के लिए चुना है, कांग्रेस पार्टी को दोषारोपण करने के लिए नहीं चुना है। आपको छत्तीसगढ़ में अगर जनता ने चुना है तो आप काम करिए। और अगर आरक्षण बिल आपको लाना है तो परिसीमन के साथ में नहीं, सिर्फ महिला आरक्षण लेके आइए, हम आपका समर्थन करेंगे। चलिए ठीक, इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह, संक्षिप्त में थोड़ा जी धन्यवाद। बिंदुवार बोल दीजिए। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बहुत ही एक गंभीर विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है। मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही रखना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग बात कर चुके हैं, चीजें पटल पर आ चुकी हैं और दोनों पक्ष के ओर से काफी जानकारियां हम लोगों को मिली हैं। आज जो शासकीय संकल्प आया है कि इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा बिकॉज बाकी बातें चूंकि हो चुकी हैं, मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारा संविधान आर्टिकल 82, 170 और थोड़ा सा आर्टिकल 81 में इस पूरे मुद्दे की चर्चा करता है, चाहे वो पार्लियामेंट की सीटें हों कि असेंबली की सीटें हों। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमारी जनसंख्या कम थी, जिसकी वजह से हमारी सीटें उस समय करीब 10 लाख 8 से 10 लाख के बीच में हमारी सीटें वहां पर बनी। 1951 में जब हमारा चुनाव हुआ तो 500 से कुछ कम 490 के आसपास सीटों में, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं कोट कर रहा हूं, करीब 490 सीटों में चुनाव हुए। संविधान में यह प्रक्रिया दी गई कि हर 10 साल में सेंसस हो। उस सेंसस के हिसाब से जितनी जनसंख्या हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस हो जो कमीशन बने और जहां जहां जितनी आबादी बढ़ी है उस हिसाब से हमारी वहां पर डीलिमिटेशन। एक उदाहरण के लिए, यदि कहीं 20 लाख बढ़ती है तो 2 सीटें, कहीं 10 लाख बढ़ती है तो 10 सीटें। इस आर्टिकल में, हमारे आर्टिकल 81 में अगर हम बात करें तो 2 प्रिंसिपल बड़े क्लियर थे। एक, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, क्योंकि हो सकता था कि एक राज्य में कुछ जनगणना जब होती है तो राज्य में हमारी बढ़ रही है, लेकिन वहां पे भी अनुपात अलग हो सकता है कि किसी स्टेट के सेंटर में शायद ज्यादा बढ़ रही हैं और एक साइड में अगर जाएं तो वहां पर जनसंख्या का अनुपात हमारा कम है, तो उसको भी रीड्रॉ करने के लिए इसमें प्रावधान, इस प्रिंसिपली हम लोगों को दिया गया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब 1957 में परिसीमन हुआ, जो 1951 के आसपास के सेंसस के हिसाब से हुआ, तब हमारी 4 सीटें लोकसभा में उस समय बढ़ाई गई थी। वहीं 61 के बाद जब हुआ तो वो 522 के आसपास पहुंच गई। और इस समय था जब हम लोगों को ये समझ में आया, हल्का सा ये बात आई सामने कि नॉर्थ और साउथ का एक डिवाइड आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एक डिवाइड आ रहा है, कि जिस प्रोपोर्शन में जनसंख्या बढ़नी चाहिए वो देश में काफी अलग तरीके से बढ़ रही है, और ये बात तब से वहां पर उठने लगी।
71 का चुनाव, 71 चुनाव के बाद 1973 में जब डिलिमिटेशन हुआ, जब 543 के आसपास हमारी सीटें बढ़कर हो गईं, तब ये बात बहुत सामने बहुत क्लियरली आई अध्यक्ष महोदय कि साउथ और जो नॉर्थ का डिवाइड था वो कहीं ना कहीं बहुत सीधे तौर पर आ रहा था। इसलिए जनसंख्या का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन करने के लिए 42th अमेंडमेंट पे 42nd अमेंडमेंट में 2000 तक उसको फ्रीज किया गया कि सीटें इस बीच नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये बात जब आदरणीय एक सदस्य कह रहे थे तो मैंने इस बात को कहा, अभी आदरणीय सदस्य नहीं बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मैं सही पढ़ के आया हूंगा, तो मैं उसी विश्वास के साथ दोबारा गया पढ़ने और मेरी बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सही निकली। ये 2000 तक फ्रीज किया गया था। उसके बाद 2001 में 84th अमेंडमेंट से 21/2/2002 के अमेंडमेंट से इसको 2026 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फ्रीज किया गया। तो मैं ये रिकॉर्ड सही कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आदरणीय सदस्यों ने ये बात को लाया कि इंदिरा जी ने 2026 तक इसको नंबर को फ्रीज कर दिया था। ये 2000 तक फ्रीज था और 2001 के बाद उसके बाद दोबारा ये लाया गया अरुण जेटली जी द्वारा और उसके बाद इसको फ्रीज किया गया। ये 2026 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना था कि नॉर्थ साउथ और बाकी जगह जहां पर पॉपुलेशन पूरी नहीं एक साथ बढ़ रही है वहां पर हम इसको कम से कम स्टेबलाइज कर दें। ये बात आई और उसके बाद फिर 87th अमेंडमेंट आया आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि जब सेंसस हो चुका है तो 91 से हम क्यों परिसीमन के बारे में सोचें, 2001 के बारे में हमको सोचना चाहिए। 1971 के बाद से हमारी जो सीटें 76 में बढ़ी, उसके बाद अभी तक ये सारी सीटें हमारी फ्रीज हैं। बहुत सारे सदस्य यहां पर कह रहे थे, जिस पर हस्तक्षेप भी हो रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि आप महिला बिल का विरोध कर रहे हैं, महिला बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी नहीं आदरणीय विजय शर्मा जी ने ये बात क्लियर की कि महिला बिल तो पास हो चुका है और है, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। महिला बिल पास हो चुका है, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। यहां पर मेरे हाथ में उसकी कॉपी भी है। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल 128th अमेंडमेंट कहा गया, नारी शक्ति अधिनियम कहा गया, उसमें बहुत साफ ये प्रावधान था जब सारी पार्टियां साथ आई कि जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी। और जब राहुल जी बार बार इस बात को सदन में कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करना होगा क्योंकि ये देश का एक्सरे है, हमें समझ में आएगा कि इतने सालों बाद जातिगत रूप से हम कहां कहां खड़े हुए हैं। लेकिन उस समय माहौल उड़ाया गया, कई उनके बारे में बातें कही गई, उनकी जाति के बारे में बातें कही गई, लेकिन वो बहुत अड़े हुए थे कि जातिगत जनगणना हमको करनी होगी। और उसके बाद सरकार जब इस बात को मानी, ये तो बता दे कि आखिर जाति जनगणना को रोका किसने था, रोका किसने था? जब सत्ता में रहते हैं तो आपका स्टेट दूसरा होता है और विपक्ष में आते हैं तो दूसरा होता है। ये दो मुही चेहरा देश की जनता बखूबी जानती है। आखिर जाति जनगणना किसने रोका था, ये भी तो आप स्पष्ट करें सदन में। राहुल जी की जाति तक पूछ ली गई थी, उनको बाहर मीडिया में उल्टा सीधा कहा जा रहा था और यह भी कहा गया था कुछ भी मांग लेना लेकिन जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। तो उस समय कौन विरोध कर रहा था, कौन इस तरह की बातें कर रहा था? अखिलेश जी की बात हो रही थी, मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता था, चूंकि आपने कहा है। अखिलेश जी ने उठ के पूछा था ना, जाति कैसे पूछ सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं उस बातों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अब जब जातिगत जनगणना हो रही है तो इस बात पर ही सहमति बनी थी कि जहां हमारी जनगणना होगी उसके बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद सारी जितनी हमारी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है उसको उस पर लागू कर दिया जाएगा। यहां बहुत सारी बातें हो रही थी, महतारी वंदन, शाहबानों के बारे में हुई, लेकिन मैं उस बारे में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज का वो विषय है नहीं। आज का विषय हमारा महतारी, जो हमारे जितनी महिलाएं हैं उनके आरक्षण और बेसिकली डीलिमिटेशन के ऊपर हमें बात करना है। बार बार ये कहा गया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बहुत सारे ऐसे सन आदरणीय सदस्यों ने ही गिनाए कि इस समय राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में गिर गया, इस समय ये लाया गया लेकिन आपके ही लोगों ने उसको समर्थन नहीं दिया। आदरणीय महोदय, 50 साल की जब हम बात कर रहे हैं, अभी एक माननीय सदस्य वरिष्ठ कह रहे थे कि 50 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 50 साल से हमने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत सारे इंसिडेंसेस आप लोगों ने बोले कि राज्यसभा में आया और गिर गया। लेकिन एक बात यह भी तो है कि ये आखिर तीसरे टर्म में क्यों आया, जब आपकी पूरी वो थी तब क्यों नहीं ले आए? तो इस तरह के अगर आरोप प्रत्यारोप करना है तो मेरे ख्याल से महिलाओं की जब बिल की बात हो तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। इस बिल की कॉपी मेरे हाथ में है आदरणीय।
इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यूज हुआ है जिसको कहते हैं इंटर एलिया। आदरणीय, उसको अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो इसमें जो उद्देश्य और कारणों का कथन है, इसमें 4 नंबर पर लिखा हुआ है, इस विधेयक का प्रायोजन अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण उपबंध करने हेतु परिसीमन कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन करना है। इस बात से सब सहमत हैं। SC/ST का रिजर्वेशन है, उसके साथ साथ महिलाओं का, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तो आज वो लेकर भी आ रहे थे संकल्प कि आप प्रेजेंट कर दीजिए, आप प्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि यहां बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है। आज जितनी महिलाएं आई थी, बहुत बार कई सदस्य ये कह रहे थे कि आप लोग महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण का विरोध किसने किया? किसी ने नहीं किया। महिला आरक्षण पास हो चुका है। हमने डिलिमिटेशन जिस तरह से किया जा रहा है उसका विरोध किया। हमारा गंतव्य एक है, हम भी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन जो तरीका है, जो रास्ता है, वो अलग हो सकता है और वो अलग है। आदरणीय, बात सब लोग कह रहे हैं, बात लोकसभा में भी हुई और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी कही गई। जो ऊपर महिलाएं बैठी हुई थी उन्होंने हंस के कहा, उनको आप नीचे बुला लीजिए, हम तो यहां स्थान देना चाहते हैं। आप तुरंत क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असहमतियां हमारे बीच में हैं, चाहे वो परिसीमन को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, डिलिमिटेशन के एरिया को लेकर हो सकती है हमारे बीच में कुछ दिक्कतें हो। क्यों नहीं एक ऑल पार्टी मीटिंग जैसा बोला गया था बुला ली जाए? आदरणीय महोदय, अगर इनको तुरंत लागू कर दिया जाए, उसके बाद जनगणना भी होती रहे, जनगणना के बाद जितनी सीटें बढ़ेंगी उन सीट पर भी ये लागू होगा। क्या बुरा है अगर इसको तुरंत लागू कर दिया जाए लोकसभा में और राज्यसभा में भी? यही बात कांग्रेस पार्टी हमेशा कह रही है। इस बात पर पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, इस बात पर राजनीति बंद होनी चाहिए। और जब कई स्टेट्स चुनाव पर थे, उस समय एक दिन का ये सत्र, उस समय जल्दीबाजी में ये सत्र बुलाकर इस तरह की जो बात की गई, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आदरणीय महोदय, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन बस एक बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण के पक्ष में थी, आरक्षण के पक्ष में है और महिला आरक्षण के पक्ष में आगे भी रहेगी। लेकिन सिर्फ हमारी जो समस्या है, वो जिस तरह पहले वादे किए गए, पहले बातें की गई, प्रावधान लाए गए, विधेयक लाए गए, उसके बाद उसको कुछ सालों में तुरंत बदल कर उसका पूरा स्वरूप बदल देना, ये बिना डिस्कशन के महिलाओं के हित के साथ खिलवाड़ करना है। और कहीं ना कहीं शायद ये करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन चीजों को फंसाकर आगे हमारी बात करने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं बस 1-2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो हम हमारे बीच में जितने डिफरेंसेस हो सकते हैं, उन डिफरेंसेस को खत्म करते हुए त्वरित लागू किया जाए और आगे आने वाले समय में यदि सीटें बढ़ती हैं तो उसका हमें स्वागत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बस इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी अर्ध रूप भगवान है। कौन होते हैं अपमान करने वाले, जिसे भगवान ने स्वयं अपने धड़ में दिया आधा स्थान है। बस इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आहूत किए गए इस एक दिवसीय सत्र में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सदन में नारी शक्ति वंदन के लिए महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया है, जो वंदनीय भी है और बार बार प्रशंसा के योग्य भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस शासकीय संकल्प में आपका भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने इस श्रेष्ठ सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील और नारी सशक्तिकरण के इस विषय को चर्चा के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की आधी आबादी, या हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सामाजिक,
आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता हम सबको एक कुशल नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी अनेक ऐसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, वो चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आदि योजनाओं के प्रमुख उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज सदन में सुबह 11 बजे से काफी सारे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के विषय बारी बारी से हम सभी की बातों को गंभीरता से सुने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्यों जरूरत है महिला आरक्षण की? महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महिलाओं के साथ कितने अड़चने होती हैं। महिलाओं को प्रमाण देना पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन पुरुषों को प्रमाण नहीं देना पड़ता है। महिलाओं को इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन पुरुषों को इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। महिलाओं की अवहेलना होती है, लेकिन पुरुषों की अवहेलना नहीं होती है। महिलाओं के साथ प्रतिबद्धता होती है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन पुरुषों के साथ नहीं होती है। लेकिन ऐसे में संविधान महिलाओं के लिए जमीन देती है, पार्टी हमें मौका देती है और जनता अपना आशीर्वाद देती है, तब जाकर के कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज पक्ष विपक्ष की बहुत सारी बातें हम सब ने सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी का कहना यही था कि महिला आरक्षण क्यों नहीं पारित कर दिया गया। महिला आरक्षण तो 2023 में पारित किया गया है। कुछ विपक्ष महिलाओं का कहना कि 543 सीट पे ही क्यों नहीं दे देते, परिसीमन की क्यों आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज विपक्ष की बहनों को या विपक्ष के भाइयों को भी कहना चाहूंगी कि एक प्रक्रिया होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक और हम कहते हैं कि जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, एक और हम कहते हैं कि 543 सीट पर आरक्षण दे, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक लाया गया था, 2023 में लागू तो हुआ, लेकिन ये जो 3 दिवसीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया, वो विधेयक संशोधन विधेयक के रूप में बुलाया गया था, जिसमें 2023 में जब विधेयक पारित हुआ तो महिलाओं को जल्दी आरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि 2023 में आरक्षण प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? संशोधन 50% के लिए भी लाया गया था पंचायती राज चुनाव में। आप 543 पे दे दिए 33%, बस खत्म। उसमें परिसीमन बाद में जब परिसीमन होगा फिर और दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि सुबह से मैं अभी तक सुनी, चुपचाप सुनी, बहुत सारे विषय पे सुनी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो यही कहूंगी माननीय विपक्ष दल के नेताओं से, हमारी बहनों से, कि टोका टाकी ना हो, सुने बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 के अधिनियम को हम लागू करते, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, तो जनगणना 2027 में होती, 26-27 में, परिसीमन उसके बाद होती,
2034 में 33% आरक्षण मिलता। अब इसे हमारी सरकार या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर संशोधन विधेयक लाए हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, वो भी 2029 के चुनाव में, तो इसमें गलत कहाँ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी? इसका विरोध विपक्ष दल के नेता बार बार कर रहे हैं कि 543 पे क्यों आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और 543 पे आरक्षण दे दिया जाए। इससे तो पहले स्पष्ट होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी। हम तो इसी बात को बार बार, हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, इसी बात को बार बार बताने का प्रयास किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। लेकिन कहां रास आए विपक्ष दलों के नेताओं को? जब ये बिल पारित नहीं हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे और उन्होंने एक शब्द कहा, और शायद ये बात कहने में अच्छा ना लगे माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहले हम सुनते थे कि भ्रूण हत्या जैसे शब्द, कि बच्चे जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता था, ये शब्द पहले हम सुना करते थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी। लेकिन आज संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देने से महिलाओं की जो उड़ान लोकसभा के सदन में और राज्य के विधानसभा सदन में महिलाएं प्रतिनिधित्व करती, भागीदारी निभाती, वो पंख काटने का काम विपक्ष दल के कांग्रेसी या अन्य दलों के माध्यम से किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय जी। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कि ऐसे ऐसे चीज बोला गया। मैं तो बहुत सारी चीजों को बोलना चाहती माननीय अध्यक्ष महोदय जी। बार बार विपक्ष दल के नेता कुछ, क्योंकि काफी सारे विषय आ गए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ज्यादा विषय पे जाना नहीं चाहूंगी, लेकिन इनके बातों को ही दोहराना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आप अपना विषय रख दीजिए, सीएम साहब बोलेंगे ना बाकी विषय में। नहीं, क्योंकि जो बहुत जरूरी है माननीय चलिए, जरूरी है वो बोलिए, जो जरूरी है उसको बोलिए। विपक्ष दल के नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे बार बार अब शब्दों का प्रयोग किए माननीय अध्यक्ष महोदय जी। इस बात को विपक्ष दल के नेता भूल गए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कि जब बिल पारित नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, नेता तो अभी बोले नहीं है, अभी तो बोले। माननीय मंत्री जी को मैं थोड़ा सा संशोधित करना चाहता हूँ। नहीं, वो सुधार दिया। विपक्ष दल के नेता तो मैं हूँ, आप बोले, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने आपको कुछ कहा भी नहीं माननीय नेता प्रतिपक्ष। आपका आशय दूसरा था, ये बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2 बार विपक्ष दल के नेताओं के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहने का प्रयास किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनके लिए ये शब्द शोभा नहीं देता। इस बात पे शायद विपक्ष दल के नेताओं को, मुझे लगता है कि यहाँ पे सदन में जितने सारे लोग हैं वो सब इस बात को भूल गए। बहुत सारे उदाहरण के रूप में आप सब ने पेश किया। जब बिल पास नहीं हो पाया, बिल पारित नहीं हो पाया, तो आपके कांग्रेस के एक सांसद ने महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी किया था, इस बात को सदन में क्यों नहीं रखा गया? महिलाओं के मनोबल को गिराने का काम किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय जी। महिलाएं ग्राम पंचायत की सरपंच, जनपद सदस्य, बीडीसी, उसके बाद एक उम्मीद रहती है कि हम विधायक बनेंगे, उसके बाद एक उम्मीद रहती है कि हम सांसद बनेंगे, लेकिन प्रश्न चिन्ह सांसदों के माध्यम से लगा दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। जब राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं आती हैं तो महिलाओं के साथ महिलाएं क्या करती हैं, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं। ये क्या बात हुई माननीय अध्यक्ष महोदय? ये बात को इस सदन में क्यों नहीं रखा गया? बार बार इस बात को कि वो इसने किया, वैसा किया, वैसा किया। हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ तक नहीं छोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी तो राष्ट्र निर्माण के लिए आए हुए हैं,
इस बात की तो चिंता किए होते। हाँ मन का करे वाहनी है तय तो चुप ही रह रहा हूं भैया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि जो 3 दिवसीय का सत्र में महिलाओं की निगाहें लोकसभा के सदन में जो एकटक नजरिए से देख रही थी कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, और यहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय कि महिलाएं उससे पहले खुशियां मना रही थी। महिलाओं के मन में आस जग गया था कि आने वाले 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय जी? आरक्षण 2/3 वोट के माध्यम से बिल विधेयक संशोधन विधेयक पारित होता, लेकिन वो नहीं हो सका। और ये पहले भी प्रयास किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय जी। कांग्रेस की कूटनीति की वजह से पहले भी पेंडिंग हो गया। अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के राष्ट्र निर्माण के लिए, महिलाओं के जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सब काम किया जा रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय जी। बहुत जल्द ही महिलाएं 2029 में प्रतिनिधित्व करती, इसमें सहमति नहीं जताया गया माननीय अध्यक्ष महोदय जी। वो दिन इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखा गया माननीय अध्यक्ष महोदय जी। यहां तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय शर्म नहीं आती विपक्ष दलों के नेताओं को? मिटा दी है, शर्म नहीं आती? शर्म तो आप लोगों को आना माननीय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, संसदीय सभा के ये शब्द पद हो उसकी गरिमा करो, गरिमा। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, आप बोल आपने जब प्रधानमंत्री जी को गाली दिया तो हमें खराब नहीं लगा? संसदीय शब्द का प्रयोग करो ना, उसमें कहे मनाई है। बोलो ना, जिस पद में आप गरिमा में पद में हैं आप, सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे पद की गरिमा को बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का लिहाज नहीं रखा गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने सबका गरिमा का ख्याल रखा, हम आपकी भी गरिमा का ख्याल रख रहे हैं। आप भी हमारे गरिमा का ख्याल रखिए, आप भी हमारे गरिमा का ख्याल रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आओ दीदी। बिल पारित नहीं होने पर विपक्ष दल के नेताओं के द्वारा मेज थपथपाया गया, ताली बजाई गई। यहाँ तक कि जब बाहर निकले तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली बिल पारित नहीं होने पे लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सा बिल? अरे भाई बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए। ऐसी सशक्त आवाज आपने सुनी क्या आज तक? बोलने दीजिए ना, क्या तकलीफ? सच बोल के लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। महिला जब वहाँ याद रखे बादला, और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। संगीता जी, इसीलिए आप लोग 33% महिलाओं का विरोध कर रहे हो क्या? कम है तो संसद में जो किया वो आपने गलत किया है, आपके दल के नेताओं ने गलत किया है। आप कहिए ना, क्यों नहीं कहते? कहिए कि कांग्रेस के नेताओं ने संसद में जो किया है ये क्या होगा आपको? कहिए, अरे कहिए संसद में कांग्रेस के नेताओं ने गलत किया है, बताइए ना, क्यों नहीं कह रहे? अपनी कह रहे कर दीजिए, सहमत है। बैठिए, अब आप समाप्त करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बस समाप्ति कर दूं, मेरा बात रख चुकी हूँ मैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देते हुए, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी,
मंत्री महोदय बाहर गए थी, कई बहनें भी गई थी, वो झालमुड़ी खा के आई है और मिर्ची इधर लग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो आप खा के आए हो। चलिए, मैं आपको धन्यवाद देते हुए मैं 4 तारीख को झालमुड़ी पार्टी भी रखेंगे सर। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है, लेकिन मेरे सामने जो विपक्ष बैठा हुआ है, मैं विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस शासकीय समर्थन प्रस्ताव का समर्थन करें। आप सभी से इतना ही अनुरोध करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इतना ही कहकर अपनी बड़ी विराम। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष मान जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आप दिल खोल के बोलना, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है, आज कोई दबाव नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में केवल एक प्रस्ताव का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, न ही महिला बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। मैं तो उस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो लोकतंत्र की आत्मा को कहीं न कहीं से कुरेद कर उसको खाली करना चाहते हैं। हमारे बहुत सभी साथियों ने, जितने लोगों ने बोला है, चाहे पक्ष के विपक्ष के, सब ने अपनी अपनी बात कही है। विद्वान लोग हैं सब, मगर शायद मैं उनसे कुछ हटकर बात करना चाहता हूं। और हट के बात करते हुए जो मुझे दुख हुआ, उस बात को भी मैं यहां रखना चाहता हूं, जिसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। आज जो विशेष सत्र बुलाया गया है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। और इस संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बड़े जोरदार तरीके से कहा था कि हम लोग इस संदर्भ में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। हालांकि आपने मुझे इशारे में कुछ जरूर कहा है सुबह के समय कि मैं बाहर की गई बातों को यहां उद्धृत नहीं कर सकता, मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी चाहे बाहर कहें चाहे अंदर कहें, मुख्यमंत्री होते हैं प्रदेश के, और जब वो उनके मुंह से कोई बात निकलता है तो एक संदेश होता है। उस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये पत्र पत्रिकाओं में या बाहर कहा गया होगा। उन्होंने और उनके मंत्रियों ने बड़े जोर शोर से कहा कि हम इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाएंगे। उनके साथियों ने भी कहा, हमने सुना, और हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग तो यही तैयारी में आए थे कि निंदा कैसे होती है, सदन में निंदा कैसे होती है, चलिए देखते हैं, सुनते हैं क्या बात करेंगे। और आज हम सब लोग यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ये प्रस्ताव लेके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या यहां पर आप इस प्रस्ताव को पारित कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा? सदन में, लोकसभा में क्या आपकी बात की कोई वजन है जिसमें सदन का निर्णय बदल जाएगा? महोदय, दिल्ली में जो विशेष सत्र बुलाया गया उसे मैं गैर जरूरी समझता हूं।
लेकिन उससे भी अधिक गैर जरूरी बात कहें तो यहाँ का सत्र बुलाना है। छत्तीसगढ़ में जो बुलाया गया सत्र, ये भी एक गैर जरूरी सत्र है। ये सत्र क्यों बुलाया गया? जनता के लिए या राजनीति के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हो, आप हो, किसी तरह से विधानसभा की बिजनेस तय करती, और बिजनेस तय करती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग भाग लेते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी संवैधानिक प्रक्रिया जिसके तहत विधानसभा सत्र बुलाई जाती है, उसको किस प्रक्रिया के तहत गैर जरूरी कर सकते हैं? और ये जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, प्रक्रिया पर उंगली उठाई गई है, ये बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है कि किसी संसद के विषय को गैर जरूरी कहा जाए और यहाँ के विषय को गैर जरूरी कहा जाए। इसलिए आप या तो विलोपित कीजिए इसको, गैर जरूरी शब्द है, और या नहीं तो वो उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सत्र आहूत होते हैं, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, कैसे होगी उसको आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि जरूरी है गैर जरूरी है उसको? चलिए ठीक है। इसमें माननीय चंद्राकर जी के शब्दों को कहेंगे, वो भी माननीय चंद्राकर जी के शब्दों को मैं समझ रहा हूं। आप कंटिन्यू करिए। सत्र बुलाया गया है इसलिए कि विपक्ष की निंदा करने के लिए। अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, बार बार उनको बीच में उठना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा भी सुबह आपने व्यवस्था दी थी कि बाहर कौन क्या किस परिप्रेक्ष्य में कही है बात को, वो सदन का विषय नहीं है। सदन में तो वही विषय आएंगे जो आपने प्रस्तुत किया है आज। इसलिए बाहर कही गई माननीय चंद्राकर जी, निंदा प्रस्ताव का बार बार उल्लेख करना भी युक्ति संगत नहीं है। बाहर कही गई बातों को कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो आप जैसा कहते हैं वैसा होता कि यहाँ पर चर्चा नहीं होती, मगर जब उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाए तब तो बात की चिंता यहाँ कर सकते हैं। और आपके मेरे संबंध तो जग जाहिर है, फिर काहे को यहाँ खोलने के बैठे उसको? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि चंद्राकर जी को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, मगर यहाँ प्रश्नकाल तो नहीं था, फिर भी कई प्रश्न उत्तर होते दिखे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ जो सवाल उठते हैं वो तो जरूर कहना चाहूँगा, आप क्षमा करेंगे। क्या गैर जरूरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसका कोई तत्कालिक लाभ नहीं होता भाई। गैर जरूरी इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक आवश्यकता की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें व्यवस्था दीजिए, क्योंकि बार बार प्रक्रिया को, संवैधानिक प्रक्रिया को गैर जरूरी कहना उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की एक गरिमा है और उस गरिमा के तहत ही मैं बोल रहा हूं कि उसकी बार बार पुनरावृत्ति वो जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझको। संवैधानिक प्रक्रिया और पूरी प्रक्रिया का पालन करके आहूत हुआ। चलिए, आपको ज्यादा बुरा लग रहा है तो मैं अपनी बात दूसरी तरफ जाता हूं। जो वहां साधारण विधेयक वहां तो लाया नहीं गया था अध्यक्ष महोदय, और जो विवाद का जड़ आज सभी प्रदेशों में बन रहा है वो कोई छोटा मोटा विधेयक नहीं था, उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। तो क्या मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को या सभी साथियों को नहीं पूछ सकता कि क्या इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं चला कि हमारे पास बहुमत नहीं है, गिर जाएगा? दुनिया की एक एक बातें उसको पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
तो जब उनको पता था, उसको नहीं सॉरी, उनको मंत्रिमंडल को पता था, फिर इस विधेयक को सदन में लाने की क्या जरूरत पड़ी? और मतदान हुआ तो गिर गया, आपने देखा, और गिर गया तो ये इसका अर्थ होता है कि सदन में पारित नहीं हुआ। और जब सदन में पारित नहीं हुआ तो वो कोई सिर्फ सदन कोई राजनीतिक सरकार चलाने वाले या पक्ष के ही लोगों का तो नहीं है, वो सदन तो विपक्ष के लोगों का भी है। संसद तो पक्ष विपक्ष दोनों से बनता है। तो सदन में जो बातें हुई वो बात यहां आप निंदा करने के लिए ला सकते हैं, चर्चा करने के लिए ला सकते हैं। क्या यहां हम कोई चर्चा कर रहे हैं उसकी बात सदन में हो, वहां संसद में, वो जरूरी होता है? क्या हो सकता है? क्या आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी। हम यहाँ किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर उसी बात पर लोकसभा कहने लग जाए कि छत्तीसगढ़ में जो विधेयक पारित हुआ है वो गलत है, तो क्या अच्छा लगेगा उस बात को? तो क्या हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि सदन में जो कुछ हुआ उसके जवाबदार कोई पक्ष है और उसकी हम यहाँ निंदा करते हैं, तो ये क्या बात उचित है? आप ही बता दें। मैं मान लूंगा आप बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत बड़ू हम लोगों को आपके भाषण से शिक्षा मिलती है, तो आप ही हमको समझा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर विधेयक पास नहीं हुआ तो किसका निर्णय था? मैं छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इंगित करते हुए आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर ये नहीं पास हुआ तो वो निर्णय किसका था? हमारा था, सॉरी संसद का था कि कांग्रेस का था? अगर वो संसद का निर्णय था तो आप संसद की निंदा कर रहे हैं कि कांग्रेस की निंदा करेंगे? संसद में जो भी हुआ, पास हुआ नहीं हुआ, वो तो संसद जाने, और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि वो संसद है, और संसद में जो होता है पक्ष विपक्ष मिलकर सांसद बनता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा काम हो, कुछ लोग चाहते हैं ऐसा काम ना हो। तो उसमें जो कुछ भी हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी बात अपनी तरफ से कर रहा हूं, एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर रहा हूं। 23 की बात सब कर रहे हैं। 23 में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था महिला बिल को, और तुरंत लागू कर दिया गया होता माननीय चंद्राकर जी, तो हमें तत्काल यहां भी महिला लोगों को आरक्षण मिल जाता, और तत्काल संसद के लिए भी महिलाओं का आरक्षण बन जाता। 23 में पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसमें परिसीमन का एक बिंदु डाल दिया, और उस कारण वो बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। और मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये जो सरकार बनी है, जिसमें मोदी जी को कितने % वोट मिले हैं? 36% कि 33%? बाकी के वोट तो विपक्ष के ही वोट है ना। तो विपक्षों ने जो वोट दिया 230, वो वोट तो पक्ष में नहीं कहा जाएगा, मगर वो पूरे देश का जो 64% आता है, वो तो विपक्ष का ही आवाज थी जो नो शब्द में निकला था। और उस नो शब्द से आप हार गए, जीत गए, ये अलग बात है। हालांकि बिल गिर गया, मगर हमको आप अचानक अकेले ये बता रहे हैं कि हम लोग इस बिल के दोषी हैं, महिला का बिल पास नहीं करना चाहते, इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप जगह जगह घूम के हमको गाली दो, आपके लोग गाली दें, ये कहाँ तक सही है? तो माननीय
अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ कहना तो नहीं है, सभी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे भाई ने, चंद्राकर जी ने, कहाँ वैदिक काल में चले गए, कहाँ पुरातन संस्कृति में चले गए, कहाँ सनातन परंपरा, वैदिक काल, मैत्रेयी की बात हो गई, अपाला की बात हो गई, सीता की बात हो गई, सावित्री की बात हो गई, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो गई। पूरे भारतीय इतिहास में जितने भी हमारे महान महिलाएं हैं, जिनको हम लोग याद करके, उनका नाम सुन के अपना सर गर्व से ऊंचा करते हैं, ये उदाहरण देने का क्या मैं समझ नहीं पाया। हम सब लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं। वो हमारे और आपके देश की धरोहर हैं। यहाँ के विधेयक के चर्चा में इतने बड़े बड़े नामों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं जानना, मगर मैं ये जरूर कहूँगा, आप लोगों ने जो नारी शक्ति के नाम पे इवेंट बनाने की कोशिश की, आपने कहा कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। मुझे मालूम है चंद्राकर जी बहुत विदेशी चश्मा पहनते हैं, बड़े कीमती चश्मा पहनते हैं। जूता तो नहीं कह सकता क्योंकि जूते की बात हो ही नहीं रही, चश्मा की बात हो रही है। तो जिस नारी शक्ति के नाम पर आप ये इवेंट कर रहे हैं, उस शक्ति को अधिकार कांग्रेस ने दिए हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपको। आपकी वैचारिक संस्थाएं घरों में जब दुबकी पड़ी थी, तब 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर देश का नेतृत्व किया था। हमने महिलाओं को केवल भीड़ नहीं समझा, उन्हें नेतृत्व सौंपा। और विजय लक्ष्मी पंडित जी के एनी बेसेंट जी मुख्य रूप से कांग्रेसी थे। हाँ ना, मुख्य रूप से तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आती थी, बाद में कांग्रेसी बनी हो। तो ठीक है, हमने उसको कांग्रेस का अध्यक्ष मान लिया था। विजय लक्ष्मी से लेकर सुचिता कृपलानी तक कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में उनका सदुपयोग किया, उपयोग किया, उनको फ्रंट में रखा, आगे रखा, बैठाया, नेतृत्व किया, और इसलिए हम शान से कहते हैं कि हमारे नेता हैं। आप सिर्फ गैलरी में बैठाकर महिलाओं को खुश करना चाहते हैं, करिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उसी समय कहा था कि ये गैलरी में जितने लोग बैठे हैं उनको हम तो यहाँ लाना चाहते हैं। आप पूरे प्रदेश के अच्छे पद पर काम करने वाले सरपंच और जनपद सदस्य लोगों को सबको यहाँ बुलाया था, कौन नहीं जानता। और उनको लाने वाले आपके अधिकारी थे, उसको कौन नहीं जानता। आपके यहाँ डीपीआर से एक निर्देश निकला था कि आज वहाँ 2-2, 3-3 महिला ऊपर बैठे हैं और यहाँ के कार्यक्रम को देखें और उसका बढ़िया प्रचार प्रसार करें। कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते क्या? आपको पता नहीं है क्या? और जब आप कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब रूढ़ी वाली ताकतें विरोध कर रही थी, तब पंडित नेहरू जी और कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल 1956 में लाकर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक का हक दिया था। गलत हूं मैं? आप उधर केंद्रित मत होइए, मुख्यमंत्री जी से बात था वैसा। आप पूरा ध्यान अजय पे दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अजय का भाषण समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री को संबोधित करें या मुझे संबोधित करें। अच्छा, मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूँ और सुनाना चाहता हूँ चंद्राकर को कि 1961 में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जिक्र किया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का, तो माताओं बहनों को, तो हिंदू माताओं बहनों को ही क्यों दिया, बाकी लोगों को धर्म के आधार पर विभेद क्यों किया गया? इसका उत्तर देंगे सदन में। चलिए, इसका उत्तर वहीं आपके बंगले में रख देंगे जी। अपने भाषण कंटिन्यू करिए। बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं आप, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, 1951 की जिस बिल का विरोध आप लोगों ने किया,
मोटे तौर पे उसी बिल के आधार पर नेहरू जी ने दूसरा बिल लाया था। ये पढ़ लीजिए, इतिहास स्थापित तथ्य है। नेहरू जी ने मौलिक रूप से उस बिल को नहीं लाया था। लेकिन उस समय भाजपा के शून्य रही से कुछ नहीं रहा तुम्हारे तोलत बता दे हो पशु जनगणना बाद में करबो कि भाजपा के उत्पन्न नहीं हो आदमी मन के हम कार बात करत हस। भाजपा नहीं रही आदमी मन के मत गोठियाते हैं। तू जनगणना पर बैठे है महोदय, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम हम ही लाए थे, मैं समझता हूं। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम हम ही लाए थे, ऐसा मैं समझता हूं। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हम ही लाए थे, ऐसा मैं समझता हूं, और जिसमें महिलाओं को ये अधिकार मिला था अपने शरीर की रक्षा करें। और यहां तक कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, जिसमें पुरुष और महिला को समान वेतन मिले, वो भी बिल हमारे समय आया है, ऐसा तो मैं समझता हूं, ऐसा जानता हूं। और इससे अलग अगर माननीय चंद्राकर जी कुछ कहना चाहें तो मैं उसको भी सुनने तैयार हूं। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने उसको शक्तिशाली बनाने के लिए शुरू से काम किया है, उनके शक्ति का उपयोग किया है, उनके शक्ति को बढ़ावा दिया है, और सिर्फ दिखाया नहीं है, करके दिखाया है। और जो हमारी जमीन पर आप लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, उस नींव के पत्थर को खोदेंगे आप तो उसमें हमारा ही नाम मिलेगा, कांग्रेस का नाम मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन्नीस 1924 के चुनाव में भाजपा को लगभग 36% वोट मिले हैं। मैं इसे दूसरे अर्थों में समझा रहा था, अब फिर बता रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि देश की 64% आबादी आपके विजन से अलग समझती है, और इसीलिए जब हम 64% की बात करते हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रख के सुनना चाहिए। सिर्फ 34% वालों की बात देश में नहीं चलने वाली। और जब आपने वहां स्वीकार कर लिया सदन में, तो छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, राजस्थान को, यूपी को, हर जगह एक ही स्क्रिप्ट बना के आप हर विधानसभा में हमारी बुराई करने की बात कर रहे हैं। वो एक संसदीय हार को आप विधानसभा के माध्यम से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। जनता देख रही है, जो आपके देखने वाले आए थे वो तो चले गए, बहुत लोग चले गए, कुछ लोग बैठे हैं, और वो जबरदस्ती लाए गए थे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और एक बात बड़ी सबको मैं सुनाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो पुरुषवादी नीति है, आप लोगों की जो मनुवादी नीति है, वो महिलाओं को बराबर का स्थान नहीं देना चाहती, जिसको किसी ने नहीं कहा ना आपने कहा। आप विद्वान आदमी हैं, आपको कहना चाहिए था। अच्छा, मैं ये पूछता हूं आपसे अध्यक्ष महोदय, जब सदन की जनसंख्या जो है 850 हो जाए या हो जाती, तो 850 में 33% आरक्षण आप महिलाओं को दे रहे हैं। वो कितने परसेंट होता भैया? 33%। कितने सीट बनता चंद्राकर जी? ओपी चौधरी साहब, 33% आरक्षण मिलता 850 में, तो जो संख्या बनती सर वो 280 बन रही है मेरे गणित के हिसाब से। वित्त मंत्री गणित क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कितना बचता पुरुषों के लिए? 570 सीटें।
ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है। तो अभी आप 33% दे देते मान लीजिए, तो आपकी जो संगठन पुरुषवादी है और आप जिसको मानते हैं मनुवादी को, उसमें तो पुरुषों का स्थान बड़ा होना चाहिए ना। तो ये 570 सीटें मिल रही हैं आपको 850 में, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप 850 में दीजिए 33%, 850 में दीजिए, अभी मत दीजिए कि अभी हमारी सीट कम हो जाएगी, पुरुषों की सीट कम हो जाएगी, महिलाएं आएंगी। तो अब इसको आज की चर्चा में लाना मैं जरूरी समझता था, इसलिए लाया। और मैं एक बात बहुत छोटे तरीके से बोल देता हूं जल्दी में, कि 223 में जो नारी बंधन अधिनियम था, जो सभी दलों ने पास किया, उसमें एक छोटा सा, जिसको क्या कहते हैं, क्लाउज अमेंडमेंट, इतना सा कर देते और आरक्षण को पास कर देते, परिसीमन की बात नहीं होती, तो इस तरह के विवाद और लोकतंत्र के प्रति खतरा की बात जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है, सबकी माताओं ने हमको जन्म दिया है, उससे बड़ा शक्ति तो कोई नहीं है अपने पास। जो माता हमको इस धरती पर लाई है, जन्म दी है, उससे बड़ा कौन हो सकता है। देवी देवता हमारे लिए पूजनीय है, उसी तरीके से माता जी भी पूजनीय है, हमारी बहन भी पूजनीय है, भाभी भी पूजनीय है, सभी पूजनीय है। तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, न आज कर सकता, न कल कर सकता, न कल हम करेंगे, न आज हम कर रहे हैं। तो प्रभु जी, आपने जो बातें कही हैं, बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं इसी बात को समझाना चाहता था कि ये जो पुरुष प्रधान देश रहा है, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में कहिए, मानसिकता में कहिए, हमारे बीच है, और उसके कारण आप लोगों ने इसको करने नहीं दिया। इसको करना चाहिए, और यदि तत्काल आप कर सकते हैं तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। और एक बात माननीय आपके लिए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और जो प्रारंभिक भाषण इधर से और उधर से भाषण दिए हैं, उन दोनों को सभापति की तालिका में शामिल करते हुए आज ही दोनों को बैठा दिया। यदि आप देश में इकलौते मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, तो एक छोटी सी सलाह है, आप मान जाएं तो। एक हमारी बहन बैठी है आपके पीछे, आपने उसको छोटा सा डिपार्टमेंट दे दिया, मंत्री बना दिया। हमारी दूसरी बहन बैठी वहां, चली गई, शायद पांव में चोट है इसलिए चली गई होंगी, रेणुका सिंह जी, उसको बड़े मनाकर आप लोगों ने यहाँ लाया था छत्तीसगढ़ का। अरे मुख्यमंत्री नहीं बनाए, ठीक है, उप मुख्यमंत्री बना दो, वो तो आप कर सकते हो। लता उसेंडी जी हैं, मंत्री रह चुकी हैं, उनको बना दीजिए। गोमती साय दीदी बैठी हैं, शर्मा भी रही हैं, उन पर जरा ध्यान दीजिए। नेताजी, बोरा आप जी उनकी सिफारिश कर रहे हैं कि रास्ता रोक रहे हैं? रास्ता रोक रहा हूँ। तीन मेरे को मंत्री तो लग रहा है रास्ता ही रोक रहे हैं। महोदय जी, भावना जी उधर बैठी हैं। खिसका रहे हैं, 3 मंत्री खिसक रहे हैं। भावना जी भी बैठी हैं। ये सब लोग एक से बढ़कर एक अनुभवी हैं। यहां कर लीजिए ना 33%, यहां कौन रोका है? यहां रोड़ा कौन सा है भाई? आप यदि आपकी नीयत साफ है, महिलाओं को आप सशक्त बनाना चाहते हैं, आप उनको शक्ति देना चाहते हैं, तो आप कृपा करके बड़े दिल करके छत्तीसगढ़ की माटी को
माटी से संदेश दीजिए हमारे देशवासियों को कि मैं विष्णु देसाई 33% आज लागू कर रहा हूं। ये मेरी सलाह है और इसको ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी की सलाह है, नहीं मानूंगा। करके दिखा दीजिए ताकि हम लोग भी समझें कि आपने कुछ किया, जो आप कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने की है, सब मैं किसी बात का कोई दिमाग में नहीं ले रहा हूं। बड़े अच्छे मन से मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग कोई हमारे में से ऐसा नहीं है जो महिला आपके इसका तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि आप लाए हो और निंदा करने के लिए लाए हो, तो इसका तो हम लोग विरोध करेंगे, मगर आपकी हर बात को सुनेंगे। और इस तरह के जब भी आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी से बात करना चाहें, पूरी नीयत से बात करना चाहें, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और दिखावे की बात पर और गलत और कड़वी बात को यदि आप जलेबी में डाल के, जलेबी की तरह डाल के हम लोग खिलाना चाहे तो हम लोग नहीं खाएंगे। इतना ही कहना है अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने महिला सशक्तिकरण पर एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आहूत किया। और आज प्रातः 11 बजे से अभी तक 9 घंटे से भी ऊपर इस पर चर्चा हो रही है। और इस चर्चा में पक्ष विपक्ष की सभी हमारी बहनों ने भाग लिया है और पुरुष में कम भाग लिए हैं, काहे कि ये विषय ही महिला सशक्तिकरण से था। और वैसे तो हमारे देश में और प्रदेश में नारियों का सम्मान शुरू से ही रहा है। और आज ये जो छत्तीसगढ़ की धरती है, इसको भी हम लोग माता मानते हैं। माता कौशल्या, माता सबरी, मां दंतेश्वरी, मां महामाया की ये पावन भूमि है छत्तीसगढ़। और उस धरती में स्थापित लोकतंत्र की इस मंदिर में आज हम लोग मातृशक्ति से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग महिलाओं को शक्ति का स्वरूप मानते हैं और शक्ति की पूजा मातृ रूप में होती है। नवरात्रि में उनकी पूजा हम लोग करते हैं और पुराणों में भी उद्घोष किया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखें तो यहां पर हमारी कई महिलाएं भक्त माता कर्मा हुई हैं। वीरांगना बिलासाबाई केवटीन हुई हैं। तीजनबाई उषा बारले बनवानी के माध्यम से पूरे देश में और विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ाई है। मिनी माता और रजनीता उपासने जैसे माताओं का भी अमूल्य योगदान हमारे प्रदेश में रहा है। और रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई के बलिदान को भी ये देश कभी भूल नहीं सकता है। ये देश कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स
जो अंतरिक्ष में जाकर देश का गौरव बढ़ाए हैं, इनको भी देश कभी भूल नहीं सकता है। स्वच्छ भारत अभियान में धमतरी जिले की कुंवरबाई, उसका समर्पण वो पूरा देश याद करता है। उसी तरह से सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुनीता गोडबोले, बुधरी ताती, स्व सहायता समूह के क्षेत्र में फूलवासन बाई, शमशाद बेगम, ये सबके जो योगदान रहे हैं, इसको कोई भूल नहीं सकते। खेल के मैदान में नीता डुमरे, सबा अंजुम, इनके प्रतिभा को भी देश नहीं भूल सकता है। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, ये इन्हीं नारी शक्ति, हमारी माता बहनों को देश के विकास में 35% उनके नेतृत्व देने की बात है। विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए 33% आरक्षण देने की बात है और इसका प्रयास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया था। और सबको मालूम है कि 2023 में ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16, 17, 18 अप्रैल को संशोधन बिल देश के पार्लियामेंट में लाया था, ताकि हमारी माता बहनों को आने वाले लोकसभा के चुनाव में उनको उनका 33% का हक उनको मिल जाए। लेकिन विपक्ष ने इस संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया और सबको मालूम है कि पूरे देश की हमारी माता बहनों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, तरह तरह से खुशियां भी मना रहे थे कि इस विशेष सत्र में ये संशोधन बिल पास हो जाएगा और आने वाले 29 के चुनाव से ही विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उनको 33% आरक्षण मिल जाएगा। और विपक्ष ने परिसीमन को लेकर, जनगणना को लेकर इस संशोधन बिल का विरोध किया, जो समझ से परे है। कहे कि परिसीमन होता तो निश्चित रूप से क्षेत्र बढ़ते, ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। आज हम लोग देखते हैं लोकसभा में, विधानसभा में कितने बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। लोकसभा का तो इतना बड़ा क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ की, अगर बात करें तो मैं ही जिस लोकसभा से 4 बार वहां की जनता के आशीर्वाद से सांसद रहा रायगढ़, अब वो झारखंड बॉर्डर शंख नदी से लेकर सरायपाली के 12 किलोमीटर पहले तक, कलगी डिपा 350 किलोमीटर की दूरी, 2500 से ज्यादा गांव, और अगर टोला पारा हिसाब करें तो 1 लाख से ज्यादा टोला पारा। एक सांसद 5 साल में तो अपना बजट सेशन और तीनों सेशन और कमेटी बैठक करके बाकी रात और दिन घूमेगा, तब भी उस क्षेत्र में वो घूम नहीं सकता, एक गांव में जा नहीं सकता। यही हाल विधानसभा का भी है। और इसमें अगर परिसीमन करके क्षेत्र बढ़ता तो इससे ज्यादा हमारे लोगों को नेतृत्व करने का अवसर भी मिलता, गांव-गांव जाने का अवसर मिलता, तो वहां पर विकास भी होती। और जहां तक सेंसस की बात है और जहां तक श्रेय लेने की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि सारा श्रेय विपक्ष को देने के लिए तैयार हैं।
और माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे तर्कपूर्ण बात पार्लियामेंट में रखे थे। उन्होंने कहा था कि हम इतनी सरल भाषा में समझा देंगे कि नर्सरी का बच्चा भी समझ जाएगा। और आप सब लोगों ने भी देखा है, सुने भी होंगे कि उन्होंने पार्लियामेंट में कितनी सरलता के साथ अपनी बात रखी। परिसीमन से न साउथ में कहीं भी किसी को घाटा नहीं हो रहा था, किसी की सीट कम नहीं हो रही थी, बल्कि सबकी सीट भी बढ़ रही थी। लेकिन चूंकि विपक्ष का ये रवैया, कभी वो महिला आरक्षण की बात करके उनके मन में कभी देने की बात नहीं हुई, और इसीलिए परिसीमन और सेंसस की बात को लेकर इस विधेयक का विरोध किए हैं, जो कि ठीक नहीं है। और इसके लिए इस प्रदेश की जनता कभी आप लोगों को माफ करने वाली नहीं है। और माननीय अध्यक्ष जी ने ये अवसर प्रदान किया है, आज चर्चा हो रही है संकल्प में, तो एक समय है, अगर आप लोगों को सद्बुद्धि आ जाए और इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास कर दें तो शायद आक्रोश कम हो सकता है। और जहां तक नारी सम्मान की बात करें भाजपा और कांग्रेस में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक दशक, आज करीब 12 साल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और एक दशक में हम कह सकते हैं कि जितना उन्होंने नारियों का सम्मान किया है, उतना आप लोग 6 दशक इस देश में शासन करके भी नहीं कर पाए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने देश का जो सर्वोच्च पद होता है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें एक जनजातीय समाज की एक हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर विराजमान करके जनजातीय समाज और पूरे नारी समाज का उन्होंने सम्मान बढ़ाया है। और ये एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी फ्लेक्सिबल स्कीम है, उसका अगर लाभ देखा जाए तो सर्वाधिक लाभ हमारे देश की मातृ शक्ति को मिला है। चाहे वो कितनी पीड़ा होती थी पहले, जब गांव में गरीबों के शौचालय नहीं होते थे तो हमारी माता बहनों को खुले में शौच जाना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता था, जनप्रतिनिधि के नाते आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि शाम को अगर किसी गांव में चले गए, और बरसात के दिनों में विशेषकर, उस समय सब जगह खेती होता था, कहीं उनके लिए शौच का जगह नहीं होता था, तो गांव के एंट्रेंस में ही रोड के किनारे 10-10, 20-20 महिलाएं लोटा और बाल्टी लेके वहां पर बैठे हुए मिलती, उनकी मजबूरी होती थी, काहे कि उसके अलावा कोई उनके लिए रास्ता नहीं होता था। तो इसकी भी परवाह अगर किसी ने इस देश में की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और आज कई प्रदेश में इस शौचालय का नाम इज्जत घर रखा गया है, और इसमें हमारी माता बहनों का इज्जत बढ़ाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी तरह से लकड़ी चूल्हा जलाने से, धुआं से हमारी माता बहनों की आंखें खराब होती थी, कई तरह की बीमारी उनको लग जाती थी, तो उनको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किसी ने इस देश में शुरू किया, तो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। जनधन योजना के करोड़ों खाता खुले, इसके पहले बैंक के खाता नहीं होते थे, और कई बार हमको तो अनुभव है कि खाता होते नहीं थे गरीबों के पास, उनके पास पेटी भी नहीं होता था, तो लोग कई बार घर के छप्पर में पोटली बनाकर पैसा रख देते थे और चूहा ले जाता था। कई बार उस समय नमक का घड़ा होता था, नमक के घड़ा के नीचे पैसा रख देते थे, तो पूरा नमक का जब वो
पानी वो होता था तो पूरा उसका रंग उड़ जाता था और हम लोगों के पास लाते थे। तो ये सब होता था, ये सब गांव में होता था। और आज करोड़ों करोड़ हमारी माता बहनों को भी जनधन का खाता खोल के उनको भी बैंक से जोड़ने का काम अगर किसी ने इस देश में किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो हमारी बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा ये योजना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए योजना है। उसी तरह से कुपोषण के खिलाफ आज अगर हम लड़ाई लड़ पा रहे हैं तो इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती माताओं को 5,000 रुपया आज सहायता देने का काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना आज जगह जगह पर हुई है, जिससे आज महिलाओं को जरूरत पड़ने पर मदद और सुरक्षा इससे मिल रहा है। और इसके लिए हमारा प्रदेश एसओपी बनाया है और एसओपी बनाने वाला पहला हमारा ये प्रदेश छत्तीसगढ़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है और ये 2026 के वर्ष को हम लोग महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो महतारी बंधन योजना है। महतारी बंधन योजना में आज 59 लाख बहनों को प्रति महीना उनके खाता में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। अब जब छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो 4 दशक से भी ज्यादा समय से नक्सलवाद से ग्रस्त था, वहां नक्सलियों का एक छत्र साम्राज्य रहता था, वहां भी अब नक्सलवाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उस क्षेत्र के लोगों के समर्थन और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज हम लोग बस्तर से नक्सलवाद को भी समाप्त करने में सफल हो पा रहे हैं। तो आज वहां भी महतारी बंधन योजना का वहां पर पंजीयन हो रहा है और आज 22,000 से ज्यादा माता बहनों को वहां पर महतारी बंधन का लाभ वहां भी दे पा रहे हैं और 69 लाख माता बहनों को तो पहले से दे रहे हैं। इस तरह से 25-26 किस्त में 16,800 करोड़ से ज्यादा रुपया हम लोग हमारी बहनों के खाते में भेजने का काम किए हैं। आज तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद 26 लाख प्रधानमंत्री आवास इसकी स्वीकृति हुई है और पिछले 5 साल में जो 18 लाख गरीब लोग वंचित हुए थे प्रधानमंत्री आवास से, उसको भी ये 2 साल में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर में बिजली की सुविधा, उसी तरह से हर घर में पानी भी वो पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन और इसके तहत 41 लाख परिवारों के घर में अभी तक नल से साफ पानी पहुंचाने का काम किए हैं। और अगर पिछली सरकार में आप लोग इस क्षेत्र में अच्छा काम कर दिए होते तो शायद अब तक 100% घरों में पानी पहुंचा लिए होते। लेकिन हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, जिनके पास पीएचई विभाग है, बहुत प्रयास करके आज 41 लाख परिवार तक पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं। आज हमारे प्रदेश में 8 लाख दीदी लखपति बन गई हैं और हम लोग आगे 10 लाख हमारी दीदियों को लखपति बनाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट दे रहे हैं, स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट दे रहे हैं। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर महिलाओं को सम्मान देने का काम हो रहा है। हम लोग जो नई उद्योग नीति बनाए हैं उसमें भी महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम लोग भी छत्तीसगढ़ में इस तरह से काम कर रहे हैं। और आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने
त्रिस्तरीय पंचायती राज स्तर पर जो आरक्षण था 33% उसको बढ़ाकर 50% आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में हमारी माता बहनों का प्रतिनिधित्व 57% है, जो कि हम समझते हैं कि पूरे देश में और प्रदेशों से यहाँ पर अच्छा है। हम लोग एक और काम कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक का विरोध तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो रेडी टू ईट का काम हम लोग अपने समय में डॉक्टर साहब के समय में जो स्व सहायता समूह की बहनों को दिए थे, उसको भी आप लोगों ने छीन लिया था। अब हम लोग की सरकार आई है तो फिर से उनको हम लोग रेडी टू ईट का काम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर महिलाओं के विकास में काम हो रहा है। आज पंचायती राज संस्था में 96,000 से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2012-13 में राशन कार्ड में महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया। ये भी एक ऐतिहासिक काम आपने किया है। और हमारे देश के लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले 4% थी और 18वीं लोकसभा में यह लगभग 13% तक ही आई है। 75 साल में महिलाओं की भागीदारी में केवल 10% की मामूली वृद्धि हम लोग कर पाए हैं, जो दुख का विषय है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप सब लोग इसमें साथ दे नहीं रहे हैं। खाली आप लोगों को अपने युवराज की ही चिंता रहती है और अपने हठधर्मिता के कारण ये जो एक महायज्ञ पूरा होने वाला था, महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण जो मिलना था, उस पर आप लोगों ने अपने हठधर्मिता के कारण उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया है और एक बड़ा अन्याय देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों के साथ में हुआ है और शायद इसको कभी भी हमारे देश की माताएं बहनें आप लोगों को माफ करने वाली नहीं है। लेकिन आज एक अवसर है कम से कम छत्तीसगढ़ में कि आज के इस संकल्प को आप लोग सर्वसम्मति से पास कर देंगे तो महिलाओं का आक्रोश शायद कम हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी ये 8-9 घंटे के चर्चा में सारी बातें आई हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं विशेषकर विपक्ष से चाहूंगा कि आप लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका है और इसलिए आइए सर्वसम्मति से इस सदन में इस शासकीय संकल्प को पारित करें। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपने इस शासकीय संकल्प के लिए एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रश्न यह है कि सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिशमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल लागू किया जाए। जो माननीय सदस्य इस संकल्प के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इस संकल्प के विपक्ष में हो कृपया ना कहें।
हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। संकल्प स्वीकृत हुआ। नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, इस पर एक दिवसीय विशेष सत्र पे जो विधानसभा का 6वां विधानसभा का 9वां सत्र था, 9 घंटे से ऊपर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित 25 सदस्यों ने इस पे भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में दुर्गा के 9 रूप की पूजा होती है। यह सुखद संयोग है कि मातृ शक्ति पर केंद्रित यह विशेष सत्र हमारा 9वां सत्र है। प्रतीकात्मक रूप से माता की आराधना, मातृशक्ति और मातृवंदन को यह विशेष सत्र समर्पित रहा। शासन द्वारा लाए गए संकल्प पर पक्ष विपक्ष ने जिन माननीय सदस्यों ने विचार किया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का संसदीय संस्कार राज्य की अनमोल धरोहर है। हमारे यह उपलब्धि भरा दिन है। यह विषय हमारे लिए उपलब्धि भरा है। राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बजट सत्र, पावर सत्र, शीतकालीन सत्र के अलावा विकास के अनेक अवसरों पर विशेष सत्र आहूत हुए। 22 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन के अनुसमर्थन में, 28 अप्रैल 2017 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 3 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, 16 जनवरी 2020 को संविधान के 126वें संशोधन 2019 तथा 18 नवंबर 2025 को विधानसभा की 25 वर्ष की संसदीय यात्रा पर विशेष चर्चा के साथ सत्र संपन्न हुआ और आज महिलाओं के समग्र कल्याण पर केंद्रित संकल्प पर चर्चा हुई। यह चर्चा इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए वचनबद्ध है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपनी संसदीय आचरण और व्यवहार से देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलब्धि का श्रेय मैं आपको देता हूं, माननीय सदन के नेता श्री विष्णुदेव साय जी, इसके साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, नेता प्रतिपक्ष बाहर चले गए हैं और उन्हें भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, तथा पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यगणों का जो सकारात्मक सहयोग मिला। आज यह एक दिवसीय सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सदन की सुव्यवस्थित संचालन में आप सबके सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेषकर इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग दिया। विधायी सदन में लाए गए किसी भी संकल्प अथवा किसी भी विषय पर अध्यक्ष चर्चा में भाग नहीं लेते, परंतु सत्र के समापन के अवसर पर उपहार के अवसर के रूप में वह अपनी भावनाएं रखते हैं। इसी परंपरा के अनुरूप आज के विशेष सत्र के संदर्भ में मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मातृशक्ति के महत्व के विषय पर मेरा यह मानना है कि अनादिकाल से लेकर आज तक भारतीय समाज में मातृशक्ति को महत्व और भूमिका दोनों में अत्यंत प्रभावशाली रही। इस विषय पर संशय और संदेह की संभावना शून्य है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में विविध क्षेत्रों में हमारी माता बहनें बेटियों की भूमिका हमें गौरव का अवसर प्रदान करती है। आप चाहे पक्ष के और विपक्ष के सदस्य हों, मैंने अनुभव किया आप सभी के हृदय में मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान है और यह होना भी चाहिए। घर परिवार के से लेकर राज्य और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य आवश्यक है और इसे बनाए रखना किसी एक राजनीतिक दल की जवाबदारी नहीं
बल्कि हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। हम समाज में मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के भाव को अपने हृदय में शाश्वत और जागृत रखते हैं। मैं मानता हूं कि यह विशेष सत्र राजनीतिक दृष्टि से पक्ष विपक्ष में के लिए अलग अलग मायने रखता हो, परंतु भावना की दृष्टि से आप सभी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण महिलाओं के सम्मान पर केंद्रित रहा। ये यह सदन की उपलब्धि है। हमारे लिए यह भी उपलब्धि है कि विशेष सत्र राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज के महिला सदस्य, पंच, सरपंच, जनपद, जिला के सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर, पार्षद गणों की दर्शक दीर्घा में भरपूर उपस्थिति रही। नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के संबंध में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस पास सत्र पर चर्चा हुई। हमारे देश की संस्कृति ने नारी को सम्मान दिया है। हमें इतिहास गवाह है कि महिलाएं हमेशा समाज, परिवार, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आधारशिला रही है। आज विधानसभा की कार्रवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं, जिनमें स्थानीय निकाय की 61 अध्यक्ष, पार्षद 100, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता 60, लखपति दीदी 57, मितानी दीदी 12, मिनी माता और अन्य पुरस्कार प्राप्त 61, जनपद अध्यक्ष 310, महिला मोर्चा के पदाधिकारी 58, महिला बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र में महिलाओं ने मिलकर करीब 1100 लोगों ने नारी शक्ति के सम्मान और महिला के समग्र विकास के चर्चा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। ये अपने आप में कीर्तिमान है, इतनी महिलाओं की एक दिन में उपस्थिति विधानसभा में। इसके लिए छत्तीसगढ़ के पास विधानसभा में और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के आभारी हैं। इस अवसर पर महिला जनप्रतिनिधिगण की पर्याप्त उपस्थिति और ये सफलता, ये जीवंत प्रमाण है। मैं सम्मान पत्रकार साथियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों के प्रमुखता के स्थान दिया, प्रदेश की जनता को संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। विशेषकर दूरदर्शन आज की संपूर्ण कार्यवाही के प्रसारण के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण कुशलता और निष्ठा से किया। परंपरा के अनुसार इस सत्र के समापन पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। तदनुसार आगामी सत्र, जिसकी तिथि माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में संभावित है, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सुधांशु शुक्ला जी का कल जन्मदिन है। आज मैं एडवांस में बधाई